दोस्तों, एसएससी की तैयारी में स्वागत है। चलिए जीके में महारत हासिल करने का रास्ता देखते हैं। जीके काफी लोगों को परेशान करता है, पर सही तरीके से ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। हाँ, ये एक आम समस्या है, लेकिन इसका एक सॉलिड समाधान भी है। तो चलिए सीधे उस समाधान पर आते हैं जो एसएससी गुरु टॉक्स लेकर आया है। ये रहा द कंप्लीट फ्री जीके बैच। इसमें हर विषय को चैप्टर वाइज कवर किया जाएगा। मतलब हम सिर्फ उस चीज पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में स्कोर लाने के लिए जरूरी है। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, मतलब सब कुछ। और सुनिए, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। ये पूरा बैच बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, इसके साथ फ्री पीडीएफ्स, नोट्स, यहां तक कि माइंड मैप्स भी मिलेंगे। ये सारे रिसोर्सेज एसएससी गुरु टॉक्स ऐप और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों जगह मिलेंगे। तो फिर अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी को हम पूरा कवर करेंगे, शुरू से आखिर तक, टोटल 13 पार्ट्स में। इससे क्या होगा, एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी और सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की कहानी के बारे में। देखिए, हर देश की एक पहचान होती है और भारत की पहचान, उसकी आत्मा एक किताब में लिखी है, और वो है हमारा संविधान। पर सवाल यह है कि ये किताब आखिर लिखी कैसे गई? कौन थे वो लोग जिन्होंने एक गुलाम देश को आजाद भारत की तकदीर लिखने का मौका दिया? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। ये क्लास 10th बोर्ड से लेकर एसएससी, यूपीएससी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बिल्कुल जड़ है, उसकी नींव है। तो चलिए साथ मिलकर इस शानदार कहानी को समझते हैं। तो जब आज़ादी की बात चल रही थी, सबसे बड़ा सवाल यही था कि सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद जब भारत आज़ाद होगा तो उसका भविष्य तय कौन करेगा? क्या फिर से कोई और हमारे लिए नियम बनाएगा? जवाब था बिल्कुल नहीं। इस बार भारतीयों ने तय किया कि अपना भविष्य, अपने नियम हम खुद लिखेंगे। और बस इसी जिद से जन्म हुआ एक संविधान सभा के विचार का। इस पूरे सफर को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये आइडिया आया कहां से, फिर अंग्रेजों का इस पर क्या रिएक्शन था, उसके बाद देखेंगे कि ये सभा बनी कैसे, फिर बात करेंगे उसकी पहली हिस्टोरिकल मीटिंग की, और आखिर में समझेंगे कि देश के बंटवारे ने इस सभा को कैसे बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से ही शुरू होता है। तो आखिर ये विचार आया कहां से? ये नाम और ये साल दोनों को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। साल था 1934, और वो पहले इंसान थे एमएन रॉय, जिन्होंने ऑफिशियली एक फॉर्मल तरीके से ये आइडिया सामने रखा कि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अब एमएन रॉय ने तो एक चिंगारी लगा दी थी, लेकिन उसे आग बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक अगले ही साल 1935 में कांग्रेस ने इस विचार को अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत का संविधान कोई और नहीं बल्कि भारत के लोग ही बनाएंगे, अपनी चुनी हुई सभा के जरिए। और फिर 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ सेशन में इस मांग को और जोर शोर से उठाया। अच्छा, ये संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या चीज? बहुत ही आसान भाषा में समझिए। ये एक स्पेशल टीम की तरह थी, जिसे सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया था, देश की सबसे बड़ी रूल बुक यानी हमारे संविधान को लिखने के लिए। तो एक तरफ भारतीय ये मांग कर रहे थे, पर दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सरकार। उनका क्या कहना था? जाहिर सी बात है, वो इतनी आसानी से तो मानने वाले नहीं थे। शुरुआत में उन्होंने मना किया, पर आखिरकार उन्हें झुकना ही पड़ा। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। साल 1940, दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अंग्रेजों को भारत के सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। इसी दबाव में वो लेकर आए ऑगस्ट ऑफर। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक तौर पर यह बात मान ली कि हाँ, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। लेकिन यह बस एक आधा अधूरा वादा था, जो किसी को पसंद नहीं आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को पूरी आज़ादी चाहिए थी, कोई आधा अधूरा वादा नहीं, और मुस्लिम लीग अपनी अलग मांगों पर अड़ी थी। असल में यह प्रस्ताव सिर्फ एक दिखावा था। असली पावर तो अंग्रेज अपने पास ही रखना चाहते थे। असली प्रोग्रेस हुई 1946 में, जब कैबिनेट मिशन भारत आया। अब ये कोई टालने वाली बात नहीं थी। इसका एक ही मकसद था, एक ठोस प्लान बनाना जिससे भारतीयों को सत्ता सौंपी जा सके और संविधान सभा का गठन किया जा सके। बस यहीं से हमारे संविधान के बनने की असली उल्टी गिनती शुरू हो गई। चलिए अब तीसरे हिस्से पे आते हैं,
प्लान तो आ गया था, लेकिन अब उसे जमीन पर उतारना था। मतलब संविधान सभा को बनाना था। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। इतने बड़े और अलग अलग हिस्सों में बटे हुए देश के प्रतिनिधियों को एक साथ लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये नंबर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कंपैरेटिव एग्जाम्स में ये सीधा सीधा पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स होने थे। अब ये 389 सीटें कहाँ से आनी थी? तो इन्हें दो मेन हिस्सों में बांटा गया। 296 सीटें उन इलाकों से थीं जहां अंग्रेज़ों का सीधा राज था, यानी ब्रिटिश इंडिया, और बची हुई 93 सीटें थीं देसी रियासतों के लिए, जहां राजा महाराजाओं का शासन था। तो जब उन 296 सीटों के लिए चुनाव हुए तो जो नतीजे आए उन्होंने आने वाले वक्त की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली, वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। इन नतीजों ने अलग पाकिस्तान की मांग को और हवा दे दी और यहीं से बंटवारे की लकीरें और भी गहरी होती चली गईं। तो अब सभा बन चुकी थी, सदस्य चुने जा चुके थे, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब भारत का भविष्य लिखने के लिए ये सभी लोग पहली बार एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा हुए। 9 दिसंबर 1946 ये तारीख भारतीय इतिहास के लिए बहुत खास है। इसी दिन हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन पर भी एक बड़ी कमी थी। बैठक में सिर्फ 211 सदस्य ही आए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया था। वो अलग पाकिस्तान की अपनी मांग पर अड़े हुए थे। पहले बैठक के ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू में एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट पेश किया, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। ये एक तरह से हमारे संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था, उसकी आत्मा थी। इसमें लिखा था कि हम आजाद भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल का आधार बना। जरा इस प्रस्ताव के इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो महान आदर्श थे, वो सपना था जिस पर एक नए भारत की नींव रखी जानी थी। न्याय, समानता और स्वतंत्रता। चलिए अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन एक बहुत बड़े दर्द के साथ, देश का बंटवारा। और इस एक घटना ने संविधान सभा के रूप और उसके काम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पार्टीशन का असर संविधान सभा पर क्या पड़ा, ये नंबर्स देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जहां पहले सभा में 389 सदस्य थे, बंटवारे के बाद जब वो सदस्य जो पाकिस्तान के इलाकों से थे वो चले गए, तो ये संख्या घटकर सिर्फ 299 रह गई। अब ये सभा पूरे अविभाजित भारत की नहीं, बल्कि सिर्फ भारत की प्रतिनिधि थी। अब इस नई और छोटी सभा के कंधों पर जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थीं। उन्हें सिर्फ एक रूल बुक नहीं लिखनी थी, बल्कि एक नए देश की पूरी नींव रखनी थी। देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, केंद्र और राज्यों में पावर कैसे बटेगी, ये सब कुछ तय करना था। और इस जबरदस्त काम को पूरा करने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हां, लगभग 3 साल के दिन रात की मेहनत, हजारों घंटों की बहस और चर्चा के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 नवंबर 1949। वो दिन जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया और इस लंबी यात्रा को अपनी मंजिल मिली। तो 299 सदस्यों ने मिलकर दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान तो बना दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, जिसने बंटवारे का भयानक दर्द झेला है, उसके लिए ये सब करना कितना मुश्किल रहा होगा। वो कौन सी चुनौतियां थी जिनका उन्हें सामना करना पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले हिस्से को जानने के लिए और भी उत्सुक कर देता है। तो चलिए आज हम संविधान निर्माण के उस आखिरी दौर की बात करेंगे, वो फाइनल फेज जहां हमारे देश का भविष्य लिखा जा रहा था। देखिए, ये सिर्फ तारीखें या नाम नहीं है, ये वो फैसले हैं जिन्होंने हमारे देश की तकदीर बनाई। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो एक एक डिटेल पर पूरा ध्यान देना है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले सभा की शुरुआती बैठकों को देखेंगे, फिर असेंबली के जो दोहरे काम थे उनको समझेंगे, इसके बाद जो की ऑफिसर्स और सलाहकार थे उनके बारे में जानेंगे, फिर नेशनल सिंबल्स पर जो फैसले हुए वो देखेंगे, और आखिर में संविधान से जुड़े कुछ फाइनल सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है यहां से, संविधान सभा की पहली बैठकें।
सोचिए, ये वो टाइम था जब आज़ाद भारत के सपनों को, उसके भविष्य को पहली बार कागज़ पर उतारने का काम शुरू हुआ था। ये 3 तारीख हैं, इनको तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946, ये थी पहली बैठक। इसमें सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। फिर ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। अब ये क्या था? ये सिर्फ एक कागज नहीं था, ये हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट था, उसकी आत्मा थी। इसमें बताया गया था कि हमारा भारत कैसा होगा, एक सॉवरन, सोशलिस्ट रिपब्लिक। और इसी ब्लूप्रिंट को 22 जनवरी 1947 को सबने मिलकर पास कर दिया। अच्छा, अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी जो संविधान सभा थी ना, वो सिर्फ संविधान नहीं बना रही थी, उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम था। चलिए समझते हैं कि ये डुअल फंक्शन क्या था। देखिए, ये डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। जब असेंबली संविधान सभा की तरह बैठती थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी, तो उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वही असेंबली एक संसद की तरह काम करती थी, यानी देश के लिए डेली लॉज बनाती थी, तब उसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। मतलब एक ही बॉडी, 2 काम, और दोनों कामों के लिए अलग अलग अध्यक्ष। ये सवाल तो एग्जाम्स में अनगिनत बार पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, संविधान बनाने का सारा काम सिर्फ चुने हुए मेंबर्स ही नहीं कर रहे थे। पर्दे के पीछे एक बहुत ही पावरफुल टीम काम कर रही थी, की ऑफिसर्स और एडवाइजर्स की। चलिए इन इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनके नाम सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दिखते हैं। तो ये नाम याद रखने हैं। असेंबली के 2 उपाध्यक्ष थे, वी.टी. कृष्णामाचारी और एस.सी. मुखर्जी। लीगल एडवाइजर कौन थे? ये थे बी.एन. राव, जो लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे। और जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, जो मुश्किल कानूनी भाषा को सिंपल शब्दों में ड्राफ्ट करते थे, वो थे एस.एन. मुखर्जी। ये नाम अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में आते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान बनाने के साथ साथ इसी असेंबली ने कुछ और भी बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए, ऐसे फैसले जिनसे आज के भारत की पहचान बनी है। ये तारीख 22 जुलाई 1947, इसे तो भूलना ही नहीं है। इसी दिन हमारे प्यारे तिरंगे को नेशनल फ्लैग के तौर पर अपनाया गया था। ये जीके का एक क्लासिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। फिर मई 1949 में एक और बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने कॉमनवेल्थ की अपनी मेंबरशिप को रैटिफाई किया, यानी पक्का किया। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो दिखाता था कि आज़ाद भारत दुनिया से अलग थलग नहीं रहेगा, बल्कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा। और फिर वो दिन आया, 24 जनवरी 1950। ये संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। एक ऐसा दिन जब कई ऐतिहासिक फैसलों पर आखिरी मोहर लगनी थी। उस दिन 284 मेंबर्स ने भारत के संविधान की फाइनल कॉपी बस साइन किए। जरा सोचिए उस पल के बारे में, क्या हिस्टोरिक मोमेंट रहा होगा वो। और उन 284 में से 15 महिलाएं थीं। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि उस दौर में भी देश बनाने में महिलाओं की भागीदारी कितनी मजबूत थी। ये फिगर एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो इसे खास तौर पर याद रखना है। तो इस आखिरी दिन 3 बड़े काम हुए। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। दूसरा, जनगणमन, जिसे रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उसे राष्ट्रगान के तौर पर अडॉप्ट किया गया। और तीसरा, वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, उसे राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। चलिए, अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहां हम संविधान से जुड़े कुछ फाइनल फैक्ट्स को देखेंगे, जो रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो दुनिया के सबसे लंबे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल टाइम कितना लगा? एग्जैक्ट 2 साल 11 महीने और 17 दिन। ये सिर्फ गिनती के दिन नहीं है, ये हजारों घंटों की मेहनत, बहस और डिस्कशंस का रिजल्ट थे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, अडॉप्शन और इन्फोर्समेंट में क्या फर्क है। देखिए, हमारा संविधान अडॉप्ट यानी अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और सिटीजनशिप, इलेक्शंस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस उसी दिन से लागू भी हो गए थे। लेकिन संविधान पूरी तरह से इन्फोर्स यानी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफिशियल सिंबल क्या था? ये था हाथी, जो हमारे संविधान के विशाल आकार और उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है।
हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक मास्टरपीस है, एक कलाकृति है। उसकी जो इंग्लिश कैलीग्राफी थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की थी, हिंदी कैलीग्राफी वसंत कुमार वैद्य ने की, और उसके हर पन्ने पर जो ब्यूटीफुल डेकोरेशन है वो नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जैसे महान आर्टिस्ट्स ने किया था। तो हमने देखा कि कैसे इतनी बैठकों, बहसों और फैसलों के बाद हमारे संविधान को उसका फाइनल शेप मिला। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का दस्तावेज है। अब जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, जिस पर सोचिएगा जरूर। इतनी डाइवर्सिटी वाले देश के लिए, जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हों, वहां 3 साल से भी कम समय में एक ऐसा संविधान बना लेना जिस पर सब राजी हों, क्या ये अपने आप में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान की समितियां, अरे ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम, उसके लिए ये एक खजाना है। तो चलिए आज इस खजाने को मिलकर समझते हैं। अच्छा, जब भी संविधान बनाने वालों की बात आती है तो कुछ बड़े नाम हमारे दिमाग में घूमते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या ये काम बस कुछ ही लोगों ने किया? नहीं, असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही थी, उन समितियों में जहां दिन रात मेहनत करके हमारे संविधान का ढांचा तैयार किया जा रहा था। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर देखेंगे कि प्रमुख समितियां कौन सी थी, उसके बाद सबसे जरूरी प्रारूप समिति पर खास फोकस करेंगे, फिर छोटी समितियों को समझेंगे और आखिर में वो पॉइंट्स जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं संविधान के 4 सबसे मजबूत स्तंभों से। ये वो प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष थे जिन्होंने भारत के भविष्य की नींव रखी। एक एक करके इन्हें समझते हैं। हमारे पहले स्तंभ थे जवाहरलाल नेहरू। अब सोचिए, केंद्र सरकार के पास कितनी पावर होगी, देश का संविधान कैसा होगा और राज्यों के साथ केंद्र का रिश्ता कैसा रहेगा। इन सभी बड़े और जरूरी सवालों के जवाब नेहरू जी की अध्यक्षता वाली इन 3 समितियों ने ही दिए। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। वो सिर्फ संविधान सभा के अध्यक्ष ही नहीं थे, बल्कि एक तरह से पूरी प्रक्रिया के मैनेजर भी थे। उनकी समितियों का काम था ये पक्का करना कि संविधान बनाने का काम सही नियमों और अनुशासन के साथ चले, कोई गड़बड़ ना हो। और अब हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तरफ प्रांतों के लिए संविधान का ढांचा तैयार करना और दूसरी तरफ हर एक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, चाहे वो अल्पसंख्यक हों या जनजातीय क्षेत्रों के लोग। इन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में हर किसी की आवाज शामिल हो। और अब आते हैं उस नाम पर जो भारतीय संविधान का दूसरा नाम बन गया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो उस सबसे जरूरी समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान को उसका अंतिम रूप दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रारूप समिति की। चलिए इसे जरा और गहराई से जानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वो सेक्शन है जहां से सवाल लगभग तय माना जाता है। प्रारूप समिति यानी संविधान का इंजन रूम। यहीं पर सारे आइडियाज, सारी बहसों को इकट्ठा करके संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली और जरूरी चीज जो याद रखनी है वो है इसकी तारीख, 29 अगस्त 1947। इस तारीख को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। इस समिति का सिर्फ एक ही काम था, भारत के लिए एक मजबूत और वर्केबल संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। अच्छा, एक और सवाल जो बार बार पूछा जाता है, इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका जवाब है 7। जी हां, 7 मेंबर्स। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इन 7 सदस्यों के नाम देखते हैं। सबसे पहले तो अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके बाद N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब आते हैं उन 2 नामों पर जहां से एग्जाम में सवाल फंसता है। छठे सदस्य थे N. माधव राव, जो B.L. मित्तर के बीमार होने पर उनकी जगह आए थे, और 7वें थे T.T. कृष्णामाचारी, जो D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह आए। इन 2 रिप्लेसमेंट्स को तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं उन समितियों की जिन्हें छोटी समितियां कहा जाता है। लेकिन नाम पर मत जाइएगा, इनका काम बिल्कुल भी छोटा नहीं था। ये वो समितियां थीं जो संविधान बनाने की प्रक्रिया के अलग अलग खास कामों को देख रही थीं। तो आइए क्विक रिवीजन करते हैं। वित्त और स्टाफ समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कामकाज की समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे।
कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी के पास थी और सदन समिति बी. पट्टाभी सीतालमैया के पास। सर्वोच्च न्यायालय पर जो एडहॉक समिति बनी उसके अध्यक्ष एस. वरदाचारी थे और हाँ, ड्राफ्ट संविधान की जांच के लिए जो स्पेशल समिति बनी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमने सारी समितियों को समझ लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। यह है आपकी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट, वो पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। तो ये हैं वो 4 बातें जो भूलनी नहीं हैं। पहला, नेहरू, पटेल और प्रसाद की मुख्य समितियां कौन सी थीं, ये रट लीजिए। दूसरा, प्रारूप समिति के 7 सदस्य, खासकर अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर का नाम उंगलियों पर होना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो 2 रिप्लेसमेंट, एन. माधवराव और टी. कृष्णमाचारी। ये तो फेवरेट सवाल है एग्जामिनर्स का। और चौथा, ये भी ध्यान रखिए कि डॉक्टर प्रसाद जैसे बड़े नेता एक से ज्यादा समितियों के अध्यक्ष थे। एक सवाल सबके लिए, कभी सोचा है कि एक संविधान बनाने के लिए इतनी सारी समितियां क्यों बनाई गईं? ये इसलिए क्योंकि लोकतंत्र किसी एक इंसान की सोच से नहीं बनता। ये हजारों अलग अलग विचारों को एक साथ लाने और उन पर मिलकर काम करने से बनता है। इस पर सोचिएगा जरूर। एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो उसमें यहां से सवाल बनते ही बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही मशहूर लाइन से। जरा सोचिए, प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे आपका आई कार्ड एक नज़र में आपके बारे में सब कुछ बता देता है, वैसे ही प्रस्तावना महज एक पन्ने में पूरे संविधान का सार, उसका मकसद और उसकी आत्मा को हमारे सामने रख देती है। आज हम इन 5 हिस्सों में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। एक एक करके आगे बढ़ेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपकी समझ एकदम पक्की हो जाए। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये छोटा सा पैराग्राफ इतना खास क्यों है? चलिए देखते हैं कि संविधान के बड़े बड़े जानकारों ने इसके बारे में क्या कहा है। देखिए, ये सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं है। जब के.एम. मुंशी इसे जन्म कुंडली कहते हैं तो उनका मतलब है कि ये हमारे देश का भविष्य बताती है, और संविधान की आत्मा का मतलब है कि अगर प्रस्तावना को हटा दें तो संविधान बस एक बेजान कानूनी किताब रह जाएगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इसका इतिहास, आखिर ये प्रस्तावना आई कहां से, इसका विचार कहां से लिया गया, चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, ये कोई एक जगह से नहीं लिया गया। प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए के संविधान से लिया। इसकी जो भाषा है वो हमें ऑस्ट्रेलियन संविधान से काफी मिलती जुलती लगेगी, लेकिन इसका जो दिल है, इसकी जो मूल भावना है वो पूरी तरह से भारतीय है, जो जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है। ये 3 तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने वो संकल्प रखा जो बाद में प्रस्तावना बना, और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में संविधान के साथ लागू हो गया। ठीक है, तो इतिहास हमने समझ लिया। अब चलिए प्रस्तावना के एक एक शब्द को चीर-फाड़ कर देखते हैं, क्योंकि असली मजा तो यही है। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये जो पहली लाइन है ना, हम भारत के लोग, ये पूरे संविधान की जान है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस देश में असली पावर, असली शक्ति यहां की जनता के हाथ में है। कोई राजा, कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि भारत के लोग ही इस संविधान को बनाते हैं और शक्ति देते हैं। इसी को लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। अब आते हैं उन 5 जादुई शब्दों पर जो ये बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर कैसा होगा। ये आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो एक एक करके इन पर पूरा ध्यान देते हैं। इन 5 शब्दों और इनके क्रम को बिल्कुल याद कर लीजिए। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ध्यान दीजिएगा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गए थे, इस पर हम आगे बात करेंगे। ये वो कॉन्सेप्ट है जो बार बार एसएससी और यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हमारा देश कैसा होगा ये तो हमने देख लिया, पर यह देश अपने नागरिकों को देगा क्या? ये हैं वो 4 वादे। हर किसी को न्याय मिलेगा, हर तरह की आज़ादी होगी, सबको बराबरी का हक मिलेगा और हम सब भाईचारे के साथ रहेंगे। ये हमारे संविधान के आदर्श हैं। अब एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है। प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है। चलिए इस पर खास ध्यान देते हैं।
वो कौन सा संशोधन था? याद रखिएगा, 1976 का 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। बस एक ही बार, तो इसे याद रखना बहुत आसान है। ये संशोधन इतना बड़ा था और इसने संविधान में इतने सारे बदलाव किए कि इसे मजाक में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाने लगा। ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि इस संशोधन ने प्रस्तावना में क्या बदलाव किए। इस संशोधन ने प्रस्तावना में ये 3 नए शब्द जोड़े: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद है, हमने पहले 2 शब्दों की बात की थी, वो इसी संशोधन से आए थे। ये तीनों शब्द कौन से थे, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अब एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी कहानी पर आते हैं। कई सालों तक ये बहस चलती रही कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं, और क्या संसद इसे बदल सकती है। चलिए सुप्रीम कोर्ट की इस यात्रा को समझते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर रही है। देखिए, 1960 के बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने इस पुराने फैसले को पलट दिया और साफ साफ कहा, हाँ, प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और संसद इसमें बदलाव भी कर सकती है। और इसी केशवानंद भारती केस ने हमें दिया मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की नींव, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। ये हमारे लोकतंत्र का एक तरह से सुरक्षा कवच है। और बाद में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इसी बात पर मोहर लगा दी। तो अब इस पर कोई बहस नहीं है। आज की तारीख में प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, यही फाइनल है। तो चलिए फटाफट से सारे मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। प्रस्तावना परिचय पत्र है, नेहरू के संकल्प पर आधारित है, सिर्फ एक बार 42वें संशोधन से बदली गई, और हाँ, ये संविधान का हिस्सा है और इसे बदला जा सकता है, लेकिन इसकी मूल संरचना को छेड़े बिना। अगर प्रस्तावना सच में हमारे संविधान की आत्मा है, तो क्या एक देश के तौर पर हम हर दिन इसकी कई बातों पर, इसके वादों पर खरे उतर पा रहे हैं? ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। इस पर सोचिएगा जरूर। जब भी भारत के संविधान की बात होती है तो आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेदों पर तो सबका ध्यान जाता है, पर क्या कभी ये सोचा है कि संविधान का एक और हिस्सा है जो इन अनुच्छेदों को असल में जमीन पर उतारता है? जी हाँ, ये है संविधान की अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। आप इन्हें एक तरह से हमारे शासन की छिपी हुई मगर सबसे जरूरी ऑपरेटिंग मैनुअल समझ सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये अनुसूचियां हैं क्या? संविधान के इतने बड़े दस्तावेज में इनका असली काम क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी के परतों को खोलकर देखते हैं। ठीक है, इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अगर संविधान के अनुच्छेद हमें ये बताते हैं कि मंजिल क्या है, तो अनुसूचियां उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हैं। ये असल में संविधान की एक प्रैक्टिकल रूल बुक है। इनमें वो सारी डिटेल्ड लिस्ट, नियम और टेबल दिए गए हैं जिनके बिना सरकार का काम चल ही नहीं सकता। ये सिद्धांतों को हकीकत में बदलती हैं। आज की इस पड़ताल में हम इन अनुसूचियों को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, एक राष्ट्र की नींव कैसे रखी गई। दूसरा, शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ। तीसरा, भारत की जो अद्भुत विविधता है उसे कैसे सहेजा गया। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे हमारा संविधान वक्त के साथ सांस लेता है और बदलता रहता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक राष्ट्र की रूपरेखा बनाना। यहाँ हम पहली 3 अनुसूचियों को देखेंगे जो किसी भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन की एकदम बुनियाद होती हैं। अब देखिए, इन अनुसूचियों का अप्रोच कितना प्रैक्टिकल है। किसी भी सरकार को खड़ा करने के लिए 3 बुनियादी चीजें चाहिए। पहला कदम, अपना इलाका तय करना, जो पहली अनुसूची करती है। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं लिखी हुई हैं। दूसरा कदम, जो लोग देश चलाएंगे उनका वेतन तय करना। ये काम दूसरी अनुसूची का है। और तीसरा कदम, उन अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का फॉर्मेट, जो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। बस इन तीनों ने मिलकर देश के ढांचे की पहली ईंट रख दी। तो ढांचा तो बन गया, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार बुनियाद तैयार हो जाए तो सबसे जरूरी काम होता है शक्तियों को सही ढंग से बांटना, ताकि कोई टकराव न हो। अनुसूची 4 और 7 बिल्कुल यही काम करती हैं। ये शासन का एक तरह से ब्लूप्रिंट बनाती हैं।
चौथी अनुसूची ये तय करती है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा है, जो ये पक्का करती है कि हर इलाके की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाए। और फिर आती है 7वीं अनुसूची, जो शक्तियों के बंटवारे का सबसे बड़ा केंद्र है। इसमें 3 लिस्ट हैं। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें सेना, विदेश नीति और रेलवे जैसे पूरे देश से जुड़े विषय हैं, जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस, खेतीबाड़ी जैसे स्थानीय विषय हैं, जिन पर राज्यों का अधिकार है। और एक तीसरी लिस्ट है जो बहुत दिलचस्प है, वो है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉमन ग्राउंड है जहां केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा और जंगल। यहाँ एक बड़ा मोड़ तब आया जब 42वें संशोधन के जरिए राज्य सूची के कई जरूरी विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इससे शक्ति का संतुलन थोड़ा केंद्र की तरफ और झुक गया। एक मजबूत ढांचा और शक्तियों का बंटवारा तो ठीक है, लेकिन भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये विविधताओं का संगम है। हमारा अगला भाग इसी बारे में है, कैसे अनुसूचियां 5, 6 और 8 हमारे देश की सामाजिक और भाषाई पहचान को सुरक्षा देती हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी बात है कि संविधान बनाने वालों ने आदिवासी समुदायों की अनोखी संस्कृति और जरूरतों को पहचाना। 5वीं अनुसूची देश के कई अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खास नियम बनाती है। वहीं 6ठी अनुसूची 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों को और भी ज्यादा स्वायत्तता देती है, ताकि वो अपनी पहचान और परंपराओं को बचाए रख सकें। अब बात करते हैं भाषाओं की, जो भारत की आत्मा है। जब संविधान बना तो 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 आधिकारिक भाषाओं को जगह दी गई थी। लेकिन भारत का भाषाई गुलदस्ता तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा था, और हमारे संविधान ने इस बात को वक्त के साथ माना भी। 21वें संशोधन से सिंधी जुड़ी, फिर 71वें संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया। 92वें संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जगह दी। और हाँ, 96वें संशोधन ने उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत और सबको साथ लेकर चलने वाला है। और इन सभी बदलावों के बाद आज 8वीं अनुसूची में कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये हमारे देश की भाषाई समृद्धि का एक शानदार प्रतीक हैं। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर लाता है, एक विकसित होता संविधान। आपको पता है, मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। बाकी की 4 को बाद में देश के सामने आई नई चुनौतियों से निपटने के लिए जोड़ा गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि संविधान ने कैसे वक्त के साथ खुद को ढाला। सोचिए, 1951 में पहले ही संशोधन से 9वीं अनुसूची आ गए। फिर 1985 में आयाराम गयाराम की राजनीति से निपटने के लिए 10वीं अनुसूची, और 1992-93 में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 11वीं और 12वीं अनुसूचियां आईं। तो इन नई अनुसूचियों ने आखिर बदला क्या? 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों को लागू करने के लिए लाई गई थी, ताकि इन कानूनों को अदालत में आसानी से चुनौती न दी जा सके। हाँ, ये बात और है कि समय के साथ इसका इस्तेमाल काफी विवादास्पद हो गया, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे से ऊपर नहीं है। 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए था, हालांकि इसकी भी आलोचना होती है। और 11वीं 12वीं अनुसूचियों ने तो पंचायतों और नगर पालिकाओं को शक्तियां देकर जमीनी लोकतंत्र को सच में मजबूत कर दिया। तो कुल मिलाकर ये बात एकदम सटीक बैठती है। अनुसूचियां सिर्फ कोई लिस्ट या टेबल नहीं है, ये संविधान के वो ऑपरेशनल गियर हैं जो इसके महान सिद्धांतों की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे लोकतंत्र को चलाने वाला असली इंजन है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जैसे जैसे देश बदल रहा है, भविष्य में कौन सी नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं? क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल, डेटा प्राइवेसी या फिर जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों से निपटने के लिए एक नई 13वीं अनुसूची की जरूरत पड़ेगी? ये एक सोचने वाली बात है ना?
तो चलिए आज भारतीय संविधान की गहराइयों में उतरते हैं। हम सब आर्टिकल्स के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि संविधान में ये 12 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स आखिर हैं क्यों? इनका काम क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी, एसएससी और दूसरे स्टेट लेवल एग्जाम्स में बार बार आता है, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस चर्चा के बाद इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। तो पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर इन अनुसूचियों की जरूरत ही क्यों पड़ी? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी किताब के आखिर में कुछ एक्स्ट्रा पेजेस दिए जाते हैं जिन्हें हम अपेंडिक्स कहते हैं। संविधान के आर्टिकल्स तो मुख्य कहानी बताते हैं, लेकिन सरकार कैसे काम करेगी, कौन कौन सी शपथ ली जाएगी, राज्यों को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, इन सभी चीजों की पूरी डिटेल, पूरी लिस्टिंग इन्हीं अनुसूचियों में दी गई है। ये संविधान को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बनाती हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 हिस्सों से गुजरते हुए एक एक करके सभी 12 अनुसूचियों को बारीकी से समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे संविधान की बिल्कुल नींव से। पहली 2 अनुसूचियां भारत की एक तरह से रूपरेखा तैयार करती हैं। मतलब हमारा भौगोलिक क्षेत्र क्या है और हमारे देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को क्या वेतन भत्ते मिलेंगे, ये हमारे शासन की बुनियाद हैं। पहली अनुसूची समझिए भारत का ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल मैप है। इसमें हमारे सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का पूरा ब्यौरा दिया गया है। जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस बदलता है, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ हुआ, तो सबसे पहला बदलाव इसी पहली अनुसूची में ही किया जाता है। अब आती है दूसरी अनुसूची। ये देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों और सीएजी के वेतन, भत्ते और पेंशन की पूरी जानकारी देती है। इसका मकसद ये है कि इन महत्वपूर्ण पदों की गरिमा बनी रहे और वो बिना किसी वित्तीय दबाव के निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें। तो हमने देश का नक्शा और बड़े पदों का वेतन ये दोनों समझ लिए। चलिए आप देखते हैं कि इन पदों को संभालने की प्रक्रिया क्या है और हमारी संसद में राज्यों को किस तरह से प्रतिनिधित्व मिलता है। तीसरी अनुसूची में उन शपथों का जिक्र है जो मंत्री, सांसद, विधायक और जजों को अपना पद ग्रहण करने से पहले लेनी पड़ती हैं। देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये संविधान के प्रति वफादार रहने और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने का एक वादा है, एक वचन है। चौथी अनुसूची राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटें बांटती है। अब सवाल ये है कि ये सीटें किस आधार पर बांटी जाती हैं? तो इसका जवाब है मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य की 31 सीटें हैं, जबकि गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों की सिर्फ एक सीट। ये भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को साफ साफ दिखाता है। अब जरा पूरा ध्यान यहां लगाइएगा, क्योंकि हम संविधान के एक ऐसे हिस्से पर आ गए हैं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हां, अगला पॉइंट है 5वीं और 6ठी अनुसूची के बीच का फर्क। इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। 5वीं और 6ठी अनुसूची के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 5वीं अनुसूची पूरे भारत के शेड्यूल्ड एरियाज यानी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी है, ताकि वहां के आदिवासियों के हितों की रक्षा हो सके। वहीं 6ठी अनुसूची, और इसे याद रखने की एक ट्रिक है, AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सिर्फ इन 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के ट्राइबल एरियाज पर लागू होती है। ये इन क्षेत्रों को स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के जरिए ज्यादा आज़ादी देती है, ताकि उनकी जो अनोखी संस्कृति और परंपराएं हैं वो सुरक्षित रह सकें। चलिए अब समझते हैं संविधान के उस हिस्से को जो भारत के फेडरल सिस्टम का बिल्कुल दिल है। ये हैं 7वीं और 8वीं अनुसूची, जो ये तय करती हैं कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी और हमारे देश की आधिकारिक भाषाएं कौन सी होंगी। 7वीं अनुसूची भारत के संघीय ढांचे की रीढ़ है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटती है। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले। दूसरी है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस, कृषि। और तीसरी है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं,
जैसे शिक्षा और जंगल। यहाँ एक बहुत जरूरी बात नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट एसएससी और यूपीएससी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 5 अहम विषयों को स्टेट लिस्ट से निकालकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। इनमें शिक्षा, वन और नाप तौल जैसे विषय शामिल थे। ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव था। 8वीं अनुसूची भारत की शानदार भाषाई विविधता का प्रतीक है। जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन आज इसमें 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे समय के साथ अलग अलग संशोधनों के जरिए नई भाषाओं को इस सूची में जगह दी गई। ये संशोधन, उनका साल और कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये सब परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए, अब हम उन 2 अनुसूचियों पर आते हैं जो आज़ाद भारत के बड़े कानूनी और राजनीतिक सुधारों की कहानी बताती हैं। इन्हें समझने के लिए इनके पीछे की ऐतिहासिक वजह को जानना बेहद जरूरी है। 9वीं अनुसूची को पहले ही संविधान संशोधन 1951 में जोड़ दिया गया था। सोचिए, इतनी जल्दी क्यों? दरअसल उस वक्त सरकार जमींदारी प्रथा को खत्म करके भूमि सुधार लागू करना चाहती थी, लेकिन इन कानूनों को बार बार अदालतों में चुनौती दी जा रही थी। इसीलिए इस अनुसूची को एक सुरक्षा कवच की तरह बनाया गया, जिसमें डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू न हो सके। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अगर 9वीं अनुसूची का कोई कानून संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब ये मूल संरचना क्या है? ये संविधान के वो मूल सिद्धांत हैं जिन्हें संसद भी नहीं बदल सकती, जैसे लोकतंत्र, कानून का राज और धर्मनिरपेक्षता। और ये रहा एक और बेहतरीन उदाहरण कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे विकसित हुआ। 10वीं अनुसूची, जिसे हम सब दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, उसे 1985 में लाया गया था। उस दौर की आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकने के लिए, जहां विधायक और सांसद अपनी पार्टियां बदल लेते थे, जिससे सरकारें अस्थिर हो जाती थीं। ये कानून ऐसे दलबदलू नेताओं को अयोग्य घोषित करता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी आखिरी 2 अनुसूचियों पर, जो लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर भारत के हर गांव और हर शहर तक ले जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। 11वीं अनुसूची को साल 1992 में 73वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें मजबूत बनाया। इसमें पूरे 29 विषय दिए गए हैं जिन पर पंचायतों को काम करने की शक्ति मिली है, जैसे कृषि, ग्रामीण सड़कें, पीने का पानी और गरीबी उन्मूलन। ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और ठीक इसी तरह 12वीं अनुसूची को 74वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ये शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं को शक्तियां देती है। इसमें 18 विषय शामिल हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग, सड़कें और पब्लिक हेल्थ। इसका मकसद है हमारे शहरों का विकास और शासन बेहतर तरीके से हो। तो आखिर में ये बात साफ है कि ये 12 अनुसूचियां सिर्फ कुछ सूचियां या लिस्ट नहीं हैं। ये हमारे संविधान को एक जिंदा, सांस लेता हुआ और प्रैक्टिकल दस्तावेज बनाती हैं। भारत के नक्शे को परिभाषित करने से लेकर एक छोटे से गांव की पंचायत को अधिकार देने तक, ये अनुसूचियां संवैधानिक आदर्शों को जमीनी हकीकत में बदलती हैं। तो अब जरा सोचिए, क्या ये अनुसूचियां असल में भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को नहीं दर्शाती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान को समझना कई बार थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर चिंता मत कीजिए। आज हम इसके पहले और सबसे बुनियादी हिस्से यानी भाग 1 को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। ये वो हिस्सा है जो भारत के नक्शे की कहानी बताता है कि ये नक्शा क्या है और इसे कौन और कैसे बदल सकता है। और हाँ, जो लोग एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपनी बात सीधे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। ये जो भारत का नक्शा हम आज देखते हैं, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या इसे बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो ये असाधारण शक्ति आखिर किसके पास है और इसकी प्रक्रिया क्या है? बस इन्हीं सवालों के जवाब हम आज की इस चर्चा में ढूंढने वाले हैं। इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम अपनी चर्चा को इन हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ेंगे। हम अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे और फिर एक-एक करके हर पहलू को समझेंगे। इस तरह से चलने पर यकीन मानिए, हर बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी
और परीक्षा के लिए लंबे समय तक याद भी रहेगी। तो हमारी यात्रा शुरू होती है संविधान के बिल्कुल पहले पन्ने से, अनुच्छेद 1 के साथ। समझिए, ये वो नींव का पत्थर है जिस पर हमारे पूरे देश की इमारत टिकी हुई है। चलिए देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। अब देखिए, लगता तो है कि ये सिर्फ एक लाइन है, पर ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये न सिर्फ हमारे देश के 2 आधिकारिक नाम तय करती है, इंडिया और भारत, बल्कि एक बहुत बड़ी बात भी कहती है। ये कहती है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब सवाल उठता है कि इस संघ या यूनियन शब्द का मतलब क्या है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब आता है वो सवाल जो परीक्षाओं में अक्सर फंसाता है कि भाई हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द क्यों चुना। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने इसके 2 बड़े कारण बताए। पहला, कि भारत का ये जो संघ है ये राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। और दूसरा, जो कि सबसे जरूरी है, कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये यूनियन अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमने संघ का मतलब तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद 1 के हिसाब से भारत के राज्य क्षेत्र या टेरिटरी ऑफ इंडिया में आखिर क्या-क्या शामिल है। तो भारत के क्षेत्र में 3 तरह की चीजें आती हैं। एक तो हो गए सभी राज्यों के इलाके, दूसरे हो गए सभी केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा वो क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में हासिल कर सकती है, मतलब अक्वायर कर सकती है। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये हमारे संविधान को एक तरह से फ्यूचर प्रूफ बनाता है और सरकार को नए क्षेत्रों को जोड़ने की शक्ति देता है। तो चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं कि भारत का नक्शा कौन बदल सकता है। तो सुनिए, इसका सीधा जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 2 और 3 में, और ये शक्ति दी गई है हमारी संसद को, यानी पार्लियामेंट को। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले है अनुच्छेद 2। ये संसद को शक्ति देता है कि वो किसी बाहरी क्षेत्र को जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, भारत में शामिल कर ले। इस पर खास ध्यान दीजिएगा कि ये बाहरी बदलावों के लिए है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1975 में सिक्किम का भारत में विलय, जो इसी अनुच्छेद के तहत किया गया था। और वहीं दूसरी तरफ है अनुच्छेद 3, जो संसद को देश के अंदर ही बदलाव करने की शक्ति देता है। इसके तहत संसद किसी भी मौजूदा राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं में फेरबदल कर सकती है, या यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। जैसे तेलंगाना और उससे पहले झारखंड जैसे राज्यों का बनना, ये सब इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। देखिए, इन दोनों अनुच्छेदों के बीच का अंतर समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। अनुच्छेद 2 मतलब बाहर से कुछ जोड़ना, ऐड, और अनुच्छेद 3 मतलब अंदर ही कुछ बदलना, रीऑर्गेनाइज। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो अब तक हम ये तो जान गए कि संसद के पास ये शक्ति है, लेकिन अगला सवाल ये है कि ये बदलाव असल में होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है। इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 3 और 4 में। किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने की प्रक्रिया कुछ इस तरह है। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश हो सकता है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजते हैं। और यहाँ आता है सबसे जरूरी पॉइंट, राज्य विधानसभा की राय केंद्र सरकार पर बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। मतलब राज्य चाहे हाँ कहे या ना, संसद के पास उस बिल को पास करने का अंतिम अधिकार होता है। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। जब जमीन और सीमाओं की बात आती है तो भारतीय संसद ही सर्वोच्च है, सुप्रीम है। इस मामले में केंद्र जो है वो राज्यों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और तो और अनुच्छेद 4 इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बना देता है। ये साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नए राज्य बनाने या उनकी सीमाएं बदलने के लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये काम संसद में एक साधारण बहुमत से, यानी एक आम कानून की तरह ही किया जा सकता है। अब तक हमने देखा कि संसद कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, वो राज्यों का पूरा नक्शा ही बदल सकती है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ऐसा मामला भी है जहां संसद की ये शक्ति थोड़ी सीमित हो जाती है,
और ये एक ऐसा अपवाद है जिसे जानना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि जिस संसद के पास देश के अंदर नक्शा बदलने की इतनी शक्ति है, क्या वो भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को सौंप सकती है? यही सवाल 1960 के मशहूर बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो हुआ ये कि 1960 के इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद अपनी साधारण शक्ति यानी अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके भारत का कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत बाकायदा एक संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। तो निचोड़ क्या निकला, ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ कर देती है। अगर देश के अंदर राज्यों में कोई बदलाव करना है तो चाहिए साधारण बहुमत, लेकिन अगर देश का कोई हिस्सा किसी और को सौंपना है तो चाहिए विशेष बहुमत, यानी एक पूरा का पूरा संविधान संशोधन। इसका सबसे ताज़ा और बेहतरीन उदाहरण है 2015 का 100वां संविधान संशोधन। जब भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के तहत भारत ने कुछ इलाके बांग्लादेश को दिए तो इसके लिए विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन किया गया। और हाँ, जो इलाके बांग्लादेश से भारत को मिले उन्हें अनुच्छेद 2 के तहत एक सामान्य प्रक्रिया से ही भारत में शामिल कर लिया गया। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे परीक्षा के नजरिए से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। ये टेबल इस पूरे चैप्टर की समरी है। परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसमें हर अनुच्छेद और केस का निचोड़ दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना चाहिए, रिवीजन में बहुत काम आएगा। अगर इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, भारत का नक्शा अविनाशी नहीं है, लेकिन भारत का संघ अविनाशी है। इसका मतलब है कि संसद राज्यों को तो बना बिगाड़ सकती है, लेकिन कोई भी राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। और अंत में एक सवाल सबके लिए, ये देखते हुए कि केंद्र जब चाहे राज्यों की सीमाएं बदल सकता है, क्या हम भारत को एक सच्चा संघीय या फेडरल देश कह सकते हैं, या हमारे व्यवस्था में केंद्र की तरफ झुकाव ज्यादा है? इस पर जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि हम सब जो खुद को भारतीय कहते हैं, इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे हमारे संविधान में बाकायदा पूरा कानून लिखा हुआ है। आज हम लोग उसी कानून की गहराई में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और हाँ, ये टॉपिक आपके एसएससी, यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, साल है 1947, देश आजाद हो गया है, जश्न का माहौल है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा है। सवाल ये कि इस नए देश का नागरिक कौन होगा, किसे कहेंगे हम भारतीय? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था दोस्तों, ये हमारे देश की बुनियाद का पहला पत्थर था। और हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे बहुत ही सोच समझकर, बड़ी सूझबूझ से रखा। तो आज की इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर भारत का नागरिक है कौन। फिर हम टाइम में पीछे जाकर समझेंगे कि जब संविधान बना तब नागरिकता कैसे दी गई। इसके बाद आज के स्थायी नियम क्या हैं वो जानेंगे। और हाँ, वो 5 तरीके जिनसे नागरिकता मिलती है और वो 3 तरीके जिनसे नागरिकता जा सकती है, उसे भी डिटेल में समझेंगे। और आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालेंगे। तैयार हैं? तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। भारतीय संविधान का जो पार्ट 2 है ना, वो पूरा का पूरा नागरिकता के बारे में ही है। इसी हिस्से में बताया गया है कि भारतीय होने का मतलब क्या है, और इसमें आते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। यही वो आर्टिकल्स हैं जो हमारी और आपकी नागरिकता की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा पहुंचते हैं 26 जनवरी 1950 के दिन। हमारा संविधान लागू हो चुका है। अब सवाल ये है कि उस दिन, ठीक उस दिन, कौन कौन भारत का नागरिक बना? इसका जवाब हमें मिलता है 4 आर्टिकल्स में, अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8। चलिए एक एक करके इन सबको डिकोड करते हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 5। ये समझिए कि नागरिकता का सबसे बेसिक, सबसे पहला नियम था। एक चेकलिस्ट की तरह सोचिए। पॉइंट नंबर 1, आपका डोमिसाइल मतलब आपका स्थायी घर भारत में होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी करनी थी।
या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और अगर ये दोनों नहीं, तो आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। इन तीनों में से कोई भी एक, बस बन गए आप भारत के नागरिक, है ना? एकदम सिंपल। अब आते हैं अनुच्छेद 6 पर। ये आर्टिकल बंटवारे के उस दर्दनाक दौर से जुड़ा है। लाखों लोग पाकिस्तान से अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर भारत आ रहे थे। तो सवाल था, उनकी नागरिकता का क्या होगा? इसके लिए एक कट ऑफ डेट्स तय की गई और वो तारीख थी 19 जुलाई 1948। इस डेट को अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये सवाल बार-बार आता है। नियम ये था कि जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ गए वो तो ऑटोमेटिकली नागरिक बन गए, लेकिन जो इसके बाद आए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। अच्छा, अब सब लोग इस स्लाइड पर जरा खास ध्यान दीजिए। यहाँ 2 तारीखें हैं और ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए मतलब 5 स्टार इंपॉर्टेंट है। पहली 1 मार्च 1947, ये उन लोगों के लिए कट ऑफ डेट थी जो भारत से पाकिस्तान गए, और दूसरी 19 जुलाई 1948, ये उन लोगों के लिए थी जो पाकिस्तान से भारत आए। इन दोनों तारीखों को बिल्कुल रट लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको सीधे सीधे मार्क्स दिला सकती हैं। अब अनुच्छेद 7 की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये उन लोगों के बारे में है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उनसे गलती हो गई और वो वापस भारत लौटना चाहते थे। तो क्या उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए? नहीं, हमारे संविधान ने एक रास्ता खोला रखा। हाँ, पाकिस्तान जाने पर उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई थी, लेकिन अगर वो एक खास रीसेटलमेंट परमिट लेके वापस आते हैं तो उन्हें फिर से नागरिकता मिल सकती थी। ये एक बहुत ही मानवीय कदम था। और अब देखिए हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि। उन्होंने सिर्फ भारत में रह रहे लोगों के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने उन लाखों भारतीयों के बारे में भी सोचा जो उस वक्त विदेशों में रह रहे थे। अनुच्छेद 8 उन्हीं लोगों के लिए था। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और वो विदेश में रह रहा हो, तो वो भी वहां के भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत का नागरिक बन सकता था। मतलब आज हम जिसे इंडियन डायस्पोरा कहते हैं ना, उसकी जड़ें आपको इसी आर्टिकल में मिलेंगी। तो ये तो हो गई इतिहास की बात कि जब संविधान शुरू हुआ तब नागरिक कौन बना। लेकिन अब आते हैं आज की हकीकत पर। वो कौन से परमानेंट रूल्स हैं जो आज भी हमारी नागरिकता को गवर्न करते हैं? इसके लिए हमें समझना होगा नागरिकता के 3 स्थायी स्तंभों को, अनुच्छेद 9, 10 और 11। अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आप कह सकते हैं फेवरेट टॉपिक है। ये है सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। इसका बहुत सीधा सा मतलब है हम सबकी सिर्फ एक नागरिकता है और वो है भारतीय। आप किसी भी राज्य में रहते हो, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, आप उस राज्य के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारत के हैं। ये अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं है जहां एक व्यक्ति टेक्सास का भी नागरिक होता है और यूएसए का भी। हमने ये सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया ब्रिटेन से लिया है और ये हमारे देश की एकता को मजबूत करता है। इसी सिंगल सिटीजनशिप के प्रिंसिपल को मजबूत करता है अनुच्छेद 9। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मतलब जिस पल आपने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाई, उसी पल आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं। भारत ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता, पीरियड। अच्छा, तो अनुच्छेद 10 क्या है? आप इसे अपनी नागरिकता का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये आर्टिकल गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो नागरिक बना रहेगा। उसकी नागरिकता कोई ऐसे ही अपनी मनमर्जी से नहीं छीन सकता। अगर नागरिकता खत्म करनी भी है तो वो सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही हो सकता है। मतलब सब कुछ रूल ऑफ लॉ के हिसाब से होगा। और फिर आता है अनुच्छेद 11। ये आर्टिकल आप कह सकते हैं नागरिकता के मामले में संसद को दी गई एक मास्टर की है। ये हमारे पार्लियामेंट को पूरी शक्ति देता है कि वो नागरिकता हासिल करने और खत्म करने से जुड़े कोई भी नियम कानून बना सकती है। और हमारी संसद ने इसी मास्टर की का इस्तेमाल करके 1955 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनाया जो आज तक लागू है। उस कानून का नाम है द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो अब हम संविधान के आर्टिकल्स से आगे बढ़कर संसद के बनाए कानून पर फोकस करेंगे, यानी द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये कानून हमें 5 तरीके बताता है जिनसे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। और मैं बता दूं, ये 5 तरीके आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता हासिल करने के कौन-कौन से तरीके हैं। तो ध्यान से सुनिए,
ये है वो 5 तरीके। पहला है जन्म से, बाय बर्थ। दूसरा है वंश से, बाय डिसेंट, मतलब अगर आपके माता पिता भारतीय हैं। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, ये खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए है। चौथा है देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन, ये उन विदेशियों के लिए है जो कुछ शर्तों के साथ लंबे समय से भारत में रह रहे हों। और पांचवा तरीका है किसी नए क्षेत्र के भारत में विलय से, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे कल को कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए तो वहां के लोग भी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। तो क्या है वो 5 तरीके? जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का विलय। याद रखिएगा। तो नागरिकता पाने के 5 तरीके तो हमने देख लिए, लेकिन जैसे नागरिकता पाई जा सकती है वैसे ही ये खोई भी जा सकती है। यही सिटीजनशिप एक्ट 1955 3 ऐसे तरीके भी बताता है जिनसे किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। चलिए अब उन्हें भी समझ लेते हैं। 3 तरीके हैं नागरिकता खोने के। पहला है स्वैच्छिक त्याग, रिनॉन्सिएशन, मतलब आप खुद अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता छोड़ दें। दूसरा है बर्खास्तगी, टर्मिनेशन, ये तब होता है जब आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरा है वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन, इसमें सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपने धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो, या संविधान का अनादर किया हो, या देशद्रोह जैसा कोई गंभीर काम किया हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे संविधान का पार्ट 1 बताता है कि भारत क्या है, यानी हमारी जमीन, हमारा क्षेत्र, और पार्ट 2 बताता है कि भारतीय कौन है, यानी हम लोग। एक हिस्सा हमारी मातृभूमि को परिभाषित करता है और दूसरा हिस्सा उस मातृभूमि के बच्चों को, और जब ये दोनों हिस्से मिलते हैं तभी बनता है हमारा भारत गणराज्य। आज की ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ऐसे में नागरिकता की ये नियम जो 70 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, क्या आज भी उतने ही रेलेवेंट है? क्या समय के साथ इनमें बदलाव की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। आजादी के बाद आज हम जिस भारत का नक्शा देखते हैं वो आखिर बना कैसे? इस पूरी कहानी को एकदम शुरू से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है। देखिए, आज़ादी के समय भारत एक जैसा नहीं था, बल्कि कई 100 टुकड़ों में बटा हुआ था। तो फिर इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर आज की ये राज्य कैसे बने, यही आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। जरा सोचिए, हमें विरासत में एक ऐसा भारत मिला था जो किसी पहेली की तरह उलझा हुआ था। एक तरफ तो वो इलाके थे जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, जिन्हें हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, और दूसरी तरफ थीं 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें जहां राजा महाराजाओं का राज था। इस बिखरे हुए नक्शे को एक बनाना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने आखिर किया क्या? यहीं से हमारी कहानी का पहला भाग शुरू होता है, जहां हम देखेंगे कि जब जनता ने मांगे रखी तो सरकार का शुरुआती रिएक्शन क्या था। उस समय देश भर में और खासकर दक्षिण भारत में एक बहुत ही मजबूत आवाज उठ रही थी। लोग कह रहे थे कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, हमारी भाषा, हमारा राज्य, ये लोगों की अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने की एक पुकार थी जो एक बड़े जन आंदोलन में बदल गई। लेकिन सरकार इस मांग को लेकर थोड़ी चिंतित थी। डर ये था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनने लगें तो देश की एकता को खतरा हो सकता है। इसीलिए 2 बड़ी कमेटियां बनाई गईं। एक थी एस.के. धर आयोग और दूसरी थी जेवीपी समिति। हाँ, ये जेवीपी समिति का नाम याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। मजे की बात यह है कि इन दोनों ही कमेटियों ने कहा कि अभी भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सुविधा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से मना कर दिया, लेकिन जनता की मांगें रुकी नहीं, और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। ये हमारी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां जनता के दबाव के आगे सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी। और इस बदलाव की वजह बने एक शख्स, पोट्टी श्रीरामुलु। वो एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी एक ही जिद थी, तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्रा बनना ही चाहिए। जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, ये अनशन पूरे 56 दिनों तक चला।
और 15 दिसंबर 1952 को अपने अनशन के 56वें दिन उनका निधन हो गया। उनकी शहादत ने एक चिंगारी का काम किया और पूरे तेलुगु भाषी इलाके में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। ये तारीख और ये नाम एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि इसे आप भूल ही नहीं सकते। इसे जरूर याद रखें। आंध्र प्रदेश के बनने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी, अब भाषा के मुद्दे को और टाला नहीं जा सकता। इसलिए सरकार ने इस समस्या का एक परमानेंट और पूरे देश के लिए एक सॉल्यूशन निकालने का फैसला किया। और इसी के लिए दिसंबर 1953 में बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से बेहतर जानते हैं। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और 2 और सदस्य थे, KM पनिक्कर और HN कुंजरू। इनका काम था पूरे भारत के नक्शे को फिर से बनाने के लिए अपनी सिफारिशें देना। इस आयोग ने एक बहुत ही बैलेंस्ड रास्ता सुझाया। उन्होंने माना कि हाँ, राज्यों के गठन के लिए भाषा एक बहुत जरूरी आधार है, लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका साफ कहना था कि भाषा के साथ साथ देश की एकता, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती को भी देखना होगा। फजल अली आयोग की इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया। इस एक कानून ने, समझिए, भारत का अंदरूनी नक्शा पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये आज़ाद भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक सुधारों में से एक था। क्या कहानी 1956 में खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, ये तो बस एक शुरुआत थी। चलिए अब जरा तेजी से देखते हैं कि इस सफर में आगे क्या क्या हुआ और आने वाले सालों में भारत का नक्शा कैसे बदलता रहा। 1956 के बाद भी अलग राज्यों की मांग रुकी नहीं। अगला नंबर लगा 1960 में, उस समय के बॉम्बे राज्य का। यहां भी वही कहानी थी। एक तरफ मराठी बोलने वाले लोग थे और दूसरी तरफ गुजराती बोलने वाले, और दोनों ही अपने लिए अलग राज्य चाहते थे। आंदोलन काफी तेज हो गया और आखिरकार सरकार को बॉम्बे राज्य को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा और इस तरह 1 मई 1960 को 2 नए राज्यों का जन्म हुआ, मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषियों के लिए गुजरात। अब चलिए उत्तर भारत की तरफ। साल था 1966। उस समय के पंजाब राज्य में एक और बड़ा पुनर्गठन हुआ। अकाली दल के नेतृत्व में पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग पंजाबी सूबा की मांग कई सालों से चल रही थी। इस मांग को मानते हुए 1966 में पंजाब को भी बांट दिया गया। जो पंजाबी बोलने वाले इलाके थे वो बन गए आज का पंजाब। जो हिंदी बोलने वाले इलाके थे उनसे बना एक नया राज्य हरियाणा, और जो पहाड़ी इलाके थे उन्हें हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया गया। अब भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। ये इलाका अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति और पहचान के लिए जाना जाता है। साल 1972 इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, जब यहाँ के पॉलिटिकल मैप में एक बड़ा बदलाव आया। इस साल एक साथ 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा अब फुल फ्लेज्ड स्टेट्स बन गए, और साथ ही असम से अलग होकर मेघालय भी एक नया राज्य बना। इस कदम ने उत्तर पूर्व की खास पहचान को मजबूती दी। सिक्किम की कहानी तो और भी अनोखी है। देखिए, 1974 तक ये भारत का हिस्सा नहीं था। यहाँ चोग्याल राजवंश का शासन था। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के जरिए इसे भारत का एक सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया, और फिर ठीक अगले साल 1975 में 36वें संविधान संशोधन से इसे भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना लिया गया। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। राज्यों के बनने का ये सिलसिला 1987 में भी जारी रहा। इस साल भारत के नक्शे में 3 और नए राज्य शामिल हुए, जो अलग अलग वजहों से बनाए गए थे और भारत की विविधता को और मजबूत करते थे। इनमें से पहला था मिजोरम, जो एक लंबे समय के विद्रोह के बाद हुए शांति समझौते के तहत राज्य बना। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, जिसे उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से पूर्ण राज्य बनाया गया। और तीसरा था गोवा, जो पुर्तगाली शासन से आज़ाद होने के बाद से एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? चलिए जल्दी से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, भारत के राज्यों का नक्शा मुख्य रूप से भाषा की मांग और जन आंदोलनों की वजह से बना। दूसरी बात, ये हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट था।
एक तरफ सांस्कृतिक पहचान और दूसरी तरफ देश की एकता। तीसरी, ये पूरी प्रक्रिया संवैधानिक सुधारों से लगातार आगे बढ़ती रही। और चौथी, प्रशासनिक सुविधा भी हमेशा एक जरूरी फैक्टर रही। जिस तरह से भारत में राज्यों का गठन हुआ और आज भी नए राज्यों की मांग उठती रहती है, इस पर सोचने की जरूरत है कि क्या यह प्रक्रिया भारत की विविधता में एकता की भावना को और मजबूत करती है या कहीं ना कहीं इसे कमजोर करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास और आज के हालात दोनों को देखकर खोजना होगा। तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जिसे उसका दिल कहा जाता है, हमारे मौलिक अधिकार। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये वो ताकत है जो हम सबको एक नागरिक होने का एहसास दिलाती है। और हाँ, अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो अधिकार है ना, ये असल में एक कवच की तरह है जो संविधान ने हर भारतीय को दिया है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। अगर ये अधिकार नहीं होंगे तो लोकतंत्र की पूरी इमारत ही ढह जाएगी। ये इतना ज्यादा जरूरी है। तो हमारे संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, इन्हीं अधिकारों के बारे में है। अब सवाल उठता है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? वजह सीधी है। जैसे इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने पहली बार राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई थी, ठीक उसी तरह भारत में हमारे मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि असली पावर तो जनता के हाथ में है। चलिए अब इन अधिकारों का नेचर समझते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। पहली बात, ये असीमित नहीं है। मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, पर आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। दूसरी बात, यह हमेशा के लिए फिक्स नहीं है। जरूरत पड़ने पर संसद इसमें बदलाव कर सकती है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ये न्यायोचित हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार आपके इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यही इनकी असली ताकत है। ठीक है, तो हमें अधिकार तो मिल गए, लेकिन ये अधिकार हैं किसके खिलाफ? जब हम कहते हैं कि राज्य हमारे अधिकार नहीं छीन सकता, तो इस राज्य का मतलब क्या है? क्या सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई और भी? इसी सवाल का जवाब हमें अनुच्छेद 12 में मिलता है। तो देखिए, अनुच्छेद 12 के हिसाब से राज्य का मतलब बहुत बड़ा है। इसमें भारत सरकार और संसद तो हैं ही, साथ में सभी राज्यों की सरकारें और विधानसभाएं भी हैं। इतना ही नहीं, आपकी नगरपालिका, पंचायत और तो और LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां, ये सब राज्य की परिभाषा में आती हैं। मतलब इनमें से कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे अधिकार किसके खिलाफ हैं। अब बात करते हैं उस हथियार की जो इन अधिकारों की रक्षा करता है। वो है अनुच्छेद 13। आप इसे सभी मौलिक अधिकारों का एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। इसके बिना तो ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाते। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए, यह हमारे संविधान की जान है। अनुच्छेद 13 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कोई भी ऐसा कानून, चाहे वो संसद ने बनाया हो या बहुत पुराना कोई कानून हो, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो अदालत उसे तुरंत रद्द कर देगी, शून्य कर देगी। इसी पावर को हम न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। चलिए अब अधिकारों की लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है समानता का अधिकार, और इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से, जो हमें समानता के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बताता है। अब इस स्लाइड पर पूरा फोकस रखिए, क्योंकि यहां से सवाल बार बार बनते हैं। अनुच्छेद 14 में 2 बातें हैं। पहली, जो हमने यूके से ली है, कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम इंसान। दूसरी बात जो हमने USA से ली है, कानूनों का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थिति वाले लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा। जैसे एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति पर टैक्स की दरें अलग अलग हो सकती हैं। इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा, बल्कि उचित वर्गीकरण कहा जाएगा। लेकिन हाँ, जैसा कि हर नियम के साथ होता है, इसके भी कुछ अपवाद हैं। हमारे संविधान में कुछ खास पदों को थोड़ी छूट दी गई है ताकि वो बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। इसी तरह सांसदों और विधायकों को संसद या विधानसभा में अपनी कही हुई किसी भी बात के लिए कोर्ट में जवाब नहीं देना पड़ता। तो अनुच्छेद 14 ने हमें समानता का एक बड़ा सिद्धांत दे दिया। अब अनुच्छेद 15 और 16
इसी सिद्धांत को असल जिंदगी में लागू करते हैं। मतलब सामाजिक जीवन में और सरकारी नौकरियों में समानता कैसे लाई जाए, इसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और ये बात सिर्फ सरकार पर ही नहीं, बल्कि दुकानों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कुओं जैसी सार्वजनिक जगहों पर भी लागू होती है। वहां भी आपके साथ इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है, जिस पर देश में हमेशा चर्चा होती रहती है। अगर सब बराबर हैं, तो फिर सरकारी नौकरियों में कुछ वर्गों के लिए आरक्षण क्यों है? क्या ये समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है? चलिए इस मुश्किल सवाल का जवाब अगले अनुच्छेद में ढूंढते हैं। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में हर नागरिक को अवसर की समानता मिलेगी, मतलब सबको बराबर मौका दिया जाएगा। ये तो हुई सिद्धांत की बात, लेकिन हमारे पिछले सवाल का जवाब भी इसी अनुच्छेद के अंदर छिपा है। और ये रहा जवाब, अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4। ये कहता है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई पिछड़ा वर्ग ऐसा है जिसका सरकारी नौकरियों में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सरकार उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। और संविधान इसे समानता का उल्लंघन नहीं मानता, बल्कि इसे सच्ची समानता स्थापित करने का एक तरीका मानता है। ध्यान रखिएगा, ये एक सक्षम प्रावधान है, यानी ये सरकार को ऐसा करने की शक्ति देता है, उस पर दबाव नहीं डालता। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में आरक्षण की व्याख्या की है। बालाजी केस, देवदासन केस और सबसे जरूरी 1993 का इंदिरा साहनी केस, जिसे हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था को सही ठहराया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे केस एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। तो इन सब बातों के बाद हम एक बुनियादी सवाल पर आकर रुकते हैं। समानता का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि एक रेस में सब लोग एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ें, भले ही किसी के पैर में चोट लगी हो? या असली समानता ये है कि जो लोग पिछड़ गए हैं उन्हें थोड़ी मदद दी जाए ताकि वो भी दूसरों के बराबर आ सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारा संविधान और हमारा समाज हमेशा सोच विचार करता रहेगा। चलिए भारतीय संविधान पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों को समझने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हमें सम्मान से जीने की गारंटी देते हैं, बल्कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में आज़ाद और बराबर होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? जी नहीं। हमारा संविधान इसका जवाब उन अनुच्छेदों में देता है जिन्हें हम आज एक एक करके समझने वाले हैं। आज हम सबसे पहले समानता के अधिकार को पूरा करेंगे, फिर स्वतंत्रता के उन 6 स्तंभों को जानेंगे जो हमारी आज़ादी की नींव हैं। उसके बाद जीवन और सुरक्षा के अधिकार को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समानता के अधिकार के आखिरी पड़ाव की। देखिए, अनुच्छेद 17 और 18 ये संविधान के वो निर्णायक कदम हैं जो सदियों से चली आ रही सामाजिक ऊंच नीच को जड़ से खत्म करने के लिए उठाए गए। इनका मकसद था एक ऐसे समाज की नींव रखना जहां सब सच में बराबर हों। तो अनुच्छेद 17 ये छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म करता है। ये एक एब्सोल्यूट राइट है, मतलब इसमें कोई अगर या मगर नहीं है, कोई अपवाद नहीं। समाज में किसी भी तरह का भेदभाव, खासकर छुआछूत, एक दंडनीय अपराध है। ये हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब आता है अनुच्छेद 18 जो उपाधियों यानी टाइटल्स का अंत करता है। देखिए, जो वंशानुगत उपाधियां थीं जैसे महाराजा, राय बहादुर, राजा, उन सब पर रोक लगा दी गई ताकि कोई जन्म के आधार पर खुद को दूसरों से बड़ा न समझे। हाँ, लेकिन जो सम्मान योग्यता से मिलते हैं, जैसे सेना या शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर, मेजर या फिर भारत रत्न, उनकी अनुमति है। तो यहाँ फर्क साफ है, सम्मान योग्यता का है, जन्म का नहीं। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। ये एक तरह से 6 मौलिक स्वतंत्रताओं का एक पैकेज है जो किसी भी लोकतंत्र में एक नागरिक के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हैं वो 6 स्तंभ। पहला, हमें अपनी बात रखने, बोलने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। दूसरा, हम शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा हो सकते हैं।
तीसरा, हम संघ या यूनियन बना सकते हैं। और चौथा, पांचवा, छठा, हमें देश में कहीं भी आने जाने, कहीं भी बसने और कोई भी काम या व्यापार करने की पूरी आज़ादी है। ये सभी मिलकर हमें एक सशक्त नागरिक बनाते हैं। अच्छा, आज़ादी तो मिल गई, पर क्या होगा अगर सरकार अपनी मनमानी करके इन स्वतंत्रताओं को छीन ले? इसी के लिए संविधान ने हमें एक सुरक्षा कवच दिया है, जो है अनुच्छेद 20, 21 और 22। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को 3 बहुत बड़ी सुरक्षाएं देता है। पहली, किसी को ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध था ही नहीं। दूसरी, एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये तीनों बातें एक फेयर ट्रायल सुनिश्चित करती हैं। अब आता है अनुच्छेद 21, जिसे कई लोग संविधान का दिल भी कहते हैं। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है, अपनी मर्जी से नहीं। और जानते हैं, समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा कर दिया है, जिसमें अब स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और निजता का अधिकार जैसी चीजें भी शामिल हैं। और जानते हैं, इसी अनुच्छेद 21 से एक और क्रांतिकारी अधिकार का जन्म हुआ। ये एक ऐसा कदम था जिसने हमारे देश के भविष्य को हमेशा के लिए सशक्त बनाने की नींव रखी, और वो है शिक्षा का अधिकार। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे नोट कर लीजिए। साल 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इसी के जरिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। कौन सा संशोधन? 86वां। और ये अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए है? ये है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो इस एज ग्रुप के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे। तो 2 बातें याद रखनी है, 86वां संशोधन और 6 से 14 वर्ष की आयु। चलिए अब अनुच्छेद 22 को समझते हैं। ये हमें गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा देता है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। हिरासत 2 तरह की होती है। एक होती है दंडात्मक, जो अपराध साबित होने के बाद सजा के तौर पर होती है, और दूसरी होती है निवारक, जो सिर्फ अपराध के शक पर होती है। अब हम संविधान के उस हिस्से पर आते हैं जो उसकी नैतिक दिशा को दिखाता है। ये हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिन्हें समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि हर इंसान की गरिमा बनी रहे। अनुच्छेद 23, ये मानव तस्करी, बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम कराना और इसी तरह की बंधुआ मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगाता है। हाँ, इसमें एक अपवाद जरूर है। अगर देश को जरूरत है तो राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे कि सेना में भर्ती। और फिर आता है अनुच्छेद 24, जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करता है। ये साफ साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खदान या किसी भी दूसरे खतरनाक काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो आइए अब इन सभी अधिकारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए कैसे एक पूरी कहानी बनती है। सबसे पहले समानता के अधिकार ने सबके लिए एक बराबर मैदान तैयार किया। फिर स्वतंत्रता के अधिकारों ने हमें उस मैदान में आगे बढ़ने के लिए साधन दिए। और आखिर में शोषण के विरुद्ध अधिकारों ने ये पक्का किया कि इस दौड़ में किसी की भी गरिमा के साथ कोई समझौता न हो। ये सब मिलकर नागरिक सशक्तिकरण की एक शक्तिशाली कहानी बनाते हैं। एक अधिकारी के रूप में इन महान संवैधानिक अधिकारों को जमीनी हकीकत में कैसे बदला जाएगा? सोचेगा जरूर, क्योंकि ये सवाल सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि उन जिम्मेदारियों के बारे में है जो एक दिन हम सबको उठानी है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों को समझने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हमें सम्मान से जीने की गारंटी देते हैं, बल्कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में आज़ाद और बराबर होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? जी नहीं। हमारा संविधान इसका जवाब उन अनुच्छेदों में देता है जिन्हें हम आज एक एक करके समझने वाले हैं। आज हम सबसे पहले समानता के अधिकार को पूरा करेंगे, फिर स्वतंत्रता के उन 6 स्तंभों को जानेंगे जो हमारी आज़ादी की नींव हैं। उसके बाद जीवन और सुरक्षा के अधिकार को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं समानता के अधिकार के आखिरी पड़ाव की। देखिए, अनुच्छेद 17 और 18 ये संविधान के वो निर्णायक कदम हैं जो सदियों से चली आ रही सामाजिक ऊंच नीच को जड़ से खत्म करने के लिए उठाए गए। इनका मकसद था एक ऐसे समाज की नींव रखना जहां सब सच में बराबर हों। तो अनुच्छेद 17 ये छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म करता है। ये एक एब्सोल्यूट राइट है, मतलब इसमें कोई अगर या मगर नहीं है, कोई अपवाद नहीं। समाज में किसी भी तरह का भेदभाव, खासकर छुआछूत, एक दंडनीय अपराध है। ये हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब आता है अनुच्छेद 18 जो उपाधियों यानी टाइटल्स का अंत करता है। देखिए, जो वंशानुगत उपाधियां थीं जैसे महाराजा, राय बहादुर, राजा, उन सब पर रोक लगा दी गई ताकि कोई जन्म के आधार पर खुद को दूसरों से बड़ा न समझे। हाँ, लेकिन जो सम्मान योग्यता से मिलते हैं जैसे सेना या शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर, मेजर या फिर भारत रत्न, उनकी अनुमति है। तो यहाँ फर्क साफ है, सम्मान योग्यता का है, जन्म का नहीं। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। ये एक तरह से 6 मौलिक स्वतंत्रताओं का एक पैकेज है जो किसी भी लोकतंत्र में एक नागरिक के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हैं वो 6 स्तंभ। पहला, हमें अपनी बात रखने, बोलने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। दूसरा, हम शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा हो सकते हैं। तीसरा, हम संघ या यूनियन बना सकते हैं। और चौथा, पांचवा, छठा, हमें देश में कहीं भी आने जाने, कहीं भी बसने और कोई भी काम या व्यापार करने की पूरी आज़ादी है। ये सभी मिलकर हमें एक सशक्त नागरिक बनाते हैं। अच्छा, आज़ादी तो मिल गई, पर क्या होगा अगर सरकार अपनी मनमानी करके इन स्वतंत्रताओं को छीन ले? इसी के लिए संविधान ने हमें एक सुरक्षा कवच दिया है, जो है अनुच्छेद 20, 21 और 22। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को 3 बहुत बड़ी सुरक्षाएं देता है। पहली, किसी को ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध था ही नहीं। दूसरी, एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये तीनों बातें एक फेयर ट्रायल सुनिश्चित करती हैं। अब आता है अनुच्छेद 21, जिसे कई लोग संविधान का दिल भी कहते हैं। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है, अपनी मर्जी से नहीं। और जानते हैं, समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा कर दिया है, जिसमें अब स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और निजता का अधिकार जैसी चीजें भी शामिल हैं। और जानते हैं, इसी अनुच्छेद 21 से एक और क्रांतिकारी अधिकार का जन्म हुआ। ये एक ऐसा कदम था जिसने हमारे देश के भविष्य को हमेशा के लिए सशक्त बनाने की नींव रखी, और वो है शिक्षा का अधिकार। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे नोट कर लीजिए। साल 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इसी के जरिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। कौन सा संशोधन? 86वां। और ये अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए है? ये है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो इस एज ग्रुप के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे। तो 2 बातें याद रखनी है, 86वां संशोधन और 6 से 14 वर्ष की आयु। चलिए अब अनुच्छेद 22 को समझते हैं। ये हमें गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा देता है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। हिरासत 2 तरह की होती है। एक होती है दंडात्मक, जो अपराध साबित होने के बाद सजा के तौर पर होती है, और दूसरी होती है निवारक, जो सिर्फ अपराध के शक पर होती है। अब हम संविधान के उस हिस्से पर आते हैं जो उसकी नैतिक दिशा को दिखाता है। ये हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिन्हें समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए बनाया गया है ताकि हर इंसान की गरिमा बनी रहे। अनुच्छेद 23 ये मानव तस्करी, बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम कराना और इसी तरह की बंधुआ मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगाता है। हाँ, इसमें एक अपवाद जरूर है। अगर देश को जरूरत है तो राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे कि सेना में भर्ती। और फिर आता है अनुच्छेद 24, जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करता है।
ये साफ साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खदान या किसी भी दूसरे खतरनाक काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो आइए अब इन सभी अधिकारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए कैसे एक पूरी कहानी बनती है। सबसे पहले समानता के अधिकार ने सबके लिए एक बराबर मैदान तैयार किया। फिर स्वतंत्रता के अधिकारों ने हमें उस मैदान में आगे बढ़ने के लिए साधन दिए। और आखिर में शोषण के विरुद्ध अधिकारों ने ये पक्का किया कि इस दौड़ में किसी की भी गरिमा के साथ कोई समझौता न हो। ये सब मिलकर नागरिक सशक्तिकरण की एक शक्तिशाली कहानी बनाते हैं। जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान मतलब मौलिक अधिकारों पर या फिर सरकार कैसे बनती है इस पर जाता है। हाँ, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन संविधान सिर्फ नियमों का एक ढांचा ही नहीं है ना? ये एक दिशा भी दिखाता है, एक सपना दिखाता है कि भारत को कैसा देश बनना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी सपने, इसी दिशा को समझने के लिए संविधान का एक हिस्सा बहुत जरूरी है, जिस पर शायद उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। हाँ, कौन सा हिस्सा? हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या छोटे में कहें तो DPSP। अच्छा, DPSP, हाँ सुना तो है। तो आज की हमारी चर्चा इन्हीं DPSP पर रहेगी। जी हाँ, हम समझेंगे कि आखिर हैं क्या, कहां से आए, इनका महत्व क्या है, और ये मौलिक अधिकारों से कैसे जुड़े हैं या अलग हैं। ठीक है, और संविधान के भाग IV में है ये, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो आज हम इन पर, खासतौर पर शुरुआती अनुच्छेदों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे सवाल बनते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 36 से 39A तक तो खास तौर पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो ये शब्द ही समझते हैं, नीति निर्देशक तत्व। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब सीधा है। हम बताइए। देखिए, नीति मतलब पॉलिसी, निदेशक मतलब डायरेक्शन देने वाला, और तत्व मतलब प्रिंसिपल। तो ये वो सिद्धांत हैं जो राज्य को, मतलब सरकार को, पॉलिसी बनाते समय दिशा दिखाते हैं। अच्छा, गाइडलाइंस की तरह, जैसे सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए सुझाव। हाँ, सुझाव कह लीजिए या फिर नैतिक निर्देश। संविधान बनाने वालों का मानना था कि भाई देश की सरकारें कैसी नीतियां बनाएं, कानून कैसे लागू करें, इसके पीछे एक सोच होनी चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए। DSP वही दर्शन देते हैं। ये बताते हैं कि शासन का लक्ष्य सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों का कल्याण करना भी है। अच्छा, तो ये जो विचार है, ये हमारे संविधान निर्माताओं के मन में आया कहाँ से? क्या ये पूरी तरह से भारतीय सोच थी? देखिए, विचार तो दुनिया भर से लिए गए थे, लेकिन DSP का जो मुख्य प्रेरणा स्रोत है वो आयरलैंड का संविधान है। आयरलैंड? हाँ अच्छा। जी, आयरलैंड ने 1937 में अपने संविधान में ऐसे सिद्धांत डाले थे, और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भी थोड़ी प्रेरणा स्पेन से ली थी। तो हमारे संविधान निर्माता जब दुनिया भर के संविधान देख रहे थे, तो उन्हें आयरलैंड का ये मॉडल भारत के लिए सही लगा? हाँ, उन्हें ये भारत के लिए बहुत जरूरी लगा। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी पाना नहीं था, उनका एक बड़ा सपना था। क्या सपना था? भारत को एक कल्याणकारी राज्य, यानी वेलफेयर स्टेट बनाना। कल्याणकारी राज्य, ये शब्द बहुत सुनने में आता है, खासकर परीक्षाओं के संदर्भ में। इसे जरा और खोलेंगे? जरूर। देखिए, वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य का मतलब है एक ऐसी सरकार जो सिर्फ देश की रक्षा या कानून व्यवस्था जैसे कम से कम काम ही न करे, बल्कि वो अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक भले के लिए, उनके कल्याण के लिए एक्टिव होकर जिम्मेदारी ले। अच्छा, जैसे शिक्षा पर ध्यान देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, रोजगार के मौके बनाना, सामाजिक सुरक्षा देना, गरीबों की मदद करना, ये सारी चीजें। DSPs इसी कल्याणकारी राज्य की स्थापना का रास्ता दिखाते हैं। तो मतलब सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, जहां सबको वोट का अधिकार हो, हाँ, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी हो, समाज में बराबरी हो, आर्थिक सुरक्षा हो। एकदम सही, बिल्कुल यही बात। और यहीं पर मौलिक अधिकार और DSP के बीच का जो रिश्ता है वो समझना जरूरी हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि ये दोनों अलग अलग बातें करते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन तो होता है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो हमें सरकार के खिलाफ अधिकार देते हैं, है ना? जबकि DSP सरकार को कुछ करने को कहते हैं। तो क्या ये एक दूसरे के विरोधी हुए? नहीं, विरोधी बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पूरक कैसे? ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है, वो ज्यादातर क्या करते हैं?
वो राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता पक्की करते हैं। हाँ, जैसे बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी। बिल्कुल, ये व्यक्ति को राज्य की मनमानी से बचाते हैं। इनकी प्रकृति ज्यादातर नकारात्मक है, मतलब ये राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे भेदभाव करने से रोकते हैं या आजादी छीनने से रोकते हैं। ठीक है। और निदेशक तत्व? निदेशक तत्व, जो भाग 4 में है, उनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय है। ये राज्य को सकारात्मक निर्देश देते हैं। सकारात्मक मतलब? समाज में बराबरी आए, सबका विकास हो, जैसे सबको काम मिले, समान काम के लिए समान वेतन मिले, पर्यावरण बेहतर हो, गरीबों को कानूनी मदद मिले। अच्छा, तो एक तरफ व्यक्तिगत आज़ादी और दूसरी तरफ समाज का भला। हाँ, तो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है, दूसरा समाज के कल्याण पर। दोनों मिलकर एक संतुलन बनाते हैं। यानी व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक कल्याण के बीच एक बैलेंस। बिल्कुल, ये दोनों ही हमारे संविधान के दर्शन के, मतलब फिलॉसफी के आधार स्तंभ है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब इस पर कुछ बड़े विचारकों ने क्या कहा है, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है और परीक्षा के लिए उपयोगी भी। हाँ, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने इन्हें संविधान की अनूठी विशेषता कहा था, नॉवल फीचर। इसका क्या मतलब था उनके लिए? अनूठी विशेषता या नॉवल फीचर कहने का उनका मतलब था कि भारतीय संविधान सिर्फ ये बताकर नहीं रुक गया कि सरकार कैसे बनेगी, उसका ढांचा क्या होगा, बल्कि उसने सरकार के लिए लक्ष्य भी तय किए। ये बताया कि आजाद भारत की सरकारों को काम किस दिशा में करना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में। ये उस समय के लिहाज से दुनिया के बाकी संविधानों को देखें तो एक नई और अनोखी बात थी। सच में। और एक और नाम आता है ग्रैनविल ऑस्टिन का। उन्होंने DPST को संविधान की अंतरात्मा कहा, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो और भी गहरी बात लगती है। हाँ, बहुत गहरी बात है। ऑस्टिन का मानना था कि अगर मौलिक अधिकार संविधान का शरीर है, ढांचा है, तो DPSP उसकी आत्मा। बिल्कुल, उसकी आत्मा या अंतरात्मा। ये सरकार को लगातार याद दिलाते रहते हैं कि सत्ता का असली मकसद क्या है। मकसद है कमजोरों को ऊपर उठाना, जो लोग हाशिए पर हैं उन्हें न्याय दिलाना। ये सिद्धांत एक तरह से सरकार के फैसलों के पीछे की नैतिकता को, मोरालिटी को जांचने का पैमाना है। मतलब कोई नीति सिर्फ कानूनी तौर पर सही है या वो सच में लोगों की भलाई के उस वादे को पूरा करती है जो संविधान ने किया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अच्छा, एक और कथन है जो अक्सर चर्चा में आता है, प्रोफेसर KT शाह का। उन्होंने कहा था कि निदेशक तत्व एक बैंक पर लिखे चेक की तरह है, जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार होता है। क्या ये एक तरह की आलोचना थी? इसे आलोचना से ज्यादा एक यथार्थवादी, मतलब प्रैक्टिकल टिप्पणी कहना चाहिए। अच्छा। हाँ, शाह साहब का मतलब ये था कि देखिए, जैसे आप चेक लेके बैंक जाते हैं, पर पैसा आपको तभी मिलता है जब बैंक के पास पैसा हो और वो देना भी चाहे, है ना? हाँ। वैसे ही DPSP को लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये मौलिक अधिकारों की तरह जस्टिशिएबल नहीं है। इनका लागू होना सरकार की इच्छा पर, उसके पास कितने संसाधन हैं, मतलब पैसा है, क्षमता है, और उसकी राजनीतिक प्राथमिकता क्या है, इन बातों पर निर्भर करता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भले ही आप इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते, लेकिन सरकार पर इन्हें लागू करने का एक नैतिक और राजनीतिक दबाव तो हमेशा रहता है। कैसे? भाई, जनता है। जनता चुनाव में सरकार से पूछ सकती है कि आपने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या किया। मीडिया सवाल उठा सकता है। तो ये चेक भले ही बैंक यानी सरकार की मर्जी पर बने, लेकिन ये चेक मौजूद है और सबको पता है कि ये भुगतान होना तो है, देर सवेर। अच्छा, यानी ये खोखले आदर्श नहीं है, बल्कि भारत को एक कल्याणकारी, न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज बनाने के लिए गाइड की तरह है। एकदम सही कहा आपने। मार्गदर्शक सिद्धांत है ये। अब जरा इनकी कुछ मुख्य विशेषताओं को और साफ कर लेते हैं, क्योंकि इनसे जुड़े सवाल अक्सर बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली विशेषता ये गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिशिएबल। हाँ, जैसा हमने अभी प्रोफ शाह के कथन के संदर्भ में भी बात की, अनुच्छेद 37 ये साफ साफ कहता है कि अगर सरकार इन सिद्धांतों को लागू नहीं करती है तो कोई नागरिक अदालत जाकर सरकार को मजबूर नहीं कर सकता। यही मौलिक अधिकारों से इनका मुख्य अंतर है। हाँ, ये मुख्य अंतर है। मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 या 226 के तहत, पर DSP के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन फिर अनुच्छेद 37 ही ये भी कहता है कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत है,
फंडामेंटल टू गवर्नेंस। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ कह रहे हैं कोर्ट नहीं जा सकते, दूसरी तरफ कह रहे हैं मूलभूत है। नहीं, ये अजीब नहीं है, बल्कि ये एक बहुत सोचा समझा संतुलन है। देखिए, संविधान बनाने वाले जानते थे कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, ये तो है। ये एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए देश के पास भरपूर संसाधन भी होने चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इन्हें एकदम से कानूनी तौर पर लागू करने योग्य नहीं बनाया कि भाई सरकार बनते ही सब कुछ लागू करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये सिद्धांत देश चलाने के लिए बुनियादी हैं, नींव के पत्थर की तरह हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 37 कहता है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी। ये कर्तव्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। बिल्कुल, ये सरकार पर एक नैतिक जिम्मेदारी डालता है। भले ही कोई कानूनी सजा ना हो अगर वो ना करे, लेकिन संविधान सरकार से ये उम्मीद करता है, ये अपेक्षा करता है कि वो इन लक्ष्यों को पाने के लिए काम करे। ये एक तरह से स्वीकार करता है कि सामाजिक आर्थिक बदलाव धीरे धीरे ही आएगा, लगातार कोशिशों से आएगा। और इनमें अलग अलग विचारधाराओं का असर भी दिखता है ना? हाँ, ये इनकी एक और खासियत है। डीएसपीएस में हमें मुख्य रूप से 3 तरह के विचारों का संगम या प्रभाव दिखता है। कौन कौन से? एक तो है समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ये आर्थिक बराबरी, संसाधनों का सही बंटवारा, मजदूरों के हितों की रक्षा, समान काम समान वेतन जैसी बातों पर जोर देते हैं। ठीक है। दूसरे हैं गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल्स। ये महात्मा गांधी के सपनों के भारत से जुड़े हैं, जैसे ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, नशाबंदी करना, गाय और बछड़ों जैसे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना और अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे कमजोर वर्गों का कल्याण करना। हाँ, ये तो गांधी जी के विचार थे। और तीसरे हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं, जैसे सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। वाह, मतलब समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद तीनों का मिश्रण है इनमें। ये तो दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी और व्यापक सोच वाले थे। बिल्कुल। चलिए अब कुछ खास अनुच्छेदों पर आते हैं, जिनकी बात हमने शुरू में की थी। अनुच्छेद 36 से 39A तक। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 36 से। हाँ जी, अनुच्छेद 36 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 36 बहुत सीधा और सरल है। ये सिर्फ ये बताता है कि इस भाग के लिए यानी डीएसपीवी वाले भाग 4 के लिए राज्य शब्द का मतलब क्या होगा, द स्टेट। अच्छा। और ये कहता है कि राज्य का वही मतलब है जो भाग 3 यानी मौलिक अधिकार वाले हिस्से के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो एक बार श्रोताओं के लिए संक्षेप में बता दीजिए कि अनुच्छेद 12 में राज्य में कौन कौन शामिल है। जरूर। अनुच्छेद 12 के हिसाब से राज्य में शामिल हैं भारत सरकार और संसद, मतलब केंद्र सरकार और लोकसभा राज्यसभा। फिर सभी राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स और विधानसभा विधान परिषद। ठीक। इसके अलावा भारत के क्षेत्र के अंदर सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगरपालिका, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह और अन्य सभी प्राधिकरण जो भारत सरकार के नियंत्रण में हैं, जैसे सरकारी कंपनियां या संस्थाएं, मान लीजिए LIC, ONGC, सेल वगैरह। तो मूल बात यह है कि DPSP का पालन करने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार की नहीं, बल्कि शासन से जुड़ी हर छोटी बड़ी इकाई की है। एकदम सही, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 37 पर। इसकी बात हमने थोड़ी पहले भी की थी जब हम DPSP की प्रकृति की चर्चा कर रहे थे। हाँ, अनुच्छेद 37 दो मुख्य बातें कहते हैं, जैसा हमने पहले कहा। पहली कि ये सिद्धांत किसी भी कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, नॉन जस्टिशिएबल। दूसरी बात, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है, फंडामेंटल है। और आगे ये कहता है कि कानून बनाने में, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी। फिर से वही दो शब्द, मूलभूत और कर्तव्य, ये वाकई इनकी अहमियत बताते हैं। बिल्कुल। मूलभूत मतलब ये देश चलाने की नींव है, इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कर्तव्य शब्द सरकार पर एक नैतिक बाध्यता, एक मॉरल ऑब्लिगेशन डालता है। सरकार से उम्मीद की जाती कि वो इन लक्ष्यों की तरफ काम करे। ठीक है।
अब चलते हैं अनुच्छेद 38 पर। ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात करता है, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। हाँ, अनुच्छेद 38 सीधे सीधे कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को सामने रखता है। ये कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और उसे सुरक्षित करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों तरह का न्याय। हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। मतलब देश की हर व्यवस्था में, हर इंस्टीट्यूशन में न्याय दिखना चाहिए। इसका मकसद है लोगों के कल्याण को, वेलफेयर को बढ़ावा देना। और इसमें बाद में एक संशोधन भी हुआ था ना, 44वां संशोधन। जी हाँ, बिल्कुल। 1978 में 44वें संशोधन से अनुच्छेद 38 में एक दूसरा क्लॉज खंड 2 जोड़ा गया। वो क्या कहता है? वो और भी ज्यादा स्पष्ट करता है। वो कहता है कि राज्य खास तौर पर आय की असमानताओं को कम करने की कोशिश करेगा, और सिर्फ व्यक्तियों के बीच ही नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों में रहने वाले या अलग अलग काम करने वाले लोगों के समूहों के बीच भी। अच्छा। प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो असमानता है उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। यानी ये सिर्फ न्याय की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक्टिवली असमानता घटाने का लक्ष्य रख रहा है, चाहे वो इनकम की हो, स्टेटस की हो या मौकों की। बिल्कुल सही। यह अनुच्छेद मानता है कि असली लोकतंत्र तभी आएगा जब समाज में ये गहरी आर्थिक और सामाजिक खाइयां नहीं होंगी। ये वेलफेयर स्टेट की बुनियाद रखता है। अब आते हैं अनुच्छेद 39 पर। ये तो काफी लंबा और इसमें कई सारी बातें हैं। हाँ, अनुच्छेद 39 बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक है। ये उन खास नीतियों के बारे में बताता है जिनका पालन राज्य को करना चाहिए। इसमें कई क्लॉजेस हैं, क, ख, ग, घ करके। हाँ, एक एक करके देखते हैं। पहला क। क्लॉज क कहता है कि राज्य अपनी नीति इस तरह चलाएगा कि सभी नागरिकों को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, समान रूप से जीविका के, मतलब रोजी रोटी के पर्याप्त साधन मिले। यानी सबको रोजगार या काम धंधे के मौके मिले बिना किसी भेदभाव के। हाँ। फिर आता है क्लॉज ख। ये कहता है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं, मतलब देश की जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे जमीन, जंगल, खनिज वगैरह, उनका स्वामित्व और कंट्रोल, मतलब ओनरशिप और कंट्रोल, इस तरह बटा हो कि उससे पूरे समाज का सामूहिक हित का भला हो। मतलब संसाधन कुछ लोगों के हाथ में जमा ना हो जाए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है क्लॉज ग। ये कहता है कि आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी, इस तरह से न चले कि धन और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के पास जमा हो जाएं, जिससे आम लोगों का नुकसान हो। ये तो सीधे सीधे वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन और मोनोपोली को रोकने की बात कर रहा है। एकदम। ये तीनों क्लॉज क, ख, ग सीधे सीधे आर्थिक न्याय और समानता की बात करते हैं। हाँ, अगला क्लॉज है घ। ये भी बहुत सुना है। हाँ, क्लॉज घ कहता है पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये लैंगिक समानता के लिए बहुत जरूरी सिद्धांत है। बिल्कुल। फिर है ङ। क्लॉज ङ कहता है कि जो काम करने वाले लोग हैं, पुरुष और स्त्रियां, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का और बच्चों की सुकुमार अवस्था का, मतलब नाजुक उम्र का, दुरुपयोग ना हो, और किसी भी नागरिक को आर्थिक जरूरत के कारण, मतलब पैसे की तंगी के कारण, ऐसे काम में न जाना पड़े जो उसकी उम्र या ताकत के लायक ना हो। और किसी को मजबूरी में खतरनाक काम न करना पड़े। हाँ, ये कमजोर वर्गों को शोषण से बचाने की बात करता है। और फिर है क्लॉज 6। ये बाद में जोड़ा गया था। हाँ, 42वां संशोधन 1976 से। जी। क्लॉज 6 कहता है कि बच्चों को स्वतंत्र और गर्मामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, और बच्चों और कम उम्र के व्यक्तियों की शोषण से और नैतिक और आर्थिक परित्याग से, मतलब उन्हें बेसहारा छोड़ देने से रक्षा की जाए। ये तो बच्चों के अधिकार और उनके स्वस्थ विकास पर केंद्रित है। हाँ, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 39 एक तरह से सामाजिक और आर्थिक बराबरी वाले समाज का पूरा नक्शा खींचता है, जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे, सम्मान से जिए। वाकई बहुत व्यापक है ये अनुच्छेद, और इसी से जुड़ा हुआ लगता है अनुच्छेद 39A, जो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 39A भी 42वें संशोधन 1976 से ही जुड़ा गया था, और ये न्याय तक सबकी पहुंच बनाने की दिशा में, मतलब एक्सेस टू जस्टिस में, एक बहुत बड़ा, कह सकते, क्रांतिकारी कदम है। ये क्या कहता है? ठीक ठीक। ये कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि जो लीगल सिस्टम है वो इस तरह काम करे कि सबको समान अवसर के आधार पर न्याय मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर। और खास तौर पर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक, अगर वो गरीब है या किसी और वजह से, मतलब आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण,
न्याय पाने के अवसर से वंचित ना रह जाए। तो इसके लिए राज्य क्या करेगा? इसके लिए राज्य मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड की व्यवस्था करेगा, चाहे कानून बनाकर करे या कोई स्कीम चलाकर या किसी और तरीके से। ये तो बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि हम कहते तो हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, पर अगर किसी गरीब आदमी के पास वकील करने के पैसे ही नहीं है तो उसे बराबरी का न्याय मिलेगा कैसे? बिल्कुल, यही इस अनुच्छेद का मूल मकसद है कि कानून के सामने बराबरी के साथ साथ कानून तक पहुंचने में भी बराबरी होनी चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। और इसका असर भी हुआ है जमीन पर? हाँ, बिल्कुल हुआ है। इसी अनुच्छेद के कारण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 बना। अच्छा, जिसके तहत तालुका लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बनी हैं, लोक अदालतें लगती हैं। ये सब इसीलिए हैं ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह और मदद मिल सके। तो ये अनुच्छेद तो सीधे सीधे संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है उसे पूरा करने में मदद करता है। निश्चित रूप से ये सामाजिक न्याय को कानूनी मदद से, लीगल एम्पावरमेंट से जोड़ता है। तो हमने अनुच्छेद 36 से लेकर 39A तक काफी विस्तार से बात की। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन DPSPs का भारतीय संविधान और हमारे देश के शासन में क्या स्थान है, क्या भूमिका है? देखिए, सार ये है कि DPSP सिर्फ कुछ अच्छी बातें या नेक इच्छाएं नहीं हैं। ये भारतीय राज्य के लिए एक नैतिक दिशा सूचक हैं, एक मॉरल कंपस है। ये हमारे संविधान निर्माताओं के उस सपने को दिखाते हैं जो उन्होंने एक आजाद, न्याय पर टिके हुए, बराबरी वाले और कल्याणकारी भारत के लिए देखा था। ये उस सामाजिक और आर्थिक क्रांति के लक्ष्य हैं जिसे वो राजनीतिक आजादी के बाद हासिल करना चाहते थे। और भले ही ये कानूनी तौर पर लागू नहीं करवाए जा सकते, जैसा हमने बार बार कहा, पर इनका असर तो हुआ है देश पर। बहुत गहरा असर हुआ है। ये सच है कि आप इन्हें लेकर सीधे कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इन्होंने देश की नीतियों को, कानूनों को लगातार प्रभावित किया है, दिशा दी है। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। समय के साथ कई निदेशक तत्वों को हकीकत बनाने के लिए कानून बने हैं, जैसे जमींदारी खत्म करने के कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, न्यूनतम मजदूरी कानून, समान काम के लिए समान वेतन का कानून, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। हाँ, ये सब तो बहुत महत्वपूर्ण कानून है। और सबसे बड़ा उदाहरण शायद है शिक्षा का अधिकार। 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21A जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। ये भी तो DSPP अनुच्छेद 45 से ही प्रेरित था। और अभी हमने अनुच्छेद 39A की बात की, मुफ्त कानूनी सहायता, वो भी एक बड़ा उदाहरण है। तो ये एक तरह से मौलिक अधिकारों और सरकार की नीतियों के बीच पुल का काम करते हैं। मतलब जो लक्ष्य DSPP में है उन्हें हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ चुनाव करवाने या प्रक्रियाएं पूरी करने तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि उसका एक मकसद हो, एक उद्देश्य हो, न्याय, समानता और सभी का कल्याण। ये संविधान को एक जीवित दस्तावेज बनाते हैं जो समय और जरूरतों के हिसाब से विकसित होता रहता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को समझा, उनकी उत्पत्ति, महत्व, मौलिक अधिकारों से उनका क्या रिश्ता है, इस पर बात की, कुछ प्रमुख विचारकों की राय जानी और अनुच्छेद 36 से 39A तक के प्रावधानों को विस्तार से देखा। उम्मीद है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे साथियों को इस चर्चा से काफी मदद मिलेगी। जी, मुख्य बात ये याद रखनी है कि DPSP भारतीय संविधान की आत्मा का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये वो आदर्श हैं, वो लक्ष्य हैं जिनकी तरफ भारत को लगातार आगे बढ़ते रहना है, एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए। हाँ, हमने देखा कि कई निदेशक तत्व अब कानून बन चुके हैं, लेकिन कई लक्ष्य अभी भी अधूरे लगते हैं। जैसे समान नागरिक संहिता की बात होती है या धन के जमाव को पूरी तरह रोकने का लक्ष्य। तो सोचने वाली बात है कि इन बचे हुए आदर्शों को हकीकत बनाने में क्या व्यावहारिक चुनौतियां हैं और इन लक्ष्यों को पाने में सरकार के साथ साथ हम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है। इस पर सोचना जरूरी है। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना तैयारी अधूरी सी लगती है। और कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ फैक्ट्स और आर्टिकल्स रटकर नहीं समझा जा सकता। इसे महसूस करना जरूरी है कि ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि हमारे देश के सपनों, हमारे लक्ष्यों का एक तरह से आईना है। पिछली कुछ मुलाकातों में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DSP कहते हैं, पर बात शुरू की थी। ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि देश को कैसा होना चाहिए, सरकार को किस दिशा में काम करना चाहिए।
आज हम इसी महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अनुच्छेद 40 से लेकर 46 तक के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बहुत गहराई से, बिल्कुल एग्जाम के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिकल्स खास तौर पर एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की तस्वीर साफ करते हैं। वेलफेयर स्टेट मतलब एक ऐसी सरकार जो सिर्फ कानून व्यवस्था ना देखे, बल्कि अपने नागरिकों की भलाई, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का भी ध्यान रखे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे अनुच्छेद 40 से 46 स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सामाजिक सुरक्षा, वर्कर्स राइट्स, सहकारी समितियां, शिक्षा और हाँ, कमजोर वर्गों के विकास जैसे मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए बिना देर किए संविधान के इन महत्वपूर्ण हिस्सों की तह तक चलते हैं। हमारा मकसद है इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझना, ताकि हर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखते हैं कि ये अनुच्छेद भारत को एक बेहतर, न्यायपूर्ण समाज बनाने का रास्ता कैसे दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 40 से। ये अनुच्छेद राज्य को यानी सरकार को एक निर्देश देता है। क्या निर्देश? कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएं और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार दें कि वे स्वशासन की इकाइयों यानी यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सकें। सरल शब्दों में कहें तो सरकार गांव में पंचायतें बनाए और उन्हें पावर दे ताकि वो अपने सर पर काम कर सकें। बिल्कुल। और ये महज एक प्रशासनिक निर्देश नहीं है, इसके पीछे एक गहरी सोच है। ये सोच महात्मा गांधी के विचारों से जुड़ी है। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। वो चाहते थे कि गांव आत्मनिर्भर हों, अपनी ज़रूरतें पूरी करें, अपने फैसले खुद लें और एक तरह से छोटी लोकतांत्रिक इकाई बने। अनुच्छेद 40 इसी सोच को संविधान में जगह देता है। ये विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत है। पावर सिर्फ ऊपर केंद्र या राज्य सरकार के पास न रहे, बल्कि नीचे गांव तक पहुंचे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 40 सीधे सीधे आम आदमी को, गांव में रहने वाले नागरिक को शासन में भागीदार बनाता है। मतलब लोग अपने गांव के विकास के फैसले खुद ले सकें, योजनाओं में उनकी सीधी भागीदारी हो। हाँ बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालना नहीं है। असली लोकतंत्र तब है जब लोग रोजमर्रा के शासन में अपने मोहल्ले, अपने गांव के मामलों में अपनी बात रख सकें, अपनी जरूरतें बता सकें और उनके समाधान में शामिल हो सकें। अनुच्छेद 40 इसी जमीनी लोकतंत्र, जिसे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी कहते हैं, उसकी नींव रखता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसी अनुच्छेद 40 की प्रेरणा से बाद में चलकर 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। हाँ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। जी, इसी संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया, पंचायतों को शक्तियां दी, जिम्मेदारियां दी और आर्थिक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाने के रास्ते खोले। तो अनुच्छेद 40 को हम पंचायती राज का बीज कह सकते हैं। ये तो हुई गांव के स्तर पर शासन की बात, लेकिन लोगों के व्यक्तिगत जीवन, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों और मुश्किलों के बारे में संविधान क्या सोचता है? यहीं पर अगला अनुच्छेद 41 महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वो अपनी आर्थिक क्षमता मतलब इकोनॉमिक कैपेसिटी और विकास की सीमाओं के अंदर रहते हुए कुछ खास परिस्थितियों में लोगों को मदद करे। किन चीजों में मदद? 3 मुख्य बातें हैं इसमें। पहला, काम पाने का अधिकार, राइट टू वर्क। दूसरा, शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। और तीसरा, कुछ विशेष दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ये विशेष दशाएं कौन सी हैं? बेकारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, बुढ़ापा यानी ओल्ड एज, बीमारी सिकनेस और निशक्तता यानी डिसेबलमेंट या विकलांगता, और ऐसी ही अन्य स्थितियां जहां व्यक्ति खुद अपनी मदद करने में असमर्थ हो। तो ये तो सीधे सीधे एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी तय कर रहा है। मतलब सरकार का फर्ज है कि वो लोगों को काम दे, शिक्षा दे, और अगर कोई बेरोजगार है, बूढ़ा है, बीमार है या दिव्यांग है तो उसकी मदद करे। बिल्कुल। अनुच्छेद 41 कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का एक मजबूत स्तंभ है। ये कहता है कि सरकार चुपचाप नहीं बैठ सकती, उसे सक्रिय होकर प्रोएक्टिवली ये सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा मिले, उन्हें पढ़ने लिखने और हुनर सीखने के मौके मिले, और जो लोग किसी वजह से अपना गुजारा नहीं कर सकते उन्हें समाज और सरकार का सहारा मिले, जिसे हम सामाजिक सुरक्षा या सोशल प्रोटेक्शन कहते हैं। तो क्या जो हम आजकल योजनाएं देखते हैं, जैसे मनरेगा जो रोजगार गारंटी देती है, या वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं, विधवा
पेंशन, विकलांगता पेंशन या छात्रों के लिए स्कॉलरशिप वगैरह, क्या इन सब का आधार अनुच्छेद 41 ही है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अनुच्छेद 41 ही वो प्रेरणा स्रोत है जिसके आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें इस तरह की अनेकों कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स और कानून बनाती हैं। ये अनुच्छेद राज्य को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है कि उसे अपने नागरिकों का, खासकर जो कमजोर और जरूरतमंद है, उनका ख्याल रखना है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं करता, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी बात करता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 41 ने काम पाने का अधिकार की बात की, लेकिन काम कैसा होना चाहिए? क्या किसी भी हालात में काम करवाना ठीक है? शायद नहीं। यहीं पर अनुच्छेद 42 आता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 41 जहां काम के अधिकार की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 42 काम करने की दशाओं, कंडीशंस ऑफ वर्क पर ध्यान देता है। ये राज्य को दो मुख्य निर्देश देता है। पहला, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करना, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस। दूसरा, प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का उपबंध करना। ये न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं क्या हैं? और प्रसूति सहायता का क्या मतलब है? जरा इसे आसान शब्दों में समझाएं। जरूर। न्याय संगत और मानवोचित दशाएं का मतलब है कि जहां लोग काम करते हैं वो जगह ठीक ठाक हो, वहां काम करने वाले इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार हो, उसकी गरिमा, डिग्निटी का ख्याल रखा जाए, काम करने की जगह सुरक्षित हो, सेफ हो, वहां स्वास्थ्य को खतरा ना हो, काम के घंटे उचित हों, ऐसा ना हो कि जानवरों की तरह काम लिया जाए। ये अनुच्छेद मानता है कि मजदूर सिर्फ एक मशीन का पुर्जा नहीं, बल्कि एक इंसान है और उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। सही बात है। और प्रसूति सहायता? और प्रसूति सहायता या मैटरनिटी रिलीफ खास तौर पर महिला कर्मचारियों के लिए है। इसका मतलब है कि अगर कोई महिला कर्मचारी गर्भवती है या हाल ही में मां बनी है, तो उसे इस वजह से नौकरी से निकाला न जाए या उसे कोई नुकसान न पहुंचे। उसे बच्चे की देखभाल के लिए उचित छुट्टी, मैटरनिटी लीव और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि उसका रोजगार भी बना रहे और वो मातृत्व की जिम्मेदारी भी निभा सके। अच्छा। इसी अनुच्छेद की भावना को लागू करने के लिए भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बनाया गया, जिसमें समय समय पर सुधार भी हुए हैं, जैसे छुट्टी की अवधि बढ़ाई गई है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अनुच्छेद 42 ने काम करने की जगह और माहौल को बेहतर बनाने की बात की। अब आते हैं मजदूरी पर। अनुच्छेद 43 इसी से जुड़ा है ना? ये कर्मकारों यानी श्रमिकों के लिए क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 43 श्रमिकों के कल्याण के लिए एक पूरा पैकेज सा पेश करता है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो कानून बनाकर या किसी और तरीके से ये सुनिश्चित करने की कोशिश करे कि सभी कर्मकारों को, चाहे वो खेती में लगे हों, उद्योगों में या कहीं और, कम से कम 3 चीजें मिलें। 3 चीजें। कौन सी? पहला, निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज। ध्यान दीजिए, यहाँ न्यूनतम मजदूरी या मिनिमम वेज नहीं, बल्कि निर्वाह मजदूरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, लिविंग वेज। इसमें क्या फर्क है? निर्वाह मजदूरी का मतलब है इतनी मजदूरी के श्रमिक न सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, रोटी, कपड़ा, मकान, बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बुढ़ापे के लिए थोड़ी बचत जैसी जरूरतों को भी पूरा कर सके और एक सम्मानजनक जीवन जी सके। मिनिमम वेज तो बस न्यूनतम जरूरतें पूरी करता है। अच्छा, समझ गया। और दूसरी चीज? दूसरा, शिष्ट जीवन स्तर यानी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मतलब सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं, जीवन जीने लायक हो। इसमें अच्छा पोषण, रहने की ठीक-ठाक व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं और आराम तथा मनोरंजन के अवसर भी शामिल हैं। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिले, ताकि श्रमिक सिर्फ काम में ही न उलझा रहे, बल्कि समाज से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े और अपना व्यक्तिगत विकास भी कर सके। इस अनुच्छेद में कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात भी है। जी हाँ, ये भी अनुच्छेद 43 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर, मतलब इंडिविजुअली और ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, खासकर ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। कुटीर उद्योग मतलब छोटे-छोटे उद्योग। हाँ, जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि, जो अक्सर घरों में
या छोटे समूहों द्वारा चलाए जाते हैं। जी। इसका उद्देश्य है गांवों में रोजगार पैदा करना, लोगों को शहरों की तरफ पलायन करने से रोकना, हमारी पारंपरिक कलाओं और हुनर को जिंदा रखना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो अनुच्छेद 43 एक तरह से आर्थिक न्याय को सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से जोड़ता है। ये तो बहुत व्यापक दृष्टिकोण है। अब 2 और अनुच्छेद हैं जो 43 से ही जुड़े हैं, 43A और 43B। इन्हें बाद में जोड़ा गया था। पहले 43A की बात करते हैं, जिसे 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 43 से एक बहुत ही प्रगतिशील विचार सामने रखता है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो कानून बनाकर या किसी और तरीके से ये सुनिश्चित करे कि उद्योगों यानी इंडस्ट्रीज के प्रबंधन मैनेजमेंट में कर्मकारों यानी श्रमिकों की भागीदारी हो। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स मतलब फैक्ट्री या कंपनी कैसे चलेगी, क्या फैसले लिए जाएंगे, इसमें मजदूरों की भी भूमिका होनी चाहिए। उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी, इसका क्या मतलब है और क्यों जरूरी समझा गया इसे? इसका सीधा मतलब है औद्योगिक लोकतंत्र, यानी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना। जैसे देश चलाने में जनता की भागीदारी होती है, वैसे ही उद्योग चलाने में वहां काम करने वालों की भी कुछ भूमिका हो। इसके पीछे सोच ये है कि श्रमिक सिर्फ आदेश मानने वाले न हो, बल्कि उन्हें भी लगे कि ये उद्योग उनका है, इसके अच्छे बुरे में उनका भी हिस्सा है। इससे मालिकों और मजदूरों के बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं, उत्पादन बढ़ सकता है और मुनाफे का बंटवारा ज्यादा न्यायपूर्ण हो सकता है। अच्छा। 42वां संशोधन उस दौर में हुआ जब भारत समाजवाद, सोशलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव रखता था, और ये अनुच्छेद उसी विचारधारा को दर्शाता है जहां सहयोग और बराबरी पर जोर दिया गया। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 43B पर। इसे काफी बाद में 2011 में 97वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ये किस बारे में है? अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, वॉलंटरी फॉर्मेशन, मतलब लोग अपनी मर्जी से बनाए, कोई जोर जबरदस्ती ना हो, उनके स्वायत्त कामकाज, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, मतलब वो अपने फैसले खुद ले सकें, बाहरी दखल कम हो, लोकतांत्रिक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मतलब सदस्य ही मिलकर उसे चलाएं, और पेशेवर प्रबंधन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब काम पेशेवर तरीके से हो, को प्रोत्साहित करेगा। सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव्स, जैसे अमूल का नाम हम सबने सुना है, इन्हें बढ़ावा देना क्यों जरूरी है? सहकारी समितियां खासकर भारत जैसे देश में आर्थिक और सामाजिक विकास का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये छोटे किसानों, कारीगरों, मजदूरों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों को एक साथ आने और मिलकर काम करने का मंच देती हैं। जब लोग सहकारी समिति बनाते हैं तो उनकी मोलभाव करने की शक्ति, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, उन्हें बैंक से लोन मिलना आसान हो जाता है, वो बिचौलियों के शोषण से बच सकते हैं और मुनाफा आपस में बांट सकते हैं। हाँ, ये तो है। अनुच्छेद 43B इसी सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने, उसे ज्यादा लोकतांत्रिक और पेशेवर बनाने पर जोर देता है, ताकि ये आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस और सामूहिक कल्याण यानी कलेक्टिव वेलफेयर का प्रभावी साधन बन सके। चलिए अब एक ऐसे अनुच्छेद पर आते हैं जिस पर अक्सर बहस होती रहती है, अनुच्छेद 44, जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात करता है। ये अनुच्छेद क्या निर्देश देता है? अनुच्छेद 44 बहुत सीधा और संक्षिप्त है। ये कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। मतलब स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य कोशिश करेगा कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए उनके व्यक्तिगत मामलों में एक जैसे कानून हो। ये व्यक्तिगत मामले कौन से होते हैं और यूसीसी का उद्देश्य क्या बताया जाता है? व्यक्तिगत मामले यानी पर्सनल लॉज मुख्य रूप से शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत या उत्तराधिकार और गोद लेना जैसे पारिवारिक विषयों से जुड़े होते हैं। अभी भारत में स्थिति ये है कि इन मामलों में अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए उनके अपने धार्मिक कानूनों या पर्सनल लॉ के आधार पर नियम लागू होते हैं। समान सिविल संहिता का उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर ये भिन्नता खत्म हो और इन सभी मामलों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक ही कानून लागू हो। और इसके पीछे तर्क क्या दिए जाते हैं? इसके पीछे तर्क दिए जाते हैं
कि इससे लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे, कानूनों में सरलता आएगी, राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन मजबूत होगी और देश सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर बनेगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट नहीं। मतलब इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर इसका क्या महत्व है? आपने ये न्यायोचित नहीं है, नॉन जस्टिशियबल है, यानी इसे लागू करना या ना करना, कब करना, कैसे करना, ये सरकार के विवेक पर निर्भर है। लेकिन इसका महत्व सांकेतिक और दिशात्मक है। ये संविधान निर्माताओं की उस इच्छा को दर्शाता है कि भविष्य में भारत एक ऐसे समाज की ओर बढ़े जहां व्यक्तिगत कानूनों में धर्म के आधार पर भेद ना हो और सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हों। ये एक आदर्श लक्ष्य है जिसे पाने की कोशिश करने का निर्देश राज्य को दिया गया है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ संवैधानिक प्रावधान और उसके पीछे के विचार की चर्चा कर रहे हैं, किसी पक्ष जो विपक्ष में नहीं जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। जी, ये एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है जिस पर समाज में और राजनीतिक गलियारों में लगातार विमर्श चलता रहता है। बिल्कुल। अब शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 शिक्षा से जुड़ा है। इसके बारे में बताएं कि इसमें क्या था और क्या बदलाव हुआ। अनुच्छेद 45 की कहानी थोड़ी दिलचस्प है। जब संविधान बना तब अनुच्छेद 45 में लिखा था कि राज्य संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा का इंतजाम करने की कोशिश करेगा। मतलब गारंटी नहीं थी। हाँ, ये एक लक्ष्य था जिसे 10 साल में पाने की उम्मीद थी। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। लेकिन कई सालों तक ये लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया। फिर साल 2002 में आया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86 अमेंडमेंट, एक क्रांतिकारी बदलाव था। क्या बदलाव हुआ इससे? इस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकालकर फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार? जी हाँ, संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। ये कहता है कि राज्य 6 से 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा। ये बच्चे का मौलिक अधिकार है। अब ये कोशिश नहीं बल्कि राज्य की जिम्मेदारी बन गई जिसे लागू करवाना अनिवार्य है। तो फिर अनुच्छेद 45 का क्या हुआ? क्या वो खत्म हो गया? नहीं, अनुच्छेद 45 खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका विषय बदल गया। 86वें संशोधन के बाद अब अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य सभी बच्चों की शैशवावस्था देखरेख यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर और 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए इंतजाम करने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो अब फोकस 0 से 6 साल के बच्चों पर है। बिल्कुल। अब इसका फोकस छोटे बच्चों 0 से 6 साल की देखभाल और उनकी प्री स्कूल शिक्षा पर हो गया है। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 45 और 21A मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। बिल्कुल। शिक्षा किसी भी व्यक्ति और समाज के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है। ये ज्ञान देती है, रोजगार के काबिल बनाती है, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और लोकतंत्र को मजबूत करती है। अनुच्छेद 45 संशोधित रूप में और अनुच्छेद 21A मिलकर भारत में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं और अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए ही सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE एक्ट लेकर आई। लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं और जिन्हें ज्यादा मदद की जरूरत है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो समाज के दुर्बल वर्गों यानी वीकर सेक्शंस और ख़ास तौर पर अनुसूचित जातियां SCs और अनुसूचित जनजातियों STs के शिक्षा संबंधी और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। साथ ही राज्य उन्हें सामाजिक अन्याय यानी सोशल इनजस्टिस और सभी प्रकार के शोषण यानी ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा। तो इसका सीधा मकसद सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना है? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है सदियों से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी इनइक्वालिटीज को कम करना और जो समुदाय हाशिए पर धकेल दिए गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाना, उन्हें सशक्त करना, एम्पावर करना। ये अनुच्छेद स्वीकार करता है कि इन वर्गों को विशेष सहारे की जरूरत है।
और इस सहारे के लिए राज्य क्या करता है? इस अनुच्छेद की भावना को लागू करने के लिए राज्य कई कदम उठाता है, जैसे इन वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए स्कॉलरशिप, हॉस्टल सुविधाएं आदि देना, उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देना, रिजर्वेशन, जिसे हम सकारात्मक कार्यवाही या अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। हाँ, आरक्षण। जी, उनके आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाना, उन्हें शोषण से बचाने के लिए कड़े कानून बनाना, जैसे SC/ST एक्ट। ये सब प्रयास इसी अनुच्छेद 46 की देन है, ताकि ये वर्ग भी बाकी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, अनुच्छेद 40 से 46 तक, ये एक तरह से भारत को कैसा होना चाहिए इसका खाका खींचते हैं। गांव आत्मनिर्भर हों, लोगों को काम मिले, काम करने की जगह अच्छी हो, मजदूरी सम्मानजनक हो, उद्योग चलाने में मजदूरों की आवाज हो, सहकारिता बढ़े, कानून सबके लिए बराबर हों, हर बच्चा पढ़े और कमजोर वर्गों को विशेष मदद मिले। बिल्कुल सही सारांश है। ये अनुच्छेद मिलकर एक ऐसे कल्याणकारी राज्य का नक्शा बनाते हैं जहां सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हो। ये संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में लिखे न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे ऊंचे आदर्शों को जमीन पर उतारने के निर्देश है। सरकार के लिए एक गाइड बुक है। ये अनुच्छेद राज्य को रास्ता दिखाते हैं कि उसे एक ऐसा समाज बनाना है जहां लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित ना हो बल्कि सबकी भागीदारी हो, जहां मजदूरों और बच्चों का शोषण ना हो, जहां देश की तरक्की का फायदा सब तक पहुंचे और जहां कोई भी समुदाय पीछे ना छूटे। और जैसा हमने बार बार कहा, भले ही ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोर्ट द्वारा लागू करने योग्य यानी जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन इनका नैतिक और राजनीतिक वजन बहुत ज्यादा है। ये सरकार की नीतियों को दिशा देते हैं, जनता इनके आधार पर सरकार के काम का मूल्यांकन कर सकती है और अदालतों ने भी कई बार कानूनों की व्याख्या करते समय इनका सहारा लिया है। इन्होंने ही धीरे धीरे भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संक्षेप में ये अनुच्छेद सुनिश्चित करते हैं कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ नाम का न हो बल्कि असल में समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, सबकी भलाई के लिए वेलफेयर ओरिएंटेड हो और सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को हासिल करें। अनुच्छेद 40 से 46 तक की यात्रा की और समझा कि ये हमारे संविधान के कितने महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले भारत का सपना देखते हैं। हाँ, और ये हमें याद दिलाते हैं कि संविधान बनाने वालों की सोच कितनी गहरी और दूरदर्शी थी। उन्होंने सिर्फ सरकार बनाने के नियम नहीं लिखे बल्कि एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता भी दिखाया। संविधान ने तो ये बेहतरीन लक्ष्य तय कर दिए, सरकारें कोशिशें भी कर रही हैं, लेकिन आज भी जमीनी हकीकत में इन लक्ष्यों को पूरी तरह पाने में क्या रुकावटें हैं, क्या चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है ताकि अनुच्छेद 40 से 46 तक में दिया गया सपना पूरी तरह सच हो सके। देखिए, भारतीय संविधान पढ़ते समय अक्सर हमारा ध्यान मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स पर टिक जाता है और वो जरूरी भी हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन संविधान का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP कहते हैं। इन्हें समझना उतना ही जरूरी है क्योंकि ये सिद्धांत ही वो दिशा दिखाते हैं जिस पर चलकर भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनना है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, ये हमारे राष्ट्र निर्माताओं का एक विजन है, एक सपना है कि भारत कैसा होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही भूमिका बांधी। हाँ, ये DPSP दरअसल शासन के लिए एक नैतिक संहिता, एक मार्गदर्शक की तरह है। ये सरकार को बताते हैं कि नीतियां बनाते समय किन ऊंचे आदर्शों को ध्यान में रखना है। हालांकि ये मौलिक अधिकारों की तरह सीधे अदालत द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, यानी ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। हाँ, ये एक बड़ा अंतर है। जी, लेकिन फिर भी संविधान कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं। सरकार का ये कर्तव्य है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करें। और आज हम इन्हीं नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कुछ बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर गहराई से बात करेंगे, अनुच्छेद 47 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। जी हाँ, ये 5 अनुच्छेद बहुत अहमियत रखते हैं। ये अनुच्छेद अपने आप में कई बड़े विषयों को समेटे हुए हैं, जैसे कि नागरिकों का स्वास्थ्य और पोषण, हमारी कृषि और पशुपालन व्यवस्था, पर्यावरण का संरक्षण, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता हाँ, और यहाँ तक कि विश्व पटल पर भारत की भूमिका यानी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये रेंज दिखाता है कि संविधान कितनी समग्रता से देश के विकास को देखता है। सही बात है। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ इन अनुच्छेदों के शब्दों को जानना नहीं है, बल्कि उस सोच, उस विजन को समझना है जो हमारे संविधान निर्माताओं के मन में था। हाँ, वो गहराई से समझना जरूरी है। वो भारत को ना सिर्फ आंतरिक रूप से मजबूत और खुशहाल देखना चाहते थे, बल्कि दुनिया में भी एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे। तो चलिए इन अनुच्छेदों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये एक स्वस्थ, जागरूक, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और विश्व स्तर पर सम्मानित समाज बनाने में कैसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जी, और ये अनुच्छेद परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शासन की नींव से जुड़े हैं। इनसे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 47 से। ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है पोषण स्तर, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ में सुधार करना। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसके मायने काफी गहरे हैं। क्या आप इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे? जरूर। देखिए, अनुच्छेद 47 का सार यह है कि राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है अपने नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याण यानी वेलबींग। हाँ, वेलबींग। और इसकी शुरुआत होती है उनके बुनियादी स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से। देखिए, पोषण स्तर का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है। अच्छा। नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को, खासकर बच्चों और महिलाओं को, संतुलित और पर्याप्त आहार मिले, ताकि कुपोषण मतलब मैलन्यूट्रिशन जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। कुपोषण एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। फिर जीवन स्तर का मतलब है लोगों के रहने की स्थितियां, जैसे साफ पानी, सफाई यानी सैनिटेशन, आवास, ये सब बेहतर हों। ठीक है। और लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच, बीमारियों की रोकथाम और एक स्वस्थ माहौल बनाना। ये विकास की नींव है। आप सोचिए, अगर नागरिक ही स्वस्थ और सक्षम नहीं होंगे तो देश आर्थिक या सामाजिक रूप से प्रगति कैसे करेगा? सही बात है। ह्यूमन रिसोर्स ही तो सब कुछ है। जी, इसलिए राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वो सक्रिय रूप से कदम उठाएं, जैसे कुपोषण और भूखमरी को खत्म करने के लिए योजनाएं बनाएं, जैसे मिड डे मील स्कीम या पोषण अभियान। हाँ बिल्कुल, वो इसी दिशा में कदम है। सभी तक, खासकर दूर दराज के इलाकों और वंचित समुदायों तक स्वच्छ पीने का पानी और साफ सफाई की सुविधाएं पहुंचाएं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाएं। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये राज्य का कर्तव्य है, एक डायरेक्टिव है। इसी अनुच्छेद में एक और महत्वपूर्ण बात है, नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश। ये क्यों शामिल किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर चर्चा में रहता है। अनुच्छेद 47 राज्य को ये भी निर्देश देता है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और औषधियों, ड्रग्स के सेवन पर रोक लगाए। लेकिन औषधीय प्रयोग को छोड़कर। हाँ, सिवाय उन मामलों के जहां इनका औषधीय प्रयोजनों, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल जरूरी हो। इसके पीछे सोच ये है कि नशाखोरी न सिर्फ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बर्बाद करती है, बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का भी कारण बनती है, अपराधों को बढ़ावा देती है और परिवारों को तोड़ती है। सही बात है, इसका सामाजिक असर बहुत गहरा होता है। जी, इसलिए लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य को इस दिशा में भी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। कुछ राज्यों में जो शराबबंदी लागू की गई है, वो इसी अनुच्छेद से प्रेरणा लेती है। हाँ, हालांकि उसके अपने सामाजिक आर्थिक पहलू और चुनौतियां हैं जिन पर अलग से बात हो सकती है। बिल्कुल, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन संवैधानिक प्रेरणा यहीं से मिलती है। स्पष्ट है। तो अनुच्छेद 47 एक तरह से स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना करता है। ये समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर नीतिगत प्रश्नों में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दे आते हैं। निश्चित रूप से। चलिए, अब कृषि और पशुपालन पर आते हैं। अनुच्छेद 48 इस बारे में है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? अनुच्छेद 48 भारत की वास्तविकता को, मतलब जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार संगठित करने का प्रयास करेगा। आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियां? हाँ, संविधान निर्माता जानते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और करोड़ों लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है। आज भी ये सच है काफी हद तक? जी,
इसलिए उन्होंने महसूस किया कि देश की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों को भी अपनाया जाए। तो इसमें राज्य की भूमिका क्या है? राज्यों को क्या करने के लिए कहा गया है? मतलब कॉन्क्रीट क्या कदम उठाने की अपेक्षा है? राज्य से कई कार्य अपेक्षित हैं। पहला, कृषि में नई तकनीकों, बेहतर बीजों, सिंचाई के साधनों और वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा देना ताकि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है। दूसरा, पशुपालन को उन्नत करना यानी पशुओं की नस्लों में सुधार, इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रीड्स करना ताकि दूध उत्पादन बढ़े या खेती और परिवहन में उनका बेहतर उपयोग हो सके। तीसरा, पशुधन का प्रबंधन, लाइवस्टॉक मैनेजमेंट बेहतर करना। लेकिन ये सब करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि किसानों और ग्रामीण समुदायों का कल्याण हो और ये विकास टिकाऊ हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसी अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और भारवाहक पशुओं के वध पर रोक लगाने का भी निर्देश है। इसके पीछे क्या तर्क है? ये अक्सर चर्चा का और कभी-कभी विवाद का भी विषय रहता है। हाँ, ये अनुच्छेद का एक संवेदनशील पहलू है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू, मिल्च, दूध देने वाले और भारवाहक पशुओं, ड्राफ्ट कैटल, बोझ ढोने वाले जैसे बैल की नस्लों को परिरक्षित करने और सुधारने के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। तो इसके पीछे कारण क्या थे? देखिए, इसके पीछे कई मिले जुले कारण बताए जाते हैं। एक तो उस समय की कृषि अर्थव्यवस्था में इन पशुओं का अत्यधिक महत्व था। खेती के लिए, दूध और अन्य उत्पादों के लिए और परिवहन के लिए ये एक इकोनॉमिक रैशनल था। आर्थिक कारण। दूसरे, भारत में गायों के प्रति एक सांस्कृतिक और धार्मिक सम्मान की भावना भी रही है। तो ये निर्देश आर्थिक जरूरतों और सांस्कृतिक मूल्यों दोनों का प्रतिबिंब माना जा सकता है। अच्छा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये एक निर्देशक सिद्धांत है और अलग-अलग राज्यों ने इसे अपने कानूनों में अलग-अलग तरह से लागू किया है और इस पर न्यायिक व्याख्याएं भी हुई हैं। ठीक है, तो ये कृषि और पशुधन से जुड़ा मामला हुआ। अब जो अगला अनुच्छेद है 48A, वो सीधे तौर पर पर्यावरण से जुड़ा है। ये तो शायद बाद में जोड़ा गया था। जी हाँ, अनुच्छेद 48A मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वां संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। हाँ, उसी के द्वारा। ये वो समय था जब दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर चिंताएं मुखर होने लगी थी। जैसे 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। हाँ, वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ रही थी। जी, ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। 1976 के हिसाब से ये तो काफी प्रगतिशील सोच थी। मतलब संविधान में ही पर्यावरण संरक्षण को राज्य का कर्तव्य बना दिया गया। बिल्कुल, ये दूरदर्शिता दिखाता है। इसके तहत राज्य की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? क्या-क्या करना अपेक्षित है? ये बहुत व्यापक जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि राज्य को नीतियां और कानून ऐसे बनाने होंगे जिनसे पर्यावरण का क्षरण यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रोके, यानी प्रदूषण कम हो, प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेज का अत्यधिक दोहन न हो। ठीक है। राज्य को वनों का संरक्षण करना होगा और उन्हें बढ़ाना भी होगा, जिसे हम एफोरेस्टेशन कहते हैं। वन्य जीवों और उनकी विभिन्न प्रजातियों यानी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी की रक्षा करनी होगी। उनके रहने के स्थानों, हैबिटाट्स को बचाना होगा। और सतत विकास। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, विकास की ऐसी राह अपनानी होगी जो सतत हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हम आज की जरूरतें पूरी करें लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों से समझौता किए बिना। ये संतुलन बहुत जरूरी है। और इसका महत्व आज हम और भी ज्यादा महसूस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी लॉस के दौर में। ये अनुच्छेद दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता या बाद के संशोधक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को कितना जरूरी समझते थे। निश्चित रूप से ये बिंदु अक्सर परीक्षाओं में निबंध या उत्तर लेखन में काम आ सकता है। बिल्कुल, ये पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने की संवैधानिक प्रतिबद्धता है। अब पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के साथ साथ संविधान हमारी मानव निर्मित धरोहर को भी उतना ही महत्व देता है। हाँ, जो अगले अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 49 में दिखता है। जी।
अनुच्छेद 49 बात करता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की। हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी कि किसी भी राष्ट्र की पहचान सिर्फ उसके वर्तमान से नहीं बल्कि उसके अतीत से भी बनती है। और भारत की तो हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति है। बिल्कुल। इसने हमें अनगिनत स्मारक, मॉन्यूमेंट्स, कलात्मक वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक इंटरेस्ट और ऐतिहासिक स्थल, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट दिए हैं। अनुच्छेद 49 कहता है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हर स्मारक, स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व, ऑब्लिगेशन होगा। मतलब ये राज्य की ड्यूटी है। हाँ, ड्यूटी है। इन्हें बिगड़ने से, नुकसान पहुंचने से, विरूपण से या नष्ट होने से बचाना होगा, एक्सपोर्ट होने से बचाना होगा। तो इसमें राज्य को क्या क्या करना होता है? सिर्फ इमारतों को बचाना या और भी कुछ? नहीं, ये सिर्फ इमारतों की टूट-फूट रोकने तक सीमित नहीं है। इसमें प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों, आर्कियोलॉजिकल साइट्स का रखरखाव, उनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण शामिल है। अच्छा। राष्ट्रीय महत्व की कलाकृतियों, पांडुलिपियों आदि की सुरक्षा भी इसमें आती है। और पर्यटन वगैरह? हाँ, साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि सांस्कृतिक शिक्षा और पर्यटन को इस तरह बढ़ावा दिया जाए कि हमारी विरासत को नुकसान न पहुंचे। ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं इसी दायित्व को निभाती हैं। राज्य स्तर पर भी विभाग होते हैं। बिल्कुल। आखिर ये धरोहरें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं, नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव और अपनेपन की भावना जगाती हैं। ये हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। सही कहा। अब एक बहुत ही अलग लेकिन लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी सिद्धांत पर आते हैं। अनुच्छेद 50 ये कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, कॉर्नरस्टोन है। अनुच्छेद 50 निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। लोक सेवाओं में मतलब पब्लिक सर्विसेज में? हाँ, सरल शब्दों में सरकार जो कानून लागू करती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और अदालतें जो कानून की व्याख्या करती हैं और न्याय करती हैं, न्यायपालिका जुडिशरी। इन दोनों की शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। कोई एक दूसरे के काम में दखल न दे। लेकिन इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? अगर ये अलग न हो तो क्या समस्या है? मान लीजिए एक ही व्यक्ति या संस्था दोनों काम करे। समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। आप सोचिए, अगर जज सरकार के दबाव में फैसले देने लगें या सरकार जजों की नियुक्ति या तबादले अपनी मर्जी से करने लगें, तो क्या न्याय निष्पक्ष रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये पृथक्करण सुनिश्चित करता है कि पहला, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके बिना किसी डर या पक्षपात के। दूसरा, न्यायपालिका सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगा सके, चेक्स एंड बैलेंसेस लगा सके। अगर सरकार कोई असंवैधानिक काम करती है तो न्यायपालिका उसे रोक सके। एक तरह से पहरेदार की भूमिका। जी। और तीसरा, देश में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कायम रहे, जहां कानून सर्वोच्च हो, न कि कोई व्यक्ति या सरकार। ठीक है। ये न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंसी, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं तो मौलिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं। यानी ये सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का एक संवैधानिक उपाय है। हाँ, बिल्कुल। इसने भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया है। जी। इसी सिद्धांत के आधार पर सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता में भी समय समय पर बदलाव किए गए ताकि न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की भूमिकाएं अलग हों। यह सिद्धांत लगातार विकसित होता रहा है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सही बात है। अब आते हैं इस श्रृंखला के अंतिम अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। अभी तक हम देश के अंदर की बात कर रहे थे, ये अनुच्छेद भारत को दुनिया से जोड़ता है। हाँ, अनुच्छेद 51 हमारे संविधान की वैश्विक दृष्टि, ग्लोबल आउटलुक को दर्शाता है। ये बताता है कि भारत दुनिया में अपनी क्या भूमिका देखता है। ये सिर्फ अपने घर को ठीक रखने की बात नहीं करता, बल्कि वैश्विक शांति और सहयोग की भी बात करता है। एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना इसमें झलकती है। इसमें राज्य को क्या कॉन्क्रीट निर्देश दिए गए हैं, क्या करने को कहा गया है? अनुच्छेद 51 राज्य को 4 प्रमुख बातें करने का निर्देश देता है, जिन्हें क्लॉज ए से डी में बताया गया है। अच्छा। ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है।
बी, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, मतलब इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज का सम्मान करना। जी। और डी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, यानी झगड़ों को बातचीत मध्यस्थता से सुलझाना। इसके पीछे संविधान निर्माताओं की क्या सोच रही होगी? आजादी के तुरंत बाद दुनिया दो खेमों में बट रही थी, कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो रहा था। ऐसे में ये सिद्धांत रखना, ये बहुत गहरी और दूरदर्शी सोच थी। वो समझते थे कि भारत का अपना विकास और सुरक्षा दुनिया में शांति और स्थिरता से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो है, दुनिया जुड़ी हुई है। जी, अगर पड़ोस में या दुनिया में अशांति होगी तो भारत भी उससे अछूता नहीं रह सकता। वो चाहते थे कि भारत दुनिया में एक शांति दूत की भूमिका निभाए, विवादों को बातचीत और कूटनीति डिप्लोमेसी से सुलझाने पर जोर दे, ना कि युद्ध से। निरस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट का समर्थन करे। आप देखिए, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और पंचशील के सिद्धांत कहीं ना कहीं इसी अनुच्छेद की भावना से प्रेरित थे। और ये आज भी भारत की विदेश नीति का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, कम से कम सैद्धांतिक तौर पर। हाँ, मार्गदर्शक सिद्धांत तो हैं ही। ये अनुच्छेद भारत को वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार, शांतिप्रिय और सहयोगी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर। बिल्कुल। ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने और वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन या महामारी के समाधान में सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने अनुच्छेद 47 से 51 तक की यात्रा पूरी की, स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय शांति तक। अगर हम इन सबको एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? इन सिद्धांतों का सार क्या है? सार ये है कि ये अनुच्छेद दिखाते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्याण या वेलफेयर को कितने व्यापक अर्थों में देखा था। ये सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। इसमें नागरिक का अच्छा स्वास्थ्य, अनुच्छेद 47, देश की मजबूत कृषि और पशुपालन व्यवस्था, अनुच्छेद 48, सुरक्षित पर्यावरण, अनुच्छेद 48A, अपनी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान, अनुच्छेद 49। हाँ, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, अनुच्छेद 50, और दुनिया में एक शांतिपूर्ण भूमिका, अनुच्छेद 51, ये सब शामिल हैं। सही। ये राज्य को सिर्फ एक प्रशासक या पुलिसमैन नहीं, बल्कि एक संरक्षक, स्टीवर्ड के रूप में देखते हैं। अपने लोगों का, अपनी धरती का, अपनी विरासत का और दुनिया में अपनी जिम्मेदारियों का संरक्षक। और ये सिद्धांत एक तरह से शासन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ये बताते हैं कि हमें किस तरह का समाज और राष्ट्र बनाना है, किस दिशा में जाना है। हाँ, इन सिद्धांतों को हासिल करने का लक्ष्य है नागरिकों का शारीरिक और नैतिक कल्याण सुनिश्चित करना, देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक नींव मजबूत करना, पर्यावरण और जैव विविधता को बचाना, अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सहेजना, न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखना और विश्व मंच पर शांति, न्याय और सहयोग को बढ़ावा देना। ये दिखाता है कि संविधान घरेलू कल्याण को अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से, आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण से और सामाजिक न्याय को सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखता है। एक बहुत ही समग्र, मतलब होलिस्टिक दृष्टिकोण है ये। बिल्कुल, बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। सरकार की नीतियों का आधार बनते हैं और अक्सर गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और विदेश नीति जैसे विषयों पर पूछे जाने वाले सवालों का संदर्भ प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से जब सरकारें इन निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कानून और नीतियां बनाती हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करती हैं, तभी भारत उस न्यायपूर्ण, स्वस्थ, शिक्षित, समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से जीवंत और विश्व स्तर पर जिम्मेदार समाज की ओर बढ़ सकता है, जिसका सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। बहुत ही विस्तृत और उपयोगी चर्चा रही। हमने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 47 से 51 को गहराई से समझा। जी, ये सिद्धांत वाकई शासन के लिए एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है, जो बताते हैं कि लोक कल्याण का मार्ग किधर है। हाँ, और ये हमें याद दिलाते हैं कि राज्य की भूमिका सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने या टैक्स वसूलने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन को हर संभव तरीके से बेहतर बनाना है। उनके स्वास्थ्य से लेकर उनकी सांस्कृतिक पहचान तक। हाँ, और उनके पर्यावरण से लेकर दुनिया में उनकी भूमिका तक, एक संपूर्ण जीवन की कल्पना। इन निर्देशक सिद्धांतों, आर्टिकल्स 47 से 51 के आदर्शों को देखते हुए आज का भारत
इन्हें हासिल करने में कहाँ तक पहुंचा है, कौन सी चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं, और एक प्रशासक या नीति निर्माता के तौर पर इन सिद्धांतों का व्यवहारिक महत्व क्या हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पर विचार करना समझ को और गहरा करेगा। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSPs। हाँ, ये दोनों बहुत आते हैं। और अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये हैं क्या ये अलग अलग हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भाई इनमें से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, ज्यादा वजन किसका है? ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, परीक्षाओं में भी इनके आपसी रिश्ते पर खूब प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये दोनों ही मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत हमारे संविधान की नींव के पत्थर हैं। एक तरह से संविधान की आत्मा है। आत्मा है, सही। आप इन्हें ऐसे समझिए कि मौलिक अधिकार वो वादे हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है, उनकी आज़ादी, उनकी गरिमा, उसको सुनिश्चित करने के लिए। और दूसरी तरफ नीति निदेशक सिद्धांत वो दिशा निर्देश है, वो लक्ष्य है जो संविधान हमारी सरकारों के सामने रखता है, एक ऐसा भारत बनाने के लिए जो न्याय पर आधारित हो, समान हो और जहां सबका कल्याण हो। तो आज की इस चर्चा में हम इसी गुत्थी को, इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम बहुत विस्तार से और सरल भाषा में समझेंगे कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इन दोनों को संविधान में क्यों और कैसे जगह दी, समय के साथ इनका आपसी रिश्ता कैसे बदला, वो कौन से अहम अदालती फैसले थे, कौन से संवैधानिक संशोधन थे जिन्होंने इस रिश्ते को, इस बैलेंस को एक नई शक्ल दी, और आखिर में ये संतुलन आज भारत के शासन के लिए, हम सब के जीवन के लिए इतना जरूरी क्यों है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि सुनने वाले इस पूरी कहानी को समझें, कैसे संविधान की शुरुआत में एक सोच थी, फिर कैसे असल जिंदगी में मुश्किलें आईं, टकराव हुए, और कैसे फिर हमारी न्यायपालिका और संसद के बीच एक तरह के संवाद से एक बैलेंस बनाने की कोशिश हुई। हम इसी गतिशील, मतलब लगातार बदलते रहने वाले रिश्ते की परतें खोलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत का संविधान कैसे बड़ी खूबसूरती से दो महत्वपूर्ण चीजों, एक तरफ व्यक्ति की आजादी और दूसरी तरफ पूरे समाज की भलाई, इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है जिसे बनाए रखना हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, ये संतुलन साधना ही तो कला है। तो चलिए बिना देर किए इस महत्वपूर्ण और काफी रोचक विषय की गहराई में उतरते हैं और कोशिश करते हैं कि परीक्षा के लिहाज से इसे पूरी तरह समझ लें। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल पर समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। मौलिक अधिकारों से शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो अधिकार हैं जो किसी भी इंसान के विकास के लिए मौलिक माने गए हैं, एकदम बुनियादी जरूरत है जैसे। हाँ, बिल्कुल। ये संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और ये अधिकार हैं कौन-कौन से? मतलब कुछ मोटे-मोटे उदाहरण अगर दें। हाँ, जरूर। जैसे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें है कि कानून के सामने सब बराबर है, किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें कई सारी आज़ादियां हैं, बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने बसने की आज़ादी। हाँ, ये तो बहुत सुने। इसी तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। अच्छा, ये तो आपने अधिकारों की लिस्ट बता दी, लेकिन इनकी सबसे खास बात क्या है? वो क्या चीज है जो इन्हें संविधान की दूसरी बातों से अलग करती है? इनकी सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये न्यायोचित हैं, जस्टिशिएबल हैं। अब ये शब्द जस्टिशिएबल या न्यायोचित, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये शब्द बहुत आता है, जस्टिशिएबल। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि राज्य मतलब सरकार या सरकार की कोई भी एजेंसी उसके किसी मौलिक अधिकार को छीन रही है, कम कर रही है, उसका हनन कर रही है,
तो वो नागरिक सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट, या फिर राज्य के हाई कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। अच्छा, तो मतलब कोर्ट जाकर अपने अधिकार की मांग की जा सकती है कि मेरा ये अधिकार छीना जा रहा है, इसे वापस दिलाओ। हाँ, बिल्कुल। नागरिक अदालत से गुहार लगा सकता है कि मेरे मौलिक अधिकार की रक्षा करो, उसे वापस दिलाओ। और अदालतें सिर्फ सुनेंगी नहीं, वो इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए बाध्य हैं। वो सरकार को आदेश दे सकती हैं कि भाई ये कानून या ये कदम वापस लो, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इसीलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार गारंटी शुदा हैं। गारंटी है इनकी, क्योंकि इनके पीछे कानून की ताकत है, न्यायपालिका का प्रोटेक्शन है। ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं है, ये हकीकत में लागू करवाए जा सकने वाले अधिकार हैं। ये हुई मौलिक अधिकारों की बात, व्यक्ति की आज़ादी और सम्मान की गारंटी, और वो भी कानूनी तौर पर लागू करने लायक। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSPs। ये क्या है और ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं? हाँ, तो DPSPs यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये संविधान के भाग 4 पार्ट 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये सिद्धांत, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, नीति बनाने के लिए निर्देशक है, मतलब दिशा दिखाने वाले। अच्छा, गाइडलाइंस की तरह? हाँ, बिल्कुल। ये असल में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नैतिक निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं। संविधान सरकारों से ये उम्मीद करता है कि जब भी वो कोई कानून बनाएंगी, कोई पॉलिसी लाएंगी, तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगी। इनका मकसद क्या है? ये किस तरह का देश या समाज बनाने की बात करते हैं? इनका मूल उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य मतलब एक ऐसा राज्य जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस तक ही सीमित ना रहे, बल्कि अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भी एक्टिवली काम करे। सामाजिक और आर्थिक न्याय? हाँ, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। DPSPs सरकारों को गाइड करते हैं कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिनसे समाज में बराबरी आए, आर्थिक असमानता कम हो, सबको काम मिले, समान काम का समान वेतन मिले, बच्चों महिलाओं का संरक्षण हो, पर्यावरण की रक्षा हो, गांव की पंचायतों को मजबूती मिले, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिले। ये लक्ष्य तो बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन यहीं पर वो मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच का बुनियादी फर्क सामने आता है, जिसका आपने शुरू में इशारा किया था। वो क्या है? हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है इनकी कानूनी स्थिति का, लीगल स्टेटस का। जहाँ मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, जस्टिशियबल है, वहीं नीति निदेशक सिद्धांत गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिशियबल। नॉन जस्टिशियबल, इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर सरकार इन निदेशक सिद्धांतों में लिखी किसी भी बात को लागू नहीं करती है, ये पूरी तरह से लागू नहीं कर पाती है, तो कोई भी नागरिक इस बेसिस पर कोर्ट नहीं जा सकता कि सरकार DPSPs को फॉलो नहीं कर रही है और कोर्ट सरकार को इन्हें लागू करने का ऑर्डर दे। इन्हें लीगली सीधे तौर पर लागू नहीं करवाया जा सकता। अरे, लेकिन अगर इन्हें लागू ही नहीं करवाया जा सकता तो फिर इन्हें संविधान में रखा ही क्यों? क्या फायदा हुआ? संविधान निर्माता क्या सोच रहे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान बनाने वाले जानते थे कि आज़ादी के समय भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे और सामाजिक हालात भी ऐसे नहीं थे कि इन सभी कल्याणकारी लक्ष्यों को, इन सपनों को तुरंत मौलिक अधिकारों की तरह गारंटी के साथ लागू कर दिया जाए। बात तो सही है। जैसे मान लीजिए सबको रोजगार देने का अधिकार, अगर इसे मौलिक अधिकार बना देते तो क्या सरकार उसे फौरन लागू कर पाती? शायद नहीं, बहुत मुश्किल होता। इसलिए उन्होंने इन्हें सिद्धांतों के रूप में रखा ताकि आने वाली सरकारें अपनी क्षमता और हालात के हिसाब से धीरे धीरे इन्हें हासिल करने की कोशिश करें। तो एक तरह से सरकार के लिए नैतिक जिम्मेदारी हुई? हाँ, एक मॉरल ऑब्लिगेशन। और जनता इन सिद्धांतों के आधार पर सरकार के काम का मूल्यांकन कर सकती है। और संविधान खुद कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मूलभूत या फंडामेंटल है, भले ही ये अदालतों द्वारा सीधे लागू ना करवाए जा सके। सरकार की ड्यूटी है कि वो इन्हें कानून बनाते समय लागू करे। तो शुरुआत में जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा में इन दोनों के बीच क्या रिश्ता सोचा गया था? क्या इन्हें एक दूसरे का दुश्मन माना गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें एक दूसरे का पूरक माना गया था, कॉम्प्लीमेंट्री, और सहायक, सप्लीमेंट्री। उनकी सोच ये थी कि दोनों मिलकर एक बेहतर समाज बनाएंगे। मौलिक अधिकार
जहां राजनीतिक लोकतंत्र पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाते हैं, व्यक्ति को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। हाँ, वहीं नीति निदेशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने का लक्ष्य रखते हैं, समाज में बराबरी और न्याय लाने की बात करते हैं। सोचा ये गया था कि सरकारें मौलिक अधिकारों का सम्मान करते हुए डीपीएसपीस को लागू करने की कोशिश करेंगी। दोनों के बीच एक हार्मनी, एक सामंजस्य की कल्पना थी। लेकिन अगर कल्पना सामंजस्य की थी तो फिर टकराव क्यों हुआ? असल दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था? हाँ, देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो पूरक थे, लेकिन असल जिंदगी में, व्यवहार में टकराव की स्थिति तब पैदा हुई जब सरकार ने किसी नीति निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए, मतलब समाज के बड़े हित में, कोई कानून बनाया। अच्छा, और उस कानून से किसी व्यक्ति या ग्रुप के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हुआ लगा। जैसे उदाहरण के लिए सरकार ने जमींदारी खत्म करने या भूमि सुधार के कानून बनाए, लैंड रिफॉर्म लॉज। ये अनुच्छेद 39 बी और सी जैसे निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए थे कि भाई जमीन कुछ ही लोगों के पास न रहे, उसका ठीक से बंटवारा हो। हाँ, ये तो जरूरी था। बिल्कुल जरूरी था। लेकिन इन कानूनों ने कुछ लोगों के संपत्ति के मौलिक अधिकार को प्रभावित किया। उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो यहीं से ये सवाल खड़ा हुआ कि अगर एफआर और डीपीएसपी में टकराव हो तो कौन ऊपर रहेगा, किसे प्राथमिकता मिलेगी? इसी सवाल ने फिर अदालतों और संसद को इस रिश्ते को बार-बार सोचने पर, डिफाइन करने पर मजबूर किया। तो चलिए अब इस टकराव और संतुलन की कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मामले और संवैधानिक संशोधन इस सफर के अहम मोड़ हैं। सबसे पहला बड़ा पड़ाव कौन सा माना जाता है? कम दोहराई राजन। ये 1951 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। ये पहला बड़ा केस था जिसने एफआरएस और डीपीएसपीस के बीच सीधी टक्कर को सामने ला दिया। अच्छा, 1951 में ही? हाँ, संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही। मामला ये था कि मद्रास सरकार ने एक आदेश निकाला था जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया था। ये उस समय के एक निदेशक सिद्धांत के हिसाब से था कि पिछड़े वर्गों के हितों को बढ़ावा देना है, लेकिन इसे अनुच्छेद 29(2) जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया, जो कहता था कि किसी नागरिक को धर्म, जाति आदि के आधार पर शिक्षण संस्थान में एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। तो ये तो सीधा टकराव हो गया। एक तरफ डीएसपी कह रहा है आरक्षण दो, दूसरी तरफ एफआर कह रहा है भेदभाव मत करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? किसका पलड़ा भारी रहा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ और निर्णायक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर मौलिक अधिकारों एफआर्स और नीति निदेशक सिद्धांतों डीपीएसपीस के बीच कोई टकराव होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे। एफआर्स विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपीस, मौलिक अधिकार ऊपर रहेंगे। ओह, तो शुरुआत में ही एफआर्स को वरीयता दे दी गई। इसके पीछे कोर्ट का तर्क क्या था? कारण क्या बताया? कोर्ट का तर्क सीधा साधा उनकी कानूनी प्रकृति पर आधारित था, जिसकी हमने अभी बात की। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और वो न्यायोचित हैं, जस्टिशिएबल हैं, मतलब उन्हें कोर्ट द्वारा लागू करवाया जा सकता है। वो कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लीगली बाइंडिंग। ठीक है। दूसरी तरफ नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 में है और वो गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिशिएबल। उन्हें सीधे कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। वो सिर्फ शासन के लिए मार्गदर्शन है, गाइडलाइंस हैं। इसलिए जो चीज़ कानूनी रूप से बाध्यकारी है वो उस चीज़ पर वरीयता रखेगी जो सिर्फ नैतिक रूप से बाध्यकारी है। सीधा सा लॉजिक था। तो इस चंपकम दोरायराजन केस का असर क्या हुआ? इसने आगे के लिए क्या रास्ता तय किया? इसका नतीजा ये हुआ कि ये सिद्धांत सेट हो गया कि सरकारें डीपीएसपीस को लागू करने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो सीधे सीधे एफआर्स का उल्लंघन करता हो। अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो कोर्ट उसे एफआर्स के आधार पर असंवैधानिक बताकर रद्द कर सकती है, इनवैलिड कर सकती है। इस फैसले ने एक तरह से व्यक्ति की आज़ादी और अधिकारों को सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों के ऊपर रख दिया, कम से कम कानूनी नजरिए से। सरकार को अगर डीपीएसपीस लागू करने थे तो एफआर्स की लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर ही करने थे। चंपकम दोरायराजन ने तो कह दिया कि एफआर्स ऊपर हैं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। करीब 1.5 दशक बाद 1967 में एक और बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण मामला सामने आया जिसने इस पूरे समीकरण को फिर से हिला दिया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य,
गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसने क्या किया? गोलकनाथ केस तो वाकई एक मील का पत्थर था। इसने मौलिक अधिकारों की स्थिति को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि उन्हें लगभग अजेय सा बना दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच बैठी थी और उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो पहले के फैसलों से बिल्कुल अलग था। 11 जजों की बेंच? तब तो बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा ना? हाँ, बहुत। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो उसे संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिली है, उसका इस्तेमाल करते हुए भी मौलिक अधिकारों यानी संविधान के भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती। मतलब संसद मौलिक अधिकारों को न तो छीन सकती है, न ही उन्हें कम कर सकती है। क्या कह रही हैं आप? संसद संविधान में संशोधन कर सकती है पर मौलिक अधिकारों वाले हिस्से को छू भी नहीं सकती। ये तो बहुत ही बड़ी बात थी। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? इतना कड़ा स्टैंड क्यों लिया? कोर्ट का तर्क ये था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में एक सर्वोच्च स्थान रखते हैं, ट्रांसेंडेंटल और पवित्र हैं, सैक्रोसैंक्ट। वो संविधान का मूल तत्व है, कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्हें संविधान बनाने वालों ने स्थायी बनाया है, परमानेंट बनाया है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को जो संशोधन की शक्ति मिली है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो संविधान के इस मूल आधार को यानी मौलिक अधिकारों को ही बदल दे। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए एक नई संविधान सभा बुलानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अरे बाप रे, नई संविधान सभा! इसका तो सरकार पर, संसद पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा। संसद के लिए तो ये एक तरह से हाथ बांधने वाली बात हो गई होगी। बिल्कुल, इससे एक बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा। संसद और न्यायपालिका के बीच तनाव बढ़ गया। अब संसद के लिए उन नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करना और भी मुश्किल हो गया जो सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जरूरी थे, खासकर अगर उन्हें लागू करने के लिए किसी मौलिक अधिकार जैसे उस समय का संपत्ति का अधिकार उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ती। ऐसा लगने लगा कि संसद तो सामाजिक बदलाव ला ही नहीं पाएगी क्योंकि कोर्ट ने रास्ता बंद कर दिया है। ये संसद की संप्रभुता पर, उसकी शक्ति पर एक बड़ा सवाल बन गया। तो जाहिर सी बात है संसद चुप तो नहीं बैठी होगी। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए, अपनी शक्ति वापस पाने के लिए क्या किया? हाँ, संसद ने गोलकनाथ फैसले के असर को खत्म करने और अपनी संविधान संशोधन की शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए तेजी से कदम उठाए और इसके लिए रास्ता अपनाया गया संवैधानिक संशोधनों का। इस कड़ी में सबसे पहला और महत्वपूर्ण था 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, 1971 में इस 24वें संशोधन ने गोलकनाथ फैसले को कैसे पलटा? इसमें क्या खास बातें थीं? इस संशोधन ने 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए। पहला, इसने अनुच्छेद 13 में बदलाव करके ये साफ किया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन वो अनुच्छेद 13 के तहत कानून या लॉ की परिभाषा में नहीं आएगा। आपको याद होगा, गोलकनाथ में कोर्ट ने कहा था कि संशोधन भी एक कानून है, इसलिए वो एफआरएस का उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, याद है। तो इस संशोधन ने उस बात को काट दिया। और दूसरा, इसने अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करके ये साफ साफ लिख दिया कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में जिसमें भाग 3 यानी मौलिक अधिकार भी शामिल है, उसमें संशोधन करने, उसे बदलने या उसे खत्म करने की पूरी शक्ति है। और ये भी जोड़ा कि राष्ट्रपति ऐसे संशोधन बिल पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे, मना नहीं कर सकते। तो इसका सीधा असर क्या हुआ? शक्ति का जो संतुलन गोलकनाथ से गड़बड़ाया था, उसका क्या हुआ? इसका सीधा असर ये हुआ कि शक्ति संतुलन जो गोलकनाथ फैसले से न्यायपालिका की तरफ झुक गया था, वो वापस संसद के पक्ष में आ गया। संसद ने अपनी संविधान संशोधन की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित कर लिया। अब ये साफ हो गया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। इसने संसद के लिए सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले कानून बनाने का रास्ता फिर से खोल दिया, जो गोलकनाथ फैसले के कारण रुक सा गया था। 24वें संशोधन ने संसद की शक्ति तो वापस ला दी, लेकिन वो जो मूल झगड़ा था एफआरएस और डीपीएसपीएस के बीच का, उसका क्या हुआ? क्या उसे हल करने के लिए भी कुछ किया गया? हाँ, बिल्कुल। इसी दिशा में अगला कदम था 25वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971।
ये भी 24वें के तुरंत बाद ही आया। इस संशोधन ने सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों और कुछ खास नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच के रिश्ते को एड्रेस किया। इसने 2 मुख्य बदलाव किए। पहला तो संपत्ति के मौलिक अधिकार उस समय अनुच्छेद 31 में थोड़ी कटौती की। कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजे शब्द की जगह अमाउंट यानी राशि शब्द डाल दिया, जिसे कोर्ट में चुनौती देना मुश्किल हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था दूसरा बदलाव। इसने एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 31C संविधान में जोड़ा। आर्टिकल 31C ये क्या था और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आर्टिकल 31C बहुत क्रांतिकारी था उस समय के हिसाब से। इसने ये प्रावधान किया कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो अनुच्छेद 39B या अनुच्छेद 39C में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए है। 39B और C। हाँ। तो उस कानून को इस आधार पर अवैध या गैर कानूनी घोषित नहीं किया जा सकता कि वो अनुच्छेद 14 यानी कानून के सामने समानता या अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता के अधिकार जैसे बोलने की, घूमने की, व्यापार करने की आज़ादी द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 1 मिनट, इसे थोड़ा और सरल करते हैं। अनुच्छेद 39B और C क्या थे और इसका मतलब क्या हुआ कि इन कानूनों को अनुच्छेद 14 या 19 के आधार पर चैलेंज नहीं कर सकता? देखिए, अनुच्छेद 39B कहता है कि देश के जो भौतिक संसाधन हैं, जैसे जमीन, उनका मालिक कौन होगा, उनका कंट्रोल कैसे होगा, ये इस तरह से तय हो कि उससे समाज का सामूहिक हित का भला हो। मतलब संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहें, उनका न्यायपूर्ण वितरण हो। ठीक है, संसाधनों का सही बंटवारा। और 39C कहता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसे चले कि धन और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के पास जमा ना हो जाए, जिससे आम लोगों का नुकसान हो। मतलब धन का जमाव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ न हो। ये दोनों सिद्धांत एक तरह से समाजवादी सोच वाले हैं, आर्थिक बराबरी लाने वाले हैं। हाँ, समझ गया। तो आर्टिकल 31C ने कहा कि इन 2 महत्वपूर्ण DPSPs 39B और 39C को लागू करने के लिए अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो उस कानून को कोर्ट में आर्टिकल 14 बराबरी का अधिकार या आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। एक तरह से इन 2 DPSPs को आर्टिकल 14 और 19 पर प्रायोरिटी दे दी गई, प्राइमेसी दे दी गई। अच्छा, तो ये तो चंपकम दोरायराजन वाले फैसले से बिल्कुल उल्टी बात हो गई। वहां तो FRs ऊपर थे, यहाँ इन 2 DPSPs को FRs यानी आर्ट 14 और 19 के ऊपर कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, कम से कम इन 2 विशिष्ट DPSPs के मामले में ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसका असर ये हुआ कि राज्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए खासकर जमींदारी खत्म करने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने या धन के जमाव को रोकने जैसे कदम उठाने के लिए ज्यादा मजबूती से कानून बना सका। अब ऐसे कानूनों को समानता के अधिकार या कुछ स्वतंत्रताओं के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता था। ये कल्याणकारी नीतियों को मौलिक अधिकारों पर तरजीह देने की दिशा में एक निर्णायक संवैधानिक मोड़ था। हालांकि ये तरजीह सिर्फ 2 DPSPs तक ही सीमित थी, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को, इस सफर को देखें, चंपकम दोरायराजन से शुरुआत, जहां FRs को सर्वोच्चता मिली, फिर गोलकनाथ जहां FRs लगभग अनटचेबल हो गए और संसद की शक्ति कम हुई, और फिर 24वें और 25वें संशोधन जहां संसद ने अपनी शक्ति वापस पाई और कुछ DPSPs को FRs पर वरीयता दी। तो इसका सार क्या निकलता है? ये उतार चढ़ाव हमें क्या सिखाता है? इसका सार यही है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का जो रिश्ता है वो कोई स्थिर पत्थर की लकीर नहीं रहा है। ये एक लगातार विकसित होता हुआ संतुलन है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। हमने देखा कि कैसे शुरू में न्यायपालिका ने व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया, फिर जब लगा कि इससे सामाजिक न्याय के लक्ष्य रुक रहे हैं तो संसद ने दखल देकर संतुलन को सामाजिक कल्याण की तरफ मोड़ने की कोशिश की। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था में व्यक्ति की आज़ादी और समाज की भलाई, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन खोजना एक लगातार चलने वाला और काफी चुनौतीपूर्ण काम रहा है। ये एक तरह की संतुलन साधने की कला है, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, जिसे समय समय पर साधने की कोशिश की गई है। और ये हमारे संविधान के नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या ये दिखाता है कि हमारा संविधान बहुत कठोर है या बहुत लचीला है?
ये हमारे संविधान के अद्भुत चरित्र को मिखाता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान न तो पूरी तरह कठोर है, रिजिड है, न ही पूरी तरह लचीला, फ्लेक्सिबल है। ये सिद्धांतों पर आधारित है, प्रिंसिपल्ड है, जहां मौलिक अधिकार जैसे कुछ मूल तत्व है जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता, लेकिन साथ ही ये बदलती हुई सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से ढलने की क्षमता भी रखता है, जैसा कि हमने इन संशोधनों के जरिए देखा। हाँ, ये बात तो है। ये व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा करने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्यों को पाने के लिए भी कमिटेड है, जैसा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में भी साफ साफ कहा गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इतने टकरावों और संशोधनों के बाद आखिर में कोशिश एक सामंजस्यपूर्ण संबंध, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने की ही रही है? हाँ, बिल्कुल। बाद के कुछ और महत्वपूर्ण अदालती फैसलों में, जैसे कि मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही रथ के दो पहियों की तरह हैं। रथ के दो पहिए, अच्छा उदाहरण। हाँ, संविधान का लक्ष्य इन दोनों के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि सरकार एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में काम करे, लेकिन ऐसा करते हुए नागरिकों की बुनियादी आज़ादियों का भी सम्मान करे। ये अधिकारों और राज्य की जिम्मेदारियों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने का प्रयास है। ये समझना उन सभी साथियों के लिए बहुत जरूरी है, हाँ। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य सीख या टेक अवे है? उनके लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसके प्रावधान स्थिर या जड़ नहीं है। वो समय के साथ, समाज की बदलती ज़रूरतों के साथ, अदालती व्याख्याओं के साथ और संसदीय संशोधनों के साथ विकसित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हाँ, ये डायनामिक है। बिल्कुल। परीक्षा में सिर्फ ये याद रखना काफ़ी नहीं है कि किस केस में क्या हुआ या किस संशोधन में क्या बदला, बल्कि ये समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों हुआ, उसके पीछे के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात क्या थे, अदालत का तर्क क्या था, संसद की मंशा क्या थी, क्यों कभी एफआरएस को ज़्यादा महत्व दिया गया और क्यों कभी डीपीएसपीस को लागू करने वाले कानूनों को प्राथमिकता मिली। ये गहरी समझ ही आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस का सही जवाब देने में मदद करेगी। ये मामले और संशोधन भारतीय संवैधानिक शासन, सामाजिक न्याय की सोच, अधिकारों को लागू करवाने की प्रक्रिया और लोकतंत्र में कानून बनाने की शक्ति के विकास को समझने की कुंजी हैं। तो संक्षेप में कहें तो मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों की ये कहानी सिर्फ कानूनी दांवपेच की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र के विकास की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे हमारा संविधान व्यक्ति के अधिकारों और समाज के भलाई के बड़े लक्ष्यों के बीच एक पुल बनाने की लगातार कोशिश करता है। ये एक विकसित होता हुआ संतुलन है जिसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से। और यही संतुलन भारतीय संविधान और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो व्यक्तिगत गरिमा और सामाजिक न्याय दोनों को बराबर महत्व देने की कोशिश करता है। परीक्षा के नजरिए से भी हमने जिन मामलों पर बात की, चंपकम दोराय राजन, गोलकनाथ, और जिन संशोधनों की चर्चा की, 24वां, 25वां और खासतौर पर आर्टिकल 31C, उनका क्रम, उनके मुख्य बिंदु, उनके पीछे के तर्क और उनके नतीजे, इन्हें अच्छी तरह याद रखना और समझना बेहद जरूरी है। अक्सर सीधे तथ्यात्मक सवाल या फिर इनकी तुलनात्मक समझ पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, और सिर्फ क्या बदला ये नहीं, बल्कि क्यों और कैसे बदला, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके पीछे की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो आइडियोलॉजी है और जो अदालती सोच, जुडिशियल फिलॉसफी है, उसे समझने से तैयारी और भी पक्की होगी। चलिए, अब जब हम इस गहन चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं, तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो आगे सोच विचार कर सकें। हाँ, जरूर, ये अच्छा रहेगा। आज हम 21वीं सदी में हैं। भारत का समाज, अर्थव्यवस्था, तकनीक, सब कुछ तेजी से बदल रहा है। नई चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसे डिजिटल अधिकार और प्राइवेसी का सवाल है, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण बचाने की चुनौती है, ग्लोबलाइजेशन का दबाव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नैतिक सवाल हैं। हाँ, बहुत कुछ नया है। तो इन बदलते हालातों में क्या ऐसा लगता है कि भविष्य में मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच इस संतुलन को फिर से देखने की,
फिर से परिभाषित करने की या नए सिरे से उसकी व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है? अगर हाँ, तो आने वाले समय में हमें किन मूल्यों या सिद्धांतों को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या व्यक्ति की आज़ादी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी या फिर बदलते समाज के सामूहिक कल्याण और सुरक्षा को ज्यादा वजन दिया जाना चाहिए? ये एक मुश्किल सवाल है, पर इस पर विचार जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान के 3 बहुत ही अहम स्तंभों, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फिर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSPs, और तीसरे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, इनके बीच का जो रिश्ता है, जो संतुलन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये तीनों मिलकर ही हमारे संविधान का वो ढांचा तैयार करते हैं जो भारत को एक कल्याणकारी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। और हम देखेंगे कि कैसे हमारी न्यायपालिका और संसद ने समय समय पर व्यक्तिगत आज़ादी और समाज के बड़े हित के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश की है। और ये समझना भी बड़ा दिलचस्प है कि हमारा संविधान सिद्धांतों में कितना मजबूत है, पर जरूरत पड़ने पर उसमें व्याख्या या बदलाव की गुंजाइश भी रखी गई है। वो कोई ठहरा हुआ दस्तावेज नहीं है। एकदम सही, एक जीता जागता विधान है। तो चलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इस जरूरी विषय को परत दर परत खोलते हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों से। ये दोनों आप जानते हैं संविधान के भाग 3 और भाग 4 में दिए गए हैं और अक्सर इनके आपसी संबंध पर सवाल बनते हैं। हाँ, पहले थोड़ा याद कर लेते हैं कि ये हैं क्या असल में। मौलिक अधिकार, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वो बुनियादी अधिकार हैं जो संविधान भारत के हर नागरिक को देता है। हाँ, जैसे समानता का अधिकार हो गया, बोलने की आज़ादी, जीवन का अधिकार वगैरह वगैरह। और सबसे खास बात यह है कि ये अधिकार न्यायोचित है, मतलब लीगली एनफोर्सेबल है। बिल्कुल, अगर सरकार या कोई और संस्था किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है ना? हाँ, ये एक तरह की ढाल है नागरिक के लिए, राज्य की शक्ति से सुरक्षा। एकदम सही कहा। अब दूसरी तरफ हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSPs। ये संविधान के भाग 4 में है। और ये राज्य के लिए निर्देश है ना? एक तरह का घोषणा पत्र कि सरकार को देश कैसे चलाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। इनमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्य शामिल हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन हो, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले, ग्राम पंचायतों को मजबूती मिले, पर्यावरण की रक्षा हो, इस तरह की बातें। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। मौलिक अधिकारों के उलट निर्देशक सिद्धांतों को सीधे अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर सरकार किसी निदेशक सिद्धांत पर पूरी तरह अमल नहीं कर पा रही तो आप कोर्ट नहीं जा सकती कि इसे लागू करवाइए। ये राज्य के लिए नैतिक दायित्व है, कानूनी बाध्यता नहीं। तो यहीं से वो टकराव या कहें कि संतुलन बनाने की चुनौती शुरू होती है। एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ पूरे समाज का भला जो निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य है। बिल्कुल, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी सामाजिक या आर्थिक सुधार के लिए कोई कानून बनाया गया और उससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर असर पड़ गया। तो सवाल उठता है किसे ज्यादा महत्व दिया जाए? क्या व्यक्ति के अधिकार समाज के लक्ष्यों से ऊपर है या फिर सामाजिक कल्याण के लिए व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, ये बहुत ही बुनियादी और पेचीदा सवाल है और इसी सवाल के जवाब की तलाश ने, आप कह सकती हैं, भारतीय संवैधानिक इतिहास को दिशा दी है। इसी संतुलन को बनाने में हमारी न्यायपालिका की, खासकर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अहम रही है। और इस कड़ी में सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 का। निश्चित रूप से केशवानंद भारती केस भारतीय न्यायिक इतिहास का एक मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं। इस केस की सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बैठी थी। जरा सोचिए, 13 जज, आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच। 13 जज, इससे ही अहमियत का अंदाजा लग जाता है। तो मुख्य मुद्दा क्या था इस केस में? किस बात पर इतनी बड़ी बेंच को विचार करना पड़ा था? देखिए, मुद्दा जुड़ा था संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति से, जो अनुच्छेद 368 के तहत मिलती है। सवाल ये था कि क्या संसद की ये शक्ति असीमित है? क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को, यहां तक कि मौलिक अधिकारों को भी अपनी मर्जी से बदल सकती है, या उस पर कोई सीमा है?
ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि उसकी शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। हाँ, और वो निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में भी कटौती कर सकती है, ऐसा जताने की कोशिश थी। तो ये एक तरह से संसद की सर्वोच्चता बनाम संविधान की सर्वोच्चता का सवाल बन गया था फिर। बिल्कुल। तो इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? कोर्ट ने आप कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, जिसे हम आधारभूत संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ ये टर्म तो बहुत सुना है। कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, संसद संशोधन तो कर सकती है, पर वो संविधान की आधारभूत संरचना यानी उसके बुनियादी ढांचे या मूल स्वरूप को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। अच्छा, तो एक सीमा लगा दी गई, पर ये आधारभूत संरचना है क्या? मतलब इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? क्या कोर्ट ने कोई लिस्ट दी कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोर्ट ने उस समय आधारभूत संरचना की कोई एकदम पक्की या कहिए पूरी लिस्ट नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि ये समय समय पर केस दर केस तय किया जाएगा। ओके। लेकिन अपने अलग अलग फैसलों के जरिए कोर्ट ने इशारा किया है कि इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, भारत की संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, हाँ, शक्तियों का पृथक्करण मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, संघीय ढांचा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, और खास तौर पर जो हमारे आज के विषय से जुड़ा है, मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच का संतुलन और सामंजस्य। ओह, तो मौलिक अधिकारों और डीपीएसपीस के बीच का संतुलन भी आधारभूत संरचना का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद अगर कोई कानून बनाती है, भले ही वो किसी निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए ही क्यों न हो, लेकिन अगर वो कानून संविधान के इन बुनियादी सिद्धांतों जैसे लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता या इसी एफआर-डीपीएसपी संतुलन को ही नष्ट करता हो, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। बिल्कुल सही समझा आपने। केशवानंदा भारती फैसले ने यह साफ कर दिया कि संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है, और संविधान सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि कुछ बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों पर टिका है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इस फैसले ने तो एक तरह से संविधान की आत्मा की रक्षा की। हाँ, और यह सुनिश्चित किया कि सामाजिक आर्थिक बदलावों की आड़ में संविधान का मूल चरित्र ही ना बदल दिया जाए। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये आधारभूत संरचना का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझना जरूरी है कि कैसे ये सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर एक सीमा लगाता है और न्यायपालिका को संविधान के रक्षक की भूमिका देता है। निश्चित तौर पर, और केशवानंद भारती ने तो नींव रख दी, लेकिन मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के विचार को और मजबूती मिली एक और अहम मामले में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का केस। अच्छा, मिनर्वा मिल्स केस, इसने केशवानंद भारती के निष्कर्षों को कैसे आगे बढ़ाया या और साफ किया? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने और भी ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन और सामंजस्य पर टिकी है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ बिल्कुल, एक रथ के दो पहियों की तरह हैं। एक रथ के दो पहिए, ये तो बहुत अच्छी उपमा है। मतलब कोर्ट ये कह रहा था कि आप एक पहिए को निकालकर रथ नहीं चला सकते, दोनों जरूरी है। हाँ बिल्कुल यही। कोर्ट ने कहा कि निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों द्वारा मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से खत्म या निरर्थक नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो वो संतुलन बिगड़ जाएगा जो संविधान का आधार है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, उनका अपना महत्व है। उन्हें आप निदेशक सिद्धांतों की वेदी पर पूरी तरह कुर्बान नहीं कर सकते। सही। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ मौलिक अधिकारों की आड़ लेकर आप निदेशक सिद्धांतों में दिए गए सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों की अनदेखी भी नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब दोनों तरफ से संतुलन बनाना होगा। एकदम सही। कोर्ट का संदेश था कि दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाना होगा। लक्ष्य ये होना चाहिए कि निदेशक सिद्धांतों को इस तरह से लागू किया जाए कि मौलिक अधिकारों का कम से कम हनन हो। ये दोनों मिलकर ही एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं। किसी एक को दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया जा सकता। और यही संतुलन आधारभूत संरचना का हिस्सा है। जी हाँ।
तो मिनर्वा मिल्स ने उस संतुलन को और पुख्ता कर दिया जिसे केशवानंद भारती ने आधारभूत संरचना का हिस्सा माना था। यानी कोई भी कानून या संविधान संशोधन जो इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ता है उसे असंवैधानिक ठहराया जा सकता है। हाँ, मिनर्वा मिल्स का फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में शासन का लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी लाना है। और इसके लिए मौलिक अधिकार यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निदेशक सिद्धांत यानी सामाजिक लक्ष्य दोनों का साथ साथ चलना जरूरी है। ये फैसला दिखाता है कि हमारा संविधान कितना परिपक्व है, जो इन दोनों जरूरतों के बीच संतुलन साधने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल ठीक है, तो हमने मौलिक अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता और निदेशक सिद्धांत, राज्य के लक्ष्य के बीच के इस जटिल रिश्ते और संतुलन को समझा, जिसमें केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स केस की भूमिका को जाना। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस कहानी का एक तीसरा कोण भी है, मौलिक कर्तव्य। हाँ, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत दिए गए हैं। अब देखिए, जहां मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य से कुछ मांगने का हक देते हैं और निदेशक सिद्धांत राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं, वही मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एकदम सही। ये अधिकार, निर्देश और कर्तव्य, ये तीनों मिलकर ही संविधान का पूरा ताना बाना बुनते हैं। हमारे संविधान का हिस्सा थे या इन्हें बाद में जोड़ा गया, और इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये एक महत्वपूर्ण बात है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। इनकी प्रेरणा मुख्य रूप से तत्कालीन सोवियत संघ USSR के संविधान से ली गई थी, ऐसा माना जाता है। कई समाजवादी देशों के संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख होता है। अच्छा, और भारत में इन्हें शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? भारत में इन्हें शामिल करने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने कर्तव्यों को शामिल करने की जरूरत क्यों महसूस की? क्या कारण बताए उन्होंने? समिति का मानना था कि भाई सिर्फ अधिकारों की बात करना काफी नहीं है। एक लोकतंत्र की सफलता के लिए ये भी जरूरी है कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें निभाएं। उन्हें लगा कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। नागरिकों को ये याद दिलाना जरूरी है कि उन्हें भी राष्ट्र निर्माण में, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में, संविधान का पालन करने में सक्रिय योगदान देना है। तो इन सिफारिशों के आधार पर इन्हें संविधान में कब और कैसे शामिल किया गया? समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और उसके तहत एक नया अनुच्छेद 51A। शुरुआत में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 1976 42वां संशोधन, ये वो दौर था जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगी हुई थी। हाँ, बिल्कुल वही दौर था। और ये 42वां संशोधन तो वैसे भी काफी व्यापक था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। हाँ, तो ये जो 10 कर्तव्य शुरू में जोड़े गए, ये किस प्रकार के हैं? क्या आप कुछ प्रमुख कर्तव्यों के उदाहरण दे सकते हैं जो परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो? हाँ, जरूर। अनुच्छेद 51A में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जैसे हाँ, जरूर। पहला ही है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। हाँ, जरूर। अनुच्छेद 51A में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जैसे फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, उनको दिल में संजोए रखना और उनका पालन करना। हाँ, जरूर। अनुच्छेद 51A में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जैसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। हाँ, ये तो बहुत बुनियादी हैं, बिल्कुल। फिर देश की रक्षा करना और जब जरूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा करना। भारत के सभी लोगों में समरसता मतलब हार्मोनी और भाईचारे की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के भेदभाव से परे हो। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, फिर हमारी मिलीजुली संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसे बचाए रखना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें वन, झील, नदी, वन्यजीव सब आते हैं, और उसका संवर्धन करना और जीवों के प्रति दया भाव रखना। पर्यावरण वाला भी बहुत अहम है आज के समय में। बिल्कुल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना।
और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करना ताकि राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सकें। ये तो 10 हुए, लेकिन शायद बाद में एक और कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 86 संशोधन 2002। हाँ, ये कर्तव्य अनुच्छेद 51A के रूप में शामिल है और ये कहता है कि जो माता पिता या संरक्षक हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे या जिसे कहिए वार्ड, उसको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अच्छा, तो ये 11वां कर्तव्य शिक्षा से जुड़ा है। ऐसे ये तो शिक्षा के अधिकार से जुड़ गया, जो अब मौलिक अधिकार भी है। हाँ बिल्कुल, ये उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अब एक जरूरी सवाल, क्या ये मौलिक कर्तव्य भी मौलिक अधिकारों की तरह कानूनी रूप से लागू करवाए जा सकते हैं? मतलब अगर कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता तो क्या उसे कोई सजा मिल सकती है? नहीं, ये एक बड़ा अंतर है। मौलिक अधिकारों के विपरीत मौलिक कर्तव्य न्यायोचित नहीं है, यानी नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल। हाँ, इसका मतलब है कि इनके पालन न करने पर किसी नागरिक के खिलाफ सीधे तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, जैसे मौलिक अधिकारों के हनन पर होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनका कोई महत्व ही नहीं है। तो फिर इनका उद्देश्य क्या है? अगर ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है तो संविधान में इन्हें रखने का क्या प्रयोजन है? क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है? नहीं, दिखाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। देखिए, भले ही ये सीधे तौर पर कानून द्वारा लागू ना करवाए जा सकें, लेकिन ये भारतीय नागरिकों के लिए एक नैतिक संहिता, एक मॉरल कोड की तरह है। ये नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। अच्छा, एक तरह से रिमाइंडर है। हाँ, रिमाइंडर कह सकती हैं। ये एक तरह से राष्ट्र निर्माण में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन करते हैं और अदालतें भी जब किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करती हैं तो मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रख सकती हैं। ओह, ये दिलचस्प है। हाँ, और कुछ कर्तव्यों को लागू करने के लिए संसद ने अलग से कानून भी बनाए हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखने के लिए कानून है या पर्यावरण की रक्षा से जुड़े कई कानून हैं। तो ये पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। ये नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की भावना जगाने का एक प्रयास है। समझ गए। तो कुल मिलाकर ये तीनों मौलिक अधिकार, निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक तिकड़ी है जो भारतीय संविधान और हमारी शासन व्यवस्था को एक संतुलन और एक दिशा प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल, इसे संक्षिप्त में इस तरह देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मौलिक अधिकार FRS नागरिकों को शक्ति और सुरक्षा देते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हाँ बिल्कुल। इसे संक्षेप में इस तरह देख सकते हैं। निदेशक सिद्धांत DPSPs राज्य को लक्ष्य और दिशा दिखाते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय। हाँ बिल्कुल। इसे संक्षेप में इस तरह देख सकते हैं। और मौलिक कर्तव्य FDs नागरिक से अपेक्षा और जिम्मेदारी की बात करते हैं, राष्ट्रीय योगदान। और हमने देखा कि कैसे केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल जैसे ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों ने ये स्थापित किया कि संविधान केवल नियमों की किताब नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और नागरिक जिम्मेदारी के बीच एक गतिशील संतुलन बनाने का प्रयास है। हाँ, और इस संतुलन को बनाए रखना सिर्फ न्यायपालिका या संसद का ही काम नहीं, बल्कि नागरिकों का भी काम है। ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ये त्रिकोण अधिकार, निदेशक सिद्धांत और कर्तव्य ये वो मजबूत आधारशिलाएं हैं जिस पर भारतीय लोकतंत्र का भवन खड़ा है। हाँ, और ये ढांचा सुनिश्चित करता है कि देश प्रगति करे, न्याय स्थापित हो और राष्ट्रीय एकता बनी रहे, वो भी संविधान के मूल मूल्यों और उसकी आधारभूत संरचना से समझौता किए बिना। तो जो भी अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन तीनों की अवधारणा, इनके आपसी संबंध और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण मामलों जैसे केशवानंद भारती का आधारभूत संरचना सिद्धांत और मिनर्वा मिल्स का संतुलन का सिद्धांत, इनको गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, अक्सर इन्हीं बारीकियों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और मौलिक कर्तव्यों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भले ही वे सीधे लागू ना हों, लेकिन वे नागरिकता के आदर्शों और राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों को दर्शाते हैं और उनसे जुड़े संशोधन जैसे 42वां और 86वां वो भी महत्वपूर्ण है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ। हमने भारतीय संविधान के 3 महत्वपूर्ण अंगों मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के बीच के जटिल और नाजुक संतुलन को समझने का प्रयास किया। हाँ, हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका ने केशवानंद भारती में आधारभूत संरचना और मिनर्वा मिल्स में
संतुलन के सिद्धांत के जरिए इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही हमने मौलिक कर्तव्यों के महत्व और उनकी भूमिका पर भी प्रकाश डाला। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्य की सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक के कर्तव्यों के बीच ये जो संतुलन साधने की कोशिश हमारा संविधान करता है, वो आज के बदलते समय में कितना प्रासंगिक है और भविष्य में इस संतुलन को बनाए रखने के लिए किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है। शायद यही निरंतर चलने वाला संतुलन, ये लगातार चलने वाली बहस ही हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। बिल्कुल। अक्सर हम संविधान को सिर्फ कानूनों और अनुच्छेदों का मतलब एक कलेक्शन के रूप में देखते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो हमारे राष्ट्र की आत्मा है। सही कहा। वो नींव है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है और उन आदर्शों का दस्तावेज है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं। और संविधान सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, है ना, जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। बिल्कुल। और यहीं पर आते हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये वो दिशा निर्देश है जो बताते हैं कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते राष्ट्र और समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अधिकारों की चर्चा ज्यादा होती है और कर्तव्य थोड़े पीछे रह जाते हैं। हाँ, ये बात तो है, लेकिन इनका महत्व जरा भी कम नहीं है। तो आज हमारी इस चर्चा का, इस बातचीत का केंद्र यही रहेगा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। हम इन्हें गहराई से समझेंगे, जानेंगे कि ये क्या हैं, इनका इतिहास क्या है और सबसे जरूरी, परीक्षाओं के नजरिए से इन्हें कैसे समझा जाए। हाँ, ताकि तैयारी और पुख्ता हो सके। ये कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है और सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A। उसी के तहत ये सब लिस्टेड हैं। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है और परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। अच्छा, मतलब जब 1950 में संविधान लागू हुआ तभी नहीं थे? जी नहीं, तब ये उसमें शामिल नहीं थे। इन्हें बाद में जोड़ा गया 1976 में। 1976, उस समय तो आपातकाल था। हाँ बिल्कुल, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था तब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसी संशोधन के जरिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। अच्छा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर? जी हाँ, और इसमें शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। शुरुआत में 10 थे और फिर एक और कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है ना? हाँ बिल्कुल, मूल रूप से 10 कर्तव्य थे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 86वां संशोधन, ये तो शिक्षा के अधिकार वाला था। हाँ, ये मुख्य रूप से शिक्षा के अधिकार से ही संबंधित था और इसी के तहत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। इस पर हम आगे बात करेंगे। जरूर, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि इन कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? बिल्कुल, देखिए, मौलिक कर्तव्य असल में मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ, जहां मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता देते हैं, सुरक्षा देते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य उन्हें याद दिलाते हैं कि भाई इन अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जिम्मेदारियां राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और अपने साथी नागरिकों के प्रति भी। इनका मुख्य लक्ष्य है नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को बढ़ावा देना। तो एक तरह से ये नैतिक और नागरिक संहिता है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ये एक नैतिक दिशा सूचक यंत्र की तरह है। एक जरूरी बात यह है कि ये सीधे तौर पर कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल मतलब आप किसी को अदालत में सिर्फ इसलिए नहीं घसीट सकते कि उसने मान लीजिए किसी मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया, जैसे आप मौलिक अधिकारों के हनन पर कर सकते हैं। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदालतें जब कानूनों की व्याख्या करती हैं तो इनका ध्यान रखती हैं और ये नागरिकों को लगातार उनके राष्ट्रीय और सामाजिक दायित्वों की याद दिलाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इन 11 मौलिक कर्तव्यों को जरा विस्तार से समझते हैं। पहला कर्तव्य क्या कहता है? पहला कर्तव्य जो अनुच्छेद 51A में है वो कहता है संविधान का पालन करे
और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये तो सबसे बुनियादी लगता है। बिल्कुल, ये सबसे बुनियादी और शायद सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर नागरिक को संविधान के प्रावधानों, नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है और इसका पालन करना ही तो कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को स्थापित करता है। इसमें आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी जिक्र है। इनका क्या मतलब है विस्तार से? हाँ, देखिए, आदर्शों से मतलब है वो मूल्य जो संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अच्छा। संस्थाओं से मतलब है हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संसद, राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका वगैरह, इनका सम्मान करना जरूरी है। और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, ये तो हमारे राष्ट्रीय गौरव और एकता के प्रतीक हैं। इनका आदर करना हर नागरिक का कर्तव्य है। और ये सिर्फ कोई औपचारिक काम नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के प्रति सम्मान और निष्ठा का प्रदर्शन है। ये सुनिश्चित करता है कि नागरिक देश की व्यवस्था और शासन में सकारात्मक योगदान दें। ठीक है, तो संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, ये हो गया पहला कर्तव्य। अब दूसरे कर्तव्य पर आते हैं। दूसरा कर्तव्य 51AB है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। ये हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है। बिल्कुल। भारत की आजादी एक बहुत लंबे और कठिन संघर्ष का नतीजा थी और इस संघर्ष को कई महान आदर्शों ने प्रेरणा दी थी। किन आदर्शों की बात हो रही है यहाँ? जैसे कि ये वो आदर्श हैं जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व। हाँ, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, बोस, भगत सिंह, कितने ही नाम हैं, अनगिनत नाम। तो ये कर्तव्य कहता है कि हमें इन महान आदर्शों को सिर्फ याद नहीं रखना है, बल्कि उन्हें अपने दिल में बसाना है, संजो कर रखना है और अपने जीवन में उनका पालन भी करना है। मतलब उन्हें जीना है। हाँ, बिल्कुल। ये मूल्य आज भी हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक है। जब हम इन आदर्शों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज और राष्ट्र बनाने में भी योगदान देते हैं। सही बात है। इतिहास से प्रेरणा लेकर वर्तमान को बेहतर बनाना। अब तीसरा कर्तव्य? तीसरा कर्तव्य 51AC, ये राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से सीधे जुड़ा है। ये कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता। कृपया इनका मतलब थोड़ा और साफ करें। जरूर। देखिए, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। ठीक है। एकता यानी यूनिटी, इसका मतलब है कि इतनी सारी भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, क्षेत्र होने के बावजूद हम सब एक राष्ट्र हैं। ये विविधता में एकता पर जोर देता है। और अखंडता? अखंडता यानी इंटेग्रिटी, इसका मतलब है कि भारत को भौगोलिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता। देश की सीमाओं की रक्षा करना अनिवार्य है। तो ये कर्तव्य हर नागरिक पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो देश की आज़ादी, एकता और भौगोलिक अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे, अक्षुण्ण रखे। मतलब ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जो देश को तोड़ने या कमजोर करने की कोशिश करे। हाँ, बिल्कुल। ये देशभक्ति और राष्ट्रीय एकजुटता की भावना को बहुत बढ़ावा देता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर नागरिक पर। चौथा कर्तव्य क्या कहता है? चौथा कर्तव्य 51AD, ये भी राष्ट्र सेवा से जुड़ा है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। हाँ, इसका मतलब है कि हर नागरिक का ये दायित्व है कि वो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे और जब भी देश को जरूरत हो, मतलब सरकार द्वारा बुलाया जाए, तो राष्ट्रीय सेवा के लिए उपस्थित हो। क्या इसका मतलब सिर्फ सैन्य सेवा, मतलब आर्मी ज्वाइन करने से है? नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ सैन्य सेवा ही हो। ये किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय सेवा हो सकती है, जैसे किसी आपदा के समय मदद करना, किसी राष्ट्रीय महत्व के काम में योगदान देना या जरूरत पड़ने पर सिविल डिफेंस या दूसरी सेवाओं में मदद करना। अच्छा।
मूल भावना ये है कि नागरिक जरूरत के समय देश की रक्षा और सेवा के लिए तत्पर रहें। ये कर्तव्य निस्वार्थ सेवा और देश के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। मतलब अपने स्वार्थ से पहले देश का हित। बिल्कुल। अब आते हैं 5वें कर्तव्य पर। ये शायद सामाजिक सद्भाव से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। 5वां कर्तव्य 51A ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता, हार्मनी और समान भ्रातृत्व, कॉमन ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये तो काफी लंबा है। इसके 2 हिस्से लगते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पहला हिस्सा भाईचारे और सद्भाव पर जोर देता है। हाँ। ये कहता है कि हम सभी भारतीय नागरिकों को धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और आपस में भाईचारे मतलब फ्रेटर्निटी और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। भारत इतना विविध देश है और ये विविधता ही हमारी ताकत है। इसे बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान और भाईचारा बहुत जरूरी है। और दूसरा हिस्सा वो स्त्रियों के सम्मान पर केंद्रित है। जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कर्तव्य साफ साफ कहता है कि हमें ऐसी सभी प्रथाओं या परंपराओं को छोड़ना होगा जो महिलाओं का अपमान करती हैं या उनके सम्मान के खिलाफ हैं। ये तो जेंडर इक्वालिटी की बात हुई। हाँ, ये लैंगिक समानता और महिलाओं के प्रति सम्मान के संवैधानिक मूल्यों को पुष्ट करता है। ये दिखाता है कि सामाजिक सद्भाव तभी पूरा हो सकता है जब समाज के हर वर्ग का और खासकर महिलाओं का सम्मान हो। इस कर्तव्य का पालन एक शांतिपूर्ण, समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने के लिए अनिवार्य है। ये वाकई बहुत प्रगतिशील सोच है जो संविधान में डाली गई। छठा कर्तव्य हमारी संस्कृति से जुड़ा लगता है। सही कहा। छठा कर्तव्य 51AF है हमारी सामासिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। यहाँ पे ये सामासिक संस्कृति या कंपोजिट कल्चर शब्द थोड़ा समझाएं। हाँ जरूर। इसका मतलब है भारत की मिली-जुली संस्कृति। देखिए, भारत में हजारों सालों से अलग अलग संस्कृतियां, परंपराएं, भाषाएं, कलाएं, धर्म, जीवन शैलियां ये सब एक साथ विकसित हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी किया है। अच्छा, मतलब गंगा जमुनी तहजीब जैसी बात। हाँ बिल्कुल वैसा ही। यही हमारी सामासिक या मिली-जुली संस्कृति है। इसमें हमारा प्राचीन ज्ञान, हमारी वास्तुकला, संगीत, नृत्य, साहित्य, हमारे त्योहार, रीति रिवाज सब कुछ शामिल है। ये कर्तव्य कहता है कि हमें अपनी इस अनोखी और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के महत्व को समझना चाहिए और इसे बचाना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए, इसे नष्ट नहीं होने देना है। और ये राष्ट्रीय गौरव का स्रोत भी है। बिल्कुल, और हमारी पहचान का अभिन्न अंग है। इसका संरक्षण न केवल हमारी जड़ों को मजबूत करता है बल्कि ये पर्यटन और शिक्षा को भी बढ़ावा देता है। सही बात। संस्कृति के बाद 7वां कर्तव्य पर्यावरण की ओर जाता है। जी हाँ, 7वां कर्तव्य 51AG पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। ये तो आज के समय में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। हाँ बिल्कुल। इसमें जोर दिया गया है कि हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है। हमारे जंगल, झीलें, नदियां और उनमें रहने वाले वन्य जीव, इन सब की रक्षा करनी है और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास भी करना है। मतलब उनका संवर्धन करना है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ इशारा है। हाँ, ये टिकाऊ विकास और पारिस्थितिक संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं और प्रदूषण न फैलाएं। इसमें एक और बात है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। हाँ, ये इस कर्तव्य का एक बहुत महत्वपूर्ण नैतिक पहलू है। ये सिर्फ पर्यावरण की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखने की बात करता है। मतलब जानवरों के प्रति क्रूरता रोकना। हाँ, और प्रकृति के साथ मनुष्य के गहरे संबंध को भी दर्शाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सहजीवियों का भी ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। पर्यावरण के बाद 8वां कर्तव्य व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण के विकास पर जोर देता है। बिल्कुल। 8वां कर्तव्य 51AH है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर, मानववाद, ह्यूमनिज्म
और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म का विकास करना। ये 3 बातें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, इनका क्या मतलब है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है तर्कसंगत तरीके से सोचना, विवेक का इस्तेमाल करना, चीजों पर सवाल उठाना, सबूतों के आधार पर विश्वास करना और अंधविश्वासों और रूढ़िवादी सोच से दूर रहना। रीजन और लॉजिक पर जोर। हाँ। फिर है मानववाद, ह्यूमनिज्म। इसका अर्थ है मनुष्य और मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखना, जैसे सहानुभूति, करुणा, सामाजिक न्याय और सभी मनुष्यों की गरिमा का सम्मान करना। और तीसरा, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना। इसका मतलब है हमेशा नई चीजें सीखने की इच्छा रखना, मतलब इंक्वायरी करना, ज्ञान अर्जित करना और साथ ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, सुधार करने के लिए प्रयास करना, यानी रिफॉर्म। तो ये तीनों मिलकर एक आधुनिक और प्रगतिशील नागरिक बनाते हैं। हाँ, एक आधुनिक, प्रगतिशील और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करते हैं, जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी सोचता और काम करता है। ये तो व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक प्रगति के लिए भी बहुत जरूरी है। 9वां कर्तव्य क्या कहता है? 9वां कर्तव्य 51AI सार्वजनिक जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी से जुड़ा है। ये है सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकारी संपत्ति? हाँ, वो संपत्ति जो सरकार या जनता की है और जिसका उपयोग हम सब करते हैं, जैसे सरकारी बसें, ट्रेनें, रेलवे स्टेशन, सड़कें, पुल, पार्क, सरकारी इमारतें, स्कूल, अस्पताल, ये सब। ये कर्तव्य कहता है कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, इसे सुरक्षित रखें। अक्सर देखा जाता है प्रदर्शनों वगैरह में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। हाँ, जो कि बिल्कुल गलत है और इस कर्तव्य के विरुद्ध है। और इसमें हिंसा से दूर रहने की बात भी है। जी, इसका सीधा मतलब है अहिंसा का पालन करना। किसी भी तरह का विवाद हो, असहमति हो या विरोध प्रदर्शन भी हो, उसे शांतिपूर्ण तरीकों से हल करना चाहिए। हिंसा का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखने और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब 10वें कर्तव्य पर चलते हैं। ये उत्कृष्टता, एक्सीलेंस की बात करता है। हाँ, 10वां कर्तव्य 51AJ हर नागरिक को अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करता है। ये है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष या एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां को छू ले। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब हर काम में बेस्ट करना? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, खेल, कला, विज्ञान, समाज सेवा, उसे उस क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। रुकना नहीं है, सतत प्रयास करना है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक रूप से भी? हाँ, सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से भी, जैसे एक टीम में, एक संगठन में या पूरे समाज के रूप में हमें उत्कृष्टता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो पूरा राष्ट्र प्रगति करता है और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूता है। ये तो एक मजबूत और सक्षम राष्ट्र बनाने का आह्वान है। बिल्कुल, एक मजबूत, सक्षम और नवोन्मेषी राष्ट्र के निर्माण का आह्वान है ये। बहुत ही प्रेरणादायक कर्तव्य है ये। और अब आते हैं 11वें और अंतिम कर्तव्य पर, जिसे बाद में जोड़ा गया था। जी हाँ, 11वां कर्तव्य 51AK, जिसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये शिक्षा से संबंधित है। हाँ, ये कहता है माता पिता या संरक्षक, पेरेंट और गार्डियन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, मतलब अवसर प्रदान करना। तो ये कर्तव्य सीधे तौर पर माता पिता या अभिभावकों के लिए है? बिल्कुल, ये कर्तव्य हर माता पिता या अभिभावक पर ये जिम्मेदारी डालता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या वार्ड को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर जरूर प्रदान करें। ये उसी 86वें संशोधन का हिस्सा है जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था, अनुच्छेद 21A। हाँ, बिल्कुल। उसी संशोधन ने अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। तो जहां अनुच्छेद 21A राज्य पर जिम्मेदारी डालता है कि वो शिक्षा मुहैया कराए,
वहीं अनुच्छेद 51A के माता पिता या अभिभावक पर जिम्मेदारी डालता है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें अवसर दें। इसका उद्देश्य तो साफ है, हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा मिले। हाँ, ताकि देश का कोई भी बच्चा बुनियादी शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए, समानता और सामाजिक गतिशीलता के लिए कितनी जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। और एक शिक्षित नागरिक ही देश के विकास में बेहतर योगदान दे सकता है। निश्चित रूप से ये कर्तव्य राष्ट्र निर्माण के लिए एक शिक्षित और कुशल पीढ़ी तैयार करने में बहुत मदद करता है। तो ये थे 11 मौलिक कर्तव्य। अगर हम संक्षेप में देखें तो इनका महत्व क्या है? देखिए, जैसा हमने शुरू में भी कहा था, ये मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए एक नैतिक और नागरिक दिशा निर्देश की तरह हैं, गाइडलाइंस हैं। हाँ, ये मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पूरक हैं। जहां अधिकार हमें हक देते हैं, वहीं कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। और इनके पालन से क्या हासिल होता है? इनके पालन से नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव, अनुशासन, वैज्ञानिक सोच और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना विकसित होती है। और ये बात कि ये कानूनी रूप से सीधे लागू करने योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, इससे इनका महत्व कम तो नहीं हो जाता? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने पहले कहा, अदालतें कानूनों की संवैधानिकता की जांच करते समय या कानूनों की व्याख्या करते समय मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रख सकती हैं। अच्छा। और कई कानूनों को बनाते समय भी इन कर्तव्यों से प्रेरणा ली जाती है। जैसे पर्यावरण संरक्षण कानून है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकने वाले कानून है वगैरह। हाँ, ये बात है। सबसे बढ़कर ये एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक समाज बनाने के लिए जरूरी हैं। ये हमारे संविधान निर्माताओं की उस गहरी सोच को दर्शाते हैं कि एक सफल लोकतंत्र केवल अधिकारों पर नहीं टिक सकता, बल्कि कर्तव्यों के पालन पर भी उतना ही निर्भर करता है। सही कहा। जब नागरिक इन कर्तव्यों को समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो वे वास्तव में राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। चाहे वो संविधान का सम्मान करना हो, भाईचारा बढ़ाना हो, पर्यावरण की रक्षा करनी हो या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजना हो, हर कर्तव्य महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इन कर्तव्यों को अपनाने से ही हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जो प्रगतिशील हो, न्यायपूर्ण हो, समावेशी हो और जीवंत हो। एक ऐसा समाज जहां अधिकार और जिम्मेदारियां साथ साथ चलती हैं और एक संतुलित और नैतिक राष्ट्र का निर्माण करती हैं। ये मौलिक कर्तव्यों पर एक बहुत ही विस्तृत और मुझे लगता है काफी उपयोगी चर्चा रही। हाँ, उम्मीद है सुनने वालों को इससे मदद मिलेगी। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन कर्तव्यों को याद करना तो जरूरी है ही, लेकिन जरा सोचिए कि अगर हर नागरिक इन कर्तव्यों को केवल याद करने के बजाय सच में अपने जीवन का, अपने रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बना ले, तो हमारे समाज और राष्ट्र में कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अधिकारों की मांग के साथ साथ कर्तव्यों के पालन का ये संतुलन हमारी नागरिकता के अनुभव को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बेहतर बना सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति, तो आज हम इसी सर्वोच्च पद के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। राष्ट्रपति पद को समझना एक तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने की दिशा में पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, तो आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में। इसे संघ या द यूनियन भी कहते हैं और हमारा खास ध्यान रहेगा संघ की कार्यपालिका पर, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव, और उसके प्रमुख कौन? भारत के राष्ट्रपति। हम अनुच्छेद 52 से लेकर 55 तक को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये 4 अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की बिल्कुल नींव रखते हैं। इनमें क्या है कि राष्ट्रपति कौन होंगे, उनकी मुख्य कार्यकारी शक्तियां क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि उनका चुनाव वो होता कैसे है। ये संविधान के वो हिस्से हैं जिनसे अक्सर अब देखेंगे परीक्षाओं में सवाल बनते ही बनते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि इन संवैधानिक प्रावधानों को बिल्कुल सरल भाषा में समझें, एक एक करके, ताकि राष्ट्रपति पद की जो संवैधानिक स्थिति है और वो जो थोड़ी जटिल सी लगती है चुनाव प्रक्रिया, उसको आसानी से समझा जा सके। तो चलिए भारतीय शासन व्यवस्था के इस अहम पहलू को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं संविधान के भाग वी के एक संक्षिप्त परिचय से। पहले ये देख लें कि ये भाग है किस बारे में। हाँ, ये जरूरी है। भाग वी, इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक शामिल है ना? और ये केंद्र सरकार यानी संघ
की पूरी संरचना, उसके कामकाज के तरीके को परिभाषित करता है। सही कहा। भाग वी को समझने के लिए इसे 5 अध्यायों में बांटा गया है। जैसे पहला अध्याय है कार्यपालिका पर, द एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, मतलब वो लोग जो असल में सरकार चलाते हैं। ठीक है। दूसरा अध्याय है संसद यानी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा जो कानून बनाती है। तीसरा अध्याय है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर, यानी कानून बनाने में उनकी क्या भूमिका है। चौथा अध्याय है संघ न्यायपालिका, द यूनियन जुडिशरी, मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट। और 5वां अध्याय है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG पर, जो सरकारी खर्चों पर नजर रखते हैं। अच्छा, तो ये 5 अध्याय मिलकर एक तरह से केंद्र सरकार का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, कौन किसे नियंत्रित करेगा, वो चेक्स एंड बैलेंसेस वाली बात। बिल्कुल, ये सब इसी भाग में है। अब इसमें आते हैं संघ कार्यपालिका पर, जिसके शीर्ष पर राष्ट्रपति हैं। उन्हें भारतीय संघ का प्रमुख, हेड ऑफ द इंडियन यूनियन और देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। हाँ, पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। भारत में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ, इसका मतलब यह है कि सरकार चलाने की जो असली ताकत है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति जिसे कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव पावर, वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख, नॉमिनल हेड या कह लीजिए संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। मतलब सारे सरकारी काम तो उन्हीं के नाम पर होंगे। हाँ बिल्कुल, काम उन्हीं के नाम पर होते हैं, पर फैसले मंत्री परिषद लेती है। तो ये पद औपचारिक ज्यादा हुआ, लेकिन संवैधानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, इसे सिर्फ औपचारिकता नहीं कह सकते, ये संवैधानिक व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्थिरता के प्रतीक हैं। अब सीधे आते हैं अनुच्छेद 52 पर। हाँ, ये बस एक वाक्य का अनुच्छेद है, बहुत छोटा सा, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, दे शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतना छोटा सा वाक्य, इसका क्या खास मतलब है? इसका मतलब है कि भारत में राष्ट्रपति का पद हमेशा रहेगा। ये पद स्थायी है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, ये कभी खाली नहीं रह सकता। ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की स्थापना करता है। ये वाक्य एक तरह से सुनिश्चित करता है कि भारत गणराज्य का एक प्रमुख हमेशा मौजूद रहे। अच्छा, तो मान लीजिए अगर कभी पद खाली हो जाए, जैसे राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें या कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए, तब क्या होता है? संविधान ने इसकी पूरी व्यवस्था की है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो हैं वो तुरंत राष्ट्रपति के तौर पर काम करने लगते हैं। ओके। और अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जिम्मेदारी संभालते हैं। और अगर वो भी उपलब्ध ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ जज होते हैं वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अच्छा, मतलब व्यवस्था ऐसी है कि देश कभी भी बिना राष्ट्रपति के न रहे। ये अनुच्छेद 52 भारत की निरंतरता, कंटिन्यूटी और स्थिरता, स्टेबिलिटी का आधार है। ये तो हुई पद की स्थापना की बात, अनुच्छेद 52। अब अनुच्छेद 53 पर आते हैं। ये संघ की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में है। इसमें कहा गया है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि भारत सरकार जो भी काम करती है, चाहे वो प्रशासन चलाना हो, कानून लागू करना हो, विदेशों से संधि करनी हो, कोई नीति बनानी हो, ये सब औपचारिक रूप से फॉर्मली राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। जितने की सरकारी आदेश हैं, नियुक्तियां हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। लेकिन आपने अभी बताया कि असली शक्ति तो मंत्री परिषद के पास है, तो फिर ये कैसे काम करता है? कंफ्यूजन तो है। हाँ, यहीं पर अनुच्छेद 53 के साथ हमें अनुच्छेद 74 को मिलाकर पढ़ना होता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेंगे। और अनुच्छेद 74 साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसी सलाह के अनुसार काम करेंगे। अच्छा, तो शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, पर उसका प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर होता है। ये संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत है। समझ गई। तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है जिनके नाम पर काम होता है, पर वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट लेती है। अच्छा, अनुच्छेद 53 में एक और बात है,
रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, वो भी राष्ट्रपति में निहित होगा। हाँ, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ। युद्ध की घोषणा करनी हो या शांति स्थापित करनी हो, इसका औपचारिक अधिकार राष्ट्रपति का है। लेकिन इसमें भी वही बात लागू होगी। हाँ, फिर वही बात, इसका वास्तविक नियंत्रण और सैन्य संचालन वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और रक्षा मंत्री के माध्यम से ही होता है। ये राष्ट्रपति की औपचारिक सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच एक संतुलन दिखाता है। सेना आखिर देश के प्रति जवाबदेह है और ये जवाबदेही चुनी हुई सरकार के माध्यम से सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 ने पद बनाया, अनुच्छेद 53 ने बताया कि कार्यकारी शक्ति और सेना की कमांड राष्ट्रपति में होगी, भले ही सलाह पर काम करें। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है कि राष्ट्रपति को चुनता कौन है। अनुच्छेद 54 इसी के बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था करता है। जैसा आपने शुरू में कहा था, ये आम चुनाव की तरह नहीं होता जहां हम और आप सीधे वोट डालते हैं। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन-कौन लोग होते हैं? कौन वोट डालता है? इसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं और ये याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षाओं के लिए। हाँ, बताइए। पहला, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। सिर्फ निर्वाचित, ओके। और दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के निर्वाचित सदस्य। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं क्योंकि उनके पास अपनी विधानसभाएं हैं। आपने निर्वाचित सदस्य पर 2 बार जोर दिया। इसका मतलब जो सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। हाँ। या पहले विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते थे, वो इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही पकड़ा। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते। केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी सांसद, एमपी और विधायक, एमएलए ही वोट डालते हैं। इस व्यवस्था के पीछे क्या सोच थी? अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों और केवल निर्वाचित सदस्य ही क्यों? देखिए, इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की काफी गहरी सोच थी। पहला तो वो राष्ट्रपति को दलीय राजनीति से थोड़ा ऊपर रखना चाहते थे। अगर सीधा चुनाव होता तो उम्मीदवार को पार्टी लाइन पर प्रचार करना पड़ता, जिससे पद की गरिमा शायद प्रभावित हो सकती थी। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये व्यवस्था भारत की संघीय संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाती है। इसमें न केवल केंद्र यानी संसद के सदस्य, बल्कि राज्य यानी विधानसभाओं के सदस्य भी बराबर के भागीदार हैं। अच्छा। सदस्यों को बाहर रखने का कारण भी यही था कि वे सीधे जनता द्वारा चुने नहीं जाते। बहुत स्पष्ट। तो अनुच्छेद 54 ने बताया कि कौन चुनेगा निर्वाचक मंडल। अब अनुच्छेद 55 पर आते हैं। ये बताता है कि कैसे चुनेगा, मतलब चुनाव का तरीका, मैनर ऑफ इलेक्शन। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल मानी जाती है, खासकर इसमें वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत जैसी बातें हैं। हाँ, अनुच्छेद 55 चुनाव की पूरी विधि बताता है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। इसके मुख्य तत्व क्या हैं? पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये हम समझ चुके हैं। हाँ। दूसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि हर वोट का वजन बराबर नहीं होता। हर वोट का एक मूल्य, एक वैल्यू होती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि वो वोटर, चाहे वो एमपी हो या एमएलए, कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अच्छा, वोट की वैल्यू। हाँ, इसका उद्देश्य है कि केंद्र और राज्यों को चुनाव में लगभग बराबर महत्व मिले और छोटे बड़े राज्यों के बीच भी एक संतुलन रहे। तीसरा तत्व है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एसटीवी। ये वोट डालने और गिनने का तरीका है। और चौथा, गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट। वोटिंग गुप्त होती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व और वोट के मूल्य को समझते हैं। एक विधायक, एमएलए और एक सांसद, एमपी के वोट का मूल्य अलग अलग कैसे तय होता है? इसके लिए बाकायदा फॉर्मूला है। पहले विधायक के वोट का मूल्य देखते हैं। एक एमएलए के वोट का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या को उस राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं। ठीक है।
फिर जो संख्या आती है उसे 1000 से और भाग देते हैं, यानी राज्य की कुल जनसंख्या राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य डिवाइडेड बाय 1000। और इसमें अगर दशमलव में कुछ आए तो? हाँ, इसमें अगर भागफल में शेष 500 या उससे ज्यादा बचता है तो मूल्य में 1 जोड़ देते हैं। ओके, लेकिन जनसंख्या कौन सी इस्तेमाल होती है, अभी की या पुरानी? नहीं, यहीं पर एक खास बात है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। जनसंख्या 1971 की जनगणना 1971 सेंसस के अनुसार ली जाती है। 1971? इतनी पुरानी? हाँ, ये 84वें संशोधन जो 2001 में हुआ था उसके द्वारा तय किया गया है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आंकड़े जब तक प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक 1971 की जनसंख्या ही आधार रहेगी। इससे पहले 42वें संशोधन ने इसे साल 2000 तक लिए फ्रीज किया था। लेकिन 1971 की जनसंख्या ही क्यों? इसका क्या कारण था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं संवेदनशील निर्णय था। देखिए, 1970 के दशक में क्या हुआ कि दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू किया था। अच्छा। जबकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या तब भी तेजी से बढ़ रही थी। अब अगर हर चुनाव में ताजा जनसंख्या के आंकड़े इस्तेमाल होते तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया उनका प्रतिनिधित्व, उनका वोट का मूल्य संसद में और राष्ट्रपति चुनाव में कम हो जाता। हाँ, ये तो गलत होता। ये एक तरह से उन्हें सजा देने जैसा होता। इसलिए राज्यों के बीच चुनावी समानता बनाए रखने के लिए 1971 की जनसंख्या को आधार वर्ष मान लिया गया। ये तो तब एक अस्थायी उपाय था जिसे बाद में और बढ़ा दिया गया। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो इस फॉर्मूले का मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के एक एमएलए के वोट का मूल्य सिक्किम जैसे छोटे राज्य के एमएलए के वोट के मूल्य से काफी ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल, यही तो आनुपातिकता है। अब आते हैं सांसद यानी एमपी के वोट के मूल्य पर। इसका फॉर्मूला भी है। हाँ, वो क्या है? एक एमपी के वोट का मूल्य निकालने के लिए पहले देश के सभी राज्यों के सभी निर्वाचित एमएलएस के वोटों का कुल मूल्य निकाला जाता है। मतलब हर राज्य के एमएलए का मूल्य निकालकर उन सबको जोड़ लिया जाता है। ओके, सारे एमएलएस का टोटल वोट वैल्यू। हाँ, फिर उस टोटल वैल्यू को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के कुल चुने हुए सांसदों की संख्या से भाग दिया जाता है। यानी सभी राज्यों के सभी निर्वाचित एमएलएस के वोटों का कुल मूल्य, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। बाप रे, काफी जटिल गणना लगती है ये तो। इससे हासिल क्या होता है? इससे 2 मुख्य बातें सुनिश्चित होती हैं। पहली, देश के सभी विधायकों जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके वोटों का कुल मूल्य देश के सभी सांसदों जो केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके वोटों के कुल मूल्य के लगभग बराबर हो जाता है। अच्छा, बराबरी। हाँ, ये केंद्र और राज्यों के बीच एक तरह की बराबरी, पैरिटी स्थापित करता है। और दूसरी बात, हर सांसद के वोट का मूल्य बराबर होता है, चाहे वो किसी भी राज्य से हो या किसी भी सदन से, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व और वोट मूल्य की बात कुछ समझ आई। अब आते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी। ये क्या बला है? ये असल में वोट डालने का तरीका है। इसमें वोटर यानी जो एमपी और एमएलए हैं वो किसी एक उम्मीदवार को चुनकर वोट नहीं देते, बल्कि जितने उम्मीदवार मैदान में हैं उन्हें अपनी पसंद के क्रम में वरीयता, प्रेफरेंस देते हैं। वरीयता मतलब वोटर बैलेट पेपर पर लिखेगा कि उम्मीदवार ए मेरी पहली पसंद है 1, उम्मीदवार सी मेरी दूसरी पसंद है 2, उम्मीदवार बी मेरी तीसरी पसंद है 3। इस तरह से जितने उम्मीदवार हैं उतनी वरीयताएं दे सकते हैं। अच्छा, रैंकिंग करनी होती है। और फिर वोटों की गिनती कैसे होती है? गिनती के लिए पहले कोटा तय किया जाता है। जीतने के लिए उम्मीदवार को यह कोटा हासिल करना होता है। कोटा? हाँ, कोटा निकालने का एक फॉर्मूला है। कुल डाले गए वैध वोटों का मूल्य, जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या +1 अब क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ एक ही उम्मीदवार जीतता है तो यह फॉर्मूला सरल हो जाता है। कुल वैध वोटों का मूल्य डिवाइडेड बाय 2 + 1, मतलब आधे से एक ज्यादा वोट वैल्यू चाहिए जीतने के लिए। ठीक है, 50% + 1। बिल्कुल। तो सबसे पहले सभी मतपत्रों पर केवल पहली वरीयता, फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट गिने जाते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता के वोटों से ही कोटा मिल गया तो वो विजयी घोषित हो जाता है। काम खत्म। और अगर किसी को पहली वरीयता में कोटा नहीं मिला तो तब क्या होता है? तब शुरू होती है वोटों के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर की प्रक्रिया। जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली वरीयता के वोट मिले होते हैं उसे मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, उसे हटा दिया। हाँ, लेकिन उसके वोट बेकार नहीं जाते। उसके मतपत्रों को देखा जाता है कि उन पर दूसरी वरीयता, सेकंड प्रेफरेंस
किसे दी गई है। फिर उन वोटों को उनके मूल्य के साथ दूसरी वरीयता वाले उम्मीदवारों के खाते में जोड़ दिया जाता है, यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओहो, इसीलिए इसे संक्रमणीय या ट्रांसफरेबल मत कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वोट एक से दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाता है। ये प्रक्रिया, मतलब सबसे कम वोट वाले को हटाना और उसके वोट ट्रांसफर करना, तब तक चलती रहती है जब तक किसी न किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए जरूरी कोटा नहीं मिल जाता। ये तो वाकई थोड़ी जटिल प्रणाली है। इसका फायदा क्या है? सीधे फर्स्ट पास द पोस्ट क्यों नहीं अपनाया? मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सुनिश्चित करता है कि जो राष्ट्रपति चुना गया है वो केवल एक छोटे समूह या पार्टी का पसंदीदा ना हो, बल्कि उसे व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। जीतने वाले को न केवल पहली पसंद के वोट चाहिए, बल्कि उसे दूसरी या तीसरी पसंद के रूप में भी स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। ये एक तरह से आम सहमति बनाने में मदद करता है, जो राष्ट्रपति जैसे पद के लिए बहुत जरूरी है, और इससे वोट की बर्बादी भी कम होती है। सही बात है। और अनुच्छेद 55 की आखिरी बात, गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट। हाँ, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त होता है। इसका मतलब है कि किस एमपी या एमएलए ने किसे वोट दिया ये पता नहीं चलता। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों पर किसी खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। वो व्हिप जारी नहीं कर सकते। अच्छा, व्हिप नहीं होते इसमें? नहीं, मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपनी अंतरात्मा की आवाज पर या अपने विवेक से वोट दे सकते हैं। यह चुनाव की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो अगर हम इन चारों अनुच्छेदों को एक साथ देखें, अनुच्छेद 52 ने पद स्थापित किया, अनुच्छेद 53 ने कार्यकारी शक्ति और सैन्य कमान सौंपी, हालांकि मंत्रिपरिषद की सलाह के साथ। अनुच्छेद 54 ने बताया कि चुनाव एक निर्वाचक मंडल करेगा जिसमें चुने हुए एमपी और एमएलए होंगे। और अनुच्छेद 55 ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया बताई, अप्रत्यक्ष, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, वोट वैल्यू के साथ, 1971 की जनसंख्या का आधार, एकल संक्रमणीय मत, वरीयता और ट्रांसफर वाली, और गुप्त मतदान। ये सब मिलकर राष्ट्रपति पद की संवैधानिक रूपरेखा बनाते हैं। बिल्कुल सही सारांश है ये। राष्ट्रपति भले ही नाम मात्र के प्रमुख हों, लेकिन उनका पद भारतीय गणतंत्र की एकता, अखंडता और संविधान के संरक्षक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उनके चुनाव की ये जो विशेष प्रक्रिया है, अप्रत्यक्ष, अनुपातिक, एकल संक्रमणीय मत, ये सब इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि राष्ट्रपति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करें। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। हाँ, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां कार्यकारी शक्ति भले ही चुनी हुई सरकार के पास हो, पर राष्ट्र का सर्वोच्च पद संघीय संतुलन और संवैधानिक मर्यादा का प्रतीक बना रहे। बिल्कुल। तो आज हमने संविधान के भाग वी के तहत अनुच्छेद 52 से 55 को काफी विस्तार से समझा। राष्ट्रपति पद की स्थापना, उनकी कार्यकारी शक्तियां, सर्वोच्च सैन्य कमान और सबसे महत्वपूर्ण उनके चुनाव की पूरी प्रक्रिया। निर्वाचक मंडल कौन है, वोट का मूल्य कैसे तय होता है, 1971 की जनगणना का आधार क्यों है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, एकल संक्रमणीय मत कैसे काम करता है और गुप्त मतदान का क्या मतलब है। हाँ, और ये सभी बिंदु, जैसा मैंने पहले कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन अनुच्छेदों की बारीकियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा से इन अवधारणाओं को समझने में मदद मिली होगी। बिल्कुल। अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की यह जो व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष, आनुपातिक, एकल संक्रमणीय मत, क्या ये आज के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावी है जितनी संविधान बनाते समय सोची गई थी? इस पर सोचिएगा जरूर। निश्चित रूप से ये एक विचारणीय प्रश्न है। राष्ट्रपति का पद एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। सही बात है, क्योंकि ये हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो आज की हमारी ये खास चर्चा अब भारतीय संविधान के कुछ बेहद जरूरी अनुच्छेदों पर केंद्रित रहेगी, अनुच्छेद 56 से लेके 60 तक। जी। हम समझेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, क्या वो दोबारा चुने जा सकते हैं, उनके पद के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, पद पर रहते हुए उन्हें किन शर्तों का पालन करना होता है और वो क्या शपथ लेते हैं। ये सारी बातें परीक्षा के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही भारत के नागरिक के तौर पर भी हमें अपने राष्ट्रपति के पद के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये 5 अनुच्छेद मतलब 56 से 60 राष्ट्रपति पद की पूरी रूपरेखा तय करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इन अनुच्छेदों के हर पहलू को, हर बारीकी को बहुत ही सरल भाषा में खोल कर समझें। जी जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। हाँ। हमारा मकसद ये है कि सुनने के बाद राष्ट्रपति पद से जुड़े इन संवैधानिक प्रावधानों को लेकर कोई दुविधा, कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अनुच्छेद से, यानी अनुच्छेद 56 से, जी जो राष्ट्रपति के कार्यकाल या कह लीजिए पद की अवधि के बारे में बात करता है। जी, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अक्सर हम यही सुनते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। क्या ये हमेशा मतलब बिल्कुल फिक्स्ड 5 साल ही होता है? हाँ, देखिए, सामान्य नियम तो यही है कि राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से लेकर पूरे 5 साल तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ये एक निश्चित कार्यकाल है जो संविधान ने तय किया है। अच्छा। लेकिन जैसा आपने पूछा, इसमें कुछ स्थितियां हैं जो इसे थोड़ा लचीला बनाती हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 5 साल की अवधि एक ऊपरी सीमा तो है, पर सोचिए अगर किसी वजह से 5 साल पूरे होने पर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है, या मान लीजिए चुनाव हो गया पर चुने गए राष्ट्रपति ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया है, हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वही अपने पद पर बने रहेंगे। अच्छा। वो तब तक पद नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर आकर पद संभाल न ले। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि देश का सर्वोच्च पद कभी भी एक पल के लिए भी खाली ना रहे। जी। इसे संवैधानिक निरंतरता या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। आप सोचिए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कितना बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, ये तो हुई कार्यकाल पूरा होने या उससे आगे बने रहने की बात। क्या राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी अपना पद छोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 56 ये भी साफ करता है कि राष्ट्रपति चाहें तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हट सकते हैं। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। क्या है वो तरीके? पहला, वो स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो पद पर नहीं बने रहना चाहते तो वो अपना हस्तलिखित त्याग पत्र मतलब रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए दे सकते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति को? जी हाँ, और जैसे ही उपराष्ट्रपति उसे स्वीकार करते हैं राष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाता है। ये उनका स्वैच्छिक कदम है। और दूसरा तरीका क्या है? क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है किसी प्रक्रिया के तहत? हाँ, दूसरा तरीका है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना, लेकिन ये तभी संभव है जब राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने का आरोप लगे और वो सिद्ध भी हो जाए। ओह, ये तो गंभीर बात है। जी, इस प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहा जाता है। हाँ, महाभियोग, ये शब्द सुना है। हाँ, आपने जरूर सुना होगा। अनुच्छेद 61 में इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है जो काफी जटिल और कठोर है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सख्त बहुमत की जरूरत होती है और फिर दूसरे सदन द्वारा आरोपों की जांच भी की जाती है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। ये प्रक्रिया इतनी कठिन इसलिए बनाई गई है ताकि राष्ट्रपति बिना किसी डर के निष्पक्ष होकर काम कर सकें और उन्हें राजनीतिक कारणों से आसानी से हटाया ना जा सके। सही बात है। पद की स्वतंत्रता और गरिमा बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी था। तो संक्षिप्त में अनुच्छेद 56 हमें बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का है। हाँ, लेकिन वो तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए। जी। वो खुद त्यागपत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। हाँ, या फिर संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये कार्यकाल स्थिरता भी देता है और एक तरह से जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। एकदम सही। ठीक है, कार्यकाल के बाद तो समझ आ गई। अब मेरा सवाल अनुच्छेद 57 से जुड़ा है। जी, पूछिए। क्या कोई व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति रह चुका है वो दोबारा इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? जैसे हम अमेरिका में देखते हैं, वहां तो एक सीमा है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्या भारत में भी ऐसी कोई सीमा है? ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये आता है। अनुच्छेद 57 इसी के बारे में है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। अच्छा। और भारतीय संविधान इस मामले में अमेरिकी संविधान से अलग है। अनुच्छेद 57 बहुत साफ शब्दों में कहता है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण कर चुका है या पहले कभी राष्ट्रपति रहा है
वो इस पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने के योग्य है, मतलब एलिजिबल है। मतलब कोई रोक नहीं है? नहीं, संविधान इस बात पर कोई रोक नहीं लगाता कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अच्छा, 2 बार, 3 बार या उससे भी ज्यादा बार? सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली ये संभव है, जी हाँ। यानी कोई सीमा तय नहीं की गई है। जी हाँ, संविधान में कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। ये पूरी तरह से निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज पर निर्भर करता है। हाँ, निर्वाचक मंडल। आपको याद होगा राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल करता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य होते हैं। हाँ, केवल निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के। राज्यों की विधानसभाओं के भी चुने हुए सदस्य। बिल्कुल, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। जी। तो अगर ये निर्वाचक मंडल किसी व्यक्ति पर बार बार विश्वास जताता है, तो वो व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। क्या इसका कोई उदाहरण है भारत के इतिहास में? कोई राष्ट्रपति जो दोबारा चुने गए हों? हाँ, बिल्कुल है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकालों के लिए चुने गए थे। वो 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। अच्छा, वो 2 बार रहे। जी। उनका दोबारा चुना जाना उस समय उनकी लोकप्रियता और सभी के बीच उनकी स्वीकार्यता को दर्शाता था। उसके बाद से ये एक तरह की परंपरा सी बन गई है कि राष्ट्रपति सामान्यतः एक ही कार्यकाल पूरा करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा संवैधानिक रूप से कोई रोक नहीं है। तो अनुच्छेद 57 हमें यह बताता है कि अनुभव और योग्यता को दोबारा मौका मिल सकता है अगर निर्वाचक मंडल चाहे तो। ये लोकतांत्रिक निरंतरता का सिद्धांत है। चलिए, अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? आखिर ये देश का सर्वोच्च पद है, तो जाहिर है संविधान ने कुछ खास योग्यताएं तय की होंगी। अनुच्छेद 58 इसी के बारे में है ना? एकदम सही कहा आपने। अनुच्छेद 58 यानी क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट उन योग्यताओं को बताता है जो किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए अगर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है। संविधान निर्माता ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि इस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो न केवल योग्य हो बल्कि अनुभवी हो, परिपक्व हो और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो। हाँ, ये तो जरूरी है। इसमें कुल मिलाकर 4 मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं। अच्छा, तो वो 4 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? एक एक करके समझते हैं। जरूर। पहली योग्यता सबसे सीधी और स्वाभाविक है। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और संप्रभुत्ता का प्रतीक होता है। जिसके मन में भारत के प्रति निष्ठा नहीं होगी, वो भला देश के हितों की रक्षा कैसे करेगा? सही बात है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं कि वो जन्म से नागरिक हो। कोई व्यक्ति अगर बाद में पंजीकृत नागरिक, रजिस्टर्ड सिटीजन बना है, तो वो भी चुनाव लड़ सकता है। बस शर्त यह है कि वो चुनाव के समय भारत का नागरिक हो। ठीक है, नागरिकता तो हो गई। अब दूसरी योग्यता क्या है? दूसरी योग्यता उम्र से संबंधित है। उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। 35 साल, ये उम्र क्यों? इसके पीछे सोच ये थी कि 35 साल की उम्र तक व्यक्ति में आमतौर पर जीवन का पर्याप्त अनुभव आ जाता है, परिपक्वता आ जाती है और दुनियादारी की समझ विकसित हो जाती है। राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सूझबूझ भरे निर्णय लेने होते हैं, तो इसलिए एक न्यूनतम आयु सीमा जरूरी समझी गई। सही है। और तीसरी योग्यता? तीसरी योग्यता थोड़ी सी तकनीकी लगती है पर महत्वपूर्ण है। वो ये है कि व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए। मतलब? उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। नहीं, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अच्छा। बल्कि उसमें वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी होती हैं। जैसे कि? जैसे उसका नाम भारत में किसी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। वो दिवालिया या विकृत चित्त ऑफ अनसाउंड माइंड घोषित न किया गया हो और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो। ये शर्त इसलिए रखी गई ताकि ये सुनिश्चित हो कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कम से कम विधायी प्रक्रियाओं की बुनियादी समझ रखता हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनने की
पात्रता रखता हो। ये तो महत्वपूर्ण बात है। मतलब वो क्वालिफाई करना चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए, भले वो सदस्य ना हो। बिल्कुल सही। और चौथी योग्यता, आपने लाभ का पद का जिक्र किया था शायद शुरू में। हाँ जी। चौथी और एक बेहद महत्वपूर्ण योग्यता है कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ते समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या फिर इन सरकारों के नियंत्रण वाले किसी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम वगैरह या अन्य प्राधिकरण जैसे कोई सरकारी कंपनी या संस्था के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। ये लाभ का पद क्या होता है, इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये शब्द बार बार आता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, लाभ के पद का सीधा सा मतलब है कोई ऐसा पद या नौकरी जहां से व्यक्ति को सरकार या किसी सरकारी संस्था से किसी भी तरह का वेतन, भत्ता या कोई और आर्थिक लाभ मिल रहा हो। अच्छा। ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि राष्ट्रपति पूरी तरह से निष्पक्ष रहें। अगर वो सरकार से किसी और रूप में लाभ ले रहे होंगे तो हो सकता है कि वो सरकार के दबाव में आ जाएं या स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली काम ना कर पाएं। सही बात है। राष्ट्रपति से ये उम्मीद की जाती है कि वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से मुक्त होकर काम करें, इसलिए उन्हें किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं शायद, जैसे मंत्री या राज्यपाल। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है या फिर केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री हैं, तो इन पदों को चुनाव लड़ने के उद्देश्य से लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अच्छा। यानी एक मौजूदा मंत्री भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसे चुनाव लड़ने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो चुन लिया जाता है तब उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। समझ गई। तो ये 4 योग्यताएं हैं: भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूरी, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना और कोई लाभ का पद धारण न करना, कुछ अपवादों को छोड़कर। जी हाँ, इनका मकसद यही है कि राष्ट्रपति पद पर निष्पक्ष, योग्य और अनुभवी व्यक्ति ही पहुंचे। मतलब पद पर बने रहने की शर्तें। अनुच्छेद 59 शायद इसी बारे में है। बिल्कुल, अनुच्छेद 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस उन्हीं शर्तों का वर्णन करता है जिनका पालन राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान करना होता है। ये शर्तें भी पद की गरिमा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें भी कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे कि क्या है वो शर्तें? पहली शर्त यह है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का, यानी न तो लोकसभा का, न राज्यसभा का, हाँ। और न ही किसी राज्य के विधानमंडल का, मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होगा। अच्छा, मतलब वो MP या MLA MLC नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इनमें से किसी सदन का सदस्य है और वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, हाँ। तो जिस दिन वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा उसी दिन से ये मान लिया जाएगा कि उसने संसद या विधानमंडल में अपनी सीट खाली कर दी है ऑटोमेटिकली। अच्छा, अपने आप ही सीट खाली हो जाएगी? जी, यानी एक व्यक्ति एक ही समय में राष्ट्रपति और सांसद विधायक नहीं रह सकता। ये शक्तियों के पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को मजबूत करता है और ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति विधायी मामलों से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर काम करे। ये तो बिल्कुल तर्कसंगत लगता है। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त वही लाभ का पद वाली है जो हमने योग्यता में भी देखी थी। हाँ। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति बनने के बाद वो कोई और ऐसी नौकरी या पद स्वीकार नहीं कर सकता जहां से उसे कोई आर्थिक फायदा हो रहा हो। उसका पूरा ध्यान और समय सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों पर होना चाहिए। इससे हितों का टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, भी नहीं होता। ठीक है। और कोई खास शर्त है इसमें? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है जो राष्ट्रपति की स्वतंत्रता को, उनकी इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करती है। वो क्या है? वो ये है कि राष्ट्रपति को मिलने वाली उपलब्धियों और भत्ते, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, यानी उनकी सैलरी और अन्य सुविधाएं और उनके विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस, वो उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। अच्छा, कम नहीं किए जा सकते? जी हाँ, संसद कानून बनाकर तय करती है कि राष्ट्रपति को क्या वेतन भत्ते मिलेंगे। ये समय समय पर बदलते भी हैं, लेकिन एक बार राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो गया तो उस कार्यकाल के दौरान उनमें कटौती नहीं की जा सकती। बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता। ये एक तरह की वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। इसका क्या उद्देश्य है?
इसका उद्देश्य ये है कि संसद या सरकार कभी भी राष्ट्रपति पर वित्तीय दबाव डालकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश ना कर सके। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ताकि राष्ट्रपति बिना किसी आर्थिक चिंता के, बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। तो अनुच्छेद 59 की ये शर्तें, संसद या विधानमंडल का सदस्य न होना, कोई और लाभ का पद न लेना और वेतन भत्तों में कार्यकाल के दौरान कमी न होना, ये सब मिलके राष्ट्रपति पद को राजनीतिक और आर्थिक दबावों से मुक्त रखती हैं। एकदम सही। अब आते हैं अनुच्छेद 60 पर। हमने कार्यकाल समझ लिया, योग्यताएं देख लीं, पद की शर्तें भी जान लीं। अब पद ग्रहण करने से ठीक पहले एक शपथ भी तो ली जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 क्या कहता है, ये शपथ कौन दिलाता है और इसमें होता क्या है खास? जो राष्ट्रपति चुना जाता है उसे अपना पद ग्रहण करने से पहले एक निर्धारित प्रारूप में शपथ लेनी होती है। यहाँ शपथ और प्रतिज्ञान 2 शब्द हैं। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो इस शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं या शपथ लेना नहीं चाहते, वे उसी प्रारूप में प्रतिज्ञान, एफर्मेशन करते हैं। दोनों का कानूनी महत्व बराबर है, मतलब निष्ठा व्यक्त करना है। अच्छा, ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पवित्र और गंभीर संवैधानिक कर्तव्य है। और ये शपथ दिलाता कौन है? ये शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, दिलाते हैं। CJI? जी, उनकी उपस्थिति इस समारोह को और भी गरिमा प्रदान करती है। और अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज, उस समय उपलब्ध होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात, इस शपथ में राष्ट्रपति क्या वचन देते हैं, क्या कहते हैं वो? शपथ के शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनके गहरे अर्थ हैं। राष्ट्रपति अपनी पूरी श्रद्धा से ये शपथ लेते हैं कि वो, और यहाँ 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, संविधान और विधि का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। जी, परिरक्षण मतलब उसे जैसा है वैसा बनाए रखना, उसकी मूल भावना को बचाए रखना। संरक्षण मतलब उसकी रक्षा करना, किसी बाहरी या भीतरी चोट से बचाना। और प्रतिरक्षण मतलब अगर कोई उस पर हमला करे या उसे कमजोर करने की कोशिश करे तो उसका बचाव करना, उसे डिफेंड करना। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही वो ये भी शपथ लेते हैं कि वो भारत की जनता की सेवा और कल्याण, सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया में निरत रहेंगे, यानी पूरी तरह समर्पित रहेंगे। तो ये शपथ लेते ही वो व्यक्ति एक आम नागरिक से ऊपर उठकर देश के संविधान का संरक्षक बन जाता है। एकदम सही। आप कह सकती हैं कि ये शपथ उन्हें उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी याद दिलाती है, संविधान की रक्षा करना। बिल्कुल, ये शपथ ग्रहण समारोह एक तरह से संवैधानिक शासन की निरंतरता का भी प्रतीक है ना? हाँ, बिल्कुल। हर बार जब नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो वो संविधान के मूल्यों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। ये एक वादा है जो वो पूरे देश से करते हैं। तो हमने अनुच्छेद 56 से 60 तक राष्ट्रपति से जुड़े इन अहम प्रावधानों को एक-एक करके समझा। जी। कार्यकाल और उसकी शर्तें, अनुच्छेद 56, दोबारा चुने जाने की पात्रता, अनुच्छेद 57, चुनाव लड़ने की योग्यताएं, अनुच्छेद 58, पद पर बने रहने की शर्तें, अनुच्छेद 59, और पद ग्रहण करने से पहले ली जाने वाली शपथ, अनुच्छेद 60। ये सब मिलकर राष्ट्रपति पद के संवैधानिक ढांचे की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और ये प्रावधान सिर्फ नियम कानून ही नहीं बताते हैं, ये भी दर्शाते हैं कि हमारे संविधान निर्माता राष्ट्रपति पद को कितनी अहमियत देते थे। सही बात है। वो चाहते थे कि ये पद स्वतंत्र रहे, निष्पक्ष रहे, गरिमामय बना रहे और किसी भी तरह के राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव से मुक्त रहे। कार्यकाल की सुरक्षा, योग्यताओं का कड़ा निर्धारण, लाभ के पद से दूरी, वेतन भत्तों की गारंटी और सबसे बढ़कर संविधान की रक्षा की वो शपथ, ये सब मिलकर राष्ट्रपति को न सिर्फ देश का प्रथम नागरिक बनाते हैं, बल्कि एक तरह से संविधान की अंतरात्मा का रक्षक या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियंस कीपर भी बनाते हैं। संविधान की अंतरात्मा का रक्षक, ये बहुत अच्छा कहा आपने। जी, वो पूरे राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। ये सब समझने के बाद एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। जी। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी।
लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है। यहाँ वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। राष्ट्रपति ज्यादातर उनकी सलाह पर काम करते हैं। उनकी भूमिका काफी हद तक प्रतीकात्मक या औपचारिक मानी जाती है। हाँ, ये बात सही है। तो फिर ये जो शपथ है संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की, और राष्ट्रपति की जो वास्तविक शक्तियां या भूमिका है, जैसा कि हम आमतौर पर समझते हैं, इन दोनों के बीच संतुलन व्यवहार में कैसे काम करता होगा? ये बहुत गहरा सवाल है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी इस शपथ का सक्रिय रूप से निर्वहन कर सकते हैं। ये शायद एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमारे श्रोता, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की गहराई से तैयारी कर रहे हैं, और ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है कि ये संवैधानिक शपथ और संसदीय प्रणाली की वास्तविकताएं एक साथ कैसे चलती हैं। इस पर जरूर सोचने चाहिए। अनुच्छेद 61, 62 और 72। हाँ, ये अनुच्छेद जो हैं, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया, फिर उनका पद खाली होने पर उसे भरने की क्या व्यवस्था है और उनकी क्षमादान की शक्तियां, इन सबसे जुड़े हैं। और ये तीनों ही विषय, जैसा आपने कहा, परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने भी देखा है कि इन अनुच्छेदों से, मतलब इनसे जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर ये महाभियोग और क्षमादान की शक्ति। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन जटिल संवैधानिक प्रावधानों को बिल्कुल सरल भाषा में समझें। जी, हम ये देखेंगे कि कैसे भारत के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति भी संविधान के दायरे में ही काम करते हैं और उनके ऊपर भी एक जवाबदेही तय की गई है। चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 61 से। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में है। सुनने में ही बहुत गंभीर लगता है। ये गंभीर है भी। देखिए, राष्ट्रपति का पद भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पद, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है। महाभियोग या अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं। संविधान का उल्लंघन, ये थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। क्या संविधान में कहीं बताया गया है कि इसका ठीक मतलब क्या है? कौन से काम उल्लंघन माने जाएंगे? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और यहीं पर संविधान निर्माताओं की जो सोच है वो दिखती है। उन्होंने जानबूझकर संविधान का उल्लंघन, मतलब वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस वाक्यांश की कोई सटीक परिभाषा नहीं दी। अच्छा। हाँ, इसे संसद की समझ और विवेक पर छोड़ा गया है। इसके पीछे शायद ये सोच रही होगी कि भाई समय और परिस्थितियों के हिसाब से इसकी व्याख्या की जा सके। हालांकि आमतौर पर इसका मतलब ऐसे किसी भी कार्य से लगाया जाता है जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो। जैसे अपनी शक्तियों का जानबूझकर गलत इस्तेमाल करना, या संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं को लांघना, या फिर देश के गणतांत्रिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाना। तो ये लचीलापन जरूरी था, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी है कि इसकी व्याख्या कभी-कभी थोड़ी राजनीतिक भी हो सकती है। समझ गए। तो ये लचीलापन भी है और शायद थोड़ा जोखिम भी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए संसद के कुछ सदस्यों को लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? क्या कोई भी शुरू कर सकता है? नहीं, इसकी प्रक्रिया काफी विस्तृत और सख्त है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो पाए। सबसे पहली बात, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ऐसा नहीं है कि शुरुआत केवल लोकसभा ही कर सकती है। अच्छा, कोई भी सदन शुरुआत कर सकता है, लेकिन क्या कोई भी सदस्य उठकर ये प्रस्ताव ला सकता है या इसके लिए कुछ और शर्तें भी हैं? नहीं, ऐसे ही कोई भी सदस्य नहीं। प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। देखिए, जिस भी सदन में ये आरोप लगाए जाने हैं, उस सदन को सबसे पहले राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले 14 दिन? हाँ, 14 दिन पहले एक लिखित सूचना देनी होती है। इस सूचना में उन आरोपों का जिक्र होता है जिनके आधार पर महाभियोग लाया जा रहा है। 14 दिन की पूर्व सूचना, ये तो ठीक है, इससे राष्ट्रपति को अपना पक्ष तैयार करने का समय मिल जाएगा। लेकिन क्या इस सूचना पर कुछ सदस्यों का समर्थन भी चाहिए होता है? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। उस लिखित सूचना पर जिस सदन में आरोप पेश किए जा रहे हैं, उस सदन के कुल सदस्यों में से कम 1/4, मतलब 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। 1/4 कुल सदस्यों के? जी हाँ, कुल सदस्यों के। ये शर्त इसलिए है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आरोप गंभीर हैं और उन्हें सदन की एक बड़े हिस्से का, कह सकते हैं, शुरुआती समर्थन प्राप्त है।
ऐसा ना हो कि बस 2-4 सदस्य मिलकर ही इतने बड़े पद के खिलाफ प्रक्रिया शुरू कर दें। ये छोटे-मोटे या सिर्फ राजनीतिक द्वेष से प्रेरित प्रयासों को रोकने का एक तरीका है। ठीक है, तो 14 दिन की सूचना हो गई, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हो गए। इसके बाद सदन में क्या होता है? उस प्रस्ताव का क्या होता है? इसके बाद वो सदन जिसने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों पर विचार करता है और एक संकल्प या प्रस्ताव, जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं, वो पारित करता है। और ये प्रस्ताव साधारण बहुमत से नहीं, बल्कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यहां ध्यान देने वाली बात है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 नहीं, बल्कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3। ये बहुत ही बड़ा बहुमत होता है। ओ, कुल सदस्य संख्या का 2/3। हाँ, और इसे हासिल करना आसान नहीं है। ये फिर से प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाता है। ये तो वाकई बहुत मुश्किल होगा। अगर मान लीजिए पहला सदन ये मुश्किल बहुमत जुटाकर प्रस्ताव पारित कर देता है, तब क्या होता है? क्या राष्ट्रपति को तुरंत पद छोड़ना पड़ता है? नहीं, तुरंत नहीं। अगर पहला सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो फिर ये आरोप और प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजे जाते हैं। दूसरे सदन में? हाँ, अब दूसरे सदन की भूमिका बदल जाती है। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है। इस जांच के दौरान दूसरा सदन एक तरह से अर्ध न्यायिक निकाय, क्वाजी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। अर्ध न्यायिक निकाय, क्वाजी जुडिशियल, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं होती, इसमें थोड़ी अदालती कार्यवाही जैसी बात भी होती है। हाँ, काफी हद तक। अर्ध न्यायिक का मतलब है कि ये पूरी तरह से अदालत तो नहीं है, लेकिन इसके काम करने का तरीका कुछ हद तक न्याय प्रक्रिया जैसा होता है। ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें तथ्यों और सबूतों पर ध्यान दिया जाता है। अच्छा। और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। वो स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या अपने किसी वकील या प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव कर सकते हैं। ये नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि किसी को भी बिना सुनवाई के दोषी न ठहराया जाए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को बचाव का मौका मिलता है। अच्छा, तो जांच पूरी होने के बाद दूसरा सदन क्या करता है? जांच पूरी होने के बाद दूसरा सदन इस बात पर वोटिंग करता है कि क्या वो लगाए गए आरोपों को सही मानता है और क्या राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना चाहिए। अगर दूसरा सदन भी, यहां फिर वही बात है, अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित कर देता है कि हाँ, आरोप सिद्ध हो गए हैं, तो उसी क्षण से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। उसी क्षण से? उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं? उन्हें अलग से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती। वो प्रस्ताव पारित होते ही पद से हट जाते हैं। तो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया तो सच में बहुत कठिन बनाई गई है। क्या इसका उद्देश्य ये था कि राष्ट्रपति को, मतलब राजनीतिक कारणों से आसानी से न हटाया जा सके? बिल्कुल। संविधान निर्माता राष्ट्रपति पद को स्थिरता देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भाई सरकार बदलने या राजनीतिक मतभेद होने पर राष्ट्रपति को आसानी से हटा दिया जाए। इसीलिए ये प्रक्रिया इतनी कठोर बनाई गई। ये केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक संवैधानिक और, जैसा हमने कहा, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखना है और साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि अगर राष्ट्रपति वाकई संविधान का गंभीर उल्लंघन करते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके। ये शक्ति और जवाबदेही के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। आरोप किसी भी सदन में शुरू हो सकते हैं। 14 दिन की पूर्व सूचना और 14 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। हाँ। फिर पहले सदन को 2/3 बहुमत, वो भी कुल सदस्य संख्या का, से प्रस्ताव पास करना होता है। फिर दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है, एक तरह से अर्ध न्यायिक तरीके से। सही। और अगर वो भी तो 3/4 बहुमत कुल सदस्य संख्या का से प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं। ये समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा। ये प्रक्रिया की बारीकियां, ये बहुमत का प्रकार, ये सब याद रखना महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब हम अनुच्छेद 61 से आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 62 पर आते हैं। हाँ, अनुच्छेद 62 ये राष्ट्रपति पद की रिक्ति यानी वैकेंसी को भरने के बारे में है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, उनका पद खाली तो नहीं रह सकता। अनुच्छेद 62 शायद इसी बात का इंतजाम करता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 62 ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली न रहे और देश का काम सुचारू रूप से चलता रहे।
इसमें दो तरह की स्थितियों की बात की गई है। दो तरह की? हाँ, पहली स्थिति है जब राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल सामान्य रूप से पूरा हो रहा हो। संविधान कहता है कि ऐसी स्थिति में मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। पहले ही? हाँ, पहले ही, ताकि जैसे ही एक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो, अगले ही पल नए राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार हों। सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल सहज हो, कोई गैप ना आए। ये तो हुई सामान्य स्थिति। लेकिन अगर पद कार्यकाल पूरा होने से पहले खाली हो जाए तो? जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या वो त्यागपत्र दे दें, या उन्हें महाभियोग जो हमने अभी अनुच्छेद 61 में पढ़ा उससे हटा दिया जाए, तब क्या होता है? हाँ, ऐसी आकस्मिक रिक्ति जिसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं, उसके लिए भी संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है। यहीं पर उत्तराधिकार योजना मतलब प्लान ऑफ सक्सेशन काम आती है। उत्तराधिकार योजना? जी। इसके अनुसार? जी, इसके अनुसार 1. ऐसी स्थिति में सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। वो तब तक इस पद पर रहते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ओके, सबसे पहले उपराष्ट्रपति। हाँ, अब मान लीजिए अगर किसी वजह से उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है या वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं, तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति नहीं तो फिर CJI? बिल्कुल। और अगर ये बहुत ही असाधारण स्थिति होगी, ऐसी नौबत आज तक आई नहीं है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सीनियर मोस्ट जज, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ये तो काफी विस्तृत योजना है। उपराष्ट्रपति, फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज। इसका उद्देश्य क्या है? ये इतना सब क्यों? इसका सीधा सा उद्देश्य है निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, उनका पद एक पल के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। ये उत्तराधिकार योजना ये सुनिश्चित करती है कि देश का शासन किसी भी परिस्थिति में रोके नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तरह का फेल सेफ मैकेनिज्म है ये। और जो व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, जैसे उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश, क्या उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां मिल जाती हैं? हाँ, जो भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियों, सभी उन्मुक्तियों मतलब इम्यूनिटीज और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वो राष्ट्रपति के सारे काम करते हैं, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि वो पूर्णकालिक राष्ट्रपति नहीं होते। अच्छा। वो केवल तब तक कार्य करते हैं जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर अपना पद नहीं संभाल लेते हैं। वो एक तरह से अंतरिम व्यवस्थाएं हैं। तो अगर पद आकस्मिक रूप से खाली होता है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना जरूरी होता है? क्या कोई समय सीमा है? हाँ, बिल्कुल है। संविधान ये अनिवार्य करता है कि आकस्मिक रिक्ति होने की तारीख से जितनी जल्दी हो सके और हर हाल में 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। ये 6 महीने की अधिकतम सीमा है। अधिकतम 6 महीने? जी। इसका मतलब है कि देश ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के भरोसे रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर चुनाव संपन्न कराने होते हैं। तो अनुच्छेद 62 असल में भारतीय शासन व्यवस्था की स्थिरता और उसके लचीलेपन को दिखाता है। ये सुनिश्चित करता है कि चाहे सामान्य कार्यकाल पूरा हो या कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए, राष्ट्रपति का पद कभी खाली न रहे और देश का काम बिना रोके चलता रहे। बिल्कुल सही समझा आपने। संक्षेप में अनुच्छेद 62 सामान्य रिक्ति कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव से भरी जाती है। आकस्मिक रिक्ति जैसे मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग, इसमें क्रम है उपराष्ट्रपति, फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और 6 महीने के भीतर नया चुनाव करवाना अनिवार्य है। ये एकदम स्पष्ट हो गया। अब आते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 72। ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर के बारे में है। ये शक्ति तो अक्सर खबरों में भी रहती है और इस पर काफी बहस भी होती है। ये क्या है असल में? हाँ, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को एक बहुत ही खास और कह सकते हैं महत्वपूर्ण शक्ति देता है। इसे हम राज्य की दया या करुणा मतलब मर्सी दिखाने की शक्ति कह सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी लगे कि न्याय शायद पूरी तरह से नहीं हुआ, या सजा कुछ ज्यादा ही कठोर हो गई, या कोई विशेष मानवीय परिस्थिति है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक तरह से अंतिम राहत का दरवाजा खोलती है। यह हमारी न्याय व्यवस्था में एक मानवीय पहलू, एक ह्यूमन टच जोड़ती है।
तो इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति क्या-क्या कर सकते हैं? क्या वो किसी भी सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को 5 तरह की राहत देने की शक्ति देता है। ये शब्द थोड़े तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के लिए। हाँ, ये शब्द मैंने पढ़े हैं। क्षमा, लघुकरण। पहला है क्षमा, पार्डन। इसका मतलब है दोषी को पूरी तरह से माफ कर देना। सजा और दोष सिद्धि, कन्विक्शन, दोनों समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति उसी स्थिति में आ जाता है मानो उसने कभी अपराध किया ही न हो। उसकी सारी सजाएं, सारी अयोग्यताएं खत्म हो जाती हैं। ये सबसे संपूर्ण राहत है। बिल्कुल माफ कर देना। हाँ। दूसरा है लघुकरण, कम्यूटेशन। इसका मतलब है सजा की प्रकृति को बदलकर उसे हल्का कर देना। जैसे अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसे बदलकर आजीवन कारावास कर देना, या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। सजा का रूप बदल दिया जाता है, भारी से हल्का। रूप बदलना, ठीक है। ठीक है। तीसरा है परिहार, रेमिशन। इसमें सजा की प्रकृति नहीं बदली जाती, बस उसकी अवधि, उसका ड्यूरेशन कम कर दिया जाता है। जैसे 10 साल के कठोर कारावास को घटाकर 5 साल का कठोर कारावास कर देना। सजा कठोर कारावास ही रहेगी, बस समय कम हो जाएगा। अवधि कम करना। हाँ। चौथा है विराम, रेस्पाइट। इसका मतलब है किसी खास वजह से सजा को कम कर देना। ये वजह दोषी की कोई शारीरिक अक्षमता हो सकती है, या मान लीजिए कोई महिला दोषी है, उसकी गर्भावस्था हो सकती है। ऐसी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मूल सजा की जगह कम सजा दी जाती है विशेष परिस्थितियों में। और पांचवा है प्रविलंबन। इसका मतलब है सजा के अमल पर, एग्जीक्यूशन पर अस्थायी रोक लगा देना। ये खास तौर पर मृत्युदंड के मामलों में किया जाता है, ताकि दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति से क्षमा याचना करने या अन्य कानूनी रास्ते खोजने का समय मिल सके। एक तरह से सजा को कुछ समय के लिए टाल देना। ये पांचों शब्द, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, इनके बीच का अंतर समझना वाकई जरूरी है। अच्छा, लेकिन ये शक्ति किन मामलों में इस्तेमाल की जा सकती है? क्या ये राज्य के कानूनों के तहत मिली सजा पर भी लागू होती है? नहीं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मुख्य रूप से 3 तरह के मामलों में लागू होती है। पहला, उन सभी मामलों में जहां सजा या दंडादेश सैन्य न्यायालय मतलब कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया हो, सैन्य न्यायालय। हाँ। दूसरा, उन सभी मामलों में जहां सजा किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दी गई हो जो संघ की कार्यकारिणी शक्ति के अंतर्गत आता हो। मतलब मोटे तौर पर कहें तो केंद्रीय कानूनों के तहत दिए गए दंड। केंद्रीय कानूनों के तहत। और तीसरा, उन सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस दिया गया हो। मृत्युदंड के सभी मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं, चाहे वो सजा किसी भी कानून के तहत दी गई हो, केंद्रीय या राज्य। अच्छा, मृत्युदंड के सभी मामलों में। पर क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, अपने विवेक से ये फैसला लेते हैं कि किसे माफ करना है और किसे नहीं? ये तो बहुत बड़ी शक्ति लगती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। देखने में ये राष्ट्रपति की व्यक्तिगत शक्ति लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 44, आर्टिकल 74, ये साफ कहता है कि राष्ट्रपति अपनी लगभग सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, की सलाह पर करेंगे। अच्छा, तो ये शक्ति भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल होती है। हाँ, क्षमादान की शक्ति भी इसी दायरे में आती है। यानी राष्ट्रपति क्षमादान का फैसला अकेले नहीं लेते, बल्कि वो केंद्रीय सरकार मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं। व्यवहार में गृह मंत्रालय इस पर काम करता है और मंत्रिपरिषद अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षमादान देना है या नहीं देना है, ये असल में सरकार का फैसला होता है। राष्ट्रपति तो बस उस पर कह सकते हैं मुहर लगाते हैं। क्या इससे ये शक्ति थोड़ी राजनीतिक नहीं हो जाती? देखिए, ये एक जटिल मुद्दा है। व्यवस्था यही है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। खासकर 44वें संशोधन के बाद ये स्थिति और स्पष्ट हो गई है। तो हाँ, व्यवहार में क्षमादान का फैसला सरकार का ही होता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि ये कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यकारी शक्तियां जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास होनी चाहिए, ना कि किसी एक मनोनीत व्यक्ति के पास। हालांकि ये बहस हमेशा रहती है कि क्या ये व्यवस्था क्षमादान के मूल उद्देश्य यानी न्याय और करुणा को कभी-कभी राजनीतिक विचारों के अधीन कर देती है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था यही है कि ये शक्ति मनमानी ना हो, बल्कि लोकतांत्रिक नियंत्रण में रहे।
और मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति, इसका क्या विशेष महत्व है? मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति को राज्य के सर्वोच्च नैतिक अधिकार का प्रतीक माना जाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि राज्य केवल दंड देना ही नहीं जानता, बल्कि उसके पास जीवन लेने के इस अंतिम निर्णय पर पुनर्विचार करने और दया दिखाने की क्षमता भी है। ये दिखाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसमें मानवीय करुणा और भूल सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन की शक्तियां मिलती हैं। ये सैन्य अदालतों, केंद्रीय कानूनों और मृत्युदंड के मामलों पर लागू होती हैं और इनका उद्देश्य न्याय में मानवीयता और करुणा लाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। एकदम सटीक, आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। तो आज हमने राष्ट्रपति से जुड़े इन 3 बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेदों 61, 62 और 72 को गहराई से समझा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति की जवाबदेही तय करता है। हाँ, महाभियोग द्वारा। अनुच्छेद 62 पद की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। उत्तराधिकार और चुनाव द्वारा। और अनुच्छेद 72 राज्य की दया और मानवीयता का पहलू दिखाता है। ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति की भूमिका को एक संतुलित रूप देते हैं। वो संविधान के रक्षक भी हैं, राज्य के प्रमुख भी हैं और उनमें मानवीय करुणा का तत्व भी निहित है। और ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूरदर्शिता से, कितनी समझदारी से काम लिया था। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां सर्वोच्च पद सिर्फ अधिकार और कानून से नहीं चलता, बल्कि उसे संवैधानिक जिम्मेदारी, न्याय और मानवीय मूल्यों के साथ संतुलित किया गया है। वाकई इन प्रावधानों के बीच का संतुलन सोचने लायक है। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 अर्ध न्यायिक है, ताकि वो सिर्फ राजनीतिक बदले का हथियार न बने। वहीं क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित है, ताकि वो व्यक्तिगत मनमानी न हो। हाँ, ये दोनों पहलू दिलचस्प हैं। इन दोनों व्यवस्थाओं में संतुलन साधने की कोशिश दिखती है। एक तरफ पद की गरिमा और स्थिरता, दूसरी तरफ जवाबदेही और लोकतांत्रिक नियंत्रण। आपको क्या लगता है, ये संतुलन कितना प्रभावी है? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। भारत के उपराष्ट्रपति का कई बार ये सवाल मन में आता है कि इनकी भूमिका आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ राष्ट्रपति के न होने पर काम आते हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया है। अक्सर उपराष्ट्रपति पद को लेकर थोड़ी कम स्पष्टता रहती है लोगों में। हाँ। लेकिन सच तो ये है कि भारतीय संवैधानिक ढांचे में ये पद एक मजबूत कड़ी की तरह है। जी। ये सिर्फ देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद ही नहीं है, बल्कि हमारी शासन व्यवस्था में एक अनोखा संतुलन बनाता है। संतुलन कैसे? आप इसे कार्यपालिका यानी सरकार का कार्यकारी अंग और विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था संसद के बीच एक पुल जैसा समझ सकते हैं। इस पद के साथ गरिमा भी जुड़ी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण पद की संवैधानिक भूमिका पर बहुत गहराई से और विस्तार से बात करेंगे, खास तौर पर परीक्षा के नजरिए से। हाँ, जरूर। हमारा पूरा ध्यान संविधान के 3 प्रमुख अनुच्छेदों आर्टिकल 63, 64 और 65 पर रहेगा। जी। यही वो अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति पद की बुनियाद रखते हैं, उनके कार्यों को परिभाषित करते हैं और उनकी शक्तियों का दायरा तय करते हैं। हाँ, और आज हम सिर्फ इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इनके पीछे संविधान बनाने वालों की क्या सोच थी, इनका व्यावहारिक मतलब क्या है, और हमारी पूरी शासन प्रणाली में इनकी असली अहमियत क्या है। बिल्कुल, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पद न सिर्फ सरकार के कामकाज को लगातार बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि हमारी संसदीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में भी इसकी एक भूमिका है। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक तरह से क्या कहते हैं, रोड मैप बना लेते हैं आज की चर्चा का। हाँ, जरूर। एक खाका तैयार कर लेते हैं। हम एक एक करके इन तीनों महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 63 ये बताएगा कि आखिर उपराष्ट्रपति का पद बनाया ही क्यों गया, इसकी जरूरत क्या थी। सही, शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। फिर आएगा अनुच्छेद 64, ये समझाएगा कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा से क्या खास कनेक्शन है, वो वहां सभापति के तौर पर क्या करते हैं, उनकी एक्टिव भूमिका। और अंत में हम देखेंगे अनुच्छेद 65, ये उन विशेष परिस्थितियों के बारे में है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते हैं। जी, वो स्टैंड बाय वाली भूमिका। हमारा मकसद है कि इस चर्चा के बाद
उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी हर संवैधानिक बारीकी, हर छोटा बड़ा पहलू सुनने वालों को एकदम साफ हो जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63। यह आर्टिकल बहुत छोटा सा है, बस इतना कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दे शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस इतनी सी लाइन। सुनने में कितना सामान्य लगता है ना? हाँ, जैसे किसी ऑफिस में एक डिप्टी मैनेजर होगा, लेकिन संवैधानिक दुनिया में इस एक लाइन का वजन बहुत भारी है। हाँ, ये एक पंक्ति ही भारत गणराज्य के दूसरे सबसे ऊंचे संवैधानिक पद की स्थापना कर देती है, राष्ट्रपति के ठीक बाद। लेकिन जैसा आपने कहा, इसका वजन ज्यादा है। वो क्यों? इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई संविधान निर्माताओं को? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस पद को बनाने के पीछे सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है शासन में निरंतरता सुनिश्चित करना। निरंतरता, कंटिन्यूटी। हाँ, सोचिए, भारत जैसे विशाल देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद, अगर अचानक खाली हो जाए, मान लीजिए पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या वो इस्तीफा दे देते हैं, या किसी वजह से उन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो क्या होगा? हाँ, ये तो बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी। देश का मुखिया कौन होगा? क्या शासन का काम रुक जाएगा? यहीं पर अनुच्छेद 63 एक, आप कह सकते हैं, संवैधानिक बीमा पॉलिसी की तरह काम करता है। संवैधानिक बीमा पॉलिसी, ये तो दिलचस्प तरीका है इसे समझने का। हाँ बिल्कुल, जैसे बीमा किसी अनहोनी की स्थिति में सुरक्षा देता है, वैसे ही ये पद सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में देश के शीर्ष नेतृत्व में कोई शून्य पैदा ना हो, कोई गैप ना आए। कोई गैप ना आए, शासन का काम एक पल के लिए भी ना रुके। इसके लिए एक संवैधानिक प्राधिकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी उपराष्ट्रपति हमेशा तैयार रहें, जो तुरंत जिम्मेदारी संभाल सकें। यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और परिपक्वता को दिखाता है कि उन्होंने ऐसी हर संभावित स्थिति के बारे में पहले ही सोच लिया था। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक तरह का संवैधानिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जैसे घरों में पावर बैकअप होता है। हाँ। आप इसे बिल्कुल एक संवैधानिक स्टैंड बाय कह सकते हैं। जी। राष्ट्रपति सीधे तौर पर देश के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, रोजमर्रा के शासन के कामों से जुड़े होते हैं। हाँ। उपराष्ट्रपति की भूमिका उस वक्त थोड़ी सहायक या परोक्ष रहती है, लेकिन वो हमेशा तैयार रहते हैं कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां संभाल सकें। लेकिन वो सिर्फ स्टैंड बाय तो नहीं रहते। नहीं, कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसा हम आगे देखेंगे, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति सिर्फ स्टैंड बाय मोड में नहीं रहते, वो एक और बहुत महत्वपूर्ण काम रोज करते हैं, राज्यसभा के सभापति का। तो ये पद स्थिरता, स्टेबिलिटी और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी का एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। और आपने शुरू में कहा था कि ये संसदीय प्रणाली से भी जुड़ा है। वो कैसे? देखिए, हमने ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली अपनाई। हालांकि ब्रिटेन में ठीक हमारे उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है, लेकिन वहां भी क्राउन के उत्तराधिकार और जरूरत पड़ने पर उनकी जगह काम करने की व्यवस्था है। अच्छा। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि भारत जैसे लोकतंत्र में जहां सरकार का मुखिया चुना जाता है, वहां शीर्ष पद पर किसी भी तरह के खालीपन या अनिश्चितता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सही बात है। इसलिए अनुच्छेद 63 सिर्फ एक पद नहीं बनाता, बल्कि ये एक बुनियादी सिद्धांत स्थापित करता है, संवैधानिक सत्ता की निरंतरता का सिद्धांत। ये पक्का करता है कि नेतृत्व की चेन कभी टूटे नहीं, शासन हमेशा चलता रहे। ये बात तो स्पष्ट हुई कि अनुच्छेद 63 ने पद क्यों बनाया, निरंतरता और स्थिरता के लिए। अब उस भूमिका पर आते हैं जो उपराष्ट्रपति ज्यादातर समय निभाते हैं। जैसा कि अनुच्छेद 64 में बताया गया है, राज्यसभा के पदेन सभापति। ये पदेन सभापति क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर पदेन या एक्स ऑफिशियो शब्द का मतलब समझना। जी। अनुच्छेद 64 कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। पदेन का सीधा सा मतलब है पद के आधार पर या उस पद पर होने के नाते। पद के आधार पे। हाँ, यानी जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, वो अपने उपराष्ट्रपति होने के पद के कारण ही अपने आप स्वतः ही ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति चेयरमैन बन जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए कोई अलग से चुनाव या नियुक्ति नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उपराष्ट्रपति पद के साथ जुड़ी हुई एक अभिन्न और स्थायी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति एक ही समय में दोहरी भूमिका निभा रहे होते हैं। बिल्कुल। अथॉरिटी हैं, यानी राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने वाले मुखिया। ये तो काफी अनोखी स्थिति है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
ये एक बहुत ही अनोखी और महत्वपूर्ण स्थिति है। इसी दोहरी भूमिका के कारण उपराष्ट्रपति केंद्र सरकार की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और विधायिका, लेजिस्लेचर के बीच एक सेतु, एक पुल का काम करते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के बीच पुल। अब सोचिए, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनका मुख्य काम क्या है? उनका काम है संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन की कार्यवाही को नियंत्रित और संचालित करना, सदन को चलाना। हाँ, उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सदन में जो भी बहस हो, चर्चा हो, वो व्यवस्थित तरीके से हो, सदन की गरिमा बनी रहे और सब कुछ निष्पक्ष, इम्पार्शियल तरीके से हो। आपने निष्पक्ष शब्द इस्तेमाल किया। जाहिर है, सभापति होने के नाते उन्हें राजनीतिक रूप से तटस्थ, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना पड़ता होगा। हाँ, ये उनकी भूमिका का सबसे अहम पहलू है। सभापति किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य की तरह काम नहीं कर सकते। वो पूरे सदन के संरक्षक होते हैं। उन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर मौका देना होता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि सदन में अनुशासन, डिसिप्लिन और मर्यादा, डेकोरम कायम रहे। अगर कोई हंगामा करे तो? अगर सदन की कार्यवाही में कोई बाधा आती है या नियमों को लेकर कोई सवाल उठता है, जिसे व्यवस्था का प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं, तो उस पर अंतिम निर्णय सभापति का ही होता है। अच्छा, फाइनल अथॉरिटी वही है? हाँ, उनके दिए गए निर्णय या रूलिंग्स भविष्य के लिए नजीर बन जाते हैं और संसदीय कामकाज का मार्गदर्शन करते हैं। सभापति के तौर पर क्या उनके पास कुछ खास शक्तियां भी होती हैं, मतलब सदन को चलाने के लिए? जी हाँ, उनके पास सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि सदस्य को कब और कितनी देर बोलना है, ये तय करना, किसी प्रस्ताव या बिल पर चर्चा के लिए समय आवंटित करना, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, ये देखना कि सदन में जो भी काम हो रहा है वो संविधान और सदन के नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। नियमों का पालन करवाना। बिल्कुल। और अगर कोई सदस्य बार बार सदन की कार्यवाही में बाधा डाले या अनुशासन तोड़े, डिसऑर्डरली कंडक्ट, तो सभापति उसे चेतावनी दे सकते हैं, सदन से कुछ समय के लिए बाहर भेज सकते हैं या गंभीर मामलों में निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। एक्शन भी ले सकते हैं। हाँ, और एक बहुत खास शक्ति है निर्णायक मत देने की। कास्टिंग वोट, वो क्या होता है? आमतौर पर सभापति वोट नहीं डालते क्योंकि उन्हें निष्पक्ष रहना होता है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाए, यानी टाई हो जाए तो उस स्थिति में सभापति अपना वोट डालकर उस मुद्दे का फैसला कर सकते हैं। हाँ। हालांकि इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही कम मौकों पर होता है। अच्छा, ये सब सुन के एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। पूछिए। आखिर उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति क्यों बनाया गया? राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी को सभापति क्यों नहीं चुन लेती, जैसे लोकसभा में स्पीकर चुने जाते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और इसके पीछे संविधान निर्माताओं की बहुत गहरी सोच छुपी है। इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। क्या कारण है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है तटस्थता, न्यूट्रलिटी। हाँ, वो तो है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन, न लोकसभा न राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उनका चुनाव सीधे तौर पर किसी पार्टी या चुनाव क्षेत्र के आधार पर नहीं होता। उनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। अच्छा, क्योंकि वो किसी पार्टी या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए उम्मीद की जाती है कि वो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन ज्यादा निष्पक्षता और बिना किसी राजनीतिक झुकाव के कर सकेंगे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरा कारण है शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। हमारी संसदीय व्यवस्था में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जी। लोकसभा, जिसे जनता का सदन कहते हैं, उसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, जो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं और आमतौर पर सत्ताधारी दल या गठबंधन से होते हैं। ठीक। वहीं राज्यसभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और जिसे उच्च सदन कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जो तकनीकी रूप से दोनों सदनों से बाहर के व्यक्ति हैं। ये व्यवस्था उच्च सदन को अत्यधिक राजनीतिकरण से बचाने में मदद करती है और उसकी एक स्वतंत्र और गरिमामय पहचान बनाए रखने में सहायक होती है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अनुच्छेद 64 में एक और बात लिखी है कि उपराष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, धारण नहीं करेंगे। ये लाभ का पद क्या होता है असल में, और ये रोक क्यों लगाई गई है? लाभ का पद, हाँ, ये टर्म अक्सर सुनने में आता है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा पद या नौकरी जो सरकार के अधीन हो
चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, और जिससे कोई वेतन, भत्ता या किसी भी तरह का आर्थिक लाभ, फाइनेंशियल गेन या अन्य फायदा मिलता हो। कोई भी सरकारी पोस्ट जिससे पैसा या फायदा मिले। बिल्कुल। संविधान ने ये रोक इसलिए लगाई है ताकि उपराष्ट्रपति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर कोई आंच ना आए, उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। हाँ, सोचिए, अगर उपराष्ट्रपति सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर हो जहां से उन्हें पैसा या फायदा मिल रहा हो, तो क्या वो राज्यसभा में सरकार के खिलाफ जाने वाले किसी मुद्दे पर निष्पक्ष रह पाएंगे? शायद नहीं, दबाव महसूस कर सकते हैं। हाँ, या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय स्वतंत्र निर्णय ले पाएंगे? शायद नहीं। उन पर सरकारी दबाव में काम करने का संदेह पैदा हो सकता है। इसलिए उनकी संवैधानिक स्थिति की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि वो किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो। मैं समझ गई। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को न सिर्फ राज्यसभा का मुखिया बनाता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि वो अपनी इस भूमिका को पूरी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और गरिमा के साथ निभा सके, बिना किसी बाहरी दबाव या लालच के। सही कहा। ये उन्हें संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहरेदार बना देता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति की सक्रिय और नियमित भूमिका को परिभाषित करता है। चलिए अब हम अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव अनुच्छेद 65 पर चलते हैं। अनुच्छेद 65। ये अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की उस भूमिका से जुड़ा है जो शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है, लेकिन जिसकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अनुच्छेद 65 उन परिस्थितियों की बात करता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। ये कब और कैसे होता है? सही। अनुच्छेद 65 एक तरह से अनुच्छेद 63 में स्थापित निरंतरता के सिद्धांत को आप कह सकते हैं एक्शन में लाता है, उसे हकीकत में लागू करता है। अच्छा। ये कहता है कि दो मुख्य स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां संभालेंगे। दो स्थितियां कौन सी? पहला, जब राष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान ही खाली हो जाए, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। और दूसरा, जब राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपने काम करने में असमर्थ हों, अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शंस। तो ये फिर से वही संवैधानिक बीमा पॉलिसी या स्टैंड बाय वाली बात आ गई। हाँ, ये उसी बीमा पॉलिसी का क्लेम करने जैसा है। ये प्रावधान एक सुरक्षा कवच है, सेफगार्ड, जो ये सुनिश्चित करता है कि देश का सर्वोच्च कार्यकारी पद, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस, एक क्षण के लिए भी खाली या निष्क्रिय न रहे, क्योंकि वो पद बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सोचिए, देश के सारे बड़े फैसले राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। सेनाओं के वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं। अगर ये पद खाली हो जाए तो कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। हाँ, अस्थिरता आ सकती है। अनुच्छेद 65 इसी संकट को टालता है और कार्यकारी सत्ता की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बनाए रखता है। आपने दो मुख्य परिस्थितियों का जिक्र किया, इन्हें थोड़ा और खोलकर समझते हैं। पहली स्थिति, पद का खाली होना, इसका क्या मतलब है? पहली स्थिति है आकस्मिक रिक्ति, कैजुअल वैकेंसी। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का पद उनके सामान्य 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही खाली हो गया है। कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे? इसके कारण क्या हो सकते हैं? जैसे पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाना, उनका त्यागपत्र दे देना, या उन्हें महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा पद से हटा दिया जाना। ऐसी किसी भी स्थिति में जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में पदभार ग्रहण कर लेते हैं। तुरंत मतलब कोई देरी नहीं? कोई देरी नहीं, व्यवस्था ऐसी है। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कब तक रहते हैं? ये एक अस्थायी व्यवस्था है। संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने के 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर नया चुनाव? हाँ, तो जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर अपना पद संभाल नहीं लेते, तब तक उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। और इस दौरान उनकी शक्तियां? इस पूरी अवधि के दौरान उन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाली सभी शक्तियां, पावर्स, सभी वेतन भत्ते और सभी विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। वो पूरी तरह से राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। ये तो हुई पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति क्या है? कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थता। दूसरी स्थिति है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या असमर्थता, एब्सेंस ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तब होती है जब राष्ट्रपति अपने पद पर तो बने हुए हैं, लेकिन वो अस्थायी रूप से, टेम्परेरीली, अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है। अस्थायी रूप से जैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए राष्ट्रपति बीमार पड़ गए हैं और अस्पताल में हैं, या वो किसी लंबी विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, या कोई और ऐसा कारण है जिससे वो कुछ समय के लिए अपना काम नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उस अवधि के लिए
राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं। कृत्यों का निर्वहन। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहलाते, बल्कि वो सिर्फ राष्ट्रपति के काम को संभालते हैं। अच्छा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना और कृत्यों का निर्वहन करना, इन दोनों में क्या कोई मुख्य अंतर है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। बताइए। आकस्मिक रिक्ति, कैजुअल वैकेंसी की स्थिति में जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो पूरी तरह से राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, क्योंकि असली राष्ट्रपति का पद खाली हो चुका होता है। हाँ, पद खाली हो गया है। ये तब तक चलता है जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते। जबकि अस्थायी अनुपस्थिति, टेम्पररी एब्सेंस, जब राष्ट्रपति बीमार हैं या बाहर हैं, हाँ, तब जब उपराष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन करते हैं तो वो राष्ट्रपति नहीं बनते, बल्कि केवल उनके काम को तब तक देखते हैं जब तक असली राष्ट्रपति वापस आकर अपना काम संभालने लायक नहीं हो जाते। तो इस केस में पद खाली नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हुआ है, वो सिर्फ अस्थायी रूप से अनुपस्थित हैं या असमर्थ हैं। ये अंतर अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। एक और सवाल है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे होते हैं, चाहे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में या कृत्यों का निर्वहन करते हुए, तो क्या वो उपराष्ट्रपति नहीं रहते या वो राज्यसभा के सभापति बने रहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या उनके कृत्यों का निर्वहन करते हैं तो वो उपराष्ट्रपति का पद नहीं छोड़ते, वो उपराष्ट्रपति बने रहते हैं। अच्छा, वो वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही। हाँ, लेकिन उस अवधि के दौरान वो राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, वो काम नहीं करते। हाँ, जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति एक ही समय में देश का कार्यकारी प्रमुख और विधायिका के एक सदन का पीठासीन अधिकारी दोनों भूमिकाएं प्रभावी ढंग से नहीं निभा सकता। सही बात है। तो फिर राज्यसभा कौन चलाता है? अच्छा, उस समय राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन राज्यसभा के उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन करते हैं, या अगर वो भी उपलब्ध ना हो तो नियमों के तहत सदन के किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। अच्छा, व्यवस्था है उसके लिए भी। हाँ, ये व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को बनाए रखने में भी मदद करती है और ये सुनिश्चित करती है कि दोनों महत्वपूर्ण काम, देश का शासन चलाना और सदन की कार्यवाही चलाना, बिना किसी रुकावट के चलते रहें। क्या हमारे देश के इतिहास में ऐसे मौके आए हैं जब उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति की भूमिका निभानी पड़ी हो? कोई उदाहरण? हाँ, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो इस अनुच्छेद की अहमियत को दर्शाते हैं। जैसे 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो गया था, तब उस समय के उपराष्ट्रपति श्री वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। अच्छा, 1969 में? हाँ, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो गया। इसी तरह एक और उदाहरण है 1977 का, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ, तब उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। ओके। एक और दिलचस्प स्थिति 1982 में बनी थी, जब राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और नए चुने गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को पद संभालने में कुछ घंटों का अंतराल था। बस कुछ घंटे? हाँ, बहुत छोटी सी अवधि के लिए तत्कालीन उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे, ने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया था। वाह, ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि अनुच्छेद 65 सिर्फ कागज पर लिखा एक नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे संवैधानिक ढांचे में एक वास्तविक और बेहद जरूरी स्थिरता तंत्र, स्टेबिलिटी मैकेनिज्म है। निश्चित रूप से अनुच्छेद 65 हमारे संविधान का वो सेफ्टी वॉल्व है जो ये सुनिश्चित करता है कि देश के शीर्ष नेतृत्व में कभी कोई अप्रत्याशित संकट न आए और शासन व्यवस्था हर हाल में बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहे। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद महज एक औपचारिक पद या दूसरे नागरिक का दर्जा भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पद भारतीय गणराज्य के भीतर निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, संतुलन, बैलेंस और संवैधानिक अखंडता, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी की भावना का एक सशक्त प्रतीक है। हाँ, हमने विस्तार से देखा कि कैसे अनुच्छेद 63 एक संवैधानिक बीमा पॉलिसी की तरह यह सुनिश्चित करता है कि शीर्ष नेतृत्व में कभी शून्य न आए और जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी संभालने के लिए एक प्राधिकारी हमेशा तैयार रहे। सही। फिर अनुच्छेद 64
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के निष्पक्ष और गरिमामय सभापति की भूमिका देकर उन्हें हमारी संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है, जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन साधने में मदद है। और अनुच्छेद 65 उन्हें राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति या अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व संभालने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर कार्यकारी सत्ता की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। तो ये तीनों अनुच्छेद मिलकर एक ऐसे पद का निर्माण करते हैं जो एक ही साथ प्रतीकात्मक भी है और कार्यात्मक भी। बिल्कुल। ये पद कार्यपालिका और विधायिका के बीच की खाई को पाटने का काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि भारत की जटिल संवैधानिक मशीनरी बिना किसी बाधा के एक सामंजस्य के साथ चलती रहे। बिल्कुल। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति के सहायक या डिप्टी नहीं है, बल्कि वो स्वयं संवैधानिक स्थिरता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। संवैधानिक स्थिरता के स्तंभ। हाँ, वो भारतीय राज्य के उच्चतम स्तरों पर लोकतंत्र, निरंतरता और निष्पक्ष शासन के सिद्धांतों को बनाए रखने में एक मूक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हमने बहुत विस्तार से और सरल भाषा में समझने की कोशिश की कि भारत के उपराष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका क्या है, कैसे वो एक साथ दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं, राज्यसभा के सभापति के तौर पर विधायी प्रक्रिया का संचालन करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। और इस पूरी व्यवस्था का, इन तीनों अनुच्छेदों का मूल सार यही है, भारत की शासन व्यवस्था में स्थिरता, निरंतरता और संतुलन को हर कीमत पर बनाए रखना, हर परिस्थिति के लिए तैयारी। हाँ, ये पद हमारे संविधान निर्माताओं की उस गहरी दूरदर्शिता का प्रमाण है जिन्होंने हर संभावित चुनौती और परिस्थिति के लिए पहले से ही एक समाधान तैयार रखा था। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति का पद, जिसके पास रोजमर्रा में प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा कार्यकारी शक्तियां नहीं होती, फिर भी वो देश की शासन व्यवस्था और संवैधानिक संतुलन को बनाए रखने में कितनी महत्वपूर्ण, कितनी केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये सोचने वाली बात है। इस पद की इस अप्रत्यक्ष शक्ति, इनडायरेक्ट पावर और इसके गहरे प्रभाव के बारे में और क्या पहलू हो सकते हैं, इस पर मंथन जरूर कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं भारत के उपराष्ट्रपति पद और उनके चुनाव की। हाँ, कई बार ऐसा लगता है ना कि ये सिर्फ एक औपचारिक, मतलब एक सेरेमोनियल पोस्ट है। बिल्कुल। लेकिन असल में संवैधानिक ढांचे में इसकी खास जगह है, खासकर जब शासन की निरंतरता या फिर संसदीय कार्यवाही के संचालन की बात आती है। सही कहा। और खासकर जो छात्र एसएससी, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो संविधान का ये हिस्सा, मतलब इसको गहराई से समझना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। आज हम विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 66 यानी आर्टिकल 66 पर फोकस करेंगे। इसमें ना उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए और इस पद से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू, वो सब दिए गए हैं। हाँ, तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि इस जानकारी को बिल्कुल सरल और स्पष्ट तरीके से समझें। जी। तो आज का हमारा लक्ष्य है अनुच्छेद 66 को परत दर परत खोलना, ताकि ये पता चले कि आखिर उपराष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं, कौन व्यक्ति इस पद के लिए योग्य माना जाता है और ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव से अलग क्यों है। ये सब जानना, जैसा आपने कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत काम का है। बिल्कुल। चलिए फिर शुरुआत करते हैं चुनाव की प्रक्रिया से। अनुच्छेद 66 बताता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। ये प्रक्रिया आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अप्रत्यक्ष मतलब? अप्रत्यक्ष का मतलब है कि भारत के आम नागरिक जैसे हम और आप हैं, वो सीधे वोट डालकर उपराष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। अच्छा। ये चुनाव भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही करवाता है, लेकिन इसमें वोट डालने वाले लोग अलग होते हैं। हाँ, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। अगर आम जनता वोट नहीं डालती तो फिर वोट कौन डालता है? इन वोट डालने वालों के समूह को शायद निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। हाँ, कौन? इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी सदस्य? हाँ, यहाँ सभी सदस्य पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि इसमें निर्वाचित मतलब इलेक्टेड सदस्य भी शामिल हैं और मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य भी। अच्छा, ये राष्ट्रपति चुनाव से अलग है फिर? हाँ, ये एक बड़ा अंतर है।
राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वे वोट डालते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। तो लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए और मनोनीत दोनों तरह के सांसद वोट डालते हैं। जी, लेकिन क्या राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, मतलब विधायक, एमएलएज, वो भी इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में तो विधायक भी वोट डालते हैं। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं? जी नहीं। इसका एक सीधा और तार्किक कारण है जो उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका से जुड़ा है। क्या कारण है? उपराष्ट्रपति का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? वो है राज्यसभा के पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, ठीक है। यानी वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। हाँ। चूंकि उनका काम मुख्य रूप से केंद्र की विधायिका, खासकर राज्यसभा से जुड़ा है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि उनका चुनाव भी केवल केंद्रीय विधायिका के सदस्यों यानी सांसदों द्वारा ही किया जाना चाहिए। अच्छा, ये लॉजिक है? हाँ, राष्ट्रपति तो पूरे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, इसलिए उनके चुनाव में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी जरूरी समझा गया। लेकिन उपराष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र को देखते हुए उनके चुनाव में केवल सांसदों को ही शामिल किया गया है। ये बहुत स्पष्ट तरीके से समझ आया कि निर्वाचक मंडल में कौन है और क्यों है। अब आते हैं चुनाव के तरीके पर। इससे सुनने में आता है कि इसकी पद्धति थोड़ी जटिल है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत। ये सुनने में इतना भारी भरकम लगता है, इसे सरल शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है? हाँ, नाम थोड़ा तकनीकी जरूर लगता है, पर इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही लोकतांत्रिक और दिलचस्प है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या छोटा करें तो एसटीवी। एसटीवी, ठीक है। देखिए, सामान्य चुनावों में क्या होता है, आप जाते हैं, अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे बटन दबाते हैं, यूं मुहर लगाते हैं और बस हो गया। हाँ। लेकिन एसटीवी में ऐसा नहीं होता। इसमें हर वोटर यानी हर सांसद सिर्फ एक उम्मीदवार को हाँ या ना नहीं कहता, बल्कि वो उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में रखता है। इसको कहते हैं वरीयता देना, प्रेफरेंसेस देना। वरीयता देना मतलब जैसे हम स्कूल में अपनी पसंद की चीजों को रैंक करते थे, वैसा कुछ? बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। मान लीजिए उपराष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हैं, क, ख और ग। ठीक है। तो हर सांसद अपनी वोटिंग पर्ची पर यह बताएगा कि उसकी पहली पसंद कौन है, मान लीजिए ख, दूसरी पसंद कौन है, मान लीजिए क, और तीसरी पसंद कौन है, मान लीजिए ग। वो हर उम्मीदवार के नाम के आगे 1, 2, 3 ऐसे नंबर लिख देगा। अच्छा। कोई दूसरा सांसद हो सकता है क को पहली पसंद बताए, ग को दूसरी और ख को तीसरी। इस तरह हर वोटर अपनी पूरी वरीयता सूची देता है। अच्छा, तो हर वोटर एक तरह से अपनी पूरी रैंकिंग दे रहा है। फिर वोटों की गिनती और विजेता का फैसला कैसे होता है? क्या जिसे सबसे ज्यादा नंबर 1 वोट मिले वो जीत जाता है? जरूरी नहीं। यहीं पर प्रक्रिया थोड़ी और विस्तृत हो जाती है। सबसे पहले जीतने के लिए वोटों का एक निश्चित कोटा तय किया जाता है। कोटा? हाँ, कोटा। ये कोटा कुल डाले गए वैध वोटों की संख्या के आधार पर एक फॉर्मूले से निकाला जाता है। आमतौर पर यह होता है कुल वैध वोट, उसे भाग दिया सीटों की संख्या +1 से और फिर उसमें +1 कर दिया। यहाँ उपराष्ट्रपति की सीट तो एक ही है। हाँ, एक ही सीट है। तो वो फॉर्मूला लगेगा। फिर गिनती के पहले दौर में देखा जाता है कि क्या किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता यानी नंबर 1 वाले वोट इतने मिल गए हैं कि उसका कोटा पूरा हो जाए। अगर हाँ, तो वो उम्मीदवार तुरंत विजेता घोषित हो जाता है। और अगर किसी को भी पहली वरीयता के वोटों से कोटा पूरा नहीं हुआ, तब क्या होता है? यहीं पर एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का आप कह सकते हैं जादू काम आता है। अच्छा, कैसे? अगर पहले दौर में किसी को कोटा नहीं मिला, तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली वरीयता के वोट मिले हैं, उसे चुनाव की दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। हाँ, लेकिन उसके वोट बेकार नहीं जाते, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, फिर? उन वोटों को देखा जाता है कि उन वोटरों ने अपनी दूसरी वरीयता, अपनी सेकंड प्रेफरेंस किसे दी थी। फिर उन वोटों को उनकी दूसरी पसंद वाले उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अरे वाह, मतलब सबसे कमजोर उम्मीदवार के वोट उसकी दूसरी पसंद को मिल जाते हैं? जी हाँ, और ये वोट ट्रांसफर होने के बाद फिर से वोटों की गिनती होती है और देखा जाता है कि क्या अब किसी उम्मीदवार का कोटा पूरा हो गया।
अगर हो गया तो वो जीत जाता है। अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर से सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर किया जाता है और उसके वोट पहली और दूसरी वरीयता के आधार पर जो मिले थे अगली वरीयता वाले उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी न किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा के बराबर या उससे ज्यादा वोट नहीं मिल जाते। तो ये एसटीवी प्रणाली काफी अनोखी है। इसका फायदा क्या है? क्यों अपनाई गई ये जटिल लगने वाली व्यवस्था? मतलब कुछ तो सोचा होगा ना? हाँ, इसके कई फायदे हैं। पहला, ये सुनिश्चित करता है कि चुना गया उम्मीदवार केवल सबसे बड़े गुट का ही प्रतिनिधि ना हो, बल्कि उसे संसद के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों का किसी न किसी रूप में समर्थन प्राप्त हो। मतलब पहली, दूसरी या तीसरी पसंद के तौर पर ही सही। व्यापक समर्थन। हाँ, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मजबूत करता है। दूसरा, इसमें वोटर की दूसरी और तीसरी पसंद भी मायने रखती है, जिससे वोट बर्बाद होने की संभावना कम हो जाती है। सही बात है। तीसरा, ये छोटे दलों या निर्दलीय उम्मीदवारों को भी थोड़ी उम्मीद देती है, क्योंकि अगर वे कई सांसदों की दूसरी या तीसरी पसंद बन सकें तो उनके जीतने की संभावना बन सकती है, जो साधारण बहुमत प्रणाली में मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। कुल मिलाकर ये समावेशिता, व्यापक स्वीकार्यता और आम सहमति बनाने पर जोर देती है, जो उपराष्ट्रपति जैसे पद के लिए आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। जो सिर्फ विजेता चुनने से आगे जाकर व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। अच्छा, अनुच्छेद 66 में चुनाव प्रक्रिया के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है शायद, कि उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो किसी सदन के सदस्य नहीं रह सकते। जी हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 66(2) साफ तौर पर कहता है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा या किसी राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति जो इनमें से किसी का सदस्य है उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से उस सदन में अपना स्थान रिक्त कर दिया है। अच्छा, ऑटोमेटिकली? हाँ, अपने आप। पद संभालते ही उसकी पुरानी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों जरूरी है कि वो किसी सदन के सदस्य ना रहें? इसका मुख्य उद्देश्य है उपराष्ट्रपति पद की निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस को बनाए रखना। कैसे? सोचिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की अध्यक्षता करनी होती है, जहां सभी दलों के सदस्य होते हैं। अगर वो खुद किसी दल के सक्रिय सदस्य या किसी सदन के प्रतिनिधि बने रहेंगे तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उन्हें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करना पड़ सकता है, जो कि राष्ट्र के प्रमुख होते हैं और दलीय राजनीति से ऊपर माने जाते हैं। सही। इसलिए ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी राजनीतिक झुकाव या दबाव के पूरी तरह तटस्थ होकर कर सकें। बिल्कुल सही। तो ये थी चुनाव की पूरी प्रक्रिया। अप्रत्यक्ष चुनाव सिर्फ सांसद निर्वाचित प्लस मनोनीत वोट डालते हैं, विधायक नहीं। एसटीवी पद्धति से चुनाव होता है और चुने जाने पर किसी भी सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। जी। अब बात करते हैं कि इस पद के लिए उम्मीदवार बनने की योग्यताएं क्या हैं? कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है? संविधान ने उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ स्पष्ट योग्यताएं निर्धारित की हैं, जो अनुच्छेद 66(3) में बताई गई हैं। ये योग्यताएं ये पक्का करती हैं कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर एक योग्य, अनुभवी और जिम्मेदार व्यक्ति ही पहुंचे। क्या है वो योग्यताएं? पहली और सबसे बुनियादी शर्त है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो खैर किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के लिए अनिवार्य है। हाँ, ये तो है। और आयु के बारे में क्या प्रावधान है? उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। 35 साल? जी। राष्ट्रपति पद के लिए भी यही आयु सीमा है। ये आयु सीमा इसलिए रखी गई है ताकि उम्मीदवार में पर्याप्त परिपक्वता हो, अनुभव हो और निर्णय लेने की क्षमता हो, जो इस पद की गरिमा और जिम्मेदारियों के लिए जरूरी है। ठीक है, नागरिकता और 35 वर्ष की आयु। इसके अलावा एक और योग्यता है जो अक्सर राष्ट्रपति पद की योग्यता से तुलना करके पूछी जाती है। वो क्या है? हाँ, और वो सबसे महत्वपूर्ण योग्यताओं में से एक है, उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य? हाँ, यहीं पर ध्यान देना है। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता चाहिए होती है,
जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की। और इसका कारण फिर से वही है जो हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल वही कारण है। चूंकि उनका मुख्य काम ही राज्यसभा का संचालन करना है, इसलिए ये स्वाभाविक और तर्कसंगत है कि उनमें वो सभी योग्यताएं हों जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी होती हैं। इसमें भारत का नागरिक होना, आयु राज्यसभा के लिए वैसे 30 वर्ष है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए तो 35 वर्ष अनिवार्य है ही, और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं शामिल हैं। साथ ही वो दिवालिया या विकृत चित्त का नहीं होना चाहिए और अन्य निरर्हताओं मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से मुक्त होना चाहिए जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आती हैं। समझ गया। एक और शर्त का जिक्र आता है, लाभ का पद धारण ना करना। ये लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कभी-कभी। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है जो अनुच्छेद 66(4) में स्पष्ट की गई है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी मतलब लोकल और अदर अथॉरिटी के अधीन जो सरकार के नियंत्रण में हो, कोई लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करना चाहिए। अब सवाल है कि लाभ का पद क्या है? देखिए, संविधान में इसकी कोई एकदम सटीक परिभाषा नहीं दी गई है। अच्छा। लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब है ऐसा कोई भी पद या नौकरी जिससे उस व्यक्ति को सरकार से वेतन, भत्ते या किसी भी तरह का आर्थिक फायदा मतलब फाइनेंशियल गेन या बेनिफिट मिलता हो। तो ये रोक क्यों लगाई गई है? क्यों कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हुए उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता? इसका उद्देश्य है हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकना। हितों का टकराव? हाँ, अगर कोई व्यक्ति सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले किसी पद पर है तो यह आशंका रहती है कि वो उपराष्ट्रपति जैसे निष्पक्ष पद पर रहते हुए स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो उस पद के प्रभाव में निर्णय ले या अपने पद का दुरुपयोग करे। ये बात तो सही है। इसलिए ये शर्त सुनिश्चित करती है कि उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्र के प्रति जवाबदेह हो, न कि किसी ऐसे पद के प्रति जिससे उन्हें व्यक्तिगत लाभ मिल रहा हो। ठीक है। हाँ, ये जरूर स्पष्ट किया गया है संविधान में कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये अपवाद है। हाँ, मतलब अगर कोई मंत्री है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो जीत जाता है और उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो मंत्री पद स्वतः ही छोड़ना पड़ेगा, जैसे हमने पहले सदस्यता के नियम में देखा था। हाँ, वो पद ग्रहण करते ही सदस्यता चली जाती है। ठीक है, तो योग्यताएं भी स्पष्ट हो गईं। भारत का नागरिक, 35 वर्ष आयु, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता और कोई लाभ का पद धारण ना करना। जी, तो हमने चुनाव प्रक्रिया और योग्यताओं को विस्तार से समझ लिया। अब अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो उपराष्ट्रपति पद की भूमिका और इसके महत्व को कैसे संक्षेप में बता सकते हैं? खासकर प्रतियोगी परीक्षा के नजरिए से क्या मुख्य बातें हैं? देखिए, उपराष्ट्रपति का पद कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, जैसा हमने बार बार कहा, वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं, जो संसदीय लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। उनकी निष्पक्षता और सदन चलाने की क्षमता यहाँ बहुत मायने रखती है। सही। दूसरा, वे संविधान में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी सुनिश्चित करते हैं। मान लीजिए भगवान न करे राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी और कारण से अचानक खाली हो जाता है। हाँ। तो उपराष्ट्रपति ही तत्काल कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभालते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। ये देश को एक तरह से नेतृत्वहीन होने से बचाता है। ये बहुत जरूरी भूमिका है। बिल्कुल। तीसरा, उनकी चुनाव प्रक्रिया, जिसमें हमने देखा कि दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल हैं और एसटीवी पद्धति है, ये सुनिश्चित करती है कि वो केवल एक पार्टी के नहीं बल्कि व्यापक संसदीय सहमति के व्यक्ति हों, जो उनकी तटस्थ भूमिका के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये पद सिर्फ एक स्टैंड बाय व्यवस्था नहीं है, बल्कि सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, ये पद संवैधानिक व्यवस्था में स्थिरता का स्तंभ है। वे विधायिका, राज्यसभा के सभापति के रूप में और कार्यपालिका, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जरूरत पड़ने पर एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी योग्यताएं, खासकर राज्यसभा सदस्य की योग्यता और लाभ का पद न होना और चुनाव का तरीका, एसटीवी और केवल सांसद, ये सब मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति संवैधानिक मूल्यों
निष्पक्षता और संतुलन का प्रतीक बने। ये सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए एक आवश्यक संवैधानिक पद है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने बहुत गहराई से समझा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत कैसे होता है। मुख्य बातें ये रहीं, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है जी। निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, विधायक नहीं होते। सही। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी एसटीवी से होता है। हाँ। योग्यताएं हैं भारत का नागरिक, 35 वर्ष आयु, राज्यसभा सदस्य बनने योग्य और लाभ का पद धारण न करना। बिल्कुल। और चुने जाने पर किसी सदन की सदस्यता नहीं रख सकते। एकदम सही। और ये सारी व्यवस्था दर्शाती है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूरदर्शिता से, कितनी सोच समझकर इस पद की रचना की थी, ताकि ये पद भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता, निरंतरता और निष्पक्षता की भावना को सही मायने में प्रतिबिंबित कर सके। वाकई ये जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बेहद उपयोगी है। चलिए आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जरूर। की भूमिका दोहरी है। एक तरफ वे राज्यसभा के सभापति हैं, जहां उन्हें सदन का संचालन करना होता है। दूसरी तरफ वो एक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, जहां उन्हें राष्ट्र प्रमुख की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। इन दोनों भूमिकाओं की प्रकृति और शक्तियों में क्या अंतर है और कैसे एक ही व्यक्ति इन दो अलग-अलग जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाता है? यह संवैधानिक संतुलन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? इस पर विचार करना आपकी विश्लेषणात्मक सोच को और मजबूत करेगा। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। बात करेंगे एक बहुत ही अहम पद की, भारत के उपराष्ट्रपति जी। और उनसे जुड़े कुछ खास संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देंगे। मतलब हमारा फोकस रहेगा अनुच्छेद 67 से लेकर 71 तक। हाँ, और ये जो अनुच्छेद है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से तो खैर महत्वपूर्ण है ही, जैसे यूपीएससी, एसएससी वगैरह। बिल्कुल। लेकिन ये हमें ये भी समझाते हैं कि कैसे हमारे संविधान बनाने वालों ने देश के शासन की निरंतरता और स्थिरता को कितनी ज्यादा अहमियत दी। सही कहा। उपराष्ट्रपति का पद आप देखें तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। बिल्कुल। और इन अनुच्छेदों में उसकी पूरी रूपरेखा, मतलब कैसे काम होगा, वो सब तय किया गया है। तो आज हमारा काम यही है कि इन अनुच्छेदों को खोलकर देखें, परत दर परत। हम सिर्फ वो कानूनी भाषा नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच क्या थी, उसका प्रैक्टिकल असर क्या है, और वो सब कुछ जो एक जागरूक नागरिक और खासकर एक एस्पिरेंट के लिए जानना जरूरी है, उसे आसान भाषा में समझें। हाँ, बिल्कुल संवादात्मक तरीके से। तो कहाँ से शुरू करें? अनुच्छेद 67 ठीक रहेगा, जो उनके कार्यकाल मतलब टर्म ऑफ ऑफिस से जुड़ा है। हाँ, अनुच्छेद 67 से ही शुरू करते हैं। इसका क्लॉज ए साफ कहता है कि उपराष्ट्रपति जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से 5 साल तक, 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेंगे। 5 साल, ये तो राष्ट्रपति और कई दूसरे संवैधानिक पदों जैसा ही है ना? हाँ बिल्कुल। इससे क्या है कि एक तरह की सिमेट्री, एक रूपता बनी रहती है पूरे संवैधानिक ढांचे में। अच्छा, लेकिन मान लीजिए किसी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, पर जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाने हैं उनका चुनाव या तो हुआ नहीं है या उन्होंने अभी पद संभाला नहीं है, तो क्या पद खाली रह जाएगा? नहीं, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और यहीं पर हमारे संविधान की दूरदर्शिता दिखती है। अनुच्छेद 67 का जो क्लॉज सी है उसका परंतु मतलब प्रोवाइजो, वो साफ कहता है कि उपराष्ट्रपति भले ही उनके पद की अवधि समाप्त हो गई हो, वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अच्छा। हाँ, इसका मकसद बिल्कुल साफ है, शासन में कोई गैप, कोई शून्य या अंतराल नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब कंटिन्यूटी बनी है। बिल्कुल। ये पक्का करता है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा पद एक पल के लिए भी खाली ना हो। इससे कोई भी संवैधानिक अस्थिरता या संकट की स्थिति नहीं बनती। ये तो हुई कार्यकाल पूरा होने या उसके बाद पद पर बने रहने की बात। पर क्या कोई उपराष्ट्रपति 5 साल से पहले भी पद छोड़ सकता है, मतलब अपनी मर्जी से? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 67A का जो पहला परंतुक है वो इसी के लिए है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर के साथ लिखकर अपना पद त्याग सकते हैं, मतलब इस्तीफा दे सकते हैं। न सिर्फ अपनी इच्छा से पद छोड़ने का एक रास्ता देती है, बल्कि जो संवैधानिक पदों का एक पदानुक्रम है ना, हाँ। उसको भी दिखाती है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्र के प्रमुख
यानी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है। और अगर इस्तीफे की बात ना हो बल्कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जरूरत पड़े, राष्ट्रपति के लिए तो वो महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की काफी जटिल प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति के लिए भी वैसा ही कुछ है? नहीं, और ये एक बहुत बहुत जरूरी अंतर है जिसे समझना होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी अलग है और कह सकते हैं कि तुलना में थोड़ी सरल भी है। अच्छा, कैसे? अनुच्छेद 67B में इसका जिक्र है। इसके मुताबिक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प मतलब रेजोल्यूशन द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पास किया हो। तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, इसका क्या मतलब है? ये प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला बहुमत है? नहीं, ये उससे ज्यादा सख्त जरूरत है। तत्कालीन समस्त सदस्य मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। इसका मतलब है कि उस समय राज्यसभा की जो असल सदस्य संख्या है, मतलब अगर कुछ सीटें खाली हैं तो उन्हें हटाकर जो संख्या बचती है, हाँ। उसका बहुमत चाहिए, यानी आधे से ज्यादा सदस्यों का समर्थन। सिर्फ उस दिन मौजूद और वोट देने वालों का बहुमत काफी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए राज्यसभा की तत्कालीन सदस्य संख्या 240 है, तो प्रस्ताव पास करने के लिए कम से कम 121 सदस्यों का वोट चाहिए ही चाहिए, भले ही उस दिन सदन में 200 लोग ही क्यों ना आए हों। अच्छा, तो ये काफी मजबूत बहुमत चाहिए। जी हाँ, इससे प्रक्रिया को एक गंभीरता मिलती है और ये पक्का होता है कि व्यापक समर्थन हो। और इसमें एक और बात है कि इस संकल्प से लोकसभा सहमत हो। हाँ बिल्कुल, राज्यसभा बहुमत से पास कर दे, उसके बाद लोकसभा की सहमति भी जरूरी है। लेकिन ये प्रस्ताव शुरू सिर्फ राज्यसभा में ही क्यों हो सकता है, लोकसभा में क्यों नहीं? इसका सीधा कनेक्शन उपराष्ट्रपति की एक और भूमिका से है। देखिए, संविधान के हिसाब से उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरह से लॉजिकल है कि जिस सदन के वो अध्यक्ष हैं, उसी सदन को उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का पहला अधिकार हो। ये दिखाता है कि सदन का अपने पीठासीन अधिकारी में विश्वास है या नहीं। लेकिन फिर लोकसभा की सहमति क्यों? अगर राज्यसभा ने तय कर लिया तो बात खत्म क्यों नहीं? लोकसभा की सहमति, आप कह सकते हैं, एक तरह का संवैधानिक बैलेंस या सेफगार्ड है। अच्छा। ये पक्का करता है कि सिर्फ एक सदन की मर्जी या नाराजगी से उपराष्ट्रपति को ना हटाया जा सके। लोकसभा, जो सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है, उसकी सहमति मिलने का मतलब है कि इस फैसले को ज्यादा बड़ी संसदीय मंजूरी मिली है। ये शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। हाँ, और ये दिखाता है कि फैसला पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर लिया गया है। एक और बात आपने कही थी कि ये राष्ट्रपति के महाभियोग से अलग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगता है। क्या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी ऐसा कोई आधार चाहिए? ये एक और बड़ा अंतर है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का उल्लंघन जैसा कोई खास आधार बताया ही नहीं गया है। अच्छा, तो फिर किस आधार पर हटाएंगे? अनुच्छेद 67B सिर्फ प्रक्रिया बताता है, आधार नहीं। तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि ये मुख्य रूप से संसदीय विश्वास, खासकर राज्यसभा के विश्वास का मामला है, जिस पर लोकसभा सहमत हो। अगर सदन को लगता है कि उपराष्ट्रपति को पद पर नहीं रहना चाहिए, तो वो बताई गई प्रक्रिया से उन्हें हटा सकते हैं। तो ये एक तरह से राजनीतिक विश्वास पर ज्यादा निर्भर करता है। करती है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये पद की राजनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल भी खड़े कर सकती है, जिस पर हम शायद बाद में और बात करें। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 67, कार्यकाल, इस्तीफा, पद पर बने रहना और हटाने की प्रक्रिया। अब अगर पद खाली हो जाता है, चाहे कार्यकाल पूरा होने पर हो या बीच में ही किसी वजह से, तो उसे भरने का क्या सिस्टम है? इसके लिए अगला अनुच्छेद 68 देखना होगा। बिल्कुल, अनुच्छेद 67 पद की अवधि और समाप्ति से जुड़ा था, तो अनुच्छेद 68 उस खालीपन को, उस रिक्ति को भरने की टाइमलाइन और प्रक्रिया पर फोकस करता है। और यहाँ भी संविधान की वो सोच दिखती है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। कैसे? अनुच्छेद 68(1) कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हो रहा है, तो रिक्ति भरने के लिए जो चुनाव है वो कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। पहले ही? हाँ, उद्देश्य साफ है, कोई गैप न हो। जैसे ही मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो, नए चुने हुए उपराष्ट्रपति पद संभालने को तैयार हो। और अगर पद कार्यकाल पूरा होने से पहले खाली हो जाए, जैसे मान लीजिए मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दें या हटा दिए जाएं, तब चुनाव कब होगा?
ऐसी सिचुएशन के लिए अनुच्छेद 68(2) है। ये कहता है कि अगर पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने से या किसी और वजह से खाली होता है तो रिक्ति भरने के लिए चुनाव रिक्ति होने के बाद जितनी जल्दी हो सके और हर हाल में रिक्ति होने की तारीख से 60 दिन के अंदर, 60 दिनों के भीतर करा लिया जाना चाहिए। 60 दिन, यहाँ भी तेजी पर जोर है। बिल्कुल, ताकि देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद ज्यादा लंबे समय तक खाली न रहे। इस बीच जो पद खाली है और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, तब राज्यसभा के सभापति का काम कौन करता है? वो तो उपराष्ट्रपति ही होता है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल सवाल है और संविधान इसके लिए भी इंतजाम करता है। अनुच्छेद 91 के अनुसार जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो जो उपसभापति हैं, डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो उस पद के कर्तव्यों को निभाएंगे। और अगर उपसभापति का पद भी खाली हो? हाँ, अगर उपसभापति का पद भी खाली है तो राज्यसभा का कोई ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस काम के लिए नियुक्त करें, वो उन कर्तव्यों को निभाएगा। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने हर मुमकिन स्थिति सोची थी ताकि काम न रुके। कमाल है, हर चीज का ध्यान रखा गया है। तो रिक्ति भरने की समय सीमा और अंतरिम व्यवस्था समझ आ गई। अब जब नया उपराष्ट्रपति चुन लिया गया तो पद संभालने से पहले की क्या फॉर्मेलिटी है, मतलब शपथ ग्रहण? अनुच्छेद 69 इसी बारे में है। सही, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब ओथ और एफर्मेशन के बारे में है। हर व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति चुना जाता है उसे अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान करना होता है। और ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, इसका गहरा संवैधानिक और नैतिक महत्व है। इस शपथ में होता क्या, असल में क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति? शपथ का जो टेक्स्ट है वो संविधान की 3री अनुसूची में नहीं बल्कि अनुच्छेद 69 में ही दिया गया है। उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वे भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान का पालन करेंगे और जिस पद को वे ग्रहण करने वाले हैं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। ये एक बहुत गंभीर कमिटमेंट है देश के संविधान और अपने पद के प्रति। और ये शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने ही क्यों ली जाती है? इसका कोई खास मतलब है? हाँ, ये संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो एक हायरार्की है और जो सम्मान है उसको दिखाता है। राष्ट्रपति राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं जी। उनके सामने शपथ लेना एक तरह से उनके पद की गरिमा को मानना है और खुद को संवैधानिक व्यवस्था के प्रति समर्पित करना है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश के 2 सर्वोच्च पदों के बीच एक औपचारिक और सिंबॉलिक रिश्ता बनाता है जो संवैधानिक मर्यादा के हिसाब से है। स्पष्ट है। अब आते हैं अनुच्छेद 70 पर। इसका टाइटल है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ये थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है, ये किस बारे में है? ये अनुच्छेद दरअसल हमारे संविधान के लचीलेपन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने की क्षमता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे? ये संसद को पावर देता है। ये कहता है कि संसद ऐसी किसी भी आकस्मिकता, मतलब कंटिंजेंसी की स्थिति में राष्ट्रपति के काम को करने के लिए वैसा इंतजाम कर सकेगी जिसका जिक्र इस भाग में पहले से नहीं किया गया है। अन्य आकस्मिकता मतलब ऐसी सिचुएशन जिनकी कल्पना संविधान बनाते समय शायद नहीं की गई थी। बिल्कुल। सोचिए, संविधान बनाने वाले हर मुमकिन स्थिति का अंदाजा तो नहीं लगा सकते थे ना। हाँ, ये तो है। तो अनुच्छेद 70 एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। मान लीजिए कोई ऐसी बिल्कुल अनोखी स्थिति आ जाए, जैसे कोई बहुत पेचीदा कानूनी विवाद या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एक साथ किसी कारण से उपलब्ध न हो, या कोई ऐसी स्वास्थ्य या दूसरी स्थिति जिसकी कल्पना ही न की गई हो, जिसमें राष्ट्रपति अपने कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हों और संविधान के जो मौजूदा प्रावधान हैं, जैसे उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के तौर पर काम करना, वो इस खास सिचुएशन को संभालने के लिए काफी न हो, तो ऐसी किसी भी अनसोची स्थिति में राष्ट्रपति का काम कैसे होगा, ये तय करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 70 देता है। अच्छा, तो हर बार संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, संसद कानून बनाकर व्यवस्था कर सकती है। ये बहुत दूर की सोच है। वाकई इसने संविधान को समय के साथ प्रासंगिक बने रहने में जरूर मदद की होगी। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी अनुच्छेद पर आते हैं, अनुच्छेद 71, जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों से संबंधित है। हाँ, देखिए, किसी भी लोकतंत्र के नींव होते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव,
और ये बात देश के सर्वोच्च पदों के लिए तो और भी ज्यादा सच है। अनुच्छेद 71 इसी पहलू पर ध्यान देता है। ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े अगर कोई शक, कोई शुभा, कोई विवाद उठता है तो उसको निपटाने के लिए एक साफ और आधिकारिक तरीका बताता है। तो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया या नतीजे पर कोई सवाल खड़ा हो, कोई विवाद हो, तो उसकी सुनवाई और फैसला कौन करेगा? अनुच्छेद 71(1) इसमें कोई शक नहीं छोड़ता। वो साफ कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से पैदा होने वाले या उससे जुड़े सभी शक और विवादों की जांच और फैसला, इंक्वायरी एंड डिसीजन, सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका फैसला आखिरी होगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। किसी और कोर्ट या अथॉरिटी को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। ये जिम्मेदारी केवल सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों दी गई है? इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, जिसके पास संवैधानिक मामलों की व्याख्या का अनुभव और विशेषज्ञता है। जी। दूसरा, इन सर्वोच्च पदों के चुनावी विवादों को न्यायिक प्रक्रिया से गुजारना उनकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पक्की करता है। तीसरा, इसे सुप्रीम कोर्ट तक सीमित रखने से मामले का जल्दी और अंतिम निपटारा हो पाता है। और चौथा, ये चुनावी प्रक्रिया को राजनीतिक दखलंदाजी से बचाता है और संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखता है। इसमें एक और बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध मतलब वॉइड घोषित कर देता है, तो उस फैसले की तारीख से पहले जब तक वो पद पर थे उन्होंने जो काम किए थे उनका क्या होगा? क्या वो भी अवैध हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अनुच्छेद 71(2) इस स्थिति को एकदम साफ करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव को शून्य घोषित कर देता है, तो उसके द्वारा मतलब उस राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्तव्यों का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख को या उससे पहले जो भी काम किए गए हैं वो उस घोषणा की वजह से अवैध नहीं होंगे, वो पूरी तरह वैध माने जाएंगे। अच्छा, इसका क्या कारण है? इसका उद्देश्य है शासनिक निरंतरता मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी और संवैधानिक स्थिरता कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी बनाए रखना। हाँ, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। सोचिए अगर ऐसा ना होता कितनी बड़ी अराजकता फैल सकती थी। उस राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा लिए गए सारे फैसले, की गई संधियां, जारी किए गए अध्यादेश सब पर सवालिया निशान लग जाता, देश का कामकाज ठप पड़ जाता। सही बात है। इसलिए ये प्रावधान पक्का करता है कि भले ही चुनाव बाद में अवैध घोषित हो जाए, लेकिन पद पर रहते हुए अच्छी नीयत से किए गए काम मान्य रहेंगे। तो हमने अनुच्छेद 67 से 71 तक का ये सफर पूरा किया। हमने देखा कि कैसे ये अनुच्छेद मिलकर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, उनको हटाने की प्रक्रिया, पद खाली होने पर उसे भरने की समय सीमा, शपथ ग्रहण और चुनाव से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एक बहुत सोचा समझा और पूरा ढांचा तैयार करते हैं। निश्चित रूप से। और ये प्रावधान सिर्फ प्रक्रिया बताने वाले नियम नहीं हैं, बल्कि ये लोकतंत्र, शासन की निरंतरता, स्थिरता और संवैधानिक अनुशासन के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधने की कोशिश दिखाते हैं। ये पक्का करते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद भले ही राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर हो, अपनी एक स्वतंत्र, सम्मानित और असरदार भूमिका निभा सके। इन अनुच्छेदों को पढ़ते हुए हमें वाकई संविधान बनाने वालों की समझदारी और दूरदर्शिता का एहसास होता है। और कहीं न कहीं इन सभी नियमों और प्रक्रियाओं की जड़ में संविधान का यह दर्शन भी झलकता है कि कोई भी पद संविधान से ऊपर नहीं है और कोई भी महत्वपूर्ण संस्था कभी भी बिना नेतृत्व या बिना जवाबदेही के नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो कार्यकाल पूरा होने पर उत्तराधिकारी का इंतजार करने का नियम हो या पद खाली होने पर उसे जल्दी भरने की बाध्यता या फिर चुनाव विवादों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट की अंतिम भूमिका, हर प्रावधान इसी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी व्यवस्था संवैधानिक सर्वोच्चता और कानून के शासन के जो सिद्धांत हैं उन्हें मजबूत करती है। चलिए इस गहरी बातचीत को खत्म करने से पहले सुनने वालों के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने अनुच्छेद 67(b) में देखा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का उल्लंघन जैसा कोई साफ आधार जरूरी नहीं है, बल्कि संसदीय विश्वास, खासकर राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा की सहमति के साथ काफी माना जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है
कि क्या ये व्यवस्था, जहां पद से हटाना संवैधानिक उल्लंघन साबित करने के बजाय संसदीय बहुमत पर ज्यादा निर्भर करता है, ये उपराष्ट्रपति पद की निष्पक्षता और राजनीतिक स्वतंत्रता को किसी तरह से प्रभावित कर सकती है, या फिर ये संसदीय सर्वोच्चता का एक सही प्रदर्शन है जो ये पक्का करता है कि उपराष्ट्रपति सदन के प्रति जवाबदेह बने रहें। ये वाकई एक बहुत अच्छा सवाल है जो संवैधानिक डिजाइन, शक्तियों के बंटवारे और राजनीतिक जवाबदेही के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उन पर सोचने को मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। हम अक्सर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों को अलग-अलग तो पढ़ते हैं, पर असल में सरकार चलती कैसे है? मतलब इन दोनों बड़े पदों के बीच का कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन क्या है? सही सवाल है। क्या सारी शक्ति बस कागज पर राष्ट्रपति के पास है या असली कमान कहीं और है? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम अनुच्छेद में, आर्टिकल 74। अनुच्छेद 74। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। क्योंकि अनुच्छेद 74 को समझे बिना भारत का जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, मतलब संसदीय कार्यप्रणाली, उसको समझना वो अधूरा है। अच्छा। ये वो धुरी है जिसके चारों तरफ केंद्र सरकार का सारा कामकाज घूमता है। और ये सिर्फ परीक्षा के लिहाज से नहीं, बल्कि ये जानने के लिए भी जरूरी है कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारे राष्ट्र प्रमुख, वो मिलकर देश चलाते कैसे हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा, ये पूरी पड़ताल अनुच्छेद 74 पर ही रहेगी। हम देखेंगे कि ये अनुच्छेद आखिर कहता क्या है, इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनके मायने क्या हैं। जी। ये मंत्रिपरिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति को सलाह कैसे देते हैं, और इस पूरी व्यवस्था का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या महत्व है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। खोलते हैं अनुच्छेद 74 की परतों को एक-एक करके। जरूर। तो सबसे पहले वो बड़ी तस्वीर समझना जरूरी है जिसमें ये आर्टिकल 74 फिट बैठता है। देखिए, भारत ने आजादी के बाद ब्रिटेन का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है, हाँ, वेस्टमिंस्टर मॉडल, उस पर आधारित संसदीय प्रणाली अपनाई, केंद्र में भी और राज्यों में भी। ठीक है। और इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें दो तरह के मुखिया होते हैं, मतलब दो तरह के एग्जीक्यूटिव। दो तरह के एग्जीक्यूटिव, ये थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? ये परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। हाँ, जरूर। देखिए, एक होता है नाम मात्र का कार्यकारी, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। भारत के संदर्भ में ये पद है राष्ट्रपति का। वो हमारे राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक प्रमुख। अच्छा। मतलब संविधान की नजर में देश के सर्वोच्च अधिकारी। सारे सरकारी काम उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं जिनके नाम से सारे सर्कुलर निकलते हैं, कुछ वैसा। हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी और पेचीदा है। दूसरा होता है वास्तविक कार्यकारी, यानी रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव। जी, ये वो लोग होते हैं जो असल में, मतलब डे टू डे काम में सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, नीतियां बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं। तो ये कौन हुए? भारत में ये भूमिका निभाते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री सब आ जाते हैं। अच्छा। और प्रधानमंत्री जो हैं वो इस वास्तविक कार्यकारी टीम के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। पर संविधान तो कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मुझे लगता है अनुच्छेद 53 यही कहता है ना? आपने बिल्कुल सही अनुच्छेद याद दिलाया। अनुच्छेद 53 यही कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। हाँ, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। बस यहीं पर ये अधीनस्थ अधिकारी कौन है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहीं अनुच्छेद 74 की भूमिका शुरू होती है। सैद्धांतिक रूप से शक्ति राष्ट्रपति में है, पर व्यवहारिक रूप से, मतलब प्रैक्टिकली, उस शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, कैसे करेगा, ये अनुच्छेद 74 तय करता है। यही संसदीय प्रणाली का कोर है, उसका सार है। अच्छा, तो अब सीधे अनुच्छेद 74 पर आते हैं। हाँ। इसका जो मूल पार्ट है, मतलब इसका एसेंस क्या है? अनुच्छेद 74 का पहला क्लॉज, यानी 74(1), बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर है और निर्णायक है। वो कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, एक मंत्री परिषद होगी, प्रधानमंत्री उसके हेड होंगे, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अच्छा, ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा? जी हाँ, ये जो आखिरी हिस्सा है ना, ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा,
ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, अपने व्यक्तिगत विवेक से, मतलब पर्सनल डिस्क्रेशन से काम नहीं कर सकते। उन्हें वही करना होगा जो मंत्रिपरिषद कहेगी। हाँ बिल्कुल, ठीक यही मतलब है। यही अनुच्छेद 74 का क्रक्स है, उसका निचोड़। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हैं मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए। बाध्य हैं। जी, बाध्य हैं। ये व्यवस्था राष्ट्रपति को बनाती है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक प्रमुख, जबकि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल को बनाती है रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यकारी, और साथ ही पॉलिटिकल हेड, राजनीतिक प्रमुख। रोजमर्रा का शासन चलाना, नीतियां बनाना, उनको लागू करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? वास्तविक कार्यकारी की, यानी मंत्रिमंडल की। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? मतलब राष्ट्रपति को ही अंतिम निर्णय लेने की शक्ति क्यों नहीं दी गई? इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? देखिए, इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत गहरी सोच थी। पहला बड़ा कारण तो है लोकतंत्र का सिद्धांत। लोकतंत्र का सिद्धांत? हाँ, संसदीय प्रणाली में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकसभा के प्रति। हाँ, जो जनता का सदन है। ने लगे तो ये जो जवाबदेही का सिद्धांत है, अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल, वो कमजोर पड़ जाएगा। सही बात है। मंत्रिमंडल क्योंकि लोकसभा से बनती है और उसी के विश्वास पर टिकी रहती है, इसलिए वास्तविक शक्ति उसी के पास होनी चाहिए जो जनता के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह हो। यानी शक्ति वहीं, जवाबदेही भी वहीं, ये बात हुई। एकदम सही। दूसरा कारण है राष्ट्रपति पद की गरिमा और उनकी तटस्थता बनाए रखना। तटस्थता, जी, न्यूट्रलिटी। जी, राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के प्रतीक हैं। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो राजनीतिक पक्षपात से ऊपर उठकर संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाएं। अब अगर वो रोजमर्रा के राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों में शामिल होंगे तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं, वो विवादों में घिर सकते हैं। अच्छा। तो ये व्यवस्था उन्हें इन चीजों से बचाती है, उनकी भूमिका को राजनीति से ऊपर रखती है। ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पास कोई खास भूमिका ही नहीं बचती सिवाय सलाह पर दस्तखत करने के? क्या वो बस एक औपचारिक प्रमुख, एक फिगर हेड है? नहीं, ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत होगा। यहीं पर अनुच्छेद 74 का एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है। अच्छा। जी, जिसे 44th संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। 44th अमेंडमेंट 1978? हाँ, इस संशोधन ने राष्ट्रपति को एक सीमित लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शक्ति दी। अनुच्छेद 74(1) में एक प्रोवाइजो जोड़ा गया, एक प्रोविजो। हाँ, एक शर्त जैसा। वो ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन। जी, पुनर्विचार, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। पुनर्विचार। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मंत्रिमंडल ने कोई सलाह दी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति बाध्य हैं। इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्रिमंडल ने जो सलाह दी है, भाई उस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। हो सकता है वो जल्दबाजी में दी गई हो, या उसके कुछ संवैधानिक पहलू ठीक ना हो, या उसके दूरगामी परिणाम ठीक ना हो, तो वो उस सलाह को एक बार, सिर्फ एक बार वापस मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि कृपया इस पर फिर से विचार करें। अच्छा, सिर्फ एक बार? हाँ, ये राष्ट्रपति को एक मौका देता है अपनी बात रखने का, सलाह पर सवाल उठाने का, या किसी पहलू पर और जानकारी या स्पष्टीकरण मांगने का। ये उन्हें महज एक रबर स्टैंप होने से बचाता है। ये तो वाकई एक महत्वपूर्ण शक्ति लगती है। क्या ये राष्ट्रपति को किसी तरह की वीटो पावर जैसा कुछ देता है? नहीं, देखिए, इसे वीटो पावर समझना ठीक नहीं होगा। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो जैसा है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। अच्छा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है जो उसी परंतुक में लिखी है। वो सीमा ये है कि अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करने के बाद चाहे सलाह में कोई बदलाव करें या बिना किसी बदलाव के वही सलाह दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो फिर राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड, उनके पास फिर ना कहने का कोई विकल्प नहीं बचता। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे तो और साफ हो जाएगा। बिल्कुल। मान लीजिए मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है कि भाई एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। ठीक है। राष्ट्रपति को लगता है कि अरे संसद का सत्र तो जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो अध्यादेश की क्या जरूरत है, या ये मुद्दा बहुत विवादास्पद है, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। तो वो मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें।
लेकिन अगर मंत्रिपरिषद, मान लीजिए कैबिनेट, दोबारा सोच विचार कर कहती है कि नहीं जी, अध्यादेश तो जारी करना ही है, और वही सलाह फिर से राष्ट्रपति को भेज देती है, तो फिर राष्ट्रपति को उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मंत्रिपरिषद के पास ही रहता है। समझ गए। तो ये एक तरह का स्पीड ब्रेकर हुआ, स्टॉप साइन नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक स्पीड ब्रेकर है जो ये सुनिश्चित करता है कि गाड़ी सावधानी से चले पर रोकता नहीं है। तो ये व्यवस्था राष्ट्रपति की जो औपचारिक गरिमा है और मंत्रिपरिषद का जो राजनीतिक अधिकार है, उसके बीच एक संतुलन बनाती है। ये सुनिश्चित करती है कि निर्णय सोच समझ कर लिए जाएं, लेकिन अंतिम अधिकार चुनी हुई सरकार के पास ही रहे। बिल्कुल, ये संतुलन ही संसदीय प्रणाली की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ औपचारिक या सेरेमोनियल नहीं है, उनकी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका है। वो सलाह देने वालों को आगाह कर सकते हैं, उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 74 के दूसरे खंड पर आते हैं, क्लॉज 2 पर। ये सलाह की गोपनीयता के बारे में है ना? बिल्कुल, कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, अनुच्छेद 74(2) कहता है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अदालतें, मतलब कोर्ट्स, राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच क्या बात हुई, क्या सलाह दी गई, इसके बारे में पूछ ही नहीं सकती? सही समझा आपने, बिल्कुल यही मतलब है। कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, इस बात की जांच पड़ताल नहीं कर सकता कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी भी या नहीं दी, उस सलाह का कंटेंट क्या था, उसके पीछे तर्क क्या थे। ये पूरी बातचीत, ये पूरी सलाह न्यायिक समीक्षा के दायरे से, जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह बाहर है। पर ऐसा क्यों? क्या इससे थोड़ी पारदर्शिता कम नहीं होती? मतलब जनता को पता चलना चाहिए शायद। देखिए, इसके पीछे भी ठोस कारण है। पहला, ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक भरोसे का, एक गोपनीय रिश्ते को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सरकार को कई बार बहुत संवेदनशील मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेने होते हैं। अगर हर सलाह सार्वजनिक होने लगे या अदालतों में चुनौती दी जाने लगे, तो मंत्री खुलकर बिना किसी डर के अपनी सच्ची राय शायद ना रख पाएं। अच्छा, ये भी बात है। दूसरा, ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को भी मजबूत करता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, नीति निर्माण करना, राजनीतिक फैसले लेना, ये मूल रूप से कार्यपालिका का काम है। न्यायपालिका को सामान्यतः इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई संवैधानिक उल्लंघन ना हो रहा हो। तो ये प्रावधान कार्यपालिका को अपना काम सुचारू रूप से करने की स्वतंत्रता देता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर जब मेंस की परीक्षा में उत्तर लिखते हैं, तो ये बिंदु काम आ सकता है कि जुडिशियल रिव्यू की सीमाएं क्या हैं। निश्चित रूप से। अब ये पूरी व्यवस्था जहां मंत्रिपरिषद सलाह देती है, राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के बाद बाध्य होकर काम करते हैं, और ये सलाह गोपनीय रहती है, ये एक और बहुत बुनियादी सिद्धांत को दर्शाती है, उसे पुष्ट करती है। वो कौन से सिद्धांत है? वो है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब पूरी टीम, पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ जिम्मेदार। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, अपने हर काम के लिए, हर नीति के लिए कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। लोकसभा के प्रति? जी। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो किसी एक मंत्री को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। अच्छा, वे साथ तैरते हैं और साथ डूबते हैं। बिल्कुल। संविधान में एक और बात कही गई है कि मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये अनुच्छेद 75 में है शायद। हाँ, 75(2) में। तो क्या इसका अनुच्छेद 74 से कोई संबंध है? क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी मंत्री को हटा सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, अनुच्छेद 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, लेकिन यहाँ प्रसाद या प्लेजर का मतलब राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा या मर्जी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? अनुच्छेद 74 की पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये प्रसाद वास्तव में तब तक बना रहता है जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल होता है। लोकसभा का विश्वास, कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। जी हाँ। जैसे ही लोकसभा अपना विश्वास वापस लेती है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है, वैसे ही राष्ट्रपति का ये प्रसाद खत्म हो जाता है
और फिर उन्हें उस मंत्रिपरिषद को हटाना पड़ता है या वो खुद इस्तीफा दे देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि औपचारिक नियुक्ति और पद से हटाना ये भले ही राष्ट्रपति के नाम पर होता हो, पर असली शक्ति का स्रोत तो लोकसभा का विश्वास है, और लोकसभा का विश्वास अंततः जनता के विश्वास का प्रतीक है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। यही तो संसदीय लोकतंत्र का मूल है, उसका सार है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी लेजिस्लेचर और खासकर निचले सदन लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं। और ये पूरी जवाबदेही की जो चेन है वो अनुच्छेद 74 द्वारा स्थापित मैकेनिज्म के माध्यम से ही काम करती है। राष्ट्रपति इस तंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि शासन संवैधानिक दायरे में चले और चुनी हुई सरकार की सलाह से चले। तो अगर हम अनुच्छेद 74 के समग्र महत्व को देखें, इसके ओवरऑल सिग्निफिकेंस को, तो ये महज एक प्रक्रिया बताने वाला नियम नहीं है। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो संवैधानिक गियर है, वो मशीनरी है जो संसदीय लोकतंत्र के इंजन को चलाती है। ये सिद्धांत को, थ्योरी को व्यवहार में, प्रैक्टिस में बदलता है। कैसे? जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं तो वो संवैधानिक रूप से इस बात की पुष्टि कर रहे होते हैं कि सरकार का हर कदम जनता की इच्छा के अनुसार है, मतलब जैसा कि उनके चुने हुए प्रतिनिधियों ने व्यक्त किया है। इसीलिए व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री, क्योंकि वो मंत्रिमंडल के मुखिया हैं, वो भारत की कार्यकारी व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद बन जाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, अगर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, पुनर्विचार की शक्ति भी बहुत सीमित है, तो क्या उनका पद वाकई प्रभावशाली है, या जैसा कुछ लोग कह देते हैं कि वो महज एक रबर स्टैंप है? देखिए, रबर स्टैंप कहना राष्ट्रपति पद के साथ उस संस्था के साथ न्याय नहीं होगा। हाँ, ये सच है कि उनकी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की तुलना में सीमित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी भूमिका अनावश्यक या महत्वहीन बिल्कुल भी नहीं है। जैसा हमने पहले भी बात की, वे राष्ट्र की एकता के प्रतीक हैं, संविधान के संरक्षक हैं। उनकी मौजूदगी ही कार्यपालिका पर एक नैतिक और संवैधानिक अंकुश, एक चेक रखती है। और वो पुनर्विचार के लिए कहने की शक्ति, वो शक्ति भले ही वो सीमित है, लेकिन वो राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाने, स्पष्टीकरण मांगने और एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का एक औपचारिक मंच, एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म तो देती ही है। हाँ, ये तो है। और इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा हुआ है, खासकर जब गठबंधन सरकारें रहीं या राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, तब राष्ट्रपति की सलाह, उनका अनुभव, उनकी तटस्थ भूमिका, इसने बहुत महत्वपूर्ण संतुलन साधने का काम किया है। वो सीधे तौर पर फैसले भले ना बदलें, लेकिन वो प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उसे ज्यादा विचारशील, ज्यादा डिलिबरेटिव बना सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अनुच्छेद 74 ने शक्ति संतुलन का, मतलब बैलेंस ऑफ पावर का एक बड़ा अनूठा मॉडल तैयार किया है भारत के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही महीन, बहुत डेलिकेट संतुलन है। ये राष्ट्रपति पद की गरिमा और उनकी संवैधानिक स्थिति को बनाए रखता है, जबकि वास्तविक शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही वो चुनी हुई सरकार यानी मंत्रिपरिषद में निहित करता है। चलिए, तो आज की इस काफी विस्तृत चर्चा हो गई। इसके मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि जो सुनने वाले हैं, खासकर परीक्षा की तैयारी करने वाले, उनके मन में ये अच्छी तरह बैठ जाए। जरूर जरूर। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित करता है, और इस मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं, बाउंड हैं। तीसरा, वो पुनर्विचार वाला पॉइंट। हाँ, तीसरा, राष्ट्रपति के पास एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति है, लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर वही सलाह दोबारा आती है तो उसे मानने के लिए वे बाध्य हैं। चौथा, गोपनीयता वाला। जी, चौथा, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की प्रक्रिया न्यायिक जांच यानी जुडिशियल रिव्यू से परे है, ये अनुच्छेद 74(2) कहता है। और पांचवा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, पांचवा, ये पूरी व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि संसदीय लोकतंत्र की नींव है। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 74 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की जो कार्यकारी शाखा है, एग्जीक्यूटिव विंग, उसकी कार्यप्रणाली का आधार स्तंभ है। ये तय करता है कि असली राजनीतिक शक्ति किसके पास होगी
और वो शक्ति किसके प्रति जवाबदेह होगी। बिल्कुल। ये राष्ट्रपति को राष्ट्र के सम्मानित प्रमुख के रूप में स्थापित करता है, जबकि शासन के असली बागडोर प्रधानमंत्री और उनकी टीम के हाथों में सौंपता है। एकदम सही कहा। ये अनुच्छेद संवैधानिक आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच एक पुल का काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि शासन जनता की इच्छा के अनुसार चले, जैसा कि लोकतंत्र में होना चाहिए। और जाते जाते, जैसा हम अक्सर करते हैं, एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर अनुच्छेद 74 की ये व्यवस्था न होती तो, अगर राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य न होते, या फिर मंत्रिपरिषद की कोई भी सलाह अदालत में जांची जा सकती, तो भारत का शासन कैसा होता? सोचने वाली बात है। क्या वो ज्यादा स्थिर होता या और अस्थिर हो जाता? क्या वो ज्यादा जवाबदेह होता या कम? ये जो संतुलन अनुच्छेद 74 बनाता है, वो कैसे हमारे लोकतंत्र की स्थिरता, उसकी जवाबदेही और शासन की निरंतरता को प्रभावित करता है, इस पर सोचना शायद संविधान की हमारी समझ को और भी गहरा करेगा। बिल्कुल। उम्मीद है कि अनुच्छेद 74 पर ये जो हमारी विस्तृत चर्चा हुई, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए और भारतीय राज व्यवस्था में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित होगी। अनुच्छेद 75। जी हाँ, आर्टिकल 75। ये वो अनुच्छेद है जो हमारी केंद्र सरकार, मतलब प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, उनकी नियुक्ति, उनकी ताकतें, उनकी जिम्मेदारियां, समझिए पूरी केंद्रीय कार्यपालिका की नींव रखता है। बिल्कुल। और जो साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, उनके लिए तो ये समझना बेहद जरूरी है। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारी सरकार के रोजमर्रा के कामकाज का आधार है। तो आज इसी पर होगी हमारी चर्चा। बिल्कुल। और देखिए, अनुच्छेद 75 को सिर्फ कुछ पॉइंट्स या नियमों की लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो हमारे संसदीय लोकतंत्र का, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का समझिए पूरा ढांचा दिखाता है। उसकी आत्मा है। आत्मा है? कैसे? ऐसे कि ये हमें बताता है कि देश कैसे चलता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम यानी मंत्रिपरिषद, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये तीनों मिलकर कैसे तालमेल बिठाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सिस्टम कैसे पक्का करता है कि सरकार जो है वो अपनी मनमानी न करे, बल्कि जनता के प्रति, लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहे। अकाउंटेबिलिटी। एग्जैक्टली, अकाउंटेबिलिटी। तो आज हम इसी अनुच्छेद 75 के हर हिस्से को, हर क्लॉज को परत दर परत खोलकर समझेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अनुच्छेद 75 का पहला ही क्लॉज 1 कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पीएम, बात खत्म। लेकिन क्या ये इतना ही सीधा है या इसमें कुछ और भी है? देखिए, लाइन सीधी है पर मतलब गहरा है। ये भारत की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर का एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री सिर्फ मंत्रियों के हेड नहीं होते, बल्कि देश के असल कार्यकारी प्राधिकारी, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वही होते हैं। अच्छा, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। हाँ। अब संविधान ने नियुक्ति का फॉर्मल अधिकार, औपचारिक अधिकार राष्ट्रपति जी को दिया है, पर असलियत में, व्यवहार में राष्ट्रपति जी अपने मन से किसी को भी पीएम नहीं बना सकते। अच्छा, क्यों नहीं? लिखा तो है राष्ट्रपति करेंगे। लिखा है, लेकिन उनकी ये शक्ति हमारे संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों से बंधी हुई है और सबसे ज्यादा लोकसभा चुनावों के नतीजों से, यानी जनादेश से। जनादेश मतलब लोगों का फैसला? हाँ, तो सोचिए, अगर लोकसभा चुनाव हुए और किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जैसे 543 में से मान लीजिए 300 सीटें मिल गई। बिल्कुल। या चुनाव से पहले ही कुछ पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया था, प्री पोल अलायंस, और उसे बहुमत मिल गया। हाँ। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास कोई चॉइस नहीं होती, कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं? जी नहीं। उन्हें संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनली, उसी बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलानी पड़ती है। यहाँ राष्ट्रपति जी की अपनी पसंद या नापसंद का कोई सवाल ही नहीं। ये तो ही सीधी स्थिति। लेकिन तब क्या होता है जब किसी को बहुमत नहीं मिलता? वो जिसे त्रिशंकु संसद कहते हैं, हंग पार्लियामेंट। हाँ, ये स्थिति थोड़ी पेचीदा हो जाती है और यहीं पर राष्ट्रपति के विवेक, उनके डिस्क्रेशन का थोड़ा रोल आता है। विवेक मतलब अपनी मर्जी? हाँ, पर वो भी सीमित।
देखिए, जब हंग पार्लियामेंट होती है तो राष्ट्रपति आमतौर पर सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी को? हाँ, या फिर किसी ऐसे गठबंधन को जो चुनाव के बाद बना हो, पोस्ट पोल अलायंस, और राष्ट्रपति को लगे कि हाँ, ये लोग मिलकर बहुमत साबित कर सकते हैं लोकसभा में। अच्छा, मतलब जिसके पास बहुमत जुटाने की संभावना सबसे ज्यादा हो। बिल्कुल। राष्ट्रपति का काम है एक स्थिर सरकार देना, लेकिन यहाँ भी एक शर्त है। क्या शर्त? जिसे भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा उसे एक तय समय के अंदर, आमतौर पर 1 महीने के अंदर, लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। फ्लो टेस्ट, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, वही विश्वास मत हासिल करना होगा। अगर वो नहीं कर पाते तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। तो घूम फिरकर बात वहीं आ गई कि पीएम वही रहेगा जिसके पास लोकसभा का विश्वास है। बिल्कुल सही। बॉटम लाइन यही है, प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए, सरकार तभी चलती है। ठीक है, ये तो हुई पीएम की नियुक्ति की पूरी कहानी। अब इसी क्लॉज 1 में आगे लिखा है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये तो लगता है प्रधानमंत्री को बहुत पावर देता है, मतलब अपनी टीम चुनने का पूरा हक पीएम का। हाँ, बिल्कुल। ये लाइन प्रधानमंत्री की भूमिका को सरकार के बिल्कुल केंद्र में ला देती है। एक बार पीएम चुन लिए गए तो फिर उनकी टीम में, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, कौन कौन होगा, कौन मंत्री बनेगा, हाँ, कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा विभाग मिलेगा, मतलब पोर्टफोलियो, जैसे कौन फाइनेंस देखेगा, कौन डिफेंस, कौन विदेश मंत्रालय, ये सब तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री का है। और राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री एक लिस्ट बनाते हैं, वो लिस्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति जी बस उस लिस्ट के हिसाब से नियुक्ति की औपचारिकता पूरी करते हैं। मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को मंत्री नहीं बना सकते? नहीं बना सकते हैं, न हटा सकते हैं, न ही किसी का मंत्रालय बदल सकते हैं। ये सब प्रधानमंत्री की सलाह, उनकी रिकमेंडेशन पर ही होता है। अच्छा। और ये जरूरी भी है, तभी तो सरकार एक टीम की तरह काम कर पाएगी, एक दिशा में काम कर पाएगी जिसका कैप्टन प्रधानमंत्री हो। एकजुटता के लिए, कोहेजन के लिए। बिल्कुल। चलिए, नियुक्ति समझ आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, मंत्रियों की संख्या। क्या इस पर कोई रोक है? हाँ, अब है, लेकिन पहले नहीं थी। पहले नहीं थी? नहीं, पहले संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि कितने मंत्री हो सकते हैं। तो फिर क्या होता था? होता ये था, खासकर जब मिली जुली सरकारें बनती थीं, कोalition गवर्नमेंट्स का दौर जब आया, हाँ, 90 के दशक में, उसके बाद। हाँ, तो राजनीतिक मजबूरियां बहुत होती थीं। हर पार्टी को खुश करना है, अपनी पार्टी के अंदर भी सबको साधना है, तो मंत्री पद बांटे जाते थे। अच्छा। नतीजा ये होता था कि मंत्री परिषद बहुत बड़ी हो जाती थी, 70, 80, 90, कभी-कभी तो 100 मंत्री भी हो जाते थे। मजाक में इन्हें जंबो मिनिस्ट्री कहते थे। जंबो मिनिस्ट्री। इससे तो खर्चा भी बढ़ता होगा और काम करना भी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। सरकारी खजाने पर बोझ, तालमेल की कमी, प्रशासन में इनएफिशिएंसी, ये सब समस्याएं थीं। तो इस जंबो मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया गया? इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए साल 2003 में एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। जी। इस संशोधन ने अनुच्छेद 75 में एक नया क्लॉज जोड़ा, क्लॉज 1A। क्लॉज 1A क्या कहता है ये? ये कहता है कि प्रधानमंत्री को मिलाकर, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। 15%? ये तो बहुत बड़ी लिमिट लगा दी गई। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम था। तो आज के हिसाब से देखें, लोकसभा में 543 सदस्य हैं, इसका 15% कितना हुआ? हाँ, 543 का 15% निकालें तो ये करीब 81.45 आता है। मतलब अब प्रधानमंत्री समेत ज्यादा से ज्यादा 81 या 82 मंत्री हो सकते हैं केंद्र सरकार में। अच्छा, तो अब वो जंबो मिनिस्ट्री वाला दौर खत्म? हाँ, काफी हद तक। इससे सरकारें थोड़ी कॉम्पैक्ट हुई हैं, ज्यादा डिसिप्लिन्ड हुई हैं। अब मंत्री बनाते समय सिर्फ राजनीति ही नहीं, योग्यता और जरूरत भी देखनी पड़ती है। खर्चा कम हुआ, एफिशिएंसी बढ़ने की उम्मीद रहती है। ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाली बात। हाँ, कुछ हद तक उस दिशा में कदम है। ठीक है, ये 15% वाली बात बहुत जरूरी है। इसी 91वें संशोधन में शायद एक और नियम आया था, दल बदल से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। उसी संशोधन ने एक और क्लॉज जोड़ा, क्लॉज 1B। 1B ये क्या? ये क्लॉज कहता है कि अगर संसद का कोई सदस्य, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उसे 10वीं अनुसूची के तहत, 10th शेड्यूल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ,
हाँ, दल बदल विरोधी कानून। अगर उस कानून के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है, जैसे पार्टी बदलने पर या व्हिप न मानने पर। हाँ बिल्कुल, अगर कोई दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गया है तो वो व्यक्ति मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। अच्छा, मतलब अगर आप दल बदल करके अपनी संसद सदस्यता खोते हैं तो आपको इनाम में मंत्री पद नहीं मिल सकता। बिल्कुल यही मतलब है। ये राजनीतिक नैतिकता, पॉलिटिकल मोरालिटी और पार्टियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अवसरवादिता पर रोक लगाने की कोशिश है। ये भी बड़ा जरूरी पॉइंट है। चलिए, नियुक्ति हो गई, आकार तय हो गया, योग्यता अयोग्यता देख ली, अब आते हैं कार्यकाल पर, टेन्योर पर। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 2 कहता है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। जी, मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति का प्रसाद, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये फिर से थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहें किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं अपनी खुशी से? देखिए, शब्दशः तो यही लगता है कि सारी पावर राष्ट्रपति के पास है, कि मंत्री को राष्ट्रपति को खुश रखना है। हाँ, लेकिन फिर वही बात आती है हमारी संसदीय प्रणाली की। इस सिस्टम में इस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा या खुशी नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक संवैधानिक शब्दावली है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेज है। इसका असल मतलब है प्रधानमंत्री का विश्वास। प्रधानमंत्री का विश्वास। हाँ, मंत्री असल में तब तक ही पद पर रहता है जब तक उसे प्रधानमंत्री का भरोसा हासिल है। ओहो। राष्ट्रपति इस शक्ति का इस्तेमाल यानी किसी मंत्री को हटाने का काम केवल और केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। मतलब अगर पीएम चाहें कि किसी मंत्री को हटाना है? हाँ, अगर पीएम को लगता है कि कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा या कोई मतभेद है या बस वो अपनी टीम बदलना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि इस मंत्री को हटा दिया जाए। और राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी? जी हाँ, संवैधानिक रूप से वो बाध्य हैं। तो व्यवहार में मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति की मर्जी पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की मर्जी पर निर्भर करता है। तो ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट असल में प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, जो राष्ट्रपति के माध्यम से व्यक्त होता है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये प्रधानमंत्री को अपनी टीम पर कंट्रोल रखने और सरकार में एकता बनाए रखने में मदद करता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। अब आते हैं उस सिद्धांत पर जिसे आपने शुरू में लोकतंत्र की आत्मा या संसदीय प्रणाली की रीढ़ कहा था। हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। करेक्ट। The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People. ये सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है? इसका क्या मतलब है जमीन पर? देखिए, ये हमारे पूरे सिस्टम का सबसे बुनियादी, सबसे अहम सिद्धांत है। सामूहिक मतलब सब एक साथ, उत्तरदायी मतलब जवाबदेह, अकाउंटेबल। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति। ठीक है, पर इसका मतलब क्या हुआ कि सब एक साथ जिम्मेदार हैं? मतलब ये कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद, पीएम से लेकर हर मंत्री तक, सरकार के हर फैसले, हर नीति, हर एक्शन के लिए एक यूनिट की तरह जिम्मेदार है। एक यूनिट की तरह? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मंत्री कहे कि ये फैसला तो फलाने मंत्रालय का था, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या मैं तो इस फैसले से सहमत नहीं था। नहीं। अच्छा। सरकार का हर फैसला, कैबिनेट का हर निर्णय सबका माना जाता है। उन्हें संसद में, खासकर लोकसभा में, एक आवाज में सरकार का बचाव करना होता है। और अगर वो ना कर पाए या लोकसभा को सरकार पर भरोसा ना रहे, यहीं पर इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल असर दिखता है। अगर लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो किसी एक मंत्री या सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। पूरी सरकार गिर जाती है। हाँ, इसे कहते हैं सब साथ तैरते हैं या साथ डूबते हैं। दे स्विम और सिंक टुगेदर। यही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाह, ये तो सरकार को बहुत ज्यादा जवाबदेह बनाता है। बिल्कुल। इसके दो मुख्य फायदे हैं। एक, ये सरकार को हमेशा विधायिका यानी लेजिस्लेचर, खासकर लोकसभा के कंट्रोल में रखता है। सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। दूसरा, ये सरकार के अंदर एकता और अनुशासन लाता है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से सहमत न भी हो तो भी वो बाहर जाकर पब्लिक में
उसकी आलोचना नहीं कर सकता। और अगर कोई बहुत ज्यादा असहमत है तो फिर एक ही सम्मानजनक रास्ता है, इस्तीफा देना। और ऐसा हुआ भी है इतिहास में कई बार, जब मंत्रियों ने सैद्धांतिक मतभेदों पर इस्तीफा दिया है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। अच्छा, मंत्री बनने की कुछ औपचारिकताएं भी होती होंगी, शपथ वगैरह? हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 75 का क्लॉज 4 इसी के बारे में है। क्लॉज 4? हाँ, ये कहता है कि हर मंत्री को अपना पद संभालने से पहले राष्ट्रपति पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 2 शपथ, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। जी हाँ, 2। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इनका बहुत महत्व है। क्या? पद की शपथ में मंत्री कसम खाता है कि वो संविधान को मानेगा, देश की एकता अखंडता बनाए रखेगा और अपना काम बिना किसी डर या पक्षपात के ईमानदारी से करेगा। और गोपनीयता की शपथ? वो मंत्री को बाध्य करती है कि सरकार के जो गोपनीय मामले हैं, खासकर कैबिनेट मीटिंग की बातें या सेंसिटिव जानकारी, वो उसे तब तक गुप्त रखेगा जब तक कि अपने कर्तव्य के लिए उसे बताना जरूरी ना हो। ये गोपनीयता क्यों जरूरी है? ताकि मंत्री कैबिनेट में खुलकर बिना किसी डर के अपनी राय रख सकें, बहस कर सकें। अगर हर बात बाहर लीक हो जाएगी तो फ्री डिस्कशन नहीं हो पाएगा। सही बात है। अच्छा, अब एक और मजेदार सवाल पूछिए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो न लोकसभा का सदस्य हो, न राज्यसभा का, मतलब सांसद ही ना हो? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कैसे? अनुच्छेद 75 का क्लॉज 5 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, भले ही वो नियुक्ति के समय संसद का सदस्य यानी MP ना हो। बिना MP बने मंत्री? हाँ, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। अच्छा, शर्त है? बिल्कुल, शर्त ये है कि उस व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन का लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बनना ही होगा, चाहे चुनाव लड़कर या मनोनीत होकर। हाँ, किसी भी तरह से। अगर वो 6 महीने में सांसद नहीं बन पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, वो अपने आप हट जाएगा। ये प्रावधान क्यों रखा गया? ताकि कभी जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री किसी विशेषज्ञ को, किसी एक्सपर्ट को या किसी भी जरूरी व्यक्ति को सरकार में शामिल कर सकें, भले ही वो चुनाव जीतकर न आया हो। लेकिन ये टेम्पररी व्यवस्था है, परमानेंट नहीं। अंत में मंत्री को संसद का सदस्य बनना ही पड़ता है। ये 6 महीने वाला नियम वाकई काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और अब आखिरी बात, इन मंत्रियों की तनख्वाह, सैलरी और भत्ते, अलाउंसेस, ये कौन तय करता है? क्या लगता है, PM, राष्ट्रपति? शायद PM या कैबिनेट खुद ही तय कर लेती होगी। नहीं, ये अधिकार न PM के पास है, न राष्ट्रपति के पास, न ही कैबिनेट के पास। तो फिर किसके पास है? अनुच्छेद 75 का आखिरी क्लॉज 6 साफ कहता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते वो होंगे जो संसद, पार्लियामेंट समय समय पर कानून बनाकर तय करे। संसद तय करेगी? जी हाँ, पार्लियामेंट बाय लॉ, संसद ही कानून बनाकर तय करती है कि मंत्रियों को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या भत्ते मिलेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी। इससे क्या सुनिश्चित होता है? इससे ये सुनिश्चित होता है कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव अपने वित्तीय मामलों में विधायिका यानी लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह है। इसे कहते हैं विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। मंत्री अपने वेतन भत्ते खुद ही मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा सकते, सब कुछ संसद की नजर में और उसकी मंजूरी से होता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें अनुच्छेद 75 की, ये तो वाकई में हमारी पूरी केंद्र सरकार की कार्यपालिका का नक्शा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ नियुक्ति के बारे में नहीं है। हाँ, ये तो PM की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी संख्या पर लिमिट, उनकी योग्यता, उनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का प्रसाद, सामूहिक जिम्मेदारी, शपथ, गैर सांसद का मंत्री बनना और आखिर में उनका वेतन, सब कुछ इसी एक अनुच्छेद में समाया हुआ है। हाँ। ये एक तरह से पूरा कोड है जो केंद्र की संसदीय कार्यपालिका को चलाता है। ये दिखाता है कि कैसे PM को ताकत दी गई है, लेकिन साथ ही उन्हें और उनकी टीम को लोकसभा के जरिए जनता के प्रति जवाबदेह भी बनाया गया है। हाँ, ये शक्ति और जिम्मेदारी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का संतुलन है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जैसे 6 महीने वाला नियम, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं, जैसे 15% की सीमा और सामूहिक उत्तरदायित्व। सच में
हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी गहराई से सोचा होगा। बिल्कुल। अनुच्छेद 75 असल में एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के विचार को डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी में बदलता है। यही भारत की कैबिनेट प्रणाली का दिल है। वाकई। और आज अनुच्छेद 75 के हर पहलू पर ये जो चर्चा हुई बहुत ही अच्छी रही। एकदम स्पष्ट हो गया कि कैसे हमारा संविधान एक मजबूत लेकिन साथ ही एक जवाबदेह सरकार सुनिश्चित करता है। जी, और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए, खासकर जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमने सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। यह सिद्धांत बनाया गया था ताकि सरकार एकजुट रहे, लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहे। पर सोचिए, आज के दौर में जब अक्सर मिलीजुली सरकारें, गठबंधन सरकारें बनती हैं, कोalition एरा, हाँ, जिनमें कई अलग अलग पार्टियां होती हैं, सबके अपने अपने एजेंडा, अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, हाँ। तो क्या ऐसी स्थिति में इस सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पूरी तरह से निभाना ज्यादा मुश्किल, ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है? ये सोचने वाली बात है। क्या गठबंधन की जो मजबूरियां होती हैं वो कभी-कभी इस सिद्धांत को कमजोर करती हैं, या फिर ये संतुलन आज भी मजबूती से कायम है? इस पर विचार कीजिएगा कि ये थ्योरी और प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। बहुत अच्छा सवाल है, इस पे जरूर सोचिएगा। जब हम सोचते हैं कि देश कैसे चलता है, सरकार कैसे काम करती है, तो अक्सर बड़े पदों जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का ख्याल आता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पर्दे के पीछे एक पूरी संवैधानिक मशीनरी काम करती है, जो रोजमर्रा के शासन को संभव बनाती है। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि केंद्र सरकार यानी हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव का कामकाज असल में किन नियमों और प्रक्रियाओं से बंधा है। सही कहा। ये सिर्फ अनुच्छेद याद करने की बात नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को गहराई से समझने की कोशिश है। हाँ, और इसी कार्यप्रणाली की बुनियाद रखते हैं भारतीय संविधान के कुछ बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज हम 3 ऐसे ही अनुच्छेदों पर गहराई से बात करेंगे, अनुच्छेद 76, 77 और 78। ये तीनों संघ कार्यपालिका के अध्याय का एक तरह से मर्म है, जो बताते हैं कि कानूनी सलाह से लेकर सरकारी काम के संचालन और शीर्ष पदों के बीच संवाद तक सब कुछ कैसे व्यवस्थित है। अच्छा, तो आज की चर्चा इन 3 स्तंभों पर टिकी होगी। पहला, सरकार का कानूनी पक्ष कौन संभालता है, यानी भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76। जी। दूसरा, सरकारी फैसले औपचारिक रूप से कैसे लिए और लागू किए जाते हैं, मतलब सरकारी कार्य का संचालन, आर्टिकल 77। और तीसरा, देश के संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री के बीच संबंध और सूचना का प्रवाह कैसे बना रहता है, आर्टिकल 78। बिल्कुल। ये तीनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं कि हमारी कार्यकारी शक्ति असल में कैसे काम करती है। सही कहा। और देखिए, ये न सिर्फ अकादमिक या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी ये जानना दिलचस्प है कि कैसे संविधान सत्ता के संतुलन और सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद 76 से शुरू करते हैं, भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ये पद सुनने में काफी बड़ा लगता है। कौन होते हैं ये और इनकी भूमिका क्या है असल में? देखिए, ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी भी। आप इन्हें सरकार का पहला वकील समझ सकते हैं एक तरह से। अच्छा, सरकार का पहला वकील। हाँ, इनका पद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जो भी काम करे वो कानून के दायरे में हो, संविधान के अनुसार हो। ये जो कानून का शासन है ना, रूल ऑफ लॉ, उस सिद्धांत को मजबूती देता है। मतलब देश कानून से चलेगा, किसी की मनमर्जी से नहीं। ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या कोई खास योग्यता, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इस पद के लिए? हाँ, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके। और हाँ, योग्यताएं बहुत विशिष्ट हैं, बहुत स्पेसिफिक। इस पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता। अच्छा। जी हाँ, इसका मतलब है कि वो भारत का नागरिक हो और साथ ही या तो कम से कम 5 साल किसी हाईकोर्ट का जज रहा हो। 5 साल हाईकोर्ट जज? या फिर कम से कम 10 साल किसी हाईकोर्ट में वकालत की हो, अधिवक्ता रहा हो। 10 साल वकालत। या फिर एक और विकल्प है, राष्ट्रपति की नजर में, उनकी राय में वो एक पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। एमिनेंट ज्यूरिस्ट। हाँ, इन शर्तों में से कोई एक पूरी होनी जरूरी है। ये योग्यता तो काफी ऊंची है, वाकई सुप्रीम कोर्ट जज के स्तर की।
जाहिर है इनका काम भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर क्या काम करते हैं महान्यायवादी, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इनकी? बिल्कुल, काम बहुत महत्वपूर्ण है और कई तरह का है। पहला और सबसे प्रमुख कार्य है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। सलाह देना। हाँ, खासकर उन विषयों पर जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे जाते हैं। दूसरा, उन्हें वो सभी कानूनी कर्तव्य निभाने होते हैं जो राष्ट्रपति उन्हें समय समय पर सौंपते हैं। तीसरा, संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उन्हें जो भी कार्य दिए रहे हैं उन्हें करना। अच्छा। अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो जब भी भारत सरकार किसी मुकदमे में, किसी केस में पार्टी होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई हाई कोर्ट हो या कोई और अदालत, तो महान्यायवादी सरकार का पक्ष रखते हैं, सरकार के वकील के तौर पे। हाँ बिल्कुल। उनका एक अहम काम ये भी है कि सरकार के जो नीतिगत फैसले होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस, और संविधान की जो कानूनी सीमाएं हैं उनके बीच तालमेल बिठाने में मदद करें। मतलब ये सुनिश्चित करना कि सरकार का हर कदम कानूनी तौर पर सही हो, वैध हो। ठीक है, ये तो हुए कर्तव्य। क्या इनके पास कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, कोई स्पेशल पावर्स या प्रिविलेजेस जो इन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं? हाँ, इनके पास कुछ महत्वपूर्ण विशेषाधिकार हैं। पहला, उन्हें भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, राइट ऑफ ऑडियंस जिसे कहते हैं। किसी भी न्यायालय में, मतलब देश की किसी भी कोर्ट में? जी हाँ, देश की किसी भी अदालत में जाकर भारत सरकार की ओर से उपस्थित हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार है। दूसरा, वे संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं। संसद में? लेकिन वो तो सदस्य नहीं होते। सही कहा, सदस्य नहीं होते। इसीलिए वे बोल तो सकते हैं, किसी संसदीय समिति के सदस्य भी बन सकते हैं जिसमें उन्हें नामित किया जाए, लेकिन उन्हें संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता। अच्छा, बोल सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। ये दिलचस्प संतुलन है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका उद्देश्य ये है कि अगर सदन को, मतलब लोकसभा या राज्यसभा को, किसी कानूनी या संवैधानिक मुद्दे पर कोई विशेषज्ञ राय चाहिए या कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो महान्यायवादी वो प्रदान कर सकें। वो भी बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के, क्योंकि वो सरकार के कानूनी सलाहकार है, किसी पार्टी के सदस्य नहीं। हाँ, ये तो विधायिका को एक तरह से एक कानूनी समझ मुहैया कराने का जरिया हो गया। बिल्कुल। एक और सवाल जो मन में आता है, क्या महान्यायवादी एक फुल टाइम सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे कोई IAS अफसर होता है, और क्या वे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, मतलब निजी वकालत कर सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। महान्यायवादी सरकार के पूर्णकालिक सेवक नहीं माने जाते। अच्छा। हाँ, इसीलिए उन्हें निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से रोका नहीं गया है। वो प्राइवेट केस ले सकते हैं। ओह। लेकिन इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिबंध है, एक रोक है। वो ये कि वे भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या कोई मुकदमा नहीं ले सकते। जाहिर है, सरकार के ही मुख्य सलाहकार जो ठहरे। बिल्कुल। तो ये व्यवस्था उनकी स्वतंत्रता भी बनाए रखती है और पद की गरिमा भी। वो सरकार के सलाहकार हैं, लेकिन एक हद तक स्वायत्त भी हैं। समझ गया। तो संक्षेप में, अनुच्छेद 76 सरकार को एक उच्च स्तरीय कानूनी सलाहकार देता है जो ये पक्का करता है कि शासन कानून के अनुसार चले। एकदम सही। 77 पर आते हैं। ये है सरकारी कामकाज के संचालन के बारे में। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में थोड़ा प्रशासनिक सा लगता है। हाँ, ये प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ा है। अनुच्छेद 77 उस प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक ढांचे की बात करता है जिसके तहत केंद्र सरकार अपना रोजमर्रा का काम करती है। इसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्लॉज 1 में है वो ये है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां, मतलब सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस, राष्ट्रपति के नाम पर की गई मानी जाएंगी। राष्ट्रपति के नाम पर? इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? क्या हर फाइल, हर निर्णय वाकई राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे संसदीय प्रणाली में क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट, और नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति, रियल एग्जीक्यूटिव पावर, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में निहित है। हाँ, ये तो बेसिक है। लेकिन संविधान के तहत संघ की जो सारी कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ये अनुच्छेद 53 कहता है। अच्छा। इसलिए सरकार का हर औपचारिक कार्य, कोई आदेश जारी करना हो, कोई संधि करनी हो, कोई नियुक्ति करनी हो, वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के अधिकार के तहत ही जारी किया जाता है, भले ही उसका निर्णय कैबिनेट ने लिया हो या संबंधित मंत्री ने। ये संवैधानिक वैधता और निरंतरता को सुनिश्चित करता है।
आपने सरकारी आदेशों पर देखा होगा, अक्सर लिखा होता है बाय ऑर्डर एंड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ देखा है। तो ये एक तरह से संवैधानिक औपचारिकता है जो वास्तविक शक्ति और संवैधानिक अधिकार के बीच एक पुल का काम करती है। बिल्कुल। लेकिन क्या इस औपचारिकता से कभी कोई व्यवहारिक दिक्कतें नहीं आती? देखिए, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि राज्य के कार्यों में एकरूपता बनी रहे, प्रामाणिकता बनी रहे, और अनुच्छेद 77 का दूसरा खंड क्लॉज 2 इसी से जुड़ा है। वो कहता है कि राष्ट्रपति के नाम पर जारी किए गए आदेशों और दूसरे दस्तावेजों को कैसे प्रमाणित किया जाएगा, मतलब कैसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा, इसके लिए राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। अच्छा, प्रमाणीकरण के नियम। हाँ, और एक बार कोई आदेश इन नियमों के अनुसार सही ढंग से प्रमाणित हो जाता है, ऑथेंटिकेट हो जाता है, तो फिर उसकी वैधता पर, उसकी वैलिडिटी पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि ये आदेश राष्ट्रपति द्वारा नहीं बनाया गया या निष्पादित नहीं किया गया। ये तो बहुत जरूरी बात है। ये रोजमर्रा के सरकारी काम को सुचारू रूप से चलाने और अनावश्यक कानूनी चुनौतियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर हर छोटे बड़े सरकारी आदेश की वैधता पर सिर्फ इसलिए सवाल उठने लगे कि क्या राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत मंजूरी दी थी, तो शासन चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्रशासन तो ठप ही हो जाएगा। ये प्रमाणीकरण प्रक्रिया शासन को गति देती है। सही कहा। अब अनुच्छेद 77 के तीसरे खंड की बात करते हैं, क्लॉज 3। ये कार्य संचालन नियमों यानी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से संबंधित है। ये क्या है? अनुच्छेद 77(3) राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वे भारत सरकार के कार्य को अधिक सुगमता पूर्वक चलाने के लिए, मतलब मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए, और मंत्रियों के बीच विभिन्न कार्यों के आवंटन के लिए, मतलब एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग मिनिस्टर्स के लिए नियम बना सकें। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, ये नाम सुने हैं। जी हाँ, यही वो नियम है। ये नियम तय करते हैं कि कौन सा मंत्रालय कौन से विषय देखेगा, किस विभाग के पास क्या काम होगा। फिर ये भी तय करते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय कैसे होगा, फाइलें कैसे चलेंगी, कैबिनेट की बैठकें कैसे होंगी, कौन से महत्वपूर्ण मामले कैबिनेट के सामने रखना अनिवार्य होगा, वगैरह वगैरह। ये नियम एक तरह से सरकार की आंतरिक कार्यप्रणाली की रीढ़ है। पूरी सरकारी मशीनरी इन्हीं नियमों के हिसाब से चलती है। और ये नियम बना था कौन है? क्या राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से बनाते हैं? देखिए, संवैधानिक रूप से शक्ति तो राष्ट्रपति में निहित है नियम बनाने की, लेकिन संसदीय प्रणाली की जो परंपरा है उसके अनुसार राष्ट्रपति ये नियम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर बनाते हैं। अच्छा, सलाह पर। हाँ, ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि सरकार का इतना बड़ा जो तंत्र है वो एक व्यवस्थित, एक ऑर्गेनाइज्ड और जवाबदेह तरीके से काम करे। तो अनुच्छेद 77 ने हमें समझाया कि सरकारी काम औपचारिक रूप से कैसे होता है, कैसे उसे वैधता मिलती है और कैसे आंतरिक कार्यप्रणाली इंटरनल मशीनरी चलती है। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 78 पर। ये प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से जुड़ा है, खासकर राष्ट्रपति के संदर्भ में। ये क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 78 बहुत महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच एक संवैधानिक कड़ी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक स्थापित करता है। ये नाममात्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख यानी प्रधानमंत्री के बीच संवाद और सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इट एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज। कम्युनिकेशन ब्रिज, अच्छा। ये अनुच्छेद प्रधानमंत्री पर 3 मुख्य कर्तव्य डालता है राष्ट्रपति के प्रति। 3 मुख्य कर्तव्य क्या हैं वो? पहला, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे संघ के प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के सभी निर्णयों, मतलब कैबिनेट के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस और विधान यानी कानून बनाने संबंधी प्रस्तावों की सूचना राष्ट्रपति को दे। सूचना दे? हाँ, मतलब कैबिनेट जो भी अहम फैसले लेती है, जैसे कोई नई नीति लागू करनी है या कोई नया कानून लाने का विचार है, तो उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति तक पहुंचानी होगी। इसका क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी? नहीं, ये औपचारिकता से कहीं ज्यादा है। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र के प्रमुख,
हमारे राष्ट्रपति सरकार के कामकाज से पूरी तरह अवगत रहें, इन्फॉर्म्ड रहें। ये पारदर्शिता लाता है और राष्ट्रपति को उनकी संवैधानिक भूमिका निभाने में मदद करता है। ये सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि संवैधानिक प्रमुख को सूचित रखने का एक संवैधानिक दायित्व है प्रधानमंत्री पर। दायित्व ठीक है। और दूसरा कर्तव्य है कि यदि राष्ट्रपति संघ के प्रशासन या विधान संबंधी कोई जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री वो जानकारी उन्हें प्रदान करे। अच्छा, अगर राष्ट्रपति खुद कुछ पूछे तो? हाँ, मतलब अगर राष्ट्रपति किसी खास नीति या किसी फैसले या किसी कानून के प्रस्ताव के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री को वो जानकारी उन्हें देनी होगी। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ये राष्ट्रपति को सरकार के कामकाज पर नजर रखने का और जरूरत पड़ने पर सलाह देने, प्रोत्साहित करने या आगाह करने का अवसर देता है। तो ये एक तरह की निगरानी शक्ति देता है ना, भले ही वो प्रत्यक्ष नियंत्रण न हो। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि वो सलाम मानने के लिए मंत्रिपरिषद बाध्य नहीं है। 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह भेज दे तो राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। हाँ, ये पता है। अच्छा, और तीसरा कर्तव्य क्या है? वो आपने कहा था थोड़ा अलग है। हाँ, तीसरा कर्तव्य थोड़ा अलग और गहरा है। वो कहता है कि यदि किसी मंत्री ने, किसी एक मिनिस्टर ने किसी विषय पर कोई निर्णय ले लिया है, कोई फैसला कर लिया है, लेकिन उस पर पूरी मंत्रिपरिषद ने यानी पूरी कैबिनेट ने विचार नहीं किया है, मतलब अकेले ही फैसला ले लिया मंत्री ने। हाँ, समझ लीजिए जी। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अगर चाहें, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स, तो प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि उस विषय को, उस मामले को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखा जाए। ओहो, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मजबूत करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो संसदीय प्रणाली का आधार है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। इसका मतलब है कि सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय पूरी कैबिनेट की साझा जिम्मेदारी होते हैं, न कि किसी एक मंत्री के। सब मिलकर जिम्मेदार होते हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 78 क्लॉज सी ये सुनिश्चित करता है कि कोई मंत्री अकेले ही कोई बड़ा फैसला न ले ले जिस पर शायद बाकी कैबिनेट सहमत न हो या जिसे बाकी कैबिनेट ने देखा ही न हो। राष्ट्रपति इस प्रावधान के जरिए ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में सामूहिक विचार विमर्श हो, कलेक्टिव विजडम का इस्तेमाल हो। ये एक तरह से व्यक्तिगत बनाम सामूहिक निर्णय लेने पर एक संवैधानिक रोक है, एक चेक है। समझ गया। तो अनुच्छेद 78 सिर्फ सूचना देने का नियम नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच एक संवैधानिक संवाद, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग का तंत्र है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये तीनों कर्तव्य मिलकर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक स्वस्थ और संवैधानिक संबंध बनाए रखते हैं, और ये हमारे लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए बहुत आवश्यक है। हमने अनुच्छेद 76, 77 और 78 को अलग अलग समझा, काफी विस्तार से। अब अगर इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो संघ की कार्यपालिका के कामकाज की क्या बड़ी तस्वीर उभरती है। ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं, कैसे एक सिस्टम बनाते हैं। हाँ, जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो केंद्र सरकार के कामकाज का एक बहुत ही स्पष्ट और सुसंगत ढांचा नजर आता है। देखिए, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी वाला ये सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास हमेशा विशेषज्ञ कानूनी सलाह उपलब्ध हो और सरकार के सारे काम, सारी नीतियां कानूनी रूप से वैध हों। ये विधि के शासन का पालन पक्का करता है। कानून का पालन, ठीक। फिर अनुच्छेद 77 वो ये तय करता है कि सरकार के कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से कैसे संचालित होंगे, यानी राष्ट्रपति के नाम पर, और उन्हें प्रशासनिक वैधता कैसे मिलेगी। साथ ही सरकार की आंतरिक कार्यप्रणाली के नियम भी यही तय करता है। औपचारिकता और प्रक्रिया। और फिर अनुच्छेद 78 ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संचार, सूचना और जवाबदेही का तंत्र स्थापित करता है। ये सामूहिक जिम्मेदारी को भी बल देता है और ये सुनिश्चित करता है कि हमारे संवैधानिक प्रमुख सरकार के कामकाज से अनजान न रहें। संवाद और जिम्मेदारी। हाँ, तो ये तीनों अनुच्छेद मिलकर एक तरह से
ये पक्का करते हैं कि केंद्र सरकार की जो विशाल शक्ति है वो मनमानी न हो, बल्कि वो संवैधानिक प्रक्रियाओं, कानूनी सलाह और लोकतांत्रिक जवाबदेही के दायरे में रहकर ही काम करे। यानी ये तीनों अनुच्छेद एक तरह से हमारी कार्यकारी व्यवस्था के चेक्स एंड बैलेंस का हिस्सा हैं, शक्ति को सीमित भी करते हैं और उसके सुचारू प्रवाह को, स्मूथ फंक्शनिंग को भी सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कानून और प्रशासन के बीच, औपचारिकता और वास्तविकता के बीच, प्रतीकवाद और असल काम के बीच एक संतुलन साधते हैं। ये दिखाते हैं कि नीति निर्माण से लेकर उसके कार्यान्वयन तक, मतलब पॉलिसी मेकिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक, हर कदम एक स्थापित संवैधानिक रास्ते से होकर गुजरता है। और यही चीज़ भारत के संसदीय लोकतंत्र को स्थिरता देती है, जिम्मेदारी देती है और संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा प्रदान करती है। तो आज हमने भारतीय संविधान के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों 76, 77 और 78 को समझा। अनुच्छेद 76 हमें महान्यायवादी के बारे में बताता है, जो सरकार के कानूनी प्रहरी हैं, लीगल गार्डियन। जी। अनुच्छेद 77 सरकारी कामकाज की औपचारिक प्रक्रिया और आंतरिक व्यवस्था को दर्शाता है, मतलब फॉर्मल प्रोसीजर और इंटरनल रूल्स। और अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक संवाद और जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करता है। बिल्कुल। ये तीनों मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि हमारी संघ कार्यपालिका संवैधानिक दायरे में रहकर प्रभावी ढंग से काम करे। ये सचमुच हमारे संविधान की खूबसूरती है कि उसने इतने जटिल तंत्र को, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इतने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। हाँ, ये बात तो है। जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब। हाँ, जरूर। ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी, और उनके बीच अनुच्छेद 88 के तहत ये संवाद का पूरा तंत्र, क्या ये हमेशा इतनी ही सहजता से काम करता है जैसा कि संविधान में लिखा है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया? अच्छा सवाल है। या फिर जो वास्तविक राजनीति होती है, जो प्रशासनिक दबाव होते हैं, उनके बीच इसने भी कभी कभी तनाव या चुनौतियां उभरती हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना शायद हमें अपने शासन तंत्र की जो व्यावहारिक जटिलताएं हैं, जो प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उन्हें समझने में और मदद करेगा। बिल्कुल। अक्सर हम अखबारों में या न्यूज़ में संसद की कार्यवाही के बारे में सुनते हैं, चर्चा करते हैं, कोई कानून पास होता है, किसी मुद्दे पर जोरदार बहस होती है, पर जैसा कि आपने जो नोट्स और संवैधानिक लेख भेजे हैं, उनमें ये सवाल उठाया गया है कि ये संसद, जो हमारे लोकतंत्र का इतना अहम हिस्सा है, आखिर बनी कैसे है? इसकी बुनियाद क्या है? इसका ढांचा क्या है? बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये ढांचा ही तय करता है कि कानून कैसे बनेंगे, सरकार कैसे जवाबदेह होगी। आपके भेजे गए दस्तावेज भी इसी बुनियाद को समझने पर जोर देते हैं। संसद महज एक इमारत नहीं, ये वो जगह है जहां करोड़ों लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं एक तरह से गूंजती हैं। तो आज हम इसी बुनियाद को खंगालेंगे। जैसा आपके मटेरियल में फोकस है, हम भारतीय संविधान के 2 बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 80 पर बारीकी से नजर डालेंगे। ये वो अनुच्छेद हैं जो हमारी संसद की पूरी संरचना, यानी उसके गठन और स्वरूप को परिभाषित करते हैं। हाँ, और हमारा मकसद होगा कि इन संवैधानिक प्रावधानों को सरल भाषा में समझें, ताकि ये पता चले कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कैसी संसदीय व्यवस्था की कल्पना की थी। हम देखेंगे कि संसद के 3 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और ये तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए तो फिर इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत अनुच्छेद 79 से करते हैं। आपके भेजे गए संवैधानिक टेक्स्ट में इसका जिक्र सबसे पहले है। ये क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 79 बहुत सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहता है, संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा और लोगों का सदन यानी लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, तो यहाँ 3 बातें साफ हैं, एक राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। ये 2 सदनों वाली व्यवस्था है, मतलब इसे ही तकनीकी भाषा में द्विसदनीय विधायिका या बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, जैसा कि कई और लोकतांत्रिक देशों में भी है। बिल्कुल, द्विसदनीय यानी 2 सदन वाला। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात जो आपके नोट्स में भी इशारा करती है, वो ये है कि अनुच्छेद 79 सिर्फ 2 सदनों को संसद नहीं मानता, ये राष्ट्रपति को भी संसद का एक अभिन्न अंग, एक इंटीग्रल पार्ट मानता है। हाँ, ये बिंदु दिलचस्प है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं।
राष्ट्रपति तो कार्यपालिका यानी सरकार के प्रमुख होते हैं, फिर वो विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था का हिस्सा कैसे हुए? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक स्थिति? नहीं, ये महज औपचारिकता नहीं है, इसका गहरा संवैधानिक और व्यावहारिक महत्व है। सोचिए, कोई भी विधेयक यानी बिल, चाहे वो लोकसभा में पास हो जाए, फिर राज्यसभा में भी मंजूर हो जाए, वो तब तक कानून यानी एक्ट नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति, अपना असेंट न दे दें। उनकी मंजूरी आखिरी मोहर है। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की सहमति के बिना अधूरी है। और क्या भूमिका है राष्ट्रपति की संसद के कामकाज में? आपके दस्तावेज राष्ट्रपति की कुछ और शक्तियों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, राष्ट्रपति के पास वो संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, समन करने का अधिकार है। सत्र खत्म करने की घोषणा यानी सत्रावसान, प्रोरोग करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। अच्छा। और एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है लोकसभा को भंग करने की, जिसके बाद नए चुनाव करवाने पड़ते हैं। इस तरह राष्ट्रपति कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक संवैधानिक पुल की तरह काम करते हैं, दोनों को जोड़े रखते हैं। समझ गया। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार हमारी संसद इन 3 स्तंभों पर टिकी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब इन 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा के बारे में थोड़ी गहराई से बात करते हैं, जैसा आपके मटेरियल में इनका अलग अलग विश्लेषण किया गया है। जरूर। पहले राज्यसभा की बात करते हैं, जिसे राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये मुख्य रूप से भारत के राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसे एक तरह से संघीय सदन माना जाता है, जिसका काम राज्यों के हितों और दृष्टिकोण को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज देना है। और लोकसभा? लोकसभा को लोगों का सदन कहते हैं। ये सीधे भारत की जनता यानी हम और आप जैसे मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा वोट डालकर चुने जाते हैं, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है और अक्सर ज्यादा राजनीतिक गहमागहमी यहीं देखने को मिलती है। तो ये तीनों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, मिलकर ही संसद नामक उस पूर्ण संवैधानिक निकाय का निर्माण करते हैं, जिसके बारे में अनुच्छेद 79 बात करता है। ये एक एकीकृत संरचना है, जहां हर हिस्से की अपनी भूमिका और महत्व है। ठीक है, ये तो अनुच्छेद 79 का सार हुआ, जिसने हमें संसद का मूल ढांचा बताया। अब जरा राज्यसभा पर और ध्यान देते हैं, जिसकी संरचना और भूमिका पर आपके नोट्स में काफी विस्तार है। इसे राज्यों की परिषद क्यों कहते हैं ये तो स्पष्ट है, पर इसे उच्च सदन, अपर हाउस भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, पारंपरिक रूप से इसे उच्च सदन कहा जाता है। हालांकि असल विधायी और वित्तीय शक्तियों के मामले में लोकसभा ज्यादा ताकतवर है। लेकिन राज्यसभा की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिस पर संविधान निर्माताओं ने खास जोर दिया था। ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट बॉडी। लोकसभा की तरह ये कभी पूरी तरह भंग नहीं होती। स्थायी सदन? ये कैसे संभव है? मतलब ये हमेशा कार्यरत रहती है? हाँ, यहीं पर इसकी बनावट की खूबी है। व्यवस्था ऐसी है कि इसके सभी सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते। नियम यह है कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। हर 2 साल में 1/3? जी, इस तरह सदन हमेशा चलता रहता है। उसमें हमेशा 2/3 अनुभवी सदस्य मौजूद रहते हैं। ये कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। अच्छा, ये तो वाकई एक क्या कहते हैं अनूठी व्यवस्था है। आपके मटेरियल में इसके फायदों का भी जिक्र है, क्या है वो? इसके 2 प्रमुख फायदे हैं, जैसा कि आपके नोट्स इशारा करते हैं। पहला, निरंतरता, कंटिन्यूटी। अगर कभी लोकसभा भंग हो जाए और चुनाव होने हो, तब भी देश के पास एक विधायी सदन मौजूद रहता है जो जरूरी काम कर सकता है। हाँ, ये तो जरूरी है। दूसरा, इससे संस्थागत स्मृति, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनी रहती है। यानी सदन में हमेशा ऐसे अनुभवी सदस्य होते हैं जो विधायी कामकाज की बारीकियों को समझते हैं, नए सदस्यों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और नीतियों में एक तरह की स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। ये तो बहुत दूर की सोचकर बनाया गया डिजाइन लगता है ना? राज्यसभा के इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? हाँ, ऐतिहासिक तथ्य के तौर पर स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तब से लेकर आज तक ये भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। और जैसा कि पात्रता की शर्तों में बताया गया है, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु
30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ये अंतर क्यों रखा गया? इस ज्यादा आयु सीमा के पीछे संविधान निर्माताओं की सोच ये थी कि उच्च सदन में ऐसे सदस्य आएं जिनके पास जीवन का और सार्वजनिक मामलों का अधिक अनुभव हो, अधिक मैच्योरिटी हो। उम्मीद ये थी कि यहाँ के सदस्य विधेयकों पर ज्यादा गहराई से, शांति से और दलीय राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर विचार विमर्श कर सकेंगे। अच्छा, मतलब थोड़ी गंभीरता और अनुभव पर जोर था। बिल्कुल। इसीलिए कभी-कभी से अनौपचारिक रूप से बुजुर्गों का सदन या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, जो इसके ज्ञान और स्थिरता प्रदान करने वाले अपेक्षित कार्य को दर्शाता है। तो संक्षेप में कहें तो राज्यसभा की मुख्य भूमिकाएं क्या हैं, जैसा कि आपके दस्तावेज रेखांकित करते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसकी कई अहम भूमिकाएं हैं। पहला, ये एक विचार विमर्श करने वाला निकाय है। ये लोकसभा से जल्दबाजी में पास होकर आए बिलों की गहराई से समीक्षा करता है, उनमें संशोधन सुझा सकता है और इस तरह कानून बनाने की प्रक्रिया को ज्यादा संतुलित बनाता है। मतलब एक तरह का सेकंड ओपिनियन। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा, जैसा हमने कहा, ये एक संघीय सदन है जो राज्यों के अधिकारों और हितों की पैरवी करता है। ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यों की अनदेखी ना करे। और तीसरा, ये एक स्थिरता प्रदान करने वाली संस्था, स्टेबलाइजिंग इंस्टीट्यूशन है, खासकर उन स्थितियों में जब लोकसभा में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हों। आमतौर पर राज्यसभा की बहसें लोकसभा की तुलना में अधिक गंभीर और कम हंगामेदार मानी जाती हैं। ठीक है, राज्यसभा की भूमिका और संरचना काफी हद तक स्पष्ट हो गई। अब आते हैं लोकसभा पर, जिसे लोगों का सदन कहा जाता है। आपके नोट्स इसे ज्यादा शक्तिशाली बताते हैं, ऐसा क्यों? लोगों का सदन, हाउस ऑफ द पीपल, नाम ही इसकी शक्ति का स्रोत बताता है। ये सीधे भारत के करोड़ों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इसलिए भले ही इसे पारंपरिक रूप से निम्न सदन, लोअर हाउस कहा जाता है, असल में लोकतांत्रिक वैधता, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी और राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर के मामले में इसका पल्ला भारी है। और इसकी पहली बैठक की तारीख भी आपके नोट्स में है? हाँ, लोकसभा की पहली बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। तब से ये भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु रही है, जहां सरकारें बनती और बिगड़ती हैं और देश की नीतियां तय होती हैं। आपने कहा इसके सदस्य सीधे जनता चुनती है, ये प्रक्रिया क्या है? इसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर चुने जाते हैं। आपके नोट्स इसे लोकतंत्र का आधार बताते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का हर वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उसे वोट देने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक वर्ग का हो। हर वोट बराबर? बिल्कुल, हर वोट का मूल्य बराबर है और इसी से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा से 5 साल कम। इसका क्या कारण बताया गया है? जी हाँ, ये कम आयु सीमा रखने के पीछे एक विचार ये था कि देश के नीति निर्माण में युवा पीढ़ी की ऊर्जा, नए विचारों और भागीदारी को भी जगह मिले। लोकतंत्र में युवा आवाज का भी उतना ही महत्व है। अब आते हैं इसके राजनीतिक महत्व पर। आपने कहा ये ज्यादा शक्तिशाली है, सरकार इसी के भरोसे चलती है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? इसका राजनीतिक महत्व सर्वोपरि है। लोकसभा सीधे तौर पर जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, खासकर चुनावों के बाद बनी स्थिति का। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्री परिषद केवल तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल हो। अच्छा, अगर सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो देती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए लोकसभा ही वो जगह है जहां सरकार की असल जवाबदेही तय होती है। बेसिकली यहीं पर सरकार की नब्ज होती है। अच्छा, यानी सरकार बनाने और चलाने की असली चाबी लोकसभा के पास है। हाँ, आपके दस्तावेज इसके कुछ खास कामों का भी जिक्र करते हैं, खासकर पैसों के मामले में। हाँ, लोकसभा के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यसभा के पास नहीं है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है धन संबंधी शक्तियां, जिसे अक्सर पावर ऑफ द पर्स कहा जाता है। कोई भी धन विधेयक, मनी बिल, यानी ऐसा बिल जिसका संबंध टैक्स लगाने, हटाने, सरकारी उधारी या भारत सरकार के संचित निधि,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने या डालने से हो, वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। केवल लोकसभा में? जी हाँ, केवल लोकसभा में। राज्यसभा धन विधेयक पर केवल चर्चा कर सकती है या सुझाव दे सकती है, उसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। सरकार बिना लोकसभा की मंजूरी के न तो कोई नया टैक्स लगा सकती है और न ही सरकारी खजाने से पैसा खर्च कर सकती है। मतलब देश का बटुआ जैसे असल में लोकसभा के नियंत्रण ने? काफी हद तक आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा का मुख्य काम है कानून बनाना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर बहस करना, महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना और कार्यपालिका यानी सरकार के कामकाज पर कड़ी नजर रखना। नजर कैसे रखती है? ये निगरानी प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर के जरिए होती है, जहां सदस्य मंत्रियों से सीधे सवाल पूछ सकते हैं या फिर विभिन्न प्रस्तावों, मोशंस और बहसों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता है। तो हमने अनुच्छेद 79 को समझा, जिसने संसद का ढांचा राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा बताया, और फिर हमने राज्यसभा और लोकसभा की अलग अलग भूमिकाओं और शक्तियों को भी जाना, जैसा आपके भेजे गए मटेरियल में दिया गया है। अब अनुच्छेद 80 पर आते हैं। आपके नोट्स बताते हैं कि यह खासतौर पर राज्यसभा की बनावट के बारे में है। बिल्कुल। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना यानी कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स का विस्तृत विवरण देता है। ये बताता है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होंगे, वो कहाँ से आएंगे और उन्हें चुनने का तरीका क्या होगा। तो इसमें कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अधिकतम सीमा है। वर्तमान में ये संख्या 245 है, क्योंकि कुछ सीटें उन क्षेत्रों के लिए रखी गई हैं जो अभी भारत के नियंत्रण में नहीं है। और ये 250 या 245 सदस्य आते कहाँ से हैं? क्या सभी राज्यों से चुनकर आते हैं? नहीं, यहीं पर अनुच्छेद 80 एक दिलचस्प वर्गीकरण करता है, जिस पर आपके नोट्स में भी जोर है। इन अधिकतम 250 सदस्यों में से पहला 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 नॉमिनेटेड, ठीक है। और दूसरा, बाकी अधिकतम 238 सदस्य राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित इलेक्टेड होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, ये कौन लोग होते हैं? क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी मनोनीत कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए संविधान में स्पष्ट मानदंड क्राइटेरिया दिए गए हैं। राष्ट्रपति ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज या व्यावहारिक अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। अच्छा, ये वाकई एक खास प्रावधान है। तो इसका मतलब है कि केवल चुनाव लड़कर जीतने वाले नेता ही नहीं, बल्कि अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले विशेषज्ञ, कलाकार, वैज्ञानिक या समाजसेवी भी सीधे संसद का हिस्सा बन सकते हैं। इसके पीछे क्या सोच थी? हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू उभरता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि देश के विधायी विचार विमर्श में उन आवाज़ों और दृष्टिकोणों को भी शामिल किया जा सके जो शायद पारंपरिक चुनावी राजनीति के रास्ते संसद तक न पहुंच पाए। सही बात है। ये प्रावधान राष्ट्र के बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संपदा का प्रतिनिधित्व करता है। सोचिए, जब साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा से जुड़े अनुभवी लोग सदन में होते हैं, तो संबंधित विषयों पर होने वाली बहसों का स्तर कितना गहरा और समृद्ध हो सकता है। ये सदस्य अपने अनुभव से नीति निर्माण में योगदान दे सकते हैं। हाँ, ये तो लोकतंत्र को और समावेशी बनाने का एक तरीका लगता है। ये मनोनीत सदस्य संसद में क्या करते हैं? क्या उनकी भूमिका बाकी सदस्यों से अलग होती है? वे सदन की सभी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, बहसों में, चर्चाओं में। अक्सर उम्मीद की जाती है कि वे अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर दलीय राजनीति से हटकर राष्ट्रीय हित में अपनी सलाह देंगे और विचार विमर्श की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, खासकर जब उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संस्कृति आदि पर चर्चा हो रही हो। समझ गया। तो ये तो हुए 12 मनोनीत सदस्य। अब बाकी के जो अधिकतम 238 सदस्य हैं, जो निर्वाचित होते हैं और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? क्या उन्हें भी सीधे जनता चुनती है? नहीं, इन सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है।
ये राज्यों और उन केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि होते हैं जहां विधानसभाएं हैं। अप्रत्यक्ष तरीका, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन प्रतिनिधियों को आम मतदाता वोट नहीं देते, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs, चुनते हैं। यानी राज्यों के विधायक अपने अपने राज्य के लिए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। अच्छा, तो MLAs वोट करते हैं। क्या ये चुनाव साधारण बहुमत से होता है, जैसे लोकसभा चुनाव में होता है? नहीं, यहाँ एक विशेष और थोड़ी क्या कहते हैं जटिल चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, जिसका जिक्र आपके नोट्स में भी है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, जिसे संक्षेप में PRSTV कहते हैं। ये नाम तो काफी तकनीकी लगता है। इसे सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों को उनकी सीटों की संख्या के अनुपात में ही राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व मिले। एकल संक्रमणीय मत का मतलब है कि विधायक केवल एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वरीयता क्रम, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, जैसे पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद वोट देते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस देते हैं। जी, इससे वोटों का नुकसान कम होता है और छोटे राजनीतिक दलों को भी, जिनके पास कम विधायक हैं, अपनी संख्या के अनुपात में राज्यसभा सीट जीतने का मौका मिल जाता है। ये प्रणाली सदन को अधिक समावेशी यानी इंक्लूसिव बनाती है और विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। समझ रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये प्रणाली केवल बहुमत दल को ही नहीं, बल्कि विधानसभा की समग्र संरचना को राज्यसभा में प्रतिबिंबित करने की कोशिश करती है। और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? जिन केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, उनके प्रतिनिधियों को भी वहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसी PRSTV प्रणाली के जरिए चुनते हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का तरीका संसद कानून बनाकर तय कर सकती है। तो इस पूरी संरचना का, यानी 12 मनोनीत सदस्य और राज्यों के विधायकों द्वारा चुने गए 238 तक सदस्य, कुल मिलाकर राज्यसभा बनाने का संवैधानिक महत्व क्या है, जैसा कि आपके दस्तावेज निष्कर्ष निकालते हैं? इसका बहुत गहरा महत्व है, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में। ये व्यवस्था राज्यसभा को भारत में संघवाद, फेडरलिज्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाती है। ये सुनिश्चित करती है कि कानून बनाने की राष्ट्रीय प्रक्रिया में राज्यों की आवाज सुनी जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। अच्छा, ये राज्यों की आवाज बनती है। हाँ, बिल्कुल। ये केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में मनमानी करने से रोकती है और शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर एक अंकुश लगाती है। राज्यसभा एक तरह से राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला मंच है राष्ट्रीय स्तर पर। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 79 और 80 में जो ये संसद की द्विसदनीय संरचना, बाइकैमरल स्ट्रक्चर दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, ये भारत की विशालता, विविधता, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और संघीय जरूरत के बीच एक संतुलन साधने का प्रयास है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके दस्तावेज भी इसी संतुलन को रेखांकित करते हैं। लोकसभा सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार की दैनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, कानूनों पर पुनर्विचार करती है और संघीय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। और राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, निरंतरता और संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख के रूप में इस पूरी संरचना को पूर्णता प्रदान करते हैं। और ये संरचना केवल प्रतिनिधित्व का ही सवाल नहीं है, बल्कि ये एक तरह से नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस की प्रणाली भी स्थापित करती है ना? निश्चित रूप से ये एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। लोकसभा, जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, वो लोकप्रिय इच्छा, पॉपुलर विल के अनुसार तेजी से काम कर सकती है। लेकिन राज्यसभा एक तरह से ब्रेक का काम करती है, एक संयमित करने वाली शक्ति, मॉडरेटिंग फोर्स। कानून निर्माण की प्रक्रिया में जल्दबाजी या किसी एक पक्ष के हावी होने की प्रवृत्ति को रोकने में मदद करती है। ये सुनिश्चित करता है कि कानून सोच समझकर और व्यापक दृष्टिकोण से बनाए जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद सिर्फ कानून बनाने की मशीन नहीं है? कतई नहीं। जैसा कि आपके नोट्स भी कहते हैं, संसद केवल कानून बनाने वाली संस्थान नहीं है, बल्कि ये चर्चा, बहस, असहमति और सहमति, डायलॉग, डिबेट, डिसेंट एंड कंसेंसस का एक जीवंत मंच है।
ये भारत की बहुलतावादी आत्मा, प्लूरलिस्टिक सोल का आईना है, जहां देश के अलग अलग क्षेत्रों, समुदायों, विचारों और हितों को आवाज मिलती है, उन पर टकराव होता है और फिर आम सहमति से या बहुमत से कोई रास्ता निकाला जाता है। तो हमने आज आपके भेजे गए मटेरियल के आधार पर समझा कि अनुच्छेद 79 संसद के 3 अंगों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को परिभाषित करता है, जो मिलकर भारत की संघीय विधायिका बनाते हैं। और अनुच्छेद 80 हमें राज्यसभा की विशिष्ट संरचना बताता है, जिसमें 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता लाते हैं, और अधिकतम 238 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से करते हैं। और ये पूरी संरचना, जैसा कि हमने चर्चा की, प्रतिनिधित्व, संघवाद, निरंतरता और नियंत्रण व संतुलन जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। बिल्कुल। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर भारतीय संसद को वो रूप देते हैं जो एक तरफ जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधि हो, तो दूसरी तरफ राष्ट्र के अनुभव, विविधता और संघीय हितों का प्रतिबिंब भी। इसी संतुलन में हमारे लोकतंत्र की खूबी और ताकत निहित है। ये संरचना तो संविधान ने हमें दी है और सैद्धांतिक रूप से ये बहुत प्रभावशाली लगती है, पर जैसा कि आपके कुछ नोट्स में भी सवाल उठाए गए हैं, सोचने वाली बात यह है कि वास्तविक व्यवहार में ये संतुलन कितना प्रभावी रह पाता है। क्या राज्यसभा हमेशा उतनी मजबूती से राज्यों की आवाज उठा पाती है जितनी संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी? ये एक अहम सवाल है। या क्या लोकसभा हमेशा केवल जनता की सच्ची इच्छा को ही दर्शाती है, या कभी-कभी बहुमत की राजनीति क्षेत्रीय या अल्पसंख्यक हितों पर भारी पड़ जाती है? ये सवाल हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सेहत और उसकी जीवंतता को समझने के लिए लगातार पूछते रहना जरूरी है। अगली बार जब संसद से जुड़ी कोई खबर सुने या पढ़ें, तो इस संरचना, शक्तियों के संतुलन और जमीन पर इसके वास्तविक असर के बारे में जरूर गौर कीजिएगा। भारतीय संविधान की विशाल और कह सकते हैं जटिल दुनिया में संसद का जो अध्याय है वो शायद सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी है। बिल्कुल। यहीं पर देश के लिए कानून बनते हैं, जहां हम मानते हैं कि जनता की आवाज गूंजती है। जी। आज हम इसी संसद की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली से जुड़े कुछ बेहद बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। खास तौर पर हमारा ध्यान रहेगा अनुच्छेद 81, 82 और 83 पर। जी, 81, 82, 83। ये अनुच्छेद लोकसभा और राज्यसभा के गठन, सीटों का समायोजन कैसे होता है और उनका कार्यकाल, इन सबसे संबंधित हैं। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल अक्सर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन अनुच्छेदों का एक विस्तृत विश्लेषण है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस चर्चा के माध्यम से हम इन प्रावधानों को परत दर परत खोलें। हाँ, बिल्कुल। और समझें कि हमारे लोकतंत्र का ये जो स्तंभ है, हमारी संसद, ये कैसे काम करती है, इसकी नींव किन सिद्धांतों पर रखी गई है। जी। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन आधारभूत पहलुओं को। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 81 से। आर्टिकल 81। ये अनुच्छेद लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल की संरचना या उसके गठन मतलब कॉम्पोजिशन के बारे में है। जी। कहा जा सकता है कि यही वो अनुच्छेद है जो सीधे तौर पर यह तय करता है कि भारत की आम जनता का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होगा। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 81 आप कह सकती हैं भारतीय लोकतंत्र का जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उसकी बुनियाद रखता है। अच्छा। ये बहुत साफ तौर पर बताता है कि लोकसभा, जिसे हम निचला सदन भी कहते हैं, उसमें सदस्य कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। तो संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 निर्धारित की गई है। 550, ठीक है। हाँ, 550। अब सवाल उठता है कि ये 550 सदस्य आएंगे कहाँ से। तो इसका विभाजन इस तरह है। अधिकतम 530 सदस्य भारत के विभिन्न राज्यों से चुने जाएंगे। राज्यों से 530। जी। और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। अच्छा, 530 और 20। हाँ। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है इनके चुने जाने का तरीका। वो कैसे? राज्यों से आने वाले जो 530 सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव
मतलब डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन। जी, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि देश का हर वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और जिसे कानूनन वोट देने से मना नहीं किया गया है, जैसे कोई दिवालिया हो या कोई अपराध, हाँ बिल्कुल, उन आधारों पर, तो वो नागरिक सीधे अपने प्रतिनिधि के लिए वोट डालता है। इसी प्रक्रिया को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज कहते हैं। ये लोकतंत्र का मूल तत्व है, जहां जनता सीधे अपनी सरकार चुनने में भाग लेती है। तो राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव तो सीधा जनता करती है, ये बात साफ है। पर केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति थोड़ी अलग होती है। उनका प्रशासन तो सीधे केंद्र के हाथ में होता है। सही। तो उन 20 सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? क्या उनके लिए भी यही प्रक्रिया है? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज की जो संवैधानिक स्थिति है वो राज्यों से अलग है। हाँ। तो अनुच्छेद 81 खुद ये कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होगा। मतलब इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। अच्छा, यानी संसद तय करेगी कानून बनाकर। बिल्कुल, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो कानून बनाकर तय करे कि इन प्रदेशों से प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, कितने होंगे, प्रक्रिया क्या होगी। और इसी अधिकार के तहत संसद ने कानून बनाए भी हैं। जैसे आप देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी, ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। हाँ। तो वहां से प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में जाते हैं, जैसा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तय है। और दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी संसद ने व्यवस्थाएं तय की हैं। ठीक है। तो मूल बात यह है कि राज्यों के लिए तो प्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य है, पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तरीका संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है। इसी अनुच्छेद में प्रतिनिधित्व को लेकर एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात की गई है कि राज्यों के बीच और फिर राज्य के अंदर भी सीटों के आवंटन में समानता का प्रयास होना चाहिए। ये कैसे काम करता है? इसका क्या महत्व है? हाँ, ये अनुच्छेद 81 का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये प्रतिनिधित्व में फेयरनेस, निष्पक्षता सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। कैसे? यहाँ देखिए, जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि संविधान ये निर्देश देता है कि हर राज्य को लोकसभा में जो सीटें दी जाएं, हाँ, उनका अनुपात उस राज्य की जनसंख्या के साथ जहां तक संभव हो सके, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, सभी राज्यों के लिए एक जैसा होना चाहिए। अच्छा, मतलब मोटे तौर पर हर एमपी बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल बिल्कुल, मोटे तौर पे यही मतलब है। हर सांसद लगभग बराबर संख्या में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करे, और यही सिद्धांत राज्य के भीतर भी लागू होता है। राज्य के अंदर भी? हाँ, राज्य के अंदर जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, उनकी जनसंख्या भी यथासंभव समान होनी चाहिए। इसका उद्देश्य यही है कि देश के हर नागरिक के वोट का वजन, उसकी कीमत लगभग बराबर हो, चाहे वो किसी भी राज्य या क्षेत्र में रहता हो। लेकिन ये यथासंभव क्यों कहा गया? पूरी तरह बराबर क्यों नहीं? हाँ, ये यथासंभव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत जैसा विशाल देश है, इतनी विविधता है, भौगोलिक परिस्थितियां, जनसंख्या का घनत्व, प्रशासनिक सुविधाएं, सब बहुत अलग अलग हैं। सही बात है। तो एकदम गणितीय समानता, बिल्कुल पिन पॉइंट इक्वालिटी हासिल करना बहुत मुश्किल है, शायद अव्यवहारिक भी। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने एक व्यवहारिक नजरिया अपनाया। उन्होंने ये गुंजाइश छोड़ी कि पूरी तरह समानता ना भी हो पाए तो भी कोशिश इसी दिशा में होनी चाहिए। तो अगर हम अनुच्छेद 81 के सार को, उसके एसेंस को समझना चाहें, तो कह सकते हैं कि ये अनुच्छेद लोकसभा को सच में जनता का सदन बनाता है। बिल्कुल। ये न केवल सीटों की अधिकतम संख्या और उनके स्रोत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तय करता है, बल्कि चुनाव का तरीका यानी प्रत्यक्ष चुनाव और प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यानी यथासंभव समानता इसकी भी नींव रखता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अनुच्छेद 81 वो संवैधानिक मैकेनिज्म है जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत की विधायी शक्ति का स्रोत सीधे जनता में हो। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को राष्ट्रीय विधायी प्रक्रिया में भागीदार बनाता है, जिससे हमारा जो संघीय ढांचा है उसको मजबूती मिलती है। हाँ। और ये प्रतिनिधित्व की समानता के आदर्श को स्थापित करता है, भले ही उसे पूरी तरह हासिल करने में व्यवहारिक चुनौतियां हों। संक्षेप में कहें तो ये अनुच्छेद एक जीवंत लोकतंत्र की पहली शर्त,
प्रभावी और समान प्रतिनिधित्व को साकार करने की कोशिश करता है। तो अनुच्छेद 81 ने लोकसभा की संरचना तय कर दी, जनता के प्रतिनिधि। लेकिन भारत तो एक डायनामिक देश है, जनसंख्या बदलती रहती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे सुनिश्चित हो कि संसद में ये प्रतिनिधित्व हमेशा देश की ताजा जो करंट डेमोग्राफिक रियलिटी है उसको दर्शाए? यहीं पर शायद अनुच्छेद 82 की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही दिशा में सोचा है। हाँ। लोकतंत्र सिर्फ एक बार प्रतिनिधित्व स्थापित कर देने से पूरा नहीं होता। सही। उसे समय के साथ बदलते रहना होता है ताकि वो रेलेवेंट बना रहे। और अनुच्छेद 82 इसी गतिशीलता, इसी रेलेवेंस को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। अच्छा, कैसे? ये अनुच्छेद कहता है कि हर जनगणना, हर सेंसस के बाद लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन का और हर राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण मतलब रीएडजस्टमेंट का काम किया जाएगा। हर जनगणना के बाद? हाँ, हर जनगणना के बाद। और इस काम को करने के लिए एक विशेष निकाय, एक स्पेशल बॉडी के गठन का प्रावधान है, जिसे हम परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। परिसीमन आयोग? जी। संसद कानून बनाकर इस आयोग का गठन करती है। अब इस आयोग के मुख्य रूप से 2 काम होते हैं। क्या? पहला, जो लेटेस्ट जनगणना के आंकड़े हैं उनके आधार पर अलग अलग राज्यों को लोकसभा में सीटों का फिर से आवंटन करना। हालांकि इस पर अभी एक रोक लगी हुई है जिस पर हम अभी बात करेंगे। हाँ, वो रोक वाली बात। जी। और दूसरा काम है हर राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह फिर से निर्धारित करना कि उस राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या लगभग बराबर हो जाए। अच्छा। इस पूरी प्रक्रिया को ही परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के ताज़ा आंकड़ों पर आधारित हो और चुनावी निष्पक्षता बनी रहे। आपने भी एक रोक का जिक्र किया। हमने भी सुना है कि लोकसभा में राज्यों को जो सीटें मिली हुई हैं, उनकी कुल संख्या काफी समय से बदली नहीं है। हाँ, सही सुना है। जबकि जनगणना तो हर 10 साल में होती रही है। तो ये फ्रीज या रोक का क्या मामला है? ये अनुच्छेद 82 के प्रावधान के थोड़ा विपरीत नहीं लगता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर चर्चा में रहने वाला मुद्दा है। आपने सही सुना है। दरअसल हुआ ये कि 1970 के दशक में ये देखा गया कि भारत के अलग अलग राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उसमें काफी अंतर आ गया था। अच्छा। कुछ राज्य, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों ने परिवार कार्यक्रम फैमिली प्लानिंग को काफी सफलतापूर्वक लागू किया था, तो उनकी जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो गई थी। दूसरी तरफ कुछ और राज्य थे, खासकर उत्तर भारत में, जहां जनसंख्या वृद्धि दर काफी तेज थी। हाँ, ये तो है। अब चिंता ये पैदा हुई कि अगर हर जनगणना के बाद सख्ती से जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया, तो जिन राज्यों ने राष्ट्रीय नीति यानी परिवार नियोजन का पालन करते हुए अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, उन्हें तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, उन्हें संसद में अपनी सीटें गंवानी पड़ेंगी, जबकि जिन राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी उन्हें ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। ये तो एक तरह से सजा देने जैसा हो गया। हाँ, ये एक तरह से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को डिस्करेज करने जैसा होता। तो इसी राजनीतिक और नीतिगत दुविधा को हल करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 42nd अमेंडमेंट 1976 जी, उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा और ये व्यवस्था साल 2000 तक लागू रहेगी। यानी 1981 और 1991 की जनगणना के बाद भी सीटें नहीं बदली। राज्यों को मिलने वाली कुल सीटों की संख्या वही रही जो 1971 की जनगणना पर आधारित थी। और क्या इस रोक को साल 2000 के बाद भी जारी रखा गया? हाँ, जब साल 2000 आया तो स्थिति का फिर से आकलन किया गया और ये महसूस किया गया कि जनसंख्या स्थिरीकरण, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का जो लक्ष्य था वो अभी पूरी तरह से हासिल नहीं हुआ है। अच्छा। और राज्यों के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर अभी भी बना हुआ है। इसलिए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 84th अमेंडमेंट 2001 जी, इसके द्वारा इस फ्रीज को और आगे बढ़ाकर वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए लागू कर दिया गया। 2026 तक? हाँ,
इसका मतलब है कि वर्तमान में भी आज भी लोकसभा में विभिन्न राज्यों को जो सीटें आवंटित हैं, उनका आधार 1971 की जनगणना ही है। बाप रे। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प संवैधानिक और राजनीतिक संतुलन देखने को मिलता है। कैसे? ये दिखाता है कि कैसे संवैधानिक प्रावधानों को बदलती सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं और नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2026 तक राज्यों की कुल सीटों की संख्या तो नहीं बदलेगी। जी नहीं। लेकिन क्या राज्य के भीतर जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण वो भी रुका हुआ है? नहीं। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा। 84 में संशोधन ने राज्यों को मिलने वाली कुल सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना पर फ्रीज किया है। ठीक है। लेकिन इसने राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति दे दी और इसके लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाने को कहा। पहले 1991 था, पर बाद में 87वें संशोधन 2003 द्वारा इसे 2001 कर दिया गया। अच्छा, तो अंदर का बंटवारा हो सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश को लोकसभा में 80 सीटें मिलती हैं। ये संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है और 2026 तक यही रहेगी। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर इन 80 सीटों की भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी, ये 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग द्वारा तय किया गया है। ताकि राज्य के अंदर जनसंख्या बराबर हो। बिल्कुल, ताकि राज्य के भीतर सभी 80 निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या यथासंभव समान हो। तो अनुच्छेद 82 पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं है। उसका एक हिस्सा यानी राज्यों के बीच सीटों का आवंटन वो अस्थायी रूप से रुका हुआ है, जबकि दूसरा हिस्सा यानी राज्य के भीतर परिसीमन वो हाल की जनगणना के आधार पर क्रियान्वित हुआ है। अच्छा। ये लोकतंत्र को गतिशील बनाए रखने और आंतरिक प्रतिनिधित्व में समानता लाने का एक तरीका है, भले ही अंतर्राज्यीय आवंटन अभी स्थिर हो। ये तो अनुच्छेद 82 की काफी विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर ये फ्रीज वाला पहलू। अब हमने संरचना अनुच्छेद 81 और उसके समायोजन अनुच्छेद 82 को समझ लिया है। जी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 83 की, जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल यानी उनकी अवधि ड्यूरेशन के बारे में है। इन दोनों सदनों का जीवन काल कितना होता है? अनुच्छेद 83 दोनों सदनों के कार्यकाल के बारे में बताता है और यहीं पर इन दोनों सदनों के चरित्र का, उनके नेचर का एक बुनियादी अंतर साफ होता है। क्या अंतर है? सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। अनुच्छेद 83(1) कहता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, मतलब shall not be subject to dissolution। विघटन नहीं होगा मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस है। अच्छा, परमानेंट। जी, ये कभी भंग नहीं होती, ये निरंतर चलती रहती है। इसके सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, लेकिन सदन हमेशा अस्तित्व में रहता है। व्यवस्था ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल? हाँ, 6 साल। लेकिन वो सभी एक साथ नहीं चुने जाते और न ही एक साथ रिटायर होते। अच्छा, फिर कैसे? बल्कि नियम यह है कि हर 2 साल पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 1/3 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3? जी हाँ, और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ये जो चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रोसेस, ये सुनिश्चित करती है कि सदन में हमेशा अनुभवी और नए सदस्यों का एक मिश्रण बना रहे। और इस स्थायित्व का एक बड़ा फायदा ये है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है, जैसे चुनाव के समय, हाँ, तब भी देश के पास एक विधायी सदन मौजूद रहता है जो जरूरत पड़ने पर बैठक कर सकता है। ये संसदीय प्रणाली में निरंतरता और स्थिरता, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी देता है। राज्यसभा का स्थायी होना और सदस्यों का बारी-बारी से रिटायर होना, ये व्यवस्था तो स्थिरता सुनिश्चित करती है। लेकिन लोकसभा जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, उसके कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 83 क्या कहता है? क्या वो भी स्थायी है? नहीं, लोकसभा के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है। अच्छा। अनुच्छेद 83(2) साफ कहता है कि लोकसभा अगर समय से पहले भंग न कर दी जाए तो अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी। 5 साल? जी, 5 साल। और इस 5 साल की अवधि की समाप्ति पर लोकसभा का स्वतः विघटन हो जाएगा। मतलब the expiration of the said period of 5 years shall operate as a dissolution of the house।
यानी 5 साल पूरे हुए और सदन खत्म। बिल्कुल, अपने आप भंग हो जाती है और नए चुनाव कराने होते हैं। तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है। लेकिन ये पहले भी तो भंग हो सकती है। हाँ, ये संभव है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को 5 साल पूरे होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा अक्सर तब होता है जब सरकार विश्वास मत खो देती है। ये प्रधानमंत्री खुद नए चुनाव की सिफारिश करते हैं। ये जो 5 साल का निश्चित कार्यकाल है और उसके बाद अनिवार्य चुनाव, ये लोकतंत्र के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। आवधिक जवाबदेही, पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी। हर 5 साल में हिसाब देना। बिल्कुल, हर 5 साल पर जनता को ये मौका मिलता है कि वो सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करें और तय करे कि उसे जारी रखना है या बदलना है। ये लोकप्रिय जनादेश के नवीनीकरण का एक तरीका है। क्या ऐसी कोई खास परिस्थिति है जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सके? हाँ, संविधान में ऐसी एक असाधारण परिस्थिति का जिक्र है। अनुच्छेद 83(2) का एक परंतुक प्रोवाइजो है। क्या कहता है वो? वो ये कहता है कि जब देश में आपातकाल की उद्घोषणा मतलब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लागू हो। नेशनल इमरजेंसी। जी हाँ, नेशनल इमरजेंसी। तो उस दौरान संसद कानून द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल? हाँ, और ऐसा 1 से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। यानी कार्यकाल को कई सालों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर बार वृद्धि 1 साल से ज्यादा की नहीं होगी। अच्छा। हालांकि इसमें एक और शर्त है। आपातकाल समाप्त होने के बाद ये बढ़ाया गया कार्यकाल किसी भी हालत में 6 महीने की अवधि से ज्यादा जारी नहीं रह सकता। यानी इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने में चुनाव कराने ही होंगे? बिल्कुल। ये प्रावधान राष्ट्रीय संकट के समय राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि सामान्य स्थिति बहाल होते ही जनादेश लिया जाए। तो अनुच्छेद 83 के माध्यम से संविधान ने दोनों सदनों के लिए एक बहुत सोची समझी व्यवस्था बनाई है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ राज्यसभा है जो स्थायित्व और निरंतरता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ लोकसभा है जो आवधिक चुनावों के जरिए जनता के प्रति सीधी जवाबदेही और लोकतंत्र के नवीनीकरण का प्रतीक है। बिल्कुल, ये भारतीय संसदीय प्रणाली की एक खूबसूरती है, कह सकते हैं। अनुच्छेद 83 परिवर्तन और निरंतरता, चेंज इन कॉन्टिन्यूटी, दोनों को साधता है। लोकसभा लोकप्रिय इच्छाओं और राजनीतिक हवाओं के साथ बदलती है, जबकि राज्यसभा एक स्थिर लंगर की तरह काम करती है जो नीतिगत विचार विमर्श और विधायी अनुभव को बनाए रखती है। ये संतुलन हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूती देता है। ठीक है, तो अब इन तीनों महत्वपूर्ण अनुच्छेदों 81, 82 और 83 को हमने काफी विस्तार से समझ लिया है। जी। अगर हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो भारतीय संसद की जो तस्वीर उभरती है उसे कैसे सारांशित करेंगे? इनका मिला-जुला प्रभाव क्या है? जब हम अनुच्छेद 81, 82 और 83 को एक साथ देखते हैं तो हमें भारतीय संसद के डिजाइन के पीछे की जो गहरी सोच है, जो दूरदर्शिता है, उसका पता चलता है। हाँ। ये तीनों अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक संतुलित और कारगर, इफेक्टिव संसदीय प्रणाली बनाते हैं। देखिए कैसे। अनुच्छेद 81 लोकसभा की नींव रखता है, प्रत्यक्ष चुनाव और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से। ये सुनिश्चित करता है कि संसद जनता की आवाज हो। ये प्रतिनिधित्व का आधार है। ठीक। अनुच्छेद 82 इस प्रतिनिधित्व को समय और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल, अडेप्टेबल बनाए रखने का तंत्र देता है, परिसीमन के माध्यम से। ये सुनिश्चित करता है कि प्रतिनिधित्व हमेशा ताज़ा और यथासंभव सटीक रहे। ये प्रतिनिधित्व में गतिशीलता और अनुकूलनशीलता लाता है। हालांकि वो रोक वाला पहलू भी है। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के साथ संतुलन बनाने के लिए इसमें अस्थायी संशोधन भी किए गए हैं। और अनुच्छेद 83? और अनुच्छेद 83 इस पूरी व्यवस्था को स्थायित्व और जवाबदेही का संतुलन देता है। राज्यसभा की निरंतरता और लोकसभा का निश्चित कार्यकाल। ये सुनिश्चित करता है कि विधायी कार्य बिना रुके चलता रहे, लेकिन साथ ही सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी बनी रहे। तो ये तीनों मिलकर एक ऐसी संसद बनाते हैं जो प्रातिनिधिक भी हो, हाँ, उत्तरदायी भी हो, बिल्कुल, और स्थिर भी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। रिप्रेजेंटेटिव,
रिस्पॉन्सिव एंड रेजिलिएंट। सही कहा। ये महज कानूनी धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे लोकतंत्र को चलाते हैं, उसे कार्य रूप देते हैं। जी। ये सुनिश्चित करते हैं कि इतने विशाल और विविधतापूर्ण भारत में शासन लोगों की इच्छाओं से चले, बदलती जरूरतों के अनुसार ढल सके और फिर भी उसमें एक तरह की स्थिरता और निरंतरता बनी रहे। निश्चित रूप से ये अनुच्छेद मिलकर जनता द्वारा जनता के लिए शासन का जो विचार है उसे एक संवैधानिक हकीकत में बदलते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था में देश के हर कोने से हर वर्ग की आवाज का प्रतिनिधित्व हो सके। लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, स्थिरता और जवाबदेही, इन सभी तत्वों का एक बहुत सुविचारित मिश्रण हमें इन 3 अनुच्छेदों में देखने को मिलता है। ये भारतीय संसदीय प्रणाली की जान है। तो आज हमने भारतीय संविधान के 3 बेहद अहम अनुच्छेदों 81, 82 और 83 पर एक विस्तृत और उम्मीद है गहन चर्चा की। जी हाँ। हमने समझा कि लोकसभा कैसे बनती है, क्यों और कैसे सीटों का समायोजन होता है और उसमें क्या पेच हैं, जैसे वो फ्रीज वाला मामला। हाँ, वो महत्वपूर्ण है। और संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल क्यों और कैसे अलग अलग तय किया गया है। ये प्रावधान हमारी संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली की रीढ़ हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचारणीय प्रश्न शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। हमने अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन पर लगी रोक की बात की, जो 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लागू है। हाँ। जरा सोचिए, जब ये रोक हटेगी और 1971 के बाद की जनसंख्या के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का फिर से आवंटन होगा, तो इसका भारतीय राजनीति और संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है जी। जिन राज्यों की जनसंख्या काफी बढ़ गई है उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी, और जिन राज्यों की जनसंख्या स्थिर रही है या कम बढ़ी है उनका प्रतिनिधित्व शायद कम हो सकता है। इस संभावित बदलाव से जो राजनीतिक, सामाजिक और संघीय चुनौतियां पैदा होंगी, उनका सामना भारत कैसे करेगा? ये भविष्य के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर यकीनन गहन विचार विमर्श की जरूरत होगी। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर भविष्य में काफी बहस और विचार होगा। भारतीय लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो संसद का जिक्र है, वो तो सबसे पहले आता है। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये वो जगह है जहां हमारे देश की नीतियां बनती हैं, जहां बहस होती है, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। सही कहा, लोकतंत्र की धड़कन कह सकते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। और खासकर वो अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, वो तो जानते ही हैं कि संविधान और उसमें भी संसद से जुड़े अनुच्छेद कितने ज्यादा, मतलब कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, यहाँ से सवाल तो बनते ही हैं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय संविधान के कुछ ऐसे ही बेहद अहम अनुच्छेद, आर्टिकल्स 84, 85, 86 और फिर 87, 88 और 122। ये वो नियम है, वो प्रावधान है जो तय करते हैं कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए जी। संसद के सत्र कैसे चलते हैं, कब संसद बुलाई जाती है, कब खत्म की जाती है, और इसमें हमारे राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। सही। साथ ही हम देखेंगे कि मंत्रियों और महान्यायवादी के संसद में क्या अधिकार हैं और क्या अदालतें, क्या वो संसद की कार्यवाही में दखल दे सकती हैं। हाँ, ये सारे पहलू कवर होंगे। एक तरह से ये अनुच्छेद हमारी पूरी संसदीय व्यवस्था का ढांचा खड़ा करते हैं। और देखिए, इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 2 हिस्सों में देख सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहला समूह होगा अनुच्छेद 84, 85 और 86 का। ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं संसद सदस्य बनने की शर्तों, संसद के सत्रों के चलने और राष्ट्रपति के सामान्य अधिकारों से जुड़े हैं। ठीक है, 84, 85, 86। हाँ, फिर हम देखेंगे दूसरा समूह अनुच्छेद 87, 88 और 122। इसमें राष्ट्रपति का वो विशेष अभिभाषण आता है। अच्छा, हाँ। मंत्रियों और देश के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार यानी महान्यायवादी के संसद में अधिकार, और बहुत जरूरी, संसद की अपनी कार्यवाही को अदालती जांच से जो स्वतंत्रता मिली है उस पर बात करेंगे। ये सभी अनुच्छेद मिलकर ही हमारी संसदीय प्रणाली को एक संतुलन देते हैं और कार्यकारी बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर पहले समूह यानी अनुच्छेद 84, 85 और 86 के साथ ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। जी।
आखिर कौन व्यक्ति है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन सकता है? मतलब एक एमपी बनने के लिए क्या चाहिए? ये अनुच्छेद इसी का जवाब देता है ना? एकदम सही। अनुच्छेद 84 वो पहली सीढ़ी है। वो बुनियादी शर्तें बताता है जो किसी भी व्यक्ति को हमारे देश की संसद का सदस्य बनने के लिए पूरी करनी ही होंगी। और इसमें सबसे पहली, सबसे जरूरी शर्त है व्यक्ति का भारत का नागरिक होना। सिटीजनशिप इज फंडामेंटल। ये तो स्वाभाविक लगता है कि भाई भारत की संसद है तो भारतीय नागरिक ही होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कोई खास संवैधानिक सोच भी है? क्यों ये इतनी जरूरी शर्त मानी गई? देखिए, ये सिर्फ एक सामान्य सी बात नहीं है। इसके पीछे गहरा संवैधानिक सिद्धांत है। संसद क्या है? हमारे देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। यहाँ जो कानून बनते हैं वो पूरे देश पर लागू होते हैं, हर नागरिक पर। तो ये बेहद जरूरी है कि जो लोग ये कानून बना रहे हैं उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी, उनकी लॉयल्टी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रति हो। अच्छा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी निष्ठा किसी और देश के प्रति भी हो सकती है या जो भारत का नागरिक ही नहीं है, उसे भारत के नागरिकों के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता। ये हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी के सिद्धांत को बनाए रखता है। मतलब भारत अपने फैसले खुद लेगा और ये फैसले लेने वाले लोग भी भारतीय ही होंगे। ठीक है, तो नागरिकता तो पहली और सबसे अहम शर्त हो गई। इसके अलावा अनुच्छेद 84 में उम्र, एज को लेकर भी कुछ नियम हैं और शायद दोनों सदनों के लिए ये अलग-अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। संविधान में उम्र की न्यूनतम सीमा भी तय की गई है और ये दोनों सदनों के लिए अलग-अलग है। राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स या उच्च सदन भी कहते हैं जी, उसके लिए सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। मस्ट बी एटलीस्ट 30 years old। 30 साल राज्यसभा के लिए। हाँ, वहीं लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल या निम्न सदन कहते हैं, उसके लिए ये न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, एटलीस्ट 25 years old। अच्छा, तो राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल। इस अंतर के पीछे क्या सोच थी संविधान बनाने वालों की? क्यों ये 5 साल का फर्क रखा गया? कोई खास वजह? हाँ, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी दृष्टि थी। संविधान निर्माताओं का मानना था कि दोनों सदनों की भूमिका वो थोड़ी अलग है। राज्यसभा को एक तरह से राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला और थोड़ा ज्यादा अनुभवी सदन माना गया। स्थायी सदन भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्थायी सदन, यहाँ उम्मीद की जाती है कि सदस्य ज्यादा परिपक्व हों, अनुभवी हों और मुद्दों पर गहराई से, शांति से विचार विमर्श कर सकें। इसलिए 30 साल की उम्र रखी गई ताकि सदस्य सार्वजनिक जीवन या अपने क्षेत्र में कुछ अनुभव लेकर आएं, एक स्थिरता और गहराई सदन को दें। ठीक है। दूसरी तरफ लोकसभा, हाँ, वो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। हाँ, लोगों का सदन। बिल्कुल, लोगों का सदन। यहाँ ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा जोश, जमीनी हकीकत से ज्यादा जुड़ाव और जनता की तत्कालीन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व वो अपेक्षित होता है। इसलिए 25 साल की उम्र तय की गई ताकि युवा पीढ़ी को भी प्रतिनिधित्व मिले, नई सोच और नई ऊर्जा सदन में आ सके। तो ये एक तरह का संतुलन है अनुभव और ऊर्जा के बीच। समझ गई। नागरिकता और उम्र के अलावा क्या संसद सदस्य बनने के लिए कोई और योग्यताएं भी जरूरी हैं अनुच्छेद 84 के तहत? हाँ, अनुच्छेद 84 में ये 2 मुख्य योग्यताएं बताने के बाद नागरिकता और आयु, संविधान एक और बात कहता है। वो संसद को ये अधिकार देता है कि संसद खुद कानून बनाकर समय समय पर अन्य योग्यताएं भी निर्धारित कर सकती है। अच्छा, यानी संसद और शर्तें जोड़ सकती है। जी हाँ, एंड पार्लियामेंट हैज डन सो। संसद ने कानून बनाए हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। हाँ, सुना है इसके बारे में। जिसमें और भी शर्तें बताई गई हैं। साथ ही कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिनके होने पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य, डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। जैसे कि? जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी गंभीर आपराधिक मामले में सजा हुई हो, या वो दिवालिया घोषित हो गया हो, या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, या फिर लाभ के पद पर हो। ऐसी कई चीजें हैं। तो संविधान ने मूल ढांचा दिया और संसद ने कानूनों के जरिए उसे और विस्तृत किया है। तो संक्षेप में कहें, अनुच्छेद 84 का असली महत्व ये है कि ये लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए एक बुनियादी फिल्टर का काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि जो लोग हमारे लिए कानून बनाने जा रहे हैं वो न सिर्फ देश के नागरिक हों, बल्कि उनमें एक न्यूनतम स्तर की परिपक्वता हो, जिम्मेदारी का भाव हो और वो कानूनी तौर पर भी योग्य हों।
ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। वो एक ऐसी संसद चाहते थे जो सबकी बात सुने, समावेशी हो, लेकिन साथ ही गरिमापूर्ण और सक्षम भी हो। इट सेट्स द फाउंडेशनल स्टैंडर्ड फॉर आवर लेजिस्लेटर्स। ये तो हुई योग्यता की बात अनुच्छेद 84 में। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 85 पर। ये जुड़ा है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से। सुनने में थोड़े टेक्निकल शब्द लगते हैं ना? हाँ, थोड़े तकनीकी हैं पर बहुत जरूरी हैं। ये तय करते हैं कि संसद काम कैसे करेगी, कब मिलेगी, कब खत्म होगी। इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? बिल्कुल। अनुच्छेद 85 संसद के कामकाज की पूरी लय, उसका रिदम तय करता है। इसमें सबसे पहली बात है संसद के सत्र को आहूत करना, यानी बुलाना। समनिंग द पार्लियामेंट। बुलाना, हाँ। हाँ। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के हर सदन को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, बैठक के लिए बुलाएंगे। मतलब संसद अपने आप जब चाहे तब नहीं मिल सकती, उसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से सम्मन किया जाना जरूरी है। अच्छा, तो राष्ट्रपति तय करते हैं कि संसद कब मिलेगी? क्या ये उनका अपना फैसला होता है या किसी की सलाह पर करते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। राष्ट्रपति ये फैसला अपनी मर्जी से या व्यक्तिगत विवेक से नहीं लेते। भारत एक संसदीय प्रणाली वाला देश है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। जी। यहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसलिए राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने का काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। So the decision is effectively taken by the government of the day. अच्छा, यानी सरकार की सलाह पर। और संसद कितनी बार मिलती है? क्या ऐसा हो सकता है कि महीनों तक संसद की बैठक ही न हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान ने इस पर एक बहुत जरूरी रोक लगाई है। अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के एक सत्र की आखिरी बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल, गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं। There cannot be a gap of more than 6 months between two sessions. इसका सीधा मतलब है कि संसद को साल में कम से कम 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा। कम से कम 2 बार? जी। हालांकि हमारी परंपरा और जरूरत के हिसाब से साल में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र? हाँ, बजट, मॉनसून और शीतकालीन। बिल्कुल। बजट सत्र फरवरी मई, मानसून सत्र जुलाई सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। ये 6 महीने वाला नियम ये सुनिश्चित करता है कि संसद लगातार काम करती रहे, सरकार पर नजर रखे और जनता के मुद्दे उठाती रहे, रुके नहीं काम। सही है। अनुच्छेद 85 में एक और महत्वपूर्ण शब्द है सत्रावसान, अंग्रेजी में प्रोरोगेशन। सत्रावसान, हाँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संसद के चल रहे सत्र, सेशन की समाप्ति। ध्यान दीजिए, ये सत्र की समाप्ति है, सिर्फ उस दिन की बैठक की नहीं। अच्छा, पूरे सेशन की समाप्ति। हाँ, जब सत्र का सत्रावसान होता है तो उस सत्र का काम वही रुक जाता है। लेकिन इसका एक फायदा है, जो विधेयक, बिल्स उस सत्र में पास नहीं हो पाए और लंबित हैं, पेंडिंग है, वो खत्म नहीं होते, लैप्स नहीं होते, उन्हें अगले सत्र में फिर से उठाया जा सकता है। अच्छा, ये जरूरी बात है कि बिल लैप्स नहीं होते। कई बार हम सुनते हैं कि सदन स्थगित हो गया, एडजर्न हो गया। क्या सत्रावसान और स्थगन एक ही बात है? मैं नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। स्थगन, एडजर्नमेंट का मतलब होता है सदन की बैठक को कुछ समय के लिए रोकना। ये कुछ घंटों के लिए हो सकता है, एक दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए भी। ओके। स्थगन का फैसला सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, चेयरमैन। हाँ। स्थगन से सत्र खत्म नहीं होता, बस बैठक कुछ समय के लिए रुक जाती है। जबकि सत्रावसान, प्रोरोगेशन, पूरे सत्र को ही समाप्त कर देता है और ये राष्ट्रपति के आदेश से होता है। सो एडजॉर्नमेंट इज टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सिटिंग, प्रोरोगेशन इज टर्मिनेशन ऑफ द सेशन इटसेल्फ। समझ गई। स्थगन पीठासीन अधिकारी करते हैं, सत्रावसान राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 85 में एक और शब्द है, विघटन, यानी डिसोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? ये कब होता है? विघटन, डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का हो सकता है। सिर्फ लोकसभा का? राज्यसभा का नहीं? नहीं, राज्यसभा, जैसा हमने पहले कहा, एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती, उसके सदस्य बदलते रहते हैं। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है। ये भी सामान्यतः प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाता है। और ये होता कब है? लोकसभा भंग कब होती है?
इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो जब लोकसभा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले, हाँ, सामान्य कार्यकाल। या फिर अगर सरकार बहुमत खो दे और कोई वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना न हो, या फिर प्रधानमंत्री चुनाव कराने की सिफारिश करें। जब लोकसभा भंग होती है तो उसका मतलब है कि उस लोकसभा का जीवन काल समाप्त हो गया, अब नए चुनाव होंगे और नई लोकसभा चुनी जाएगी। और इसका असर क्या होता है लंबित कामों पर? इसका एक बड़ा परिणाम ये होता है कि लोकसभा में जो भी विधेयक या अन्य काम लंबित होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। कुछ खास मामलों को छोड़कर ज्यादातर चीजें लैप्स हो जाती हैं। उन्हें नई लोकसभा में फिर से शुरू करना पड़ता है। अच्छा, यानी 17 में बिल लैप्स नहीं होते पर विघटन में हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ये विघटन का प्रावधान कार्यपालिका को यानी सरकार को जनता के प्रति सीधे जवाबदेह बनाता है। If the government loses confidence, it might have to face the people again. तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 85 का सार ये है कि ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन को नियमित रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि संसद नियमित रूप से मिले, समनिंग और फ्रीक्वेंसी रूल, अपना काम करे और जब जरूरत हो तो जनता के पास वापस जाएं रेजोल्यूशन के जरिए। ये निरंतरता, कंटिन्यूटी थ्रू सेशंस और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी थ्रू डिसोल्यूशन के बीच एक संतुलन बनाता है और राष्ट्रपति इस पूरी प्रक्रिया के संवैधानिक संरक्षक के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 86 पर। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण, एड्रेस और सदनों को संदेश, मैसेजेस भेजने के अधिकार से जुड़ा है। ऐसा लगता है जैसे ये राष्ट्रपति और संसद के बीच सीधे संवाद का एक तरीका है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति और संसद के बीच एक औपचारिक और संवैधानिक संवाद का माध्यम है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो संसद के किसी एक सदन को, किसी एक को, हाँ, सिर्फ लोकसभा या सिर्फ राज्यसभा या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग को संबोधित कर सकते हैं, उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। इस संबोधन का क्या प्रयोजन होता है? राष्ट्रपति इसमें क्या कहते हैं? इसका महत्व काफी ज्यादा है। ये राष्ट्रपति को, जो हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट, एक मंच प्रदान करता है जहां वो सीधे देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। इस संबोधन के जरिए वो सरकार की नीतियों, देश की उपलब्धियों या किसी बड़े राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर संसद का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ये संबोधन देते हैं, लेकिन इसका कंटेंट यानी इसमें क्या कहा जाएगा वो सामान्यतः मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया जाता है। अच्छा, मतलब सरकार का एजेंडा ही होता है उसमें। हाँ, एक तरह से। तो ये सरकार की सोच और उसकी योजनाओं को संसद के सामने रखने का एक औपचारिक तरीका भी है। यहाँ राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में भी काम करते हैं और राष्ट्र की एकता के प्रतीक के रूप में भी। संबोधन के अलावा आपने संदेश भेजने की बात भी कही। मतलब राष्ट्रपति सिर्फ भाषण ही नहीं देते, कुछ लिखित में भी भेज सकते हैं। हाँ, अनुच्छेद 86 का दूसरा हिस्सा यही कहता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन को किसी भी पेंडिंग बिल के संबंध में या किसी अन्य महत्वपूर्ण मामले पर अपना संदेश, मैसेज भेज सकते हैं। और फिर उस सदन को उस संदेश पर विचार करना होता है। जी हाँ, जिस सदन को संदेश भेजा गया है उस सदन से अपेक्षा की जाती है कि वो संदेश पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। इस संदेश में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर पुनर्विचार करने को कह सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं या किसी विशेष पहलू पर ध्यान देने का आग्रह कर सकते हैं। ये संसद के साथ एक निरंतर संवाद बनाए रखने का तरीका है। इसलिए अनुच्छेद 86 का महत्व इस बात में है कि ये कार्यपालिका, जिसके प्रमुख राष्ट्रपति हैं, और विधायिका यानी संसद के बीच एक संवैधानिक पुल का काम करता है। इट फॉस्टर्स कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र के प्रमुख विधायी प्रक्रियाओं से जुड़े रहें और अवगत रहें। ठीक है। साथ ही ये सरकार को अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को औपचारिक रूप से संसद के पटल पर रखने का एक और अवसर देता है। It keeps the channel of communication open between the head of state and the parliament. तो हमने अनुच्छेद 84 योग्यता, 85 सत्र और कामकाज और 86 राष्ट्रपति का संवाद को समझा। ये तीनों मिलकर संसद के काम करने का एक बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं। कौन बैठेगा, कब बैठेगा और राष्ट्रपति से क्या संवाद रहेगा। बिल्कुल, ये आधार बनाते हैं। अब हम अगले समूह की ओर बढ़ते हैं, अनुच्छेद 87, 88
और 122 ये इस तस्वीर को और पूरा करेंगे, खासकर राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, मंत्रियों के अधिकारों और संसद की अपनी स्वतंत्रता के संदर्भ में। जी हाँ। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 87 से, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस। हमने अभी अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति के सामान्य अभिभाषण की बात की थी। ये विशेष अभिभाषण उससे कैसे अलग है? इसमें क्या खास है? अनुच्छेद 87 एक बहुत ही खास तरह के अभिभाषण की बात करता है, जो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। मतलब उन्हें ये करना ही होता है। अच्छा, अनिवार्य है ये? हाँ, और ये सिर्फ 2 विशेष मौकों पर होता है। पहला मौका है हर आम चुनाव, जनरल इलेक्शन के बाद जब नई लोकसभा चुनकर आती है, तो उसके पहले सत्र, फर्स्ट सेशन के शुरू होने पर। नई लोकसभा के पहले सत्र में? जी। और दूसरा मौका है हर साल, ईच ईयर के पहले संसदीय सत्र के शुरू होने पर। हर साल के पहले सेशन में भी? हाँ, इन दोनों ही मौकों पर राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को एक साथ जॉइंटली संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 86 वाला संबोधन किसी एक सदन या दोनों को हो सकता था और अनिवार्य नहीं था। पर ये वाला अनिवार्य है और हमेशा दोनों सदनों को एक साथ होता है। ठीक है, तो ये 2 खास मौके हैं, नई लोकसभा की शुरुआत में और हर साल की शुरुआत में। इस विशेष अभिभाषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रपति क्या बताते हैं इसमें? इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार की आने वाले समय की नीतियों, पॉलिसीज, कार्यक्रमों, प्रोग्राम्स और शासन की सामान्य दिशा, जनरल डायरेक्शन ऑफ गवर्नेंस को संसद और देश के सामने रखना। यानी सरकार का प्लान? हाँ, एक तरह से सरकार का विजन डॉक्यूमेंट या रोड मैप होता है ये। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बताते हैं कि सरकार आने वाले साल में क्या क्या करने का इरादा रखती है, उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण कानून लाने की योजना है, पिछले साल की उपलब्धियां क्या रहीं, वगैरह। एसेंशियली इट आउटलाइंस द गवर्नमेंट्स एजेंडा फॉर द ईयर। और जब राष्ट्रपति ये अभिभाषण दे देते हैं, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? क्या बस सुन लेते हैं सब? नहीं, उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति के इस विशेष अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस पर विस्तृत चर्चा होती है। चर्चा होती है इस पर? हाँ, और इस चर्चा को धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स पर बहस कहा जाता है। ये बहस बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? इसमें क्या होता है? क्योंकि ये संसद सदस्यों को, खासकर विपक्ष को, सरकार द्वारा प्रस्तुत नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने। अच्छा, आलोचना का मौका। उन पर सवाल उठाने, अपने सुझाव देने और सरकार की कमियों को उजागर करने का एक औपचारिक अवसर प्रदान करती है। ये संसदीय जवाबदेही, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बहस के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग होती है और अगर ये प्रस्ताव पास नहीं होता, खासकर लोकसभा में, तो इसे सरकार की हार माना जाता है और सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। अरे, इतना गंभीर? जी हाँ। एक रोचक तथ्य ये भी है कि मूल संविधान में प्रक्रिया थोड़ी अलग थी, लेकिन पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा अनुच्छेद 87 में थोड़ा बदलाव करके इसे वर्तमान स्वरूप दिया गया था। अच्छा। इसलिए अनुच्छेद 87 के तहत होने वाला राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण महज एक रस्म अदायगी या औपचारिकता नहीं है। ये एक गंभीर राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये न सिर्फ आने वाले वर्ष के लिए सरकार की दिशा तय करता है, बल्कि ये कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाने के सिद्धांत को भी पुष्ट करता है। इट्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब आते हैं अनुच्छेद 88 पर। ये सदनों के संबंध में मंत्रियों, मिनिस्टर्स और महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल के अधिकारों के बारे में है। ये कैसे कार्यपालिका और विधायिका के बीच तालमेल बनाने में मदद करता है? अनुच्छेद 88 एक बहुत ही व्यावहारिक और महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहज समन्वय, स्मूथ कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करता है। ये कुछ खास लोगों को, यानी सरकार के सभी मंत्रियों को और भारत के महान न्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संसद में कुछ विशेष अधिकार देता है। क्या अधिकार? इसके अनुसार हर मंत्री और महान्यायवादी को ये अधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं। किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा वाला राज्यसभा में और राज्यसभा वाला लोकसभा में? हाँ, बिल्कुल, यही अनुच्छेद 88 का सार है। मंत्री जिस सदन का सदस्य है वहां तो वो बोलेगा ही, लेकिन वो दूसरे सदन की कार्यवाही में भी जाकर बोल सकता है, बहस में हिस्सा ले सकता है।
उन्हें सदनों की संयुक्त बैठक में भी बोलने का अधिकार है। अच्छा, जैसे अगर कोई मंत्री, मान लीजिए वित्त मंत्री, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो भी वो लोकसभा में जाकर बजट पर भाषण दे सकते हैं या सवालों के जवाब दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यही अनुच्छेद 88 संभव बनाता है। यही नहीं, अगर किसी मंत्री या महान्यायवादी को संसद की किसी समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बनाया गया है, तो वो उस समिति की बैठकों में भी बोलने का अधिकार रखते हैं। इसका उद्देश्य साफ है, सरकार के मंत्री अपनी नीतियों का बचाव कर सकें, विधेयकों को स्पष्ट कर सकें और सदस्यों के सवालों का जवाब दोनों सदनों में दे सकें। इससे विधायिका को भी सरकार का पक्ष सीधे मंत्रियों से सुनने को मिलता है। लेकिन क्या उन्हें दूसरे सदन में वोट देने का भी अधिकार होता है? जैसे वही मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, क्या वो लोकसभा में किसी बिल पर वोट डाल सकते हैं? नहीं, यहीं पर अनुच्छेद 88 एक महत्वपूर्ण सीमा, लिमिटेशन लगाता है। ये स्पष्ट करता है कि मंत्री या महान्यायवादी को बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो दोनों सदनों में है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, सिर्फ उसी सदन में होगा जिसके वो सदस्य हैं, मेंबर हैं। अच्छा, वोट सिर्फ अपने सदन में? हाँ, इफ अ मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, दे कैन स्पीक इन लोकसभा बट कैन नॉट वोट देयर। वोट सिर्फ अपने ही सदन में। ये प्रावधान जरूरी है ताकि हर सदन का वोटिंग संतुलन बना रहे और प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कायम रहे। ठीक है, और इसमें महान्यायवादी को क्यों शामिल किया गया है? मंत्री तो ठीक है, सरकार का हिस्सा है, महान्यायवादी क्यों? ये एक अच्छा सवाल है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, चीफ लीगल एडवाइजर। जी। संसद में अक्सर जटिल कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर बहस होती है। महान्यायवादी की उपस्थिति और बोलने का अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि अगर सदन को किसी कानूनी या संवैधानिक बिंदु पर सरकार के शीर्ष कानूनी अधिकारी की राय चाहिए, तो वो सीधे उपलब्ध हो सके। अच्छा, कानूनी सलाह के लिए? जी, ये हमारी संसदीय बहसों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 88 खुली चर्चा और कार्यपालिका द्वारा विधायिका को सीधे स्पष्टीकरण देने के सिद्धांत को मजबूत करता है। समझ गई। अब आखिर में बात करते हैं अनुच्छेद 122 की। ये कहता है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जाएगी। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। ये तो संसद को एक तरह की कानूनी सुरक्षा, एक कवच जैसा देता लगता है। हाँ, आप इसे एक तरह का सुरक्षा कवच कह सकते हैं। अनुच्छेद 122 संसदीय स्वायत्तता, पार्लियामेंट्री ऑटोनॉमी और शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शक्तियों का पृथक्करण? हाँ। इसका मूल सिद्धांत ये है कि भारत की कोई भी अदालत, कोर्ट, संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स की वैधता पर सिर्फ इस आधार पर सवाल नहीं उठा सकती कि उसकी प्रक्रिया, प्रोसीजर में कोई कथित अनियमितता हुई है, अलेज्ड इर्रेगुलरिटी। प्रक्रिया में कथित अनियमितता, इसका क्या मतलब हुआ? क्या अदालतें संसद के काम करने के तरीके पर कुछ नहीं कह सकती? थोड़ा और समझाएंगे इसे। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि संसद के अंदरूनी कामकाज से जुड़े मामले, जैसे बहस किस तरह हुई, किसी प्रस्ताव को कैसे पेश किया गया, वोटिंग कैसे हुई, किसी सदस्य को बोलने का मौका मिला या नहीं, नियमों की व्याख्या पीठासीन अधिकारी ने कैसे की, इन जैसे प्रक्रियात्मक मामलों को लेकर आप अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। अच्छा, मतलब प्रोसेस से जुड़े मामले। सोच ये है कि संसद अपने नियम खुद बनाती है और अपनी प्रक्रिया खुद तय करती है। अगर हर छोटी प्रक्रियात्मक बात पर अदालती दखलंदाजी होगी तो संसद का काम करना मुश्किल हो जाएगा। It ensures the legislature can function without undue interference in its internal procedural matters. लेकिन ये सुरक्षा कितनी मजबूत है? क्या इसका मतलब ये है कि संसद कुछ भी करे और अदालत कुछ नहीं कह सकती? क्या ये असीमित है, एब्सोल्यूट है? नहीं, ये सुरक्षा असीमित या एब्सोल्यूट नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। अनुच्छेद 122 केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता, इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर से बचाता है। सिर्फ प्रक्रियात्मक? हाँ, ये संसद को संविधान का उल्लंघन करने की खुली छूट नहीं देता। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है या संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, या फिर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों की सीमा से बाहर जाकर कोई काम करती है, सब्सटैंटिव अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, तो न्यायपालिका, जुडिशरी निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती है। अच्छा, यानी कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठ सकता है। बिल्कुल, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, जिसके तहत अदालतें कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती हैं।
तो अनुच्छेद 122 संसद की प्रक्रिया की रक्षा करता है, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून के सार सब्सटेंस की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। द इम्यूनिटी इज रिगार्डिंग प्रोसीजर, नॉट द सब्सटेंस ऑफ द लॉ इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत अहम फर्क है। जी हाँ, तो अनुच्छेद 122 का महत्व क्या है? ये संसदीय विशेषाधिकारों, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का एक हिस्सा है। ये विधायिका की गरिमा और स्वतंत्रता को उसके अपने क्षेत्र में बनाए रखता है। ये संसद को ये आत्मविश्वास देता है कि वो अपने दिन प्रतिदिन के कामकाज को बिना इस डर के चला सके कि हर छोटी प्रक्रियात्मक बात पर उसे अदालत में घसीटा जाएगा। ये शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखने में मदद करता है। तो आज हमने अनुच्छेद 84 से शुरू करके 85, 86, फिर 87, 88 और आखिर में 122 तक के काफी विस्तृत यात्रा की। हाँ, काफी विस्तार से बात हुई। इन 6 अनुच्छेदों ने मिलकर हमें ये समझाया कि संसद के सदस्य कौन बन सकते हैं, संसद कैसे और कब काम करती है, राष्ट्रपति की इसमें क्या भूमिका है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संवाद और समन्वय कैसे होता है, और संसद अपनी आंतरिक कार्यवाही में कितनी स्वतंत्र है। बिल्कुल। और अगर हम इन सभी को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। अनुच्छेद 84 योग्यता और परिपक्वता की नींव रखता है। सही। अनुच्छेद 85 और 88 संसद के कामकाज की लय और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 86 और 88 राष्ट्रपति, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संवाद और समन्वय का पुल बनाते हैं, साथ ही कानूनी सलाह की उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं। हाँ। और अनुच्छेद 122 संसद की अपनी कार्यवाही की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है। बिल्कुल। ये सारे अनुच्छेद मिलकर एक ऐसा जटिल लेकिन संतुलित ढांचा बनाते हैं जो हमारे संसदीय लोकतंत्र को चलाता है। ये नियम, ये प्रक्रियाएं, ये अधिकार और ये सीमाएं, ये सब मिलकर ही ये सुनिश्चित करते हैं कि संसद, जो वास्तव में जनता की आवाज है, वो प्रभावी ढंग से काम कर सके, सरकार पर नियंत्रण रख सके और देश के लिए कानून बना सके। ये वाकई में दिखाते हैं कि संसद क्यों भारतीय लोकतंत्र का हृदय है। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, ये अनुच्छेद महज संविधान की किताबें भरने वाले नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। बिल्कुल सही कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसे शक्ति भी देते हैं, नियंत्रित भी करते हैं और दिशा भी दिखाते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो गहराई से सोचते हैं, एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने अनुच्छेद 122 की बात की, जो संसद की प्रक्रिया को अदालती जांच से बचाता है। हाँ। दूसरी तरफ हमने न्यायिक समीक्षा की शक्ति की भी बात की, जो अदालतों को कानूनों की संवैधानिकता जांचने का अधिकार देती है। जी। अब सोचिए इन दोनों के बीच का संतुलन कितना नाजुक और महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक रूप से ये रेखा कहाँ खींची जाती है, कब संसद का विशेषाधिकार समाप्त होता है और कब अदालत का हस्तक्षेप उचित माना जाता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये सवाल हमारे संवैधानिक तंत्र की जटिलता और खूबसूरती दोनों को दर्शाता है। इस पर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। और जो अभ्यर्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संविधान के इन मूलभूत प्रावधानों की गहरी समझ बनाना बेहद जरूरी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट, खास तौर पर आर्टिकल्स 124 से 127, ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमारी पूरी जुडिशरी की एक तरह से नींव रखते हैं। सही कहा। हमारा इरादा यही है कि इन आर्टिकल्स को बिल्कुल खोलकर समझें, ताकि ये पूरा ढांचा, इसकी बनावट, ये कैसे काम करता है, ये सब दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। और ये जरूरी भी है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी गवर्नेंस और पॉलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से करें? आर्टिकल 124 जो इसकी स्थापना की बात करता है, शायद वहीं से। बिल्कुल। देखिए, जैसे कोई भी बिल्डिंग बिना मजबूत फाउंडेशन के नहीं टिक सकती, वैसे ही हमारा लोकतंत्र, हमारा रूल ऑफ लॉ, वो हमारी न्यायपालिका पर और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर टिका है। तो आर्टिकल 124, ये समझिए, उस फाउंडेशन का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पत्थर है। सिंपल कहता है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। एक लाइन बस। हाँ, पर यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली संस्था की स्थापना की घोषणा है। और ये संस्था सिर्फ नाम की सुप्रीम नहीं है, इसके काम बहुत बड़े हैं। सोचिए, ये हमारे संविधान का गार्डियन है। गार्डियन मतलब संविधान की व्याख्या करने का फाइनल अधिकार इसके पास है। ये देखना कि देश संविधान के हिसाब से चल रहा है या नहीं, ये इसी की जिम्मेदारी है। फिर ये हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। जी, अगर किसी को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है,
तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये सिर्फ अपील सुनने वाली कोर्ट नहीं है, बल्कि संविधान और राइट्स की पहरेदार भी है। बिल्कुल, और साथ ही ये देश का आखिरी अपील कोर्ट भी है, चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल। नीचे की अदालतों के फैसलों के खिलाफ फाइनल सुनवाई यहीं होती है। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में कोई झगड़ा हो जाए या दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो, तो ऐसे मामले सुनने का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। वाकई ये दिलचस्प है कि एक ही संस्था, मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट, इतनी सारी अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों को इस संस्था पर कितना भरोसा था। आर्टिकल 124 सिर्फ इसकी स्थापना नहीं करता, बल्कि एक बहुत पावरफुल संस्था की रूपरेखा तैयार करता है। सही कहा। अब इसकी बनावट, मतलब स्ट्रक्चर की बात करें, वो भी 124 में ही है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 124 में ही बताया गया है, जब संविधान लागू हुआ तब इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा 7 और जज होंगे, ऐसा लिखा था। सिर्फ 8 जज शुरुआत में? आज तो मुझे लगता है काफी ज्यादा है। हाँ, आज संख्या काफी बढ़ गई है। तो ये बदली जा सकती है? बिल्कुल। आर्टिकल 124 ये पावर संसद को देता है। पार्लियामेंट कानून बनाकर जजों की संख्या तय कर सकती है, और समय के साथ जैसे जैसे काम बढ़ा, केसेस बढ़े, संसद ने ये संख्या बढ़ाई भी है। लेकिन वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक CJI और बाकी जज, वो वही है। और CJI, जो आमतौर पर सबसे सीनियर जज होते हैं, वो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं, और जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती हैं उनकी अध्यक्षता भी करते हैं। अच्छा, और इन जजों को अपॉइंट कौन करता है? क्या ये सरकार करती है? अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी आर्टिकल 124 में ही है। अपॉइंटमेंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, लेकिन राष्ट्रपति अकेले फैसला नहीं लेते। उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से सलाह मशवरा करना होता है, जिनसे भी वो ज़रूरी समझें। CJI के अपॉइंटमेंट में भी कंसल्टेशन होता है, और बाकी जजों के अपॉइंटमेंट में तो CJI से कंसल्ट करना मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। तो मतलब एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रपति और जुडिशरी दोनों का रोल है इसमें? हाँ, एक तरह का बैलेंस। हाँ, बिल्कुल। एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, न पूरी तरह सरकार के हाथ में, न पूरी तरह जुडिशरी के। समझ गया। और इनकी रिटायरमेंट एज वो भी तय है? हाँ, आर्टिकल 124 ये भी बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रहेंगे। 65 साल? जी, ये उम्र सीमा शायद इसलिए रखी गई कि जजों का जो लंबा अनुभव है उसका फायदा मिले, और साथ ही एक टाइम के बाद नए लोग भी आए, नए आइडियाज आए। ठीक है, लेकिन अगर किसी जज को 65 से पहले ही पद छोड़ना हो, या मान लीजिए उन्हें हटाना पड़े, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं। आर्टिकल 124(2) कहता है कि कोई भी जज राष्ट्रपति को लिखकर अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, इस्तीफा तो सिंपल है, लेकिन हटाना? हाँ, किसी जज को पद से हटाना वो एक बहुत बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, जिसे आम तौर पर लोग इम्पीचमेंट कह देते हैं। हालांकि संविधान में ये शब्द राष्ट्रपति के लिए है। और ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल क्यों बनाई गई है? ताकि जजों की आज़ादी बनी रहे, जुडिशल इंडिपेंडेंस। सोचिए ना, अगर जजों को आसानी से हटाया जा सकता तो सरकार या कोई भी पावरफुल ग्रुप उन पर दबाव डाल सकता था कि भाई हमारे फेवर में फैसला दो, वरना हटा दिए जाओगे। हाँ, ये तो सही बात है। इसीलिए हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, और इसके सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स हैं, 2 आधार। पहला, सिद्ध कदाचार, मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कोई गंभीर गलत काम जो साबित हो गया हो। और दूसरा, अक्षमता, मतलब इनकैपेसिटी, यानी वो फिजिकली या मेंटली अपना काम करने लायक ना रहे हों। और इसे साबित कौन करेगा? कैसे होगा ये? इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाना होता है, और वो प्रस्ताव भी कोई साधारण बहुमत से नहीं। अच्छा, उसे पास करने के लिए हर सदन की टोटल मेंबरशिप का बहुमत चाहिए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। और साथ ही सदन में जो लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनका कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा बहुमत है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है अचीव करना। जब दोनों सदन इस तरह से प्रस्ताव पास कर देते हैं, तब जाकर राष्ट्रपति उस जज को हटाने का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि जजों को कितनी तगड़ी सुरक्षा दी गई है, ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के न्याय कर सकें। वाकई ये तो बहुत मजबूत प्रोटेक्शन है। अच्छा, अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए?
क्या कोई भी वकील बन सकता है? नहीं, आर्टिकल 124(3) में क्वालिफिकेशंस बिल्कुल साफ-साफ लिखी हैं। पहली शर्त तो है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ये तो खैर होना ही है। वाह, वो तो है। इसके बाद 3 कंडीशंस हैं, उनमें से कम एक पूरी होनी चाहिए। पहला, वो कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो। 5 साल हाई कोर्ट जज, ठीक है। या फिर दूसरा, वो कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, एडवोकेट। 10 साल हाई कोर्ट में वकालत, ओके। और तीसरा, जो थोड़ा अलग है, वो ये कि राष्ट्रपति की नज़र में वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, मतलब डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जो कानून का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता हो। अच्छा, तो 3 रास्ते हैं, या तो हाई कोर्ट जज का अनुभव, या हाई कोर्ट वकील का अनुभव, या फिर एक माने हुए कानून के ज्ञाता। ये तीसरा वाला डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ये कितना कॉमन है? क्या इस रास्ते से नियुक्तियां हुई हैं? देखिए, ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला प्रावधान काफी दिलचस्प है। शायद इसका मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स या जज ही न हो, बल्कि एकेडमिक दुनिया से भी लोग आ सकें, जिनकी कानून पर बहुत गहरी पकड़ हो। हालांकि सच ये है कि इस तीसरे रास्ते का इस्तेमाल शायद ही कभी हुआ हो। आज तक ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स पहली 2 श्रेणियों से ही हुई हैं, यानी हाई कोर्ट जज या हाई कोर्ट वकील। लेकिन हाँ, ये विकल्प संविधान में दिया जरूर गया है। पर एक बात तो साफ है, चाहे कोई भी रास्ता हो, अनुभव या विशेषज्ञता तो चाहिए ही। बिल्कुल। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो यही है कि तीनों ही रास्ते ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वो कानून का जानकार और अनुभवी हो। देश की सबसे बड़ी अदालत है, तो वहाँ काबिलियत तो चाहिए ही। सही बात है। अच्छा, जब कोई जज बन जाता है, अपॉइंट हो जाता है, तो क्या कोई शपथ वगैरह भी लेनी पड़ती है? हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 124(6) कहता है कि अपना पद संभालने से पहले हर जज को राष्ट्रपति या उनके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान करना होता है। और ये शपथ किस बारे में होती है? इसका फॉर्मेट संविधान की 3री अनुसूची 3rd शेड्यूल में दिया गया है। इसमें जज शपथ लेते हैं कि वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखेंगे और अपने काम को पूरी ईमानदारी से बिना किसी डर या पक्षपात, फेवर या इलविल के करेंगे। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये उस पद की गरिमा और जिम्मेदारी को दिखाता है। एक और सवाल आ रहा है मन में, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद कहीं वकालत कर सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट या निचली अदालतों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 124(7) इस पर पूरी तरह से रोक लगाता है। कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, वो रिटायरमेंट के बाद भारत में किसी भी कोर्ट या किसी भी अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मतलब वकालत नहीं कर सकता। इसके पीछे क्या कारण है? सोच सीधी सी है। पहला, कोई पूर्व जज अपने पुराने पद का रुतबा इस्तेमाल न कर पाए। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न हो। और तीसरा, ये भी सुनिश्चित करना कि जज अपने कार्यकाल के दौरान पूरी तरह निष्पक्ष रहें, उन्हें ये न लगे कि रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी से फेवर लेना है या कुछ। समझ गया। तो अगर हम आर्टिकल 124 को पूरा देखें तो ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की A to Z कहानी कहता है। कैसे बनेगा, कौन जज बनेगा, कैसे अपॉइंट होगा, कैसे हटेगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, शपथ क्या होगी, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, सब कुछ। बिल्कुल सही। ये सचमुच सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद है। ये आर्टिकल अकेले ही हमारी टॉप कोर्ट का पूरा ढांचा खड़ा कर देता है। अब जब ढांचा बन गया, जज आ गए, तो उनके काम करने के लिए सही माहौल भी तो चाहिए, खासतौर पर उनकी आज़ादी कैसे बनी रहे। हाँ, ये जरूरी है। जैसे कि उनकी सैलरी, अलाउंस वगैरह। अगर वो सरकार पे डिपेंडेंट होंगे तब तो मुश्किल होगी। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। और इसी के लिए है आर्टिकल 125। ये आर्टिकल जजों के वेतन यानी सैलरीज के बारे में है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को वो सैलरी मिलेगी जो पार्लियामेंट कानून बनाकर तय करे। अच्छा, पार्लियामेंट तय करती है? हाँ, और जब तक पार्लियामेंट तय नहीं करती तब तक वो सैलरी मिलेगी जो संविधान के 2nd शेड्यूल में लिखी है। इसके अलावा उनके जो अलाउंस हैं, छुट्टी है, पेंशन है, ये सब अधिकार भी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून से ही तय होंगे। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन इसमें खास बात क्या है जो उनकी आज़ादी को प्रोटेक्ट करती है? खास बात है इसी आर्टिकल का एक परंतुक, एक प्रोविजो। वो कहता है कि किसी जज के अपॉइंटमेंट के बाद उसकी सैलरी,
अलाउंस या उसके अधिकारों में छुट्टी वगैरह के मामले में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जिससे उसे नुकसान हो, मतलब उसके डिसएडवांटेज में कोई बदलाव नहीं होगा। ओ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। सोचिए, अगर सरकार किसी जज के फैसले से खुश नहीं है और वो उसकी सैलरी कम कर दे या पेंशन रोक दे या छुट्टियां काट दे, तो कोई भी जज बिना डरे कैसे काम करेगा? ये प्रावधान इसी डर को खत्म करता है। अच्छा, मतलब एक बार अपॉइंट हो गए तो सैलरी और सुविधाओं में कटौती नहीं हो सकती। ये तो वाकई उनको एक तरह की वित्तीय सुरक्षा देता है। बिल्कुल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये साफ है कि जब तक जुडिशरी आर्थिक रूप से सुरक्षित है, सरकार पर निर्भर नहीं है, तभी वो असल में आजाद होकर काम कर सकती है, संविधान को बचा सकती है। आर्टिकल 125 इसी आजादी की एक गारंटी है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब एक और सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद अचानक खाली हो जाए, या वो बीमार हों, छुट्टी पर हों, तब कोर्ट का काम कैसे चलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? हाँ, ऐसी सिचुएशन के लिए भी संविधान में व्यवस्था है। वो है आर्टिकल 126। ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में है। एक्टिंग सीजीआई? जी, ये आर्टिकल कहता है कि अगर सीजीआई का पद खाली है या वो एब्सेंट है या किसी और कारण से अपना काम नहीं कर पा रहे, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ही किसी दूसरे जज को एक्टिंग सीजीआई अपॉइंट कर सकते हैं। और वो एक्टिंग सीजीआई तब तक सीजीआई के सारे काम करेंगे जब तक कि नए सीजीआई अपना पद नहीं संभाल लेते या फिर जो मौजूदा सीजीआई हैं वो वापस काम पर नहीं लौट आते। इसका मकसद तो सीधा सा है, काम ना रुके। बिल्कुल, निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूटी। न्याय का काम रुकना नहीं चाहिए। सीजीआई की गैर मौजूदगी में भी सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल काम स्मूथली चलता रहे, यही आर्टिकल 126 सुनिश्चित करता है। लॉजिकल है। अब एक और स्थिति, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई केस सुनना है पर जज कम पड़ रहे हैं, मतलब कोरम पूरा नहीं हो रहा। कोरम यानी किसी मीटिंग या सुनवाई के लिए कम से कम जितने जज होने चाहिए उतने नहीं हैं, तब क्या होगा? ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है और इसके लिए भी संविधान में एक सेफ्टी वॉल्व है, आर्टिकल 127। ये तदर्थ न्यायाधीशों यानी एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है। एडहॉक जज? एडहॉक मतलब टेम्परेरी? हाँ बिल्कुल, एडहॉक का मतलब होता है किसी खास काम के लिए टेम्परेरी तौर पर। तो आर्टिकल 127 कहता है कि अगर कभी ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट का सेशन चलाने या जारी रखने के लिए परमानेंट जजों का कोरम पूरा ना हो। कोरम पूरा ना हो, हाँ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की पहले से सहमति लेकर किसी हाई कोर्ट के ऐसे जज से जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो, मतलब क्वालिफाइड हो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लिखित में रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करें। अच्छा, तो हाई कोर्ट के जज को टेम्परेरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है? जी हाँ, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें और हैं। एक तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए, जैसा मैंने कहा, और दूसरा, जिस हाईकोर्ट से जज को लाना है उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करना जरूरी है। और जिस जज से ये रिक्वेस्ट की जाती है उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के काम को बाकी सब कामों पर प्राथमिकता दें। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज के तौर पर बैठते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की सारी पावर्स, ज्यूरिसडिक्शन और प्रिविलेज मिलते हैं। इसका क्या फायदा है? क्या ये अक्सर होता है? फायदा ये है कि जजों की टेम्पररी कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जरूरी काम ना रुके। मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है और 5 जजों की बेंच चाहिए पर जज ही 4 उपलब्ध हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ये प्रावधान बहुत काम का है। हाँ, ये सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। बिल्कुल, ये एक तरह का लचीलापन है। ये अक्सर इस्तेमाल होने वाला प्रावधान नहीं है, मतलब रूटीन में नहीं होता, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग को बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर हम इन चारों आर्टिकल्स को 124, 125, 126 और 127 को एक साथ देखें तो मतलब ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बना रहे हैं। हाँ। एक तरफ आर्टिकल 124 है जो स्थापना, बनावट, नियुक्ति, हटाना, क्वालिफिकेशन सब बताता है। फिर 125 उनकी सैलरी और इंडिपेंडेंस की बात करता है। 126 टेम्पररी सीजीआई की बात करता है ताकि काम ना रुके, और 127 टेम्पररी जजों की बात करता है अगर कोरम पुराना हो। बिल्कुल सही समझा आपने।
ये चारों आर्टिकल्स मिलकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक इमारत नहीं बनाते, बल्कि ये भी पक्का करते हैं कि ये इमारत मजबूती से खड़ी रहे, आंधी तूफान झेल सके और अपना काम असरदार तरीके से कर सके। ये सारे प्रावधान जुडिशियल इंडिपेंडेंस, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटेग्रिटी, इन सब सिद्धांतों को मजबूत करते हैं। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये डिटेल्स बहुत ही जरूरी हैं। सवाल सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट एज क्या है? बिल्कुल, रिटायरमेंट एज 65, हटाने के आधार क्या हैं, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति, कंसल्टेशन से, सैलरी कौन तय करता है, पार्लियामेंट, एक्टिंग सीजेआई कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति, एड हॉक जज के लिए किसकी सहमति चाहिए, राष्ट्रपति जी। ये सब फैक्ट्स इन्हीं आर्टिकल से निकलते हैं। और ये सिर्फ फैक्ट्स रटने की बात नहीं है, शायद इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो सिद्धांत है, उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। खासकर वो जो आपने कहा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच का बैलेंस। एकदम सही। हमारे संविधान बनाने वालों ने जुडिशरी को आजाद तो बनाया, पर ऐसा भी नहीं कि उस पर कोई चेक ही ना हो। अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन की शर्त है, हटाने की प्रक्रिया है, भले ही मुश्किल हो, क्वालिफिकेशंस तय हैं। ये सब एक तरह से अकाउंटेबिलिटी लाने के तरीके हैं, और यही बैलेंस हमारे लोकतंत्र की खूबी है। तो संक्षेप में कहें, आज हमने आर्टिकल 124 से 127 के जरिए सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को समझा। हमने देखा कि कैसे ये आर्टिकल्स देश की सबसे बड़ी अदालत की नींव रखते हैं, उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं और उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी इंतजाम करते हैं। हाँ, और जाते जाते एक सोचने वाला पॉइंट छोड़ जाते हो। हमने आर्टिकल 124 में अपॉइंटमेंट का प्रोसेस देखा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा जुडिशरी से कंसल्टेशन की बात है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में अपॉइंटमेंट्स के लिए एक कोलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसमें जजों के अपॉइंटमेंट में जुडिशरी का रोल बहुत बढ़ गया है। हाँ, कोलेजियम सिस्टम। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो कोलेजियम सिस्टम का विकास हुआ है, वो आर्टिकल 124 में लिखे गए ओरिजिनल प्रावधान के साथ कितना फिट बैठता है। क्या इसने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच के उस बैलेंस को बदला है, जिसकी कल्पना शायद संविधान बनाते समय की गई थी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। पूछने पर मजबूर करता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के बीच का ये जो नाजुक संतुलन है, ये समय के साथ कैसे इवॉल्व होता है और इसे बनाए रखने के लिए क्या-क्या जरूरी है, ये आगे की चर्चा का विषय हो सकता है। देखिए, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो एक चीज तो पक्की है, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है ना, तो उससे जुड़े सवाल तो आते ही हैं, और उसकी शक्तियां क्या हैं, उसका दायरा क्या है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम खास तौर पे फोकस करेंगे भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही अहम आर्टिकल्स पर। जी। अनुच्छेद 128 से लेकर 135 तक। हाँ, 128 से 135। जी, इनमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण पहलू छुपे हैं। जैसे, क्या रिटायर्ड जज भी काम कर सकते हैं, कोर्ट के फैसलों का क्या मतलब होता है, कोर्ट कहाँ बैठता है, और सबसे जरूरी कि कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, मतलब उसका दायरा क्या है। और देखिए, हमारा इरादा बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं कि ये जो संविधान की भाषा है, इसे एकदम आसान करके समझें, ताकि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, संविधान ने उसे क्या ताकत दी है, इसकी एक साफ तस्वीर बन जाए दिमाग में। बिल्कुल। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यही आर्टिकल्स कैसे सुप्रीम कोर्ट को हमारे देश के जस्टिस सिस्टम का, आप कह सकते हैं, आखिरी गार्डियन बनाते हैं। हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। आर्टिकल 128 से उठाते हैं और फिर 135 तक चलेंगे। हर आर्टिकल को आराम से समझते हैं। चलिए, बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 128 से। आर्टिकल 128 ये है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, मतलब रिटायर्ड जजों का आना। ये थोड़ा सुनने में अलग नहीं लगता कि जो जज रिटायर हो गए वो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठ सकते हैं? हाँ, ये व्यवस्था थोड़ी अलग जरूर लगती है, पर इसके पीछे एक बड़ी प्रैक्टिकल सोच है। आर्टिकल 128 कहता है कि भारत के चीफ जस्टिस, मतलब सीजेआई, अगर उन्हें कभी भी ऐसा जरूरी लगे तो वो प्रेसिडेंट से पहले पूछना होगा, उनकी सहमति लेकर किसी ऐसे व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों या फिर किसी हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, रिटायर हो गए हों। अच्छा, उनसे ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप आइए और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर बैठिए और काम कीजिए। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब क्या जो मौजूदा जज हैं वो कम पड़ जाते हैं कभी? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं।
एक तो कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो काम तेजी से निपटाना है तो एक्स्ट्रा हाथ चाहिए होते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। दूसरा, कुछ खास तरह के मामले होते हैं, जैसे संविधान से जुड़े बड़े मामले। उनकी सुनवाई के लिए जजों की एक मिनिमम संख्या चाहिए होती है, उसको कहते हैं कोरम। अगर किसी वजह से उतने जज मौजूद नहीं हैं, तो कोरम पूरा करने के लिए रिटायर्ड जजों को बुलाया जा सकता है। इससे काम रुकता नहीं है, चलता रहता है। अच्छा, तो ये एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है, जी। जरूरत पड़ने पर अनुभवी लोगों की मदद लेने जैसा। बिल्कुल सही समझा आपने। रिटायर्ड जजों के पास सालों का तजुर्बा होता है, कानून की गहरी समझ होती है, तो उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का फायदा मिल जाता है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है यहाँ, ये पूरी तरह से एक टेम्पररी व्यवस्था है, मतलब अस्थायी। ओके। इन रिटायर्ड जजों को काम करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज वाले सारे अधिकार, पावर, प्रिविलेज सब मिलते हैं, लेकिन उन्हें फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता। इससे जो परमानेंट जज हैं, उनके अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गई, ये एक तरह की सपोर्टिंग व्यवस्था है, जब जरूरत हो तब इस्तेमाल करो। चलिए अब आर्टिकल 129 पर आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका ठीक मतलब क्या है, थोड़ा आसान भाषा में बताइए। हाँ, अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए, इसके दो मेन मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जो भी काम करता है, उसकी सारी कार्रवाई, सारे फैसले वो परमानेंटली रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब लिख कर रखे जाते हैं, संभाल कर। और इन रिकॉर्ड्स की बहुत वैल्यू होती है। इन्हें भविष्य में किसी भी केस में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, और कोई उनकी सच्चाई पर सवाल नहीं उठा सकता। वो अपने आप में सबूत हैं। अच्छा, ये तो हुआ पहला मतलब। और दूसरा पहलू क्या है इसका? दूसरा पहलू, जो शायद और भी ज्यादा अहम है, वो ये है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने की पावर है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट की तौहीन? हाँ बिल्कुल। ये दो तरह की हो सकती है, सिविल और क्रिमिनल। जब कोई जानबूझकर कोर्ट के आदेश को नहीं मानता या उसकी अनदेखी करता है, तो वो सिविल कंटेम्प्ट है। और जब कोई ऐसा काम करता है जिससे कोर्ट की इज्जत कम हो, उसके अधिकार पर सवाल उठें या न्याय के काम में रुकावट आए, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। और दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट सजा दे सकता है। लेकिन ये पावर इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये पावर इसलिए जरूरी है ताकि न्यायपालिका, मतलब हमारी अदालतें, वो आज़ादी से, बिना डरे और पूरी इज्जत के साथ अपना काम कर सकें। आप सोचिए ना, अगर कोर्ट कोई फैसला दे और लोग उसे माने ही नहीं, या कोर्ट की ऐसी बुराई करें कि लोगों का भरोसा ही उठ जाए सिस्टम से, तो फिर कानून का राज कैसे चलेगा? हाँ, बात तो सही है। तो ये पावर अदालतों को मजबूती देती है कि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर काम करें और ये पक्का करें कि उनके आदेश माने जाएं। तो मतलब आर्टिकल 129 सिर्फ रिकॉर्ड रखने के बात नहीं धरता, बल्कि कोर्ट को अपनी इज्जत और अथॉरिटी बचाने का एक ताकतवर हथियार भी देता है। और हाँ, एक बात और, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो फिर पूरे देश के लिए एक तरह से कानूनी बन जाते हैं ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में संविधान और कानूनों का आखिरी इंटरप्रेटर है, मतलब अंतिम व्याख्या करने वाला। उसके जो फैसले होते हैं, जिन्हें हम नज़ीर या प्रेसिडेंट कहते हैं, वो देश की सारी निचली अदालतों पर, ट्रिब्यूनल्स पर, सरकारी अफसरों पर, सब पर लागू होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। अच्छा, मतलब भविष्य में अगर वैसा ही कोई केस आता है, तो उसी नज़ीर के हिसाब से फैसला देना होगा। तो इस तरह से आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को कानूनी ज्ञान का भंडार भी बनाता है और न्यायिक अधिकार का रखवाला भी। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 130 पर। यह सुप्रीम कोर्ट के स्थान यानी सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। हाँ, संविधान का आर्टिकल 130 साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा। ये उसकी तय जगह है, मेन सीट। लेकिन यहां भी हमारे संविधान बनाने वालों ने थोड़ी दूर की सोची है। इसी आर्टिकल में यह भी लिखा है कि भारत के चीफ जस्टिस अगर चाहें तो प्रेसिडेंट की मंजूरी लेकर समय समय पर दिल्ली के अलावा किसी और जगह या जगहों को भी सुप्रीम कोर्ट की बैठकों के लिए तय कर सकते हैं। अच्छा, मतलब थ्योरी में ये पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच दिल्ली के बाहर किसी और शहर में भी बैठे। जी हाँ, संवैधानिक रूप से ये बिल्कुल संभव है। इसके पीछे शायद सोच ये रही होगी कि मान लीजिए भविष्य में कभी कोई बहुत ही असाधारण स्थिति आ जाए, जैसे कोई बड़ी नेशनल इमरजेंसी या कोई और गंभीर वजह जिससे दिल्ली में कोर्ट का बैठना मुश्किल हो जाए, तब भी न्याय का काम रुकना नहीं चाहिए। कोर्ट कहीं और से भी अपना काम कर सके। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो आज तक सुप्रीम कोर्ट की लगभग सारी जरूरी बैठकें और सुनवाइयां दिल्ली में ही हुई हैं। ये जानना भी दिलचस्प था। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के सबसे अहम पहलुओं में से एक पर आते हैं,
उसका जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार, सुनवाई का अधिकार। आर्टिकल 131 बात करता है मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या चीज है? हाँ, मूल क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इसका सीधा सा मतलब है कुछ ऐसे मामले या विवाद होते हैं जिनकी सुनवाई सीधी सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकती है। मतलब इन मामलों के लिए आपको पहले किसी निचली अदालत जैसे हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये मामले अपनी नेचर की वजह से सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखे जाते हैं। और ये किस तरह के मामले होते हैं जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है? आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो ज्यादातर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब जो केंद्र और राज्यों का ढांचा है, उससे जुड़े झगड़ों के लिए है। इसमें मोटे तौर पर 3 तरह के विवाद आते हैं। पहला, भारत सरकार और एक या एक से ज्यादा राज्यों के बीच कोई कानूनी या संवैधानिक झगड़ा हो। दूसरा, एक तरफ भारत सरकार हो और कोई राज्य या कई राज्य हों, और दूसरी तरफ एक या ज्यादा दूसरे राज्य हों, उनके बीच का झगड़ा। ओके। और तीसरा, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रावधान मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच या फिर राज्यों के आपस के बड़े विवादों को सुलझाने के लिए है। बिल्कुल। लॉजिक यही है कि जब देश की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच या राज्यों के आपस में ही किसी कानूनी हक या संविधान की व्याख्या को लेकर कोई सीरियस मतभेद हो जाए, तो ऐसे हाई लेवल और सेंसिटिव मामले देश की सबसे बड़ी, सबसे निष्पक्ष और सबसे आधिकारिक अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ही सुने। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए 2 राज्यों के बीच किसी नदी के पानी के बंटवारे का झगड़ा है, या फिर केंद्र और किसी राज्य के बीच कानून बनाने की पावर को लेकर कोई टकराव है, तो ऐसे मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे। ठीक है, ये तो हुआ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब हम अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी एपेलेट जुरिस्डिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जिक्र आर्टिकल 132, 133 और 134 में है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब तो यही हुआ कि निचली अदालतों, खासकर हाईकोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार। एकदम सही कहा आपने। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का वो अधिकार जिसके तहत वो हाईकोर्ट्स के दिए गए फैसलों, आदेशों या डिक्री के खिलाफ जो अपील दायर होती है उनकी सुनवाई करता है। और संविधान ने इसे मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहले है आर्टिकल 132, जो संवैधानिक मामलों में अपील से जुड़ा है। संवैधानिक मामले मतलब ऐसे मामले जिनमें संविधान को इंटरप्रेट करने का सवाल हो? जी हाँ, आर्टिकल 132 कहता है कि अगर किसी हाई कोर्ट ने किसी सिविल, क्रिमिनल या किसी और प्रोसीडिंग में कोई ऐसा फैसला, डिक्री या आखिरी आदेश दिया है जिसमें संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न शामिल है, मतलब कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है संविधान की व्याख्या से जुड़ा, ओके। और हाई कोर्ट खुद ये सर्टिफाई कर दे, मतलब लिख कर दे कि हाँ, इस केस में ऐसा सवाल है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए, तो उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और अगर हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफिकेट देने से मना कर दे, तब कोई रास्ता है? हाँ, तब भी एक रास्ता है। अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खुद लगे कि मामले में वाकई संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई अहम कानूनी सवाल है जिसका फैसला होना जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट अपील करने की स्पेशल इजाजत दे सकता है। वैसे ये पावर मुख्य रूप से आर्टिकल 136 से आती है, पर यहाँ इसका जिक्र जरूरी है। इस पूरे नियम का मेन मकसद ये है कि पूरे देश में संविधान के जो प्रावधान हैं उनकी व्याख्या एक जैसी हो, उसमें कंफ्यूजन न हो और संविधान की सुप्रीमेसी बनी रहे। ठीक है, ये था आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 33, ये किस तरह के मामलों से जुड़ा है? आर्टिकल 133 सिविल मामलों में यानी दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करता है। इसमें प्रॉपर्टी के झगड़े, कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले, फैमिली मैटर्स जैसे शादी, तलाक, वसीयत वगैरह और बाकी सारे सिविल नेचर के झगड़े आ जाते हैं। ओके। इसके तहत हाईकोर्ट के किसी सिविल केस में दिए गए फैसले, डिक्री या आखिरी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी हो सकती है जब हाईकोर्ट ये सर्टिफाई करे कि उस मामले में सामान्य महत्व का विधि का कोई सारवान प्रश्न है, मतलब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, और हाईकोर्ट की राय में उस सवाल का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना जरूरी है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका सीधा सा उद्देश्य है कि अगर कोई पार्टी हाईकोर्ट के सिविल फैसले से खुश नहीं है और उसे लगता है कि केस में कानून का कोई ऐसा बड़ा सवाल है जिसका असर सिर्फ उसी केस पर नहीं बल्कि आम तौर पर पड़ सकता है,
तो उसे देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी बात रखने का एक और मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में कानून की गलतियों को सुधार सकता है और ये पक्का कर सकता है कि सिविल कानून पूरे देश में एक जैसे और निष्पक्ष तरीके से लागू हों। और अंत में आर्टिकल 134, जाहिर है ये क्रिमिनल यानी आपराधिक मामलों से जुड़ा होगा। बिल्कुल। आर्टिकल 134 क्रिमिनल मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बताता है। इसमें मर्डर, डकैती, किडनैपिंग जैसे गंभीर आपराधिक मामले आते हैं। हाई कोर्ट के किसी क्रिमिनल फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कुछ खास कंडीशंस में ही हो सकती है। जैसे पहली कंडीशन, अगर हाई कोर्ट ने अपील में किसी मुल्जिम को बरी करने के आदेश को पलट दिया हो और उसे मौत की सजा सुना दी हो। ओहो। दूसरी, या फिर अगर हाई कोर्ट ने कोई केस निचली अदालत से अपने पास मंगाकर सुना हो और मुल्जिम को दोषी मानकर उसे मौत की सजा दी हो। या फिर तीसरी कंडीशन है, अगर हाई कोर्ट खुद ये सर्टिफाई कर दे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने लायक है। तो इसका लक्ष्य क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तरह का बैलेंस और चेक बनाए रखना है। निश्चित रूप से ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत देता है कि वो हाई कोर्ट के दिए गए क्रिमिनल फैसलों को रिव्यू कर सके और अगर जरूरत लगे तो उनमें सुधार कर सकें, खासकर उन मामलों में जहां किसी की जिंदगी और आज़ादी का सवाल हो, जैसे मौत की सजा के मामलों में। ये देखना बहुत जरूरी है कि न्याय के सिद्धांत, निष्पक्षता और कानून का शासन, इन सब का पूरी तरह से पालन हुआ हो। तो हमने आर्टिकल 132, 133 और 134 के तहत संवैधानिक, सिविल और क्रिमिनल मामलों में अपील के प्रावधान देख लिए। अब इस कड़ी का आखिरी आर्टिकल है 135। ये विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता की बात करता है। ये थोड़ा समझने में मुश्किल सा लग रहा है। हाँ, इसे समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी होगी। देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट भी बन गया। हाँ। इससे पहले 1937 से 1950 तक भारत में जो सबसे बड़ी अपील कोर्ट थी वो फेडरल न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट कहलाती थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनी थी। अब जब नया संविधान बना तो उसने आर्टिकल 133 सिविल और 134 क्रिमिनल में सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय दायरा तो बता दिया, लेकिन ऐसा हो सकता था कि कुछ ऐसे मामले भी हों जिन पर संविधान लागू होने से ठीक पहले फेडरल कोर्ट अपील सुन सकती थी, पर वो नए आर्टिकल 133 या 134 के दायरे में शायद पूरी तरह से ना आते हों। अच्छा, तो उन बचे हुए मामलों का क्या होता? क्या उन पर अपील करने का हक खत्म हो जाता? नहीं, बस यहीं पर आर्टिकल 135 काम आता है। यह आर्टिकल एक तरह का पुल है, एक ब्रिज। ये कहता है कि जब तक संसद कानून बनाकर आर्टिकल 133 और 134 के नियमों को उन मामलों पर लागू नहीं करती जो पहले फेडरल कोर्ट के दायरे में थे पर अब सीधे 133, 134 में नहीं आ रहे, तब तक उन दूसरे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को वही जुरिस्डिक्शन और पावर्स होंगी जो संविधान लागू होने से ठीक पहले फेडरल कोर्ट के पास थी। ओह, तो ये एक तरह से कानूनी गैप भरने के लिए था, लीगल वैक्यूम को भरने और जुडिशियल कंटिन्यूटी मतलब न्यायिक निरंतरता बनाए रखने के लिए। बिल्कुल सही। मकसद यही था कि संविधान के लागू होने से न्याय के काम में कोई अचानक रुकावट या कंफ्यूजन ना आए। जब तक पार्लियामेंट इस बारे में कोई साफ कानून नहीं बनाती, तब तक उन खास मामलों में सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट की विरासत को संभालेगा। एक तरह का ट्रांजिशनल प्रोविजन था जिसने पावर के ट्रांसफर को आसान बनाया। तो अगर हम इन सभी आर्टिकल्स को 128 से 135 तक एक साथ रखकर देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट की कैसी पूरी तस्वीर पेश करते हैं? देखिए, ये सभी आर्टिकल्स मिलकर सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा जुडिशियल बॉडी बनाते हैं जो फ्लेक्सिबल भी हैं, जिसके पास अथॉरिटी भी है और जिसका काम करने का दायरा बहुत बड़ा है। आर्टिकल 128 से जरूरत पड़ने पर रिटायर्ड जजों के एक्सपर्टीज का फायदा मिल जाता है, काम का बोझ संभालने में मदद मिलती है। आर्टिकल 129 इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है, जिससे इसके फैसलों को स्थायी महत्व मिलता है और इसकी अथॉरिटी बनी रहती है। आर्टिकल 130 इसकी मेन जगह दिल्ली बताता है, लेकिन खास हालात के लिए ऑप्शन भी खुला रखता है। आर्टिकल 131 इसे देश और राज्यों के बीच के सबसे बड़े झगड़ों, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को सुलझाने की अनोखी पावर देता है। वहीं आर्टिकल 132, 133 और 134 इसे कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल मामलों में देश की फाइनल अपील कोर्ट के तौर पर स्थापित करते हैं। और आर्टिकल 135 ने शुरुआत में जुडिशियल कंटिन्यूटी पक्की की। इसका मतलब इन सभी प्रावधानों का आखिरी मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट भारत में न्याय का आखिरी स्टेशन हो, जो न सिर्फ बड़े और मुश्किल झगड़ों को सुलझा सके, बल्कि पूरे देश में संविधान और कानूनों की एक जैसी व्याख्या पक्की कर सके और हमारे पूरे लीगल सिस्टम की इंटेग्रिटी और इज्जत को बनाए रख सके। आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला है।
संविधान बनाने वालों का इरादा साफ तौर पर एक ऐसे ताकतवर, आज़ाद और कुशल सुप्रीम कोर्ट को बनाने का था जो बिना किसी डर या तरफदारी के संविधान का गार्डियन बन सके और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को असरदार तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। ये आर्टिकल्स उसी इरादे को जमीन पर उतारते हैं। तो आज हमने अनुच्छेद 128 से 135 के जरिए सुप्रीम कोर्ट की बनावट, उसकी अलग-अलग शक्तियों और उसके विशाल दायरे के कुछ बेहद जरूरी आयामों को समझने की कोशिश की। ये आर्टिकल साफ दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह हमारे देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम की नींव है। बिल्कुल, ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ बहुत ज्यादा शक्तियां देते हैं, बल्कि उसे संविधान के एक सजग प्रहरी और नागरिकों के अधिकारों के अंतिम रक्षक के रूप में स्थापित भी करते हैं। चलते चलते एक विचार मन में आ रहा है। हमने देखा कि आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली के बाहर भी बैठने की थ्योरेटिकल इजाजत देता है और आर्टिकल 128 रिटायर्ड जजों की मदद लेने का रास्ता खोलता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि भविष्य में, खासकर जब हम एक्सेस टू जस्टिस यानी न्याय को आम आदमी तक पहुंचाने की बात करते हैं या अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करने की बात करते हैं, तो इन प्रावधानों का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कब, कैसे और किन हालात में और ज्यादा असरदार तरीके से किया जा सकता है, शायद इस पर और सोचने की जरूरत है। कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के सागर में थोड़ी और गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। बिल्कुल। पिछली बार हमने सुप्रीम कोर्ट की बनावट और कुछ शुरुआती अनुच्छेदों पर बात की थी। हाँ, की थी। आज हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा संविधान के अनुच्छेद 136 से लेकर 144 तक। जी। ये वो अनुच्छेद हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसी शक्तियां देते हैं जो मतलब आम अदालतों के पास नहीं होती। ये बताते हैं कि न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाए और कैसे सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की कानूनी व्यवस्था को एक दिशा देता है। सही बात है। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन अनुच्छेदों की बारीकियां समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और उसके विशाल महत्व को सामने लाते हैं। हाँ। ये आर्टिकल्स सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ देश की सबसे बड़ी अपील सुनने वाली अदालत नहीं बनाते, बल्कि उससे कहीं ज्यादा संविधान का एक प्रहरी बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की बहुआयामी भूमिका को दर्शाते हैं। ये सिर्फ अपीलों का निपटारा करने वाली सर्वोच्च संस्था नहीं है, बल्कि ये संविधान का रक्षक है, कानूनों का अंतिम व्याख्याता है यानी फाइनल इंटरप्रेटर, और साथ ही न्याय प्रशासन के लिए एक मार्गदर्शक भी है। अच्छा। इन्हीं अनुच्छेदों में वो शक्तियां निहित हैं जो इसे खास बनाती हैं। तो चलिए एक एक करके इन महत्वपूर्ण प्रावधानों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था की रीढ़ में इनकी जगह इतनी अहम क्यों है। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 136 से। इसमें जिक्र आता है विशेष इजाजत याचिका, या जिसे अंग्रेजी में स्पेशल लीव पिटिशन, SLP कहते हैं। हाँ, SLP। मैंने सुना है कि ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है, जहां कोर्ट मतलब अपनी मर्जी से केस चुन सकता है। ये आखिर है क्या, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? हाँ, आपका सुनना बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही विशिष्ट और विवेकाधीन शक्ति देता है। विवेकाधीन? हाँ, यहाँ विवेकाधीन या डिस्क्रेशनरी शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो किसी मामले में अपील की इजाजत देगा या नहीं। अच्छा। ये किसी का अधिकार नहीं है कि वो SLP दायर करे और कोर्ट को सुनना ही पड़ेगा। ये कोर्ट का अपना विवेक है। ठीक है। अब की शक्ति है क्या? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल, ध्यान दीजिए, किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, किसी भी मतलब हाई कोर्ट, निचली अदालतें, सब? हाँ बिल्कुल, चाहे वो हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो या कोई विशेष न्यायाधिकरण जैसे कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, दंडादेश या किसी भी अन्य आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष इजाजत दे सकता है। अच्छा, किसी भी तरह के आदेश पर? हाँ, मामला चाहे दीवानी हो मतलब सिविल या फौजदारी क्रिमिनल या किसी और तरह का, ये शक्ति लागू होती है। इसका महत्व जबरदस्त है। सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील के सारे रास्ते वो बंद हो जाते हैं। हाँ, होता है। हो सकता है हाईकोर्ट ने अपील की इजाजत ना दी हो। ऐसी स्थिति में अगर मामला बहुत गंभीर है, जहां कानून का कोई बड़ा सवाल जुड़ा है या संविधान की व्याख्या का प्रश्न है, या ऐसा लगता है कि किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तो अनुच्छेद 136
सुप्रीम कोर्ट को एक दरवाजा खोलने की शक्ति देता है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व, हाँ। न्याय व्यवस्था का। हाँ, न्याय व्यवस्था का सुरक्षा कवच। हम्म, ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी गंभीर कानूनी चूक या अन्याय सिर्फ इसलिए नजरअंदाज ना हो जाए क्योंकि प्रक्रिया के सामान्य रास्ते बंद हैं। ठीक है। लेकिन फिर से दोहराऊंगा, ये शक्ति पूरी तरह विवेकाधीन है। पूरी तरह से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट हर एसएलपी को स्वीकार नहीं करता। हजारों याचिकाएं दायर होती हैं, पर कोर्ट बहुत सोच समझकर केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करता है जहां उसे लगता है कि कोई सारवान विधि प्रश्न, मतलब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शामिल है या न्याय के हित में उसका हस्तक्षेप अनिवार्य है। अच्छा। तो सार यह है कि अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को ये असाधारण अधिकार देता है कि वो न्याय सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मामले में किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुन सके, बशर्ते वो मामला हस्तक्षेप के लायक हो। ये उसकी अंतिम संरक्षक की भूमिकाओं को मजबूत करता है। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट है कि कौन सा मामला इतना असाधारण है कि उसे सुना जाए, भले ही सामान्य अपील के रास्ते बंद हो। बिल्कुल। अच्छा, तो कोर्ट दूसरों के फैसलों में तो दखल दे सकता है, लेकिन क्या वो अपने ही फैसलों पर दोबारा विचार कर सकता है? मुझे लगता है यहीं पर अनुच्छेद 137 आता है जो पुनर्विलोकन या रिव्यू की बात करता है। हाँ, रिव्यू। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं कि अंतिम अदालत भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करे? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और ये आम धारणा से थोड़ा अलग जरूर लगता है कि अंतिम अदालत भी पुनर्विचार कर सकती है। अनुच्छेद 137 ठीक यही शक्ति सुप्रीम कोर्ट को देता है, अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति। सिद्धांत रूप से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम माना जाता है, लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। लेकिन संविधान बनाने वाले इस बात को समझते थे कि न्यायिक प्रक्रिया में भी मानवीय भूल की संभावना रहती है। हाँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल, हो सकता है कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने ना आया हो, या फैसला सुनाते समय किसी कानूनी बिंदु पर पर्याप्त ध्यान ना गया हो, या फैसले में कोई ऐसी गलती रह गई हो जो स्पष्ट दिख रही हो। अच्छा। इसलिए अनुच्छेद 137 यह व्यवस्था देता है कि कुछ शर्तों के तहत, जैसे संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद बनाए गए नियमों के अधीन, कोर्ट अपनी गलतियों को सुधारने, संदेहों को दूर करने या किसी अन्याय को ठीक करने के लिए अपने ही फैसलों की समीक्षा कर सकता है। मतलब ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, ये एक संतुलन साधता है। एक और कोर्ट के फैसले की अंतिम सत्ता बनी रहती है, दूसरी ओर गंभीर त्रुटियों को सुधारने का एक आंतरिक तंत्र भी मौजूद रहता है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि रिव्यू या पुनर्विलोकन का दायरा बहुत सीमित होता है। सीमित होता है? हाँ, बहुत सीमित। ऐसा नहीं है कि कोई हारने वाला पक्ष फिर से पूरा केस बहस करने लगे। रिव्यू तभी होता है जब कोई बहुत स्पष्ट त्रुटि हो, या कोई नया और महत्वपूर्ण सबूत मिला हो जो पहले उपलब्ध नहीं था, या कोई और पर्याप्त कारण हो। अच्छा, कोई ठोस वजह होनी चाहिए। बिल्कुल। कोर्ट इस शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से करता है ताकि मुकदमों का अंतहीन सिलसिला ना चले। तो संक्षेप में ये कोर्ट की निष्पक्षता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है कि वो अपनी गलती सुधारने को भी तैयार है। ये बात समझ में आई। मतलब ये गलती सुधारने और न्याय सुनिश्चित करने का एक आंतरिक सुरक्षा उपाय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 138 पर। जी। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने की बात करता है। इसका मतलब क्या है? क्या कोर्ट का काम और दायरे को बढ़ाया जा सकता है और कैसे? हाँ, अनुच्छेद 138 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ढालने की सुविधा देता है। ये मूल रूप से संसद को शक्ति देता है। संसद को? हाँ, संसद को, कि वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। ये वृद्धि संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट के किसी भी विषय के संबंध में हो सकती है। अच्छा, यूनियन लिस्ट वाले विषय। हाँ, आपको याद होगा संविधान की इस 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है और संघ सूची में वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने का एकाधिकार केंद्र सरकार यानी संसद के पास है, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, संचार वगैरह। तो संसद चाहे तो इन विषयों से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की शक्तियों को और बढ़ा सकती है। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई विशेष समझौता होता है, केंद्र और राज्य के बीच समझौता। हाँ, तो उस समझौते के द्वारा भी संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को कुछ अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र और शक्तियां प्रदान कर सकती है। ये प्रावधान दिखाता है कि संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। सही बात है।
उन्हें अंदाजा था कि समय के साथ देश बदलेगा, समाज बदलेगा, नई तरह की कानूनी चुनौतियां सामने आएंगी, जैसे आज हम साइबर लॉ, पर्यावरण कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे नए क्षेत्र देखते हैं। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 138 ये सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के दायरे को बढ़ाया जा सके, ताकि वो इन उभरती चुनौतियों का सामना कर सके और देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में प्रभावी बना रहे। ये कोर्ट की शक्तियों को स्थिर नहीं बल्कि गतिशील बनाता है। यानी संसद कानून बनाकर या केंद्र राज्य समझौते के जरिए सुप्रीम कोर्ट के काम का दायरा बढ़ा सकती है, ताकि वो समय के साथ प्रासंगिक बना रहे। बिल्कुल। अच्छा, हमने पहले अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति के बारे में पढ़ा था। हाँ, पढ़ा था। अब अनुच्छेद 139 भी कुछ रिट जारी करने की शक्ति की बात करता है। ये अनुच्छेद 32 वाली शक्ति से कैसे अलग है? क्या ये उसी का दोहराव है? ये एक बहुत अच्छा और बारीक सवाल है और यहाँ अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, ये दोहराव नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 139 अनुच्छेद 32 की शक्ति का विस्तार करने की एक संभावना बनाता है। अच्छा, संभावना। हाँ, देखिए, अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है। ये हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उसके किसी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाँ, सीधे। और सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक अधिकारों के संरक्षक के तौर पर अंतर्निहित है। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 139 पर। यह कहता है कि संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दे सकती है कि वो अनुच्छेद 32 में बताए गए मकासद यानी पर्पसेस, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा किन्हीं अन्य मकासद के लिए भी निर्देश, आदेश या ये रिट जारी कर सके। अच्छा, मौलिक अधिकारों के अलावा भी? हाँ, बिल्कुल। अगर संसद चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है जिसमें ये लिखा हो कि फला मामलों में भले ही वो सीधे मौलिक अधिकार से न जुड़े हों, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकेगा। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए संसद पर्यावरण संरक्षण पर कोई कानून बनाती है और उसमें ये प्रावधान जोड़ देती है कि इस कानून के उल्लंघन पर कोई नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट से परमादेश यानी मैंडमस रिट की मांग कर सकता है, तो ये शक्ति अनुच्छेद 39 के तहत दी जाएगी। समझ गई। संक्षेप में, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के लिए है और स्वतः प्राप्त है। अनुच्छेद 139 अन्य मामलों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देने का अधिकार संसद को देता है, जो संसद द्वारा कानून बनाने पर ही मिलती है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्याय दिलाने के दायरे को और व्यापक बनाने की क्षमता रखता है। ओके, तो अनुच्छेद 139 एक तरह से संसद के हाथ में एक चाबी है, जिससे वो जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति का दायरा मौलिक अधिकारों से आगे भी बढ़ा सकती है। बिल्कुल सही समझा। ठीक है, अब अनुच्छेद 140 पर आते हैं, जो सहायक शक्तियों या एंसिलरी पावर्स की बात करता है। ये सहायक शक्तियां क्या होती हैं? सुनने में लगता है जैसे मुख्य शक्तियों की मदद करने वाली शक्तियां। बिल्कुल सही समझा आपने। सहायक या एंसिलरी का मतलब ही है सहायता करने वाला, पूरक। अनुच्छेद 140 यही कहता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पूरक शक्तियां सप्लीमेंटल पावर्स प्रदान कर सकती है जो संविधान द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार क्षेत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो। ये शक्तियां संविधान द्वारा सीधे तौर पर दी गई मुख्य शक्तियों जैसे अपील सुनना या रिट जारी करना से अलग होती हैं, लेकिन उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए जरूरी हो सकती हैं। जैसे कि सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य काम न्याय देना है, लेकिन इस काम को करने के लिए बहुत सी प्रक्रियात्मक, प्रोसीजरल और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे अपनी कार्यवाही चलाने के लिए नियम बनाना। हाँ, रूल्स बनाने पड़ते होंगे। हाँ, गवाहों को कैसे बुलाना है ये तय करना, निचली अदालतों से रिकॉर्ड मंगवाना, अपने फैसलों को लागू करवाने के लिए आदेश देना, कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देना, ये सब काम मुख्य न्यायिक कार्य को संभव बनाने के लिए जरूरी हैं। ठीक है। अनुच्छेद 140 संसद को ये अधिकार देता है कि अगर जरूरत महसूस हो तो वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी और शक्तियां दे सके जो उसके कामकाज को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी हों। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को अपना काम ठीक से करने के लिए आवश्यक संसाधन और लचीलापन मुहैया कराने का प्रावधान है। समझ गए। यानी ये वो अतिरिक्त औजार हैं जो संसद सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है ताकि वो अपना मुख्य काम और बेहतर तरीके से कर सके। एकदम सही। अब आते हैं अनुच्छेद 141 पर। ये तो बहुत सीधा और शक्तिशाली लगता है।
कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका असर तो बहुत व्यापक होता होगा। निश्चित रूप से अनुच्छेद 141 भारतीय न्यायिक व्यवस्था की नींव का पत्थर है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों, ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया पर आबद्ध कर होगी। मतलब शैल बी बाइंडिंग। सभी पर। हाँ, सभी पर। इसका सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी कानून की व्याख्या कर दी है या कोई नया कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो वो सिर्फ उस केस के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के सभी समान मामलों के लिए कानून बन जाता है। देश के सभी हाई कोर्ट्स, सभी निचली अदालतें, सभी ट्रिब्यूनल्स उस सिद्धांत या व्याख्या को मानने और लागू करने के लिए बाध्य हैं। बाध्य है मतलब मानना ही पड़ेगा। हाँ, मानना ही पड़ेगा। इसी को हम नज़ीर का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर एक ही कानूनी सवाल पर अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग फैसले देने लगें, तो देश में कानूनी अनिश्चितता और अराजकता फैल जाएगी। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। अनुच्छेद 141 इसी को रोकता है। ये पूरे देश में कानून की व्याख्या और उसके अनुप्रयोग में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, निश्चितता, सर्टेनिटी और निरंतरता, कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करता है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है, तो वो एक नज़ीर, प्रेसिडेंट बन जाता है जो निचली अदालतों को रास्ता दिखाता है। ठीक है। ये कानूनी व्यवस्था में स्थिरता लाता है और विरोधाभासी निर्णयों से बचाता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि कानून की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है और उसका कहा कानून सब पर लागू होगा। वाकई ये पूरे देश में कानूनी स्थिरता और समानता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब एक और बेहद चर्चित और शायद सबसे ज्यादा व्यापक शक्तियों वाले अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद 142। हाँ, अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री और आदेश पारित करने की शक्ति देता है। पूर्ण न्याय, ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा और गहरा है। इसका क्या मतलब है और ये शक्ति कोर्ट को क्या करने का अधिकार देती है? अनुच्छेद 142 वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की सबसे अनूठी और असाधारण शक्तियों में से एक है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी भी मामले, एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, में पूर्ण न्याय करने के लिए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो आवश्यक हो। पूर्ण न्याय ये क्या है असल में? हाँ, देखिए, पूर्ण न्याय कई बार ऐसी जटिल परिस्थितियां सामने आती हैं जहां मौजूदा कानून या प्रक्रिया के नियम उस विशेष मामले में न्याय दिलाने के लिए अपर्याप्त साबित होते हैं या शायद न्याय के रास्ते में ही बाधा बन जाते हैं। अच्छा, मतलब कानून कम पड़ जाए। हाँ, एक तरह से। ऐसी असाधारण स्थितियों में अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो स्थापित कानूनों या प्रक्रियाओं की सीमाओं से परे जाकर उस विशिष्ट मामले की जरूरतों को देखते हुए ऐसा आदेश पारित करे जो न्याय के हित में हो, ताकि न्याय अधूरा ना रह जाए। ये शक्ति कोर्ट को ये सुनिश्चित करने का अधिकार देती है कि तकनीकी या प्रक्रियात्मक बाधाओं की वजह से किसी के साथ अन्याय ना हो। ठीक है। इस शक्ति के तहत कोर्ट सिर्फ आदेश ही नहीं देता, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि वो आदेश लागू हो। इसके लिए वो गवाहों को बुलाने, दस्तावेज मंगवाने, जांच करवाने या किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने जैसे आदेश भी दे सकता है। मतलब काफी व्यापक शक्ति है ये। बहुत व्यापक। हालांकि ये शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन है, फिर भी इसने सुप्रीम कोर्ट को कई ऐतिहासिक मामलों में, खासकर मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण या जहां विधायिका या कार्यपालिका निष्क्रिय रही हो, वहां महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्देश देने में सक्षम बनाया है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार है और सुप्रीम कोर्ट भी इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी और संयम से करता है, ताकि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर्स, भी बना रहे। सही है। इसका सार है, जब नियम न्याय न कर पाएं, तो न्याय के लिए नियमों से आगे बढ़ने की शक्ति। सचमुच ये एक जबरदस्त शक्ति है जो दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम लक्ष्य सिर्फ कानून लागू करना नहीं, बल्कि न्याय करना है। बिल्कुल। अच्छा, एक और दिलचस्प पहलू है, क्या देश के राष्ट्रपति भी कानूनी या संवैधानिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं? शायद अनुच्छेद 143 इसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, का प्रावधान करता है। ये राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि अगर उन्हें कभी ऐसा लगे कि विधि, लॉ या तथ्य, फैक्ट का कोई ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है या उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना उचित होगा,
तो वे उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति भेज सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति से ऐसा संदर्भ रेफरेंस मिलने पर सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर उस मामले की सुनवाई करता है और फिर अपनी राय एक रिपोर्ट के रूप में राष्ट्रपति को भेजता है। यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। बताइए। पहली, अगर प्रश्न अनुच्छेद 131 के परंतुक प्रोवाइजो से संबंधित है, जो कुछ पूर्व संविधान संधियों वगैरह से जुड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए राय देना अनिवार्य है। अनिवार्य है? हाँ, उस केस में। अन्य मामलों में कोर्ट राय देने से इनकार भी कर सकता है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया के तहत दी गई राय सुप्रीम कोर्ट का बाध्यकारी निर्णय, बाइंडिंग जजमेंट नहीं होती। अच्छा, बाध्यकारी नहीं होती? नहीं, यह सिर्फ एक सलाह होती है जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति या सरकार कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। तो फिर इसका फायदा क्या है? फायदा है, इसका महत्व ये है कि ये देश के सर्वोच्च कार्यकारी मतलब राष्ट्रपति को ये अवसर देता है कि वो किसी बड़े कानूनी या संवैधानिक मुद्दे पर, जहां कोई भ्रम हो या भविष्य में विवाद की आशंका हो, देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था से आधिकारिक और विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकें। इससे सरकार को अपनी नीतियों या कदमों के कानूनी पहलुओं को समझने में मदद मिलती है, संवैधानिक स्पष्टता बढ़ती है और संभावित टकराव टाले जा सकते हैं। ये एक तरह से निवारक, प्रिवेंटिव भूमिका निभाता है। यानी ये सलाह बाध्यकारी तो नहीं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का काम करती है। बिल्कुल सही। चलिए, अब इस श्रृंखला के अंतिम अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 144 पर आते हैं। ये कहता है कि सभी प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। इसका क्या मतलब है? कोर्ट की सर्वोच्चता और उसके आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी, ऑल सिविल और न्यायिक, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सहायता करेगा? इसका सीधा सा मतलब है कि देश के हर सरकारी अधिकारी, हर प्रशासनिक निकाय जैसे पुलिस, जिला प्रशासन और हर निचली अदालत का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो सुप्रीम कोर्ट को उसके कामकाज में मदद करें और उसके आदेशों और निर्देशों का पालन करें और करवाएं। अच्छा, सबकी ड्यूटी है ये? हाँ, संवैधानिक ड्यूटी। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता है तो उसे लागू करने की जिम्मेदारी इन सभी प्राधिकारियों की होती है। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ कागज पर न रह जाएं, बल्कि जमीन पर उतरें और पूरे देश में उनका सम्मान हो। सुप्रीम कोर्ट की शीर्ष स्थिति को मजबूती से स्थापित करता है और कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर हम इन सभी अनुच्छेदों 136 से 144 तक को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये अनुच्छेद मिलकर सुप्रीम कोर्ट को भारतीय कानूनी और संवैधानिक ढांचे में एक बहुत ही अनोखा, शक्तिशाली और केंद्रीय स्थान देते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक अपील सुनने वाली अदालत से कहीं बढ़कर है। निश्चित रूप से इन अनुच्छेदों का ये समूह सुप्रीम कोर्ट को वो असाधारण शक्तियां प्रदान करता है जिनकी हमने बात की। किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की विशेष इजाजत, अनुच्छेद 136, अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार की शक्ति, अनुच्छेद 137, हाँ, जरूरत पड़ने पर अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 138, मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति अगर संसद कानून बनाए, अनुच्छेद 139। ठीक है। अपने काम को प्रभावी बनाने के लिए सहायक शक्तियां पाने का प्रावधान, अनुच्छेद 140, उसके द्वारा घोषित कानून का पूरे देश पर बाध्यकारी होना, अनुच्छेद 141, बिल्कुल, असाधारण परिस्थितियों में पूर्ण न्याय करने की अद्भुत शक्ति, अनुच्छेद 142, राष्ट्रपति को सलाह देने की भूमिका, अनुच्छेद 143, हाँ, और अंत में देश के सभी प्राधिकारियों से सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 144। ये सब मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक बना रहे, मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके, देश भर में कानून की एक समान व्याख्या लागू हो और न्याय सिर्फ मिले ही नहीं बल्कि होता हुआ दिखे भी। हाँ, होता हुआ दिखे। विशेषकर उन मामलों में जहां सामान्य प्रक्रियाएं कमजोर पड़ जाती हैं। ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को न केवल न्याय के अंतिम स्रोत के रूप में स्थापित करते हैं, बल्कि पूरी न्यायिक प्रणाली के लिए एक मार्गदर्शक और नियंत्रक शक्ति भी बनाते हैं। सही बात। इन शक्तियों को समझना ही ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में कानून को कैसे दिशा देता है, न्याय कैसे सुनिश्चित करता है और संविधान के शासन को कैसे कायम रखता है।
आज की इस चर्चा से सुप्रीम कोर्ट की इन विशेष शक्तियों, खासकर अनुच्छेद 136 से 144 तक की भूमिका और महत्व काफी स्पष्ट हो गया है। इनमें से अनुच्छेद 142 जो पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है, वो मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इसकी सीमाएं क्या हैं। हाँ, और यही वो बिंदु है जो हमें एक गहरे विचार की ओर ले जाता है। ये जो पूर्ण न्याय की अवधारणा है और जो स्थापित कानून है, उनके बीच एक महीन संतुलन साधने की जो चुनौती है वो हमेशा बनी रहती है। संतुलन। कहाँ पर पूर्ण न्याय करने की शक्ति खत्म होती है और कहाँ से विधायिका का क्षेत्र यानी कानून बनाने का काम शुरू होता है? क्या कभी ये जोखिम रहता है कि ये असाधारण शक्ति कोर्ट को अनजाने में ही मतलब कानून बनाने की दिशा में ना ले जाए? हाँ, ये सवाल तो उठता है। ये सोचना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट इस शक्तिशाली अनुच्छेद 142 का प्रयोग कितनी जिम्मेदारी और आत्मसंयम के साथ करता है। पूर्ण न्याय और कानून के शासन के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर न्यायविद, अध्येता और नागरिक लगातार मनन करते रहते हैं और शायद करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। ये जानना देखिए बहुत ज़रूरी है कि राज्यों में न्याय के ये जो शीर्ष संस्थान हैं, ये आखिर काम कैसे करते हैं और संविधान इन्हें क्या शक्तियां और जिम्मेदारियां देता है। हाँ, और ये बात भी है कि अक्सर लोग हाई कोर्ट्स को बस मतलब निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने वाली जगह ही समझते हैं। हाँ, ये आम धारणा है। जी, पर इनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बहुत से मामलों में तो ये पहली सुनवाई का स्थान भी है और अपने अपने राज्यों में ये संविधान और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनके प्रहरी भी हैं। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका फोकस रहेगा भारतीय संविधान में उच्च न्यायालयों की नींव और उनकी संरचना पर। जी, खासतौर पर अनुच्छेद 214 से लेकर 220 तक हम कोशिश करेंगे कि इन अनुच्छेदों के जो प्रावधान हैं उन्हें परत दर परत खोलें आसान भाषा में। हाँ, ताकि इनके पीछे की जो सोच है, जो महत्व है, वो आसानी से समझ आ सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 214 से। ये अनुच्छेद बहुत ही सीधे शब्दों में कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अच्छा, ये एक आप कह सकते हैं मौलिक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि भारत के हर राज्य को अपनी न्याय व्यवस्था के शिखर पर एक हाई कोर्ट रखने का अधिकार है, जो उस राज्य की जो भी विशिष्ट परिस्थितियां हैं उनके अनुसार न्याय दे सके। यानी हर स्टेट का अपना एक जुडिशियल हेडक्वार्टर एक तरह से कह सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें कोई लचीलापन भी है? मतलब मान लीजिए कुछ राज्य बहुत छोटे हैं या शायद उनके पास उतने संसाधन नहीं है, तो क्या तब भी एक अलग हाईकोर्ट बनाना अनिवार्य ही है? यही पर देखिए संविधान का लचीलापन नजर आता है। अनुच्छेद 214 की जो मूल भावना है उसे तो बनाए रखा गया है, लेकिन साथ ही संविधान हमारी संसद को ये शक्ति भी देता है कि वो कानून बनाकर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए, अच्छा, या फिर किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी, इनके समूह के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय यानी कॉमन हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। इसका कोई असल उदाहरण है हमारे देश में, कोई कॉमन हाई कोर्ट? हाँ, बिल्कुल। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक तो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। हाँ, जो चंडीगढ़ में है। जी, जो चंडीगढ़ में स्थित है। ये एक ही हाईकोर्ट पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, इन तीनों के लिए न्याय का सर्वोच्च केंद्र है। अच्छा, इसी तरह आप देखें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय भी है, जो कई उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए काम करता है। और इस तरह के जो साझा हाई कोर्ट बनाने का विचार है, इसके पीछे सोच क्या है? मतलब फायदे क्या हैं इसके? देखिए, इसके पीछे मुख्य वजह है प्रशासनिक कुशलता, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कहते हैं, हाँ। और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल मतलब ऑप्टिमल रिसोर्स मैनेजमेंट। आप सोचिए, अगर हर छोटे राज्य या हर यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग हाईकोर्ट बनाना पड़े तो उसमें कितना ज्यादा खर्च आएगा, कितनी व्यवस्था करनी होगी, जजों की नियुक्ति है, स्टाफ है, बिल्डिंग, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। सही बात है। तो साझा हाईकोर्ट होने से इन सारे संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो पाता है और न्याय प्रक्रिया भी वो क्या कहते हैं सुचारू रूप से चलती है। और ये छोटे राज्यों के लिए ज्यादा व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, संसाधनों का सही इस्तेमाल। चलिए, स्थापना की बात तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 215 की तरफ। ये कहता है कि हाई कोर्ट्स अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे। जी, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड शब्द सुनने में थोड़ा सा तकनीकी सा लगता है।
इसका सरल शब्दों में क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब है कि हाई कोर्ट के पास दो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार और कह सकते हैं विशेषताएं हैं। अच्छा, क्या है वो? पहली तो ये कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जितने भी फैसले हैं, आदेश है और उसकी पूरी जो न्यायिक कार्यवाही है, उसे आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब दस्तावेज के रूप में सहेज कर रखा जाता है। और ये रिकॉर्ड सिर्फ फाइलों में रखने के लिए नहीं होते, इनका बाकायदा कानूनी महत्व होता है। कानूनी महत्व? इससे क्या मतलब है? क्या ये भविष्य के लिए कोई नजीर, कोई प्रेसिडेंट बन जाते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन रिकॉर्ड किए गए फैसलों का नजीरी मूल्य होता है, यानी प्रेसिडेंट वैल्यू होती है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट की जो फैसले हैं, ये भविष्य में समान या मिलते जुलते मामलों में निचली अदालतों के लिए और यहां तक कि उसी हाई कोर्ट के लिए भी एक कानूनी मिसाल या एक मार्गदर्शक सिद्धांत का काम करते हैं। उन्हें आधार बनाकर दूसरे मामलों में फैसले दिए जा सकते हैं और ये चीज कानून के विकास और उसकी स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। समझ गई। ये तो हुई पहली बात। और दूसरा पहलू क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का? दूसरा और शायद ज्यादा चर्चा में रहने वाला पहलू है न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित करने की शक्ति। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते हाई कोर्ट के पास ये एक अंतर्निहित शक्ति यानी इनहेरेंट पावर होती है कि वो अपनी या अपने अधीन आने वाली जो अदालतें हैं उनकी अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को दंडित कर सकता है। अवमानना मतलब क्या ये अदालत का आदेश ना मानने जैसा कुछ है या कुछ और भी है इसमें? हाँ, आदेश न मानना तो इसमें शामिल है ही, लेकिन इसका दायरा और भी बड़ा है। अवमानना का मतलब है कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसा प्रकाशन जो न्यायालय के अधिकार मतलब उसके अथॉरिटी या उसकी गरिमा, उसकी डिग्निटी को कम करता हो या फिर जो न्याय प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसमें बाधा डालता हो या फिर न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अनादर दिखाता हो। इसमें न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना भी शामिल है और अदालत के बारे में अपमानजनक बातें कहना या लिखना भी शामिल हो सकता है। और ये शक्ति दी क्यों गई है हाई कोर्ट्स को? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुत साफ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसका अधिकार और उसकी गरिमा को बनाए रखना। आप सोचिए, अगर लोग अदालतों के फैसलों का सम्मान ही नहीं करेंगे या उनकी कार्यवाही में बाधा डालेंगे तो पूरी न्याय व्यवस्था ही वो क्या कहते हैं चरमरा जाएगी। हाँ, ये तो है। तो ये शक्ति एक तरह से अदालतों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें और न्याय सुनिश्चित हो सके। यानी ये सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है, बल्कि न्याय प्रक्रिया की शुचिता, उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 216 पर। ये हाई कोर्ट्स के गठन यानी कॉम्पोजिशन, उनकी बनावट के बारे में बात करता है। तो इसमें कौन कौन होते हैं? अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी चीफ जस्टिस जी, और उतने अन्य न्यायाधीश अदर जजेस होंगे जितने भारत के राष्ट्रपति समय समय पर जरूरी समझें और नियुक्त करें। तो मतलब जजों की संख्या निश्चित नहीं है, ये बदलती रहती है। हाँ बिल्कुल, ये संख्या तय नहीं है और ये अलग अलग हाईकोर्ट में अलग अलग होती है। ये निर्भर करती है उस राज्य के आकार पर, उसकी जनसंख्या पर और सबसे महत्वपूर्ण वहां लंबित मामलों की संख्या यानी जुडिशियल वर्कलोड कितना है इस पर। अच्छा, संसद कानून द्वारा समय समय पर अलग अलग हाई कोर्ट्स के लिए जजों की अधिकतम संख्या निर्धारित करती है और राष्ट्रपति फिर उसी के भीतर नियुक्तियां करते हैं। इस लचीलेपन से यह सुनिश्चित होता है कि भाई जिस राज्य में ज्यादा मामले हैं वहां ज्यादा जज हों ताकि न्याय जल्दी मिल सके। हाँ, ये तो तर्कसंगत है। अच्छा, और इसमें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की क्या भूमिका होती है? क्या वो सिर्फ अन्य जजों की तरह ही केस सुनते हैं या कुछ और भी? नहीं, मुख्य न्यायाधीश की भूमिका दरअसल दोहरी होती है। वो न्यायिक कार्य तो करते ही हैं, मतलब मुकदमों की सुनवाई करते हैं, बेंचों का गठन करते हैं जी, लेकिन इसके साथ साथ वो उस हाई कोर्ट के प्रशासनिक प्रमुख यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी। जी, इसका मतलब है कि कोर्ट का पूरा प्रशासन, जैसे कि जजों के बीच काम का बंटवारा करना जिसे रोस्टर प्रबंधन कहते हैं, मुकदमों को अलग अलग जजों को सौंपना, कोर्ट के स्टाफ का प्रबंधन और न्यायालय का पूरा कामकाज सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करना, ये सब मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी होती है। ओह, वो एक तरह से उस संस्था के मुखिया होते हैं। अच्छा, तो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ही जिम्मेदारियां। अब गठन के बाद सबसे अहम सवाल आता है इन जजों की नियुक्ति का। अनुच्छेद 217 इसी से जुड़ा है ना? जी हाँ। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल और योग्यताओं के बारे में बताया गया है। तो नियुक्ति कैसे होती है हाई कोर्ट के जजों की?
ये प्रक्रिया क्या है? हाँ, अनुच्छेद 217 बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर, जैसा आपने कहा, चर्चा में भी रहता है। इसके अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा, राष्ट्रपति करते हैं। जी, लेकिन राष्ट्रपति ये फैसला अकेले नहीं लेते। उन्हें एक परामर्श प्रक्रिया, कंसल्टेशन प्रोसेस का पालन करना होता है। किस किस से परामर्श करना होता है राष्ट्रपति को? देखिए, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) और उस राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर से परामर्श करते हैं। ठीक है। और जब मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और जज की नियुक्ति करनी हो तो राष्ट्रपति सीजेआई और राज्य के राज्यपाल के साथ साथ उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं। लेकिन आजकल हम कोलेजियम सिस्टम के बारे में बहुत सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या ये वही प्रक्रिया है जिसका जिक्र अनुच्छेद 217 में है या ये कुछ अलग है? ये कैसे काम करता है? जेआई और कुछ वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह, जिसे कोलेजियम कहते हैं, हाँ। और संबंधित हाईकोर्ट का कोलेजियम, जिसमें वहां के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जज होते हैं, ये सब मिलकर नामों की सिफारिश सरकार को भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। हालांकि परामर्श की जो संवैधानिक आवश्यकता अनुच्छेद 217 में लिखी है वो अभी भी बनी हुई है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर कोलेजियम की सिफारिश का वजन बहुत ज्यादा होता है। और ये कोलेजियम प्रणाली विकसित क्यों हुई? मतलब इसका उद्देश्य क्या बताया जाता है? इसका जो मुख्य घोषित उद्देश्य है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से बचाना। अच्छा। माना यह जाता है कि जजों की नियुक्ति में अगर सिर्फ सरकार का दखल होगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पसंद नापसंद हावी हो सकती है। कोलेजियम प्रणाली का तर्क यह है कि जज ही बेहतर समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति जज बनने के लिए योग्य है, उसके अंदर वो क्षमता है या नहीं, और इससे नियुक्तियां योग्यता यानी मेरिट और अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर होंगी, न कि किसी और आधार पर। लेकिन इस पर विवाद भी तो होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये प्रणाली खुद भी पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर काफी बहस का विषय रही है। इस पर अलग से कभी विस्तार में बात कर सकते हैं। जरूर। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया समझी। अब बात करते हैं कार्यकाल यानी टेन्योर की। हाईकोर्ट का जज कितने समय तक अपने पद पर रहता है? अनुच्छेद 217(1) के अनुसार हाईकोर्ट का जज 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बना रहता है। 62 वर्ष? जी, 62 वर्ष। यहाँ ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, जबकि हाईकोर्ट के जजों की 62 वर्ष है। हाँ, ये अंतर क्यों है, इस पर भी सवाल उठते हैं। जी, इस अंतर को लेकर भी कभी कभी चर्चा होती रहती है। क्या 62 साल से पहले भी कोई जज पद छोड़ सकता है या मान लीजिए उन्हें हटाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। कोई भी जज अगर चाहे तो 62 साल से पहले अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन दे सकता है। ठीक है। जहां तक हटाने यानी रिमूवल की बात है तो हाई कोर्ट के जज को हटाना एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। अच्छा। जी, उन्हें केवल सिद्ध कदाचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर या अक्षमता इन कैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है और किसी आधार पर नहीं। और ये प्रक्रिया क्या है? कैसे साबित होता है कदाचार या अक्षमता? कौन हटाता है? इसके लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। विशेष बहुमत मतलब? विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ओह, ये तो काफी कठिन है। जी हाँ, बहुत कठिन। जब दोनों सदन इस तरह से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तब उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही जज को हटाया जा सकता है। इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों रखी गई है? ये जटिल प्रक्रिया इसीलिए रखी गई है ताकि जजों को कार्यकाल की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिले, ताकि वो बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष होकर अपने फैसले दे सकें। ये न्यायिक स्वतंत्रता का एक बहुत अहम पहलू है। कार्यकाल की सुरक्षा वाकई बहुत जरूरी है निष्पक्ष न्याय के लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि हाईकोर्ट का जज बनने के लिए योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? कौन व्यक्ति बन सकता है जज? अनुच्छेद 217(2) में 2 मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं। पहली, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ये तो खैर स्वाभाविक है। हाँ, ये तो है ही। चाहिए 10 साल का अनुभव। जी, इसे थोड़ा और स्पष्ट करें तो या तो उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद, कोई जुडिशियल ऑफिस धारण किया हो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह। ठीक। या फिर वो कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का या एक के बाद एक करके विभिन्न हाई कोर्ट्स का अधिवक्ता यानी एडवोकेट रहा हो, मतलब प्रैक्टिस की हो। इन योग्यताओं का उद्देश्य सीधा सा है
ये सुनिश्चित करना कि जो व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बन रहा है उसके पास कानून की गहरी समझ हो, जटिल कानूनी मुद्दों को संभालने का व्यावहारिक अनुभव हो और न्यायिक प्रक्रिया की जो बारीकियां हैं उनसे वो अच्छी तरह वाकिफ हो। यानी अनुभव और कानूनी समझ, इन पर जोर है। बिल्कुल। चलिए, अनुच्छेद 217 के बाद अब अनुच्छेद 218 को देखते हैं। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ प्रावधान हाई कोर्ट्स पर भी लागू होंगे। इसका क्या मतलब है? कौन से प्रावधान? इसका सरल सा मतलब है कि संविधान के कुछ प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर लागू होते हैं वो वैसे के वैसे ही हाई कोर्ट के जजों पर भी लागू होंगे। जैसे कि खासतौर पर अनुच्छेद 124 के खंड 4 और 5 में जो जजों को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, प्रोसीजर फॉर रिमूवल, हाँ, जो अभी हमने डिस्कस की। जी हाँ, वही प्रक्रिया अनुच्छेद 218 के तहत हाई कोर्ट के जजों पर भी लागू होती है। इसके अलावा जजों के वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन वगैरह से संबंधित जो नियम हैं वो भी संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होते हैं और उनमें नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन, मतलब ऐसे बदलाव जो उनके हित में ना हो, वो नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत भी दोनों पर समान रूप से लागू होता है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्या सिर्फ एक रूपता लाने के लिए? हाँ, एक रूपता तो है ही, लेकिन इसका बड़ा उद्देश्य है पद की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द ऑफिस बनाए रखना और जजों को किसी भी तरह के आर्थिक या प्रशासनिक दबावों से मुक्त रखना। जब जजों को पता होता है कि भाई उनका कार्यकाल सुरक्षित है और उनकी सेवा शर्तों में मनमाना बदलाव नहीं किया जा सकता, तो वो ज्यादा स्वतंत्रता और निष्पक्षता से काम कर पाते हैं। बिल्कुल, ये बात समझ आती है। अब आते हैं अनुच्छेद 219 पर। ये न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ या प्रतिज्ञान, एफर्मेशन से संबंधित है। क्या ये महज एक रस्म अदायगी है? नहीं, ये सिर्फ एक औपचारिकता या रस्म कतई नहीं है। अनुच्छेद 219 ये कहता है कि हाई कोर्ट का हर जज अपना पद संभालने से पहले राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर या उनके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। अच्छा, राज्यपाल दिलाते हैं शपथ? जी, या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। इस शपथ का महत्व क्या है? इसमें होता क्या है? ये शपथ असल में जज द्वारा ली गई एक संवैधानिक प्रतिज्ञा है। बहुत गंभीर बात है ये। इसमें वो ईश्वर की शपथ लेकर या अगर वो आस्तिक नहीं है तो सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करके ये कहते हैं कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे, बिना किसी भय या पक्षपात के, बिना किसी अनुराग या द्वेष के, और संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखेंगे। बाप रे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। जी, ये शपथ उनके नैतिक और संवैधानिक दायित्वों को रेखांकित करती है। ये उन्हें हर पल याद दिलाती है कि उनका काम सिर्फ कानून की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि संविधान के जो मूल मूल्य हैं उनको बनाए रखना भी है। तो ये उनके कर्तव्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक औपचारिक सार्वजनिक ऐलान है। बिल्कुल, बहुत गहरा अर्थ है इसका। और अब इस श्रृंखला के अंतिम अनुच्छेद 220 पर आते हैं। इसमें सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद वकालत प्रैक्टिस करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये क्या है? जी, अनुच्छेद 220 ये प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति जो किसी हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश मतलब परमानेंट जज रह चुका है, हाँ, वो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स को छोड़कर भारत में किसी भी अन्य न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य मतलब प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता है। अच्छा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में या दूसरे हाई कोर्ट्स में वकालत कर सकता है? हाँ, पहले इसमें भी कुछ और प्रतिबंध थे, लेकिन संशोधन के बाद अब स्थिति ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जिस हाई कोर्ट में वो जज रहे हैं या उसके अधीन जो निचली अदालतें हैं वहां नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, निचली अदालतों या अन्य प्राधिकरणों के समक्ष प्रैक्टिस पर रोक है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? क्यों है ये रोक? आप सोचिए क्या हो सकता है। शायद इसलिए ताकि कोई पूर्व जज अपने पुराने पद का, अपने रुतबे का कोई अनुचित लाभ ना उठा सके, या शायद हितों का टकराव ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सही सोचा आपने। इसके पीछे मुख्य सिद्धांत यही है, हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि किसी भी संभावना को खत्म करना और साथ ही न्यायपालिका की निष्पक्षता
इम्पार्शियलिटी में जनता के विश्वास को बनाए रखना। कैसे? देखिए, अगर एक पूर्व जज उसी सिस्टम में, उसी अदालत या उसके अधीन अदालतों में वकालत करने लगे जहां उसने कभी फैसले दिए थे, तो ये आशंका हो सकती है कि उसके पुराने संपर्कों का या उसके पूर्व पद का प्रभाव मुकदमों पर पड़े। हाँ, ये तो हो सकता है। तो ये रोक एक तरह से सुनिश्चित करती है कि जज अपने कार्यकाल के दौरान भविष्य में मिलने वाले किसी संभावित काम या लाभ के बारे में सोचकर अपने फैसलों को प्रभावित न होने दें। अच्छा, ये भी एक पहलू है। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 214 से 220 तक का ये जो पूरा सफर हमने देखा, ये हमें दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने कितनी बारीकी से, कितनी सोच समझकर हाई कोर्ट्स की संरचना, उनकी शक्तियां, जजों की नियुक्ति, उनकी स्वतंत्रता और साथ ही उनकी जवाबदेही, इन सब के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से। अगर हम एक बार जल्दी से दोहराएं, अनुच्छेद 214 हर राज्य के लिए हाई कोर्ट की नींव रखता है या साझा कोर्ट का विकल्प देता है। हाँ। अनुच्छेद 215 उन्हें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का महत्वपूर्ण दर्जा और अवमानना की शक्ति देता है। जी। अनुच्छेद 216 उनके गठन को परिभाषित करता है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ठीक। अनुच्छेद 217 नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यताओं का विस्तृत खाका खींचता है, जिसमें न्यायिक स्वतंत्रता पर जोर है। अनुच्छेद 218 कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के समान बनाकर पद की गरिमा सुनिश्चित करता है। हाँ, बिल्कुल। और अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर रोक लगाकर निष्पक्षता को और पुख्ता करता है। ये पूरा ढांचा दिखाता है कि हाई कोर्ट सिर्फ राज्य की अपील सुनने वाली सर्वोच्च अदालतें ही नहीं हैं, बल्कि वे कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और संविधान की व्याख्या करने वाली कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। हाँ, और इनमें एक अनोखा संतुलन भी है। देखिए, एक तरफ वो राज्य की स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों को समझते हैं क्योंकि वो राज्य में ही स्थित हैं। जी। वहीं दूसरी तरफ वे देश की एकीकृत न्यायपालिका का हिस्सा हैं और न्याय के जो राष्ट्रीय मानक हैं उनको बनाए रखते हैं। वे स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन साधते हुए काम करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाई कोर्ट्स भारतीय लोकतंत्र और हमारी न्याय व्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। बिल्कुल। जिन्हें संविधान ने बड़ी सोच समझकर डिजाइन किया है ताकि वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें, स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और पूरी सत्यनिष्ठा के साथ काम कर सकें। बिल्कुल। ये सिर्फ न्यायिक मशीनरी का हिस्सा भर नहीं है, ये कानून और संविधान के संरक्षक हैं जिन पर नागरिकों का एक गहरा विश्वास टिका हुआ है। इस पूरी बातचीत से हाईकोर्ट्स की जो संवैधानिक रूपरेखा है वो तो काफी स्पष्ट हो गई है, लेकिन एक विचार मेरे मन में आ रहा है जिस पर हमारे सुनने वाले भी शायद सोचना चाहें। जरूर जरूर। हमने देखा कि संविधान में कितने विस्तृत प्रावधान है हाईकोर्ट्स की स्वतंत्रता और उनके कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए। कार्यकाल की सुरक्षा है, हटाने की इतनी जटिल प्रक्रिया है, कोलिजियम सिस्टम है भले ही वो विवादित हो, अवमानना की शक्ति है, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पर रोक है। जी, काफी कुछ है। लेकिन फिर भी वास्तविक दुनिया में, जमीनी हकीकत में, इन संवैधानिक सुरक्षा कवचों के बावजूद हाई कोर्ट्स को अपनी स्वतंत्रता और अपनी कार्यकुशलता बनाए रखने में किस तरह की व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा? ये एक अहम सवाल है। क्या सिर्फ संवैधानिक प्रावधान ही काफी है या और भी बहुत कुछ है जो इनकी प्रभावी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है? मुझे लगता है इस पर विचार करना भी उतना ही जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई अदालतों का काम बस फैसला सुनाना है, पर कभी ये सोचा है कि ये अदालतें इतनी आजाद होकर, निष्पक्ष होकर काम कैसे कर पाती हैं? खासकर उनकी जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता है वो कैसे पक्की होती है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर संविधान के कुछ खास अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स काम आते हैं। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 221 से 226 की। ये सिर्फ आप समझिए कानून की धाराएं नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता, उनके काम करने के तरीके की एकदम बुनियाद है। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज का अपना मिशन यही है कि इन अनुच्छेदों को ठीक से समझें, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, उनकी अहमियत क्या है। हाँ। हम देखेंगे कि जजों की सैलरी और अलाउंसेस उनकी आज़ादी से कैसे जुड़े हैं। अनुच्छेद 221। जजों का एक हाई कोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर क्यों होता है, कैसे होता है? अनुच्छेद 222। सही। एक्टिंग चीफ जस्टिस की जरूरत कब पड़ती है? अनुच्छेद 223। बिल्कुल। और संविधान लागू होने के टाइम जो हाई कोर्ट्स पहले से थे उनका जुरिस्डिक्शन कैसे जारी रहा? अनुच्छेद 225। ये भी देखेंगे। और सबसे खास जो अनुच्छेद 226 है, हाई कोर्ट्स की वो रिट जारी करने की शक्ति, वो क्या है? बिल्कुल।
और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि लिखा क्या है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रावधान जरूरी क्यों है। ये हमारी न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस और उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे बनाए रखते हैं। सही बात है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, गोता लगाते हैं इसमें। सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 221। हाँ, ये जजों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा है। अब सुनने में तो ये लगता है कि भाई ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बात है, लेकिन ये न्यायिक स्वतंत्रता का आधार कैसे है, ये थोड़ा समझाइए। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं से आप समझिए न्यायिक स्वतंत्रता की कहानी सही मायनों में शुरू होती है। अनुच्छेद 22-21 कहता है कि हाईकोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, पर भारित होंगे, चार्ज्ड होंगे। भारत या चार्ज्ड, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये समझना जरूरी है। भारित होने का मतलब है कि इन खर्चों पर राज्य विधानमंडल में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में, वोटिंग नहीं हो सकती। अच्छा, वोटिंग नहीं हो सकती? नहीं, बहस हो सकती है, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सरकार ये नहीं कह सकती कि चलो वोट करके जजों की सैलरी कम कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मकसद क्या है फिर? मकसद बिल्कुल साफ है। जजों पर किसी भी तरह का वित्तीय दबाव, कोई फाइनेंशियल प्रेशर न डाला जा सके। आप सोचिए, अगर जज को ये डर हो कि सरकार उनकी सैलरी कम कर सकती है, तो क्या वो सरकार के खिलाफ कोई कड़ा फैसला देने में हिचकेंगे नहीं? हाँ, बिल्कुल हिचकेंगे, डर तो रहेगा ही। इसीलिए जब जज आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी तो वो बिना किसी डर या पक्षपात के पूरी तरह निष्पक्ष होकर न्याय कर पाएंगे। ये व्यवस्था कार्यपालिका माने एग्जीक्यूटिव से न्यायपालिका माने जुडिशरी की स्वतंत्रता पक्की करने का एक बहुत मजबूत तरीका है। ये तो वाकई एक तरह का सुरक्षा कवच हो गया। मतलब कार्यकाल के दौरान तो सैलरी भत्ते सुरक्षित हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या तब कोई दबाव बन सकता है? हमारे संविधान बनाने वालों ने इसका भी ध्यान रखा था। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाई कोर्ट के जजों की जो पेंशन होती है या दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। अच्छा, राज्य की नहीं, भारत की? हाँ, यही फर्क है। राज्य की संचित निधि पर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। इसका मतलब ये हुआ कि रिटायरमेंट के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के फंड से जुड़ी है, न कि उस राज्य सरकार से जिसके हाई कोर्ट में वो पहले काम कर रहे थे। ओह, इसका तो मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। जज को अपने कार्यकाल के दौरान भी ये पता होता है कि रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार उन पे कोई वित्तीय दबाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि उनकी पेंशन तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये छोटी सी लगने वाली बात असल में उन्हें वर्तमान में बड़े और निष्पक्ष फैसले लेने की हिम्मत देती है। उन्हें ये चिंता नहीं रहती कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, और इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी और निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी में आम जनता का भरोसा भी बढ़ता है। बिल्कुल, वित्तीय सुरक्षा तो कह सकते हैं निष्पक्ष न्याय की पहली सीढ़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 222। हाँ, ये एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज के ट्रांसफर यानी स्थानांतरण के बारे में है। इसका उद्देश्य क्या है? कहीं ये किसी जज को साइडलाइन करने या सजा देने का तरीका तो नहीं? देखिए, इसे सजा के तौर पे तो बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए, हालांकि कभी कभी ऐसी चिंताएं उठती हैं। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 222 भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर कर सकें। राष्ट्रपति को शक्ति देता है? हाँ, और इसके पीछे जो संवैधानिक उद्देश्य बताए गए हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब प्रशासनिक लचीलापन, और जुडिशियल एफिशिएंसी यानी न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देना। अच्छा, तो इसके व्यवहारिक कारण क्या हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक हाईकोर्ट में केस बहुत ज्यादा पेंडिंग है और दूसरे में कम है, तो ट्रांसफर से केसों के बोझ को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है। या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी जज के एक ही हाई कोर्ट में बहुत लंबे समय तक रहने से एक तरह का ठहराव, स्टैग्नेशन सा आ जाता है, तो ट्रांसफर से एक नई ऊर्जा आ सकती है। और हाँ, कभी-कभी ऐसी स्थिति भी बन सकती है जहां किसी जज पर कोई स्थानीय दबाव, कोई लोकल प्रेशर पड़ने का डर हो, तो ट्रांसफर उनकी निष्पक्षता बनाए रखने में मदद कर सकता है। अच्छा, तो ये जरूरतें पूरी करने के लिए है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जब चाहें किसी भी जज का ट्रांसफर कर सकते हैं? फिर जज की या न्यायपालिका की अपनी स्वतंत्रता का क्या? ये कहीं एग्जीक्यूटिव के हाथ में एक हथियार तो नहीं बन जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यहीं पर न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण सेफगार्ड है, एक सुरक्षा उपाय है। ये ट्रांसफर राष्ट्रपति एक तरफा मतलब यूनिलैटरली नहीं कर सकते। अनुच्छेद 222 में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति को किसी भी जज का ट्रांसफर करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI से परामर्श करना, कंसल्टेशन करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। परामर्श या कंसल्टेशन, क्या ये सिर्फ पूछना भर है? नहीं, ये सिर्फ नाम के लिए पूछना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में, जैसे सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, इस परामर्श शब्द की व्याख्या की है और कोर्ट ने साफ किया है कि इसमें CJI की सहमति, उनकी कंकरेंस जरूरी है और CJI भी ये राय अकेले नहीं बनाते। अकेले नहीं बनाते मतलब CJI सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों के एक समूह, जिसे हम कोलिजियम कहते हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही अपनी राय राष्ट्रपति को भेजते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इसीलिए है ताकि ये सुनिश्चित हो कि ट्रांसफर का फैसला व्यापक न्यायिक हित में हो, किसी व्यक्तिगत पसंद नापसंद या राजनीतिक वजह से न हो और इससे न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत कमजोर न पड़े। अच्छा, इसलिए ट्रांसफर को आमतौर पर कोई दंडात्मक कार्यवाही, कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं माना जाता, बल्कि ये न्यायिक प्रणाली की ओवरऑल एफिशिएंसी और निष्पक्षता बढ़ाने का एक टूल है, एक साधन है। समझ गया। मतलब यहाँ भी चेक्स एंड बैलेंसेस का एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अब आते हैं अनुच्छेद 223 पर। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति से जुड़ा है। हाँ, सोचिए, अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद अचानक खाली हो जाए, मान लीजिए वो रिटायर हो गए या सुप्रीम कोर्ट चले गए या इस्तीफा दे दिया या फिर किसी लंबी बीमारी की वजह से काम नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? क्या हाईकोर्ट का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम ठप पड़ जाएगा? यहीं पर अनुच्छेद 223 काम आता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सिर्फ कोर्ट के सबसे सीनियर जज ही नहीं होते, वो पूरे हाई कोर्ट के प्रशासनिक मुखिया मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। केस किस जज को देना है, एलोकेशन ऑफ केसेस, जजों की बेंच कैसे बनानी है, कोर्ट की रोज की फंक्शनिंग कैसी होगी, ये सब देखना उनकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल। अब अगर ये पद खाली हो जाए या चीफ जस्टिस अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, तो कोर्ट का काम रुक सकता है। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ही अनुच्छेद 223 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो उस हाईकोर्ट के किसी दूसरे जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकें। अच्छा, तो ये अस्थायी व्यवस्था है। हाँ, अस्थायी। इसका सीधा और एकमात्र उद्देश्य है न्याय प्रशासन में निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखना, ये पक्का करना कि हाईकोर्ट का काम एक दिन के लिए भी न रुके। एक्टिंग चीफ जस्टिस को जब तक कि स्थायी नियुक्ति, परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती या ओरिजिनल चीफ जस्टिस वापस नहीं आ जाते, तब तक के लिए चीफ जस्टिस की सारी शक्तियां, सारे पावर्स और सारी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि हाईकोर्ट का न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से स्मूथली चलता रहे। ये न्याय तक लोगों की पहुंच बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो वाकई एक बहुत प्रैक्टिकल और जरूरी प्रावधान है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 225 की। जी, ये उन हाईकोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन की बात करता है जो संविधान लागू होने से पहले से मौजूद थे, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाईकोर्ट्स। इसने कानूनी व्यवस्था में निरंतरता कैसे सुनिश्चित की? हाँ, यह अनुच्छेद लीगल कंटिन्यूटी मतलब कानूनी निरंतरता के सिद्धांत को दिखाता है। जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो कई हाई कोर्ट्स जिनका आपने नाम लिया, वो तो पहले से ही ब्रिटिश भारत के कानूनों के तहत काम कर रहे थे। हाँ, वो तो बहुत पुराने हैं। बिल्कुल, उनका अपना एक स्थापित अधिकार क्षेत्र था, अपनी शक्तियां थीं, अपनी प्रक्रियाएं थीं। अनुच्छेद 225 ने ये पक्का किया कि संविधान लागू होने के बाद भी इन मौजूदा हाई कोर्ट्स को अपना वो पहले से चला आ रहा मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार बनाए रखने की अनुमति होगी। इसके लिए किसी नए कानून या नई मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर संविधान खुद या संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून उसमें कोई बदलाव करे तो बात अलग है। ये मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? थोड़ा सरल शब्दों में बताएंगी? के लिए और अपीलीय क्षेत्राधिकार या अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब है निचली अदालतों, लोअर कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ
अपील सुनने का अधिकार। अच्छा, व्यवहार में देखें तो हाई कोर्ट्स का अपीले क्षेत्राधिकार काफी ज्यादा व्यापक होता है, क्योंकि वो सिविल, क्रिमिनल और कई दूसरे तरह के मामलों में निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा करते हैं, उनकी अपील सुनते हैं। तो अनुच्छेद 225 ने क्या किया? इसने कानूनी व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखी और ये पक्का किया कि संविधान लागू होने से जो पहले से मामले चल रहे थे, उनमें कोई रुकावट या कंफ्यूजन ना पैदा हो। मतलब एक स्मूथ ट्रांजिशन हुआ। हाँ, बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि इस विशिष्ट क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल के संबंध में जो संविधान से पहले का है, राज्य के राज्यपाल को मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह लेने की बाध्यता नहीं होती, जैसा कि बाकी मामलों में होती है। ये भी पुराने सिस्टम की निरंतरता का ही एक प्रतीक है। अच्छा, ये भी एक खास बात है। चलिए अब आते हैं उस शक्ति पर जिसे अक्सर हाई कोर्ट्स की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में गिना जाता है। हाँ, अनुच्छेद 226। जी, अनुच्छेद 226 के तहत रिट्स जारी करने की शक्ति। मैंने सुना है ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली कवच है। आपने बिल्कुल सही सुना है। रिट असल में एक औपचारिक कानूनी आदेश होता है, एक फॉर्मल लीगल ऑर्डर। ये कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को कुछ करने का आदेश हो सकता है या कुछ करने से रोकने का। ये नागरिकों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाने, एनफोर्स करवाने का एक बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली जरिया है। इसे कई बार आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का ब्रह्मास्त्र भी कह दिया जाता है। ब्रह्मास्त्र। हाँ, और अनुच्छेद 226 की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत हाईकोर्ट न केवल मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स जो संविधान के भाग 3 में है उनके उल्लंघन के मामले में, बल्कि किसी भी अन्य उद्देश्य फॉर एनी अदर पर्पस के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। किसी भी अन्य उद्देश्य, ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, ये किसी भी अन्य उद्देश्य वाली बात ही इसे बहुत व्यापक बना देती है। ये हाईकोर्ट को रिट जारी करने के मामले में कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक अधिकार क्षेत्र, वाइडर स्कोप देता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मुख्यतः मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी करता है। किसी भी अन्य उद्देश्य, इसका मतलब क्या हुआ फिर? मौलिक अधिकारों से ये कैसे अलग है? क्या कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। किसी भी अन्य उद्देश्य का मतलब है कि अगर आपका कोई ऐसा कानूनी अधिकार है जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन वो आपको किसी सामान्य कानून, किसी स्टैट्यूट या प्रथागत कानून, कॉमन लॉ के तहत मिला है और उसका उल्लंघन हो रहा है, तो भी आप राहत के लिए हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक सीमित नहीं है। नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी सरकारी विभाग ने कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं है, पर यह कानूनी अधिकार जरूर है। हाँ, कानूनी अधिकार। हाँ, तो आप इसके उल्लंघन के खिलाफ अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट जा सकते हैं। या मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी ने मनमाने ढंग से किसी छात्र का एडमिशन रद्द कर दिया जो नियमों के खिलाफ है। हो सकता है ये सीधे सीधे मौलिक अधिकार का मामला ना हो, पर ये यूनिवर्सिटी के नियमों का या प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो सकता है। तो छात्र हाईकोर्ट जा सकता है। हाँ, वो छात्र 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकता है। इसी तरह अगर कोई सरकारी अधिकारी अपनी कोई कानूनी ड्यूटी, लीगल ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, तो उसे वो ड्यूटी करने का आदेश, जिसे मैंडेमस रिट कहते हैं, भी 226 के तहत दिलाया जा सकता है, भले ही वो मामला सीधे मौलिक अधिकार से न जुड़ा हो। समझ गया। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, संपत्ति के अधिकारों का संरक्षण, एडमिनिस्ट्रेटिव मनमानी, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस पर रोक लगाना, सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना, ये सब कुछ आ जाता है। वाह, ये तो सचमुच बहुत व्यापक शक्ति है। अब ये जो अलग अलग रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, क्वो वारंटो, इनके नाम तो बड़े कठिन लगते हैं। क्या आप इन्हें सरल भाषा में समझा सकती हैं कि ये असल में करती क्या हैं? हाँ, नाम लैटिन से हैं, पर काम समझना मुश्किल नहीं है। ये मुख्य रूप से 5 तरह की रिट्स हैं। पहली कौन सी है? पहली है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी शरीर को प्रस्तुत करो। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का सबसे बड़ा रक्षक है। अगर किसी को लगता है कि उसे या किसी और को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में डिटेन करके रखा गया है, तो वो इस रिट के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दे सकता है। फिर कोर्ट क्या करता है?
कोर्ट तब हिरासत में रखने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी को कोर्ट के सामने पेश करो और बताओ कि उसे किस कानूनी आधार पर हिरासत में रखा है। अगर कोर्ट को लगता है कि हिरासत गैर कानूनी है तो वो तुरंत रिहाई का आदेश दे सकता है। ये तो बहुत जरूरी है। दूसरी है मैंडेमिस, परमादेश। इसका मतलब है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। ये रिट कोर्ट किसी सार्वजनिक अधिकारी, पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी करता है जब वो अपनी कोई कानूनी ड्यूटी, लीगल ड्यूटी निभाने में फेल हो जाता है या करने से मना कर देता है। अच्छा, मतलब उन्हें उनका काम करने का आदेश देना। हाँ, लेकिन ध्यान रहे ये किसी निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जारी नहीं होती और न ही किसी ऐसे काम के लिए मजबूर कर सकती है जो अधिकारी के विवेक, उसके डिस्क्रेशन पर निर्भर हो। ठीक है। तीसरी है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। इसका अर्थ है टू फॉरबिड, यानी रोकना। ये रिट एक हायर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को तब जारी करता है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर किसी मामले पर सुनवाई कर रहा हो। मतलब गलत कोर्ट में केस चलने से रोकना। बिल्कुल। ये रिट कार्यवाही के दौरान ही जारी की जाती है ताकि उसे वहीं रोका जा सके। ये एक तरह से प्रिवेंटिव है, मतलब गलती होने से रोकना। प्रिवेंटिव। चौथी है सर्टियोरेरी। इसका अर्थ है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी प्रमाणित होना या सूचित करना। ये रिट भी हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है, लेकिन ये तब जारी होती है जब लोअर कोर्ट अपना फैसला सुना चुका होता है। फैसला आने के बाद। तो ये क्या करती हैं? इस रिट के जरिए हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर सकता है, क्वैश कर सकता है, अगर वो फैसला बिना अधिकार क्षेत्र के दिया गया हो या उसमें कानून की कोई साफ गलती हो, एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, या वो नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ हो। ये एक तरह से क्यूरेटिव है, मतलब हुई गलती को सुधारना। अच्छा, ये सुधारने के लिए है। और आखिरी पांचवी है क्वो वॉरंटो, अधिकार पृच्छा। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी या व्हाट इज योर वारंट, यानी किस अधिकार से। ये रिट कोर्ट ये पूछने के लिए जारी करता है कि कोई व्यक्ति किस कानूनी अधिकार से कोई सार्वजनिक पद, कोई पब्लिक ऑफिस धारण किए हुए है। मतलब अगर कोई गलत तरीके से सरकारी नौकरी पर लग गया हो। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी पद पर काबिज हो गया है तो इस रिट के जरिए उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति अपना कानूनी अधिकार साबित नहीं कर पाता तो कोर्ट उसे पद से हटाने का आदेश दे सकता है। समझ गया। तो ये पांचों रिट्स मिलकर जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक समीक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा का एक बहुत मजबूत तंत्र, एक मैकेनिज्म बनाती हैं। ये आम नागरिक को ये ताकत देती हैं कि वो राज्य या उसकी किसी एजेंसी की गैर कानूनी कार्रवाई या उसकी निष्क्रियता को चुनौती दे सकें। ये जानकारी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आम नागरिकों के लिए और परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है। पूछिए। क्या हाईकोर्ट रिट की अर्जी आने पर रिट जारी करने के लिए बाध्य है? जैसे हमने सुना है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना खुद एक मौलिक अधिकार है। तो क्या अनुच्छेद 226 में भी ऐसा ही है? ये बहुत अहम नुक्ता है और यही अनुच्छेद 32 और 226 के बीच एक बड़ा फर्क सामने आता है। जैसा आपने कहा, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर रिट याचिका को स्वीकार करने और उस पर सुनवाई करने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हाई कोर्ट? लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की जो शक्ति है वो विवेकाधीन है, मतलब डिस्क्रेशनरी है। डिस्क्रेशनरी मतलब हाई कोर्ट मना भी कर सकता है? हाँ, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट कुछ परिस्थितियों में रिट जारी करने से इनकार कर सकता है, भले ही पहली नज़र में लगे कि किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है। किन परिस्थितियों में? उदाहरण के तौर पर, अगर कानून में उस समस्या के समाधान के लिए कोई दूसरा प्रभावी वैकल्पिक उपाय मौजूद है, मतलब कोई ऑल्टरनेटिव एफिकेशियस रेमेडी है, जैसे मान लीजिए किसी ट्राइब्यूनल में अपील का प्रावधान है,
तो हाईकोर्ट कह सकता है कि भाई पहले आप उस रास्ते से जाइए। अच्छा। या फिर अगर रिट याचिका दायर करने में बहुत ज़्यादा देर हो गई है और उसका कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेचिस कहते हैं, या याचिकाकर्ता खुद साफ हाथों से कोर्ट नहीं आया है, मतलब उसने कोई ज़रूरी बात छुपाई है या खुद कुछ गलत किया है, या याचिका बिल्कुल तुच्छ फ्रिवलेस किस्म की है, तो इन आधारों पर हाईकोर्ट रिट जारी करने से मना कर सकता है। तो ये विवेक क्यों दिया गया है? ये विवेकाधिकार, ये डिस्क्रेशन इसलिए दिया गया है ताकि इस शक्तिशाली शक्ति का दुरुपयोग ना हो और ये भी सुनिश्चित हो कि अदालतों पर गैर जरूरी मुकदमों का बोझ ना बढ़े और अदालती समय का सही इस्तेमाल हो। अच्छा, तो ये विवेक का इस्तेमाल भी सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 221 से 226 ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हाई कोर्ट्स की स्वतंत्रता, उनकी स्वायत्तता और उनकी कार्यक्षमता की एक तरह से गारंटी है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनिश्चित करते हैं कि जज बिना किसी बाहरी दबाव के काम कर सकें। कोर्ट का काम कभी ना रुके। हाँ, और सबसे बढ़कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। वित्तीय स्वतंत्रता अनुच्छेद 221, ट्रांसफर के जरिए प्रशासनिक लचीलापन और दक्षता अनुच्छेद 222, एक्टिंग चीफ जस्टिस द्वारा कामकाज की निरंतरता अनुच्छेद 223, क्षेत्राधिकार की स्थिरता अनुच्छेद 225 और रिट जारी करने की ये व्यापक और शक्तिशाली शक्ति अनुच्छेद 226, ये सब मिलकर हाईकोर्ट्स को सिर्फ न्याय देने वाली संस्थाएं नहीं बनाते। नहीं, बल्कि उन्हें कानून के शासन, नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन का महत्वपूर्ण प्रहरी, एक गार्डियन भी बनाते हैं। तो आज हमने ये समझा कि पर्दे के पीछे, सतह के नीचे हाई कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, उनकी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता कैसे सुनिश्चित होती है। ये सिर्फ अदालती प्रक्रियाओं की बात नहीं है, ये हमारे पूरे संवैधानिक ढांचे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की एक गहरी समझ है। बिल्कुल सही कहा। इन प्रावधानों की वजह से ही हाईकोर्ट संविधान और नागरिकों के अधिकारों के इतने सक्रिय संरक्षक बन पाते हैं। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। त्योहार में ये विवेकाधिकार न्याय तक पहुंच, एक्सेस टू जस्टिस को कैसे प्रभावित करता होगा? क्या ये कभी-कभी जरूरतमंद लोगों को न्याय से दूर कर सकता है, या ये वास्तव में न्यायिक प्रणाली को ज्यादा कुशल और केंद्रित बनाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अक्सर जब हम अदालतों की बात करते हैं तो जहन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का नाम आता है ना? जी हाँ, जहाँ बड़े बड़े मुकदमों की सुनवाई होती है। बिल्कुल। या फिर हम सोचते हैं जिला अदालतों के बारे में, जहां आम लोगों के मामले सुने जाते हैं। सही कहा। पर क्या कभी ये सोचा है कि राज्यों में जो इतनी सारी निचली अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, क्या वो सब ठीक से, मतलब कायदे से अपना काम कर रही हैं? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही? इस सब पर नजर कौन रखता है? मतलब कोई तो होगा ना जो ये सब देखता हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल है। आमतौर पर उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स को हम सिर्फ अपील सुनने वाली अदालत या फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के तौर पर जानते हैं। हाँ, ज्यादातर तो यही धारणा है। लेकिन उनकी भूमिका का एक और बहुत बड़ा पहलू है जो शायद उतना चर्चा में नहीं रहता, पर न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए आप कह सकते हैं बेहद जरूरी है। अच्छा, कौन सा पहलू है ये? ये है उनकी प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और पर्यवेक्षी मतलब सुपरवाइजरी शक्तियां। एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी यानी हाईकोर्ट सिर्फ फैसले नहीं सुनाते। जी नहीं, वो एक तरह से अपने राज्य की पूरी न्यायपालिका के कामकाज की देखरेख और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट भी करते हैं। अच्छा, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि पूरे स्कूल के मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं, कुछ वैसा ही। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। भारतीय संविधान ने हाई कोर्ट्स को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। संविधान ने? हाँ, इसके लिए संविधान में कुछ खास अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स दिए गए हैं जो उन्हें ये शक्तियां प्रदान करते हैं। कौन से आर्टिकल्स हैं ये? आज की हमारी बातचीत मुख्य रूप से इन्हीं आर्टिकल्स पर केंद्रित होगी। अनुच्छेद 227, 230, 231, 233 और 234। 227, 230, 231, 233 और 234। ठीक है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुच्छेद कैसे हाई कोर्ट्स को सक्षम बनाते हैं कि वे अपने अधीन आने वाली सभी अदालतों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें और न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता बनाए रखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस पूरी व्यवस्था को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद
227 से। ये नाम तो अक्सर सुनने में आता है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये हाईकोर्ट की अधीक्षण की शक्ति के बारे में है ना? ये अधीक्षण या सुपरिंटेंडेंस आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ ऊपर से निगरानी रखना है, मतलब बस देखते रहना? नहीं, देखिए, अधीक्षण शब्द सुनने में शायद थोड़ा सीमित लगे, लेकिन अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट को मिली ये शक्ति बहुत व्यापक है। व्यापक मतलब? इसका मतलब सिर्फ देखना भर नहीं है, ये एक सक्रिय भूमिका है, एक्टिव रोल है। हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि वो अपने राज्य क्षेत्र के भीतर की सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स के कामकाज पर न केवल नजर रखे, अच्छा, कि ये भी सुनिश्चित करें कि वे कानून के दायरे में रहकर अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हुए और व्यवस्थित तरीके से काम करें। एक मिनट, आपने कहा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, ये क्या होते हैं? क्या ये सामान्य अदालतों से अलग हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। ट्रिब्यूनल्स एक तरह की विशेष अदालतें या आप कह सकते हैं अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं। विशेष अदालतें? जी, जो कुछ खास तरह के मामलों को देखने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि? प्रशासनिक मामले देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं। हाँ, कैट वगैरह सुना है। बिल्कुल। या फिर टैक्स से जुड़े मामलों के लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है। पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। अच्छा, तो ये स्पेसिफिक मैटर्स देखते हैं। जी। और अनुच्छेद 227 हाई कोर्ट को इन ट्रिब्यूनल्स पर भी अधीक्षण की शक्ति देता है, बशर्ते वे हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आते हों। एक अपवाद है, सेना से जुड़े ट्रिब्यूनल्स इसके दायरे में नहीं आते। ठीक है, समझ गई। तो इस अधीक्षण की शक्ति के तहत हाई कोर्ट असल में क्या-क्या कर सकता है? इसके क्या पहलू हैं, मतलब क्या डायमेंशंस हैं? इसके कई महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला है निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जैसे स्कूल का इंस्पेक्शन होता है? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हाईकोर्ट समय समय पर निचली अदालतों जैसे जिला न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आदि के कामकाज का निरीक्षण करते हैं। क्या देखते हैं वो इस इंस्पेक्शन में? वे फाइलों को देख सकते हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड्स की जांच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि मामलों का निपटारा कितनी तेजी से हो रहा है, क्या प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया जा रहा है और कोर्ट का सामान्य प्रशासन कैसा चल रहा है। यह एक तरह से जमीनी हकीकत जानने और ये पक्का करने का तरीका है कि क्वालिटी बनी रहे। यानी एक तरह का ऑडिट या क्वालिटी चेक, ताकि पता चले कि सिस्टम नीचे तक सही से काम कर रहा है या नहीं, है ना? बिल्कुल सही। दूसरा अहम पहलू है न्यायिक अधिकारियों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ओवर जुडिशियल ऑफिसर्स। नियंत्रण मतलब कंट्रोल, ये थोड़ा। हाँ, पर यहाँ नियंत्रण का मतलब मनमाना दखल नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हाई कोर्ट निचली अदालतों के जजों के कामकाज को देख सकता है, उन्हें जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन दे सकता है। जैसे किस तरह का मार्गदर्शन? जैसे केस मैनेजमेंट के तरीकों पर सलाह देना, किसी कानूनी प्रक्रिया के सही पालन के लिए निर्देश देना, या मान लीजिए कानून की व्याख्या पर कोई स्पष्टीकरण देना है तो वो देना। और अगर किसी जज के काम में बहुत ज्यादा देरी हो रही है या उनके आचरण को लेकर कोई गंभीर शिकायत है, मतलब मिसकंडक्ट का मामला है, या फिर अदालती प्रक्रिया में कोई बड़ी चूक हो रही है, तो हाई कोर्ट सुधारात्मक कदम उठा सकता है। सुधारात्मक कदम जैसे कि? वो चेतावनी दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं और गंभीर मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकते हैं संबंधित अथॉरिटी को। तो ये शक्ति तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इससे निचली अदालतों की स्वतंत्रता पर असर नहीं पड़ता? उन्हें तो बिना किसी दबाव के काम करना चाहिए ना? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और संविधान निर्माता भी इस संतुलन से वाकिफ थे। देखिए, अनुच्छेद 227 का उद्देश्य निचली अदालतों की स्वतंत्रता को कम करना नहीं है, तो फिर? बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि वे अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कानून के दायरे में और न्याय के हित में करें। हाई कोर्ट का अधीक्षण दरअसल न्यायिक जवाबदेही मतलब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और प्रक्रियात्मक एकरूपता यानी प्रोसीजरल यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करता है। अच्छा, मतलब सब जगह एक जैसा सिस्टम रहे। हाँ, सोचिए, अगर हर निचली अदालत अपने ही मनमाने तरीके से काम करने लगे तो पूरे राज्य में न्याय व्यवस्था में तो अराजकता फैल सकती है। बात तो सही है। इसलिए ये शक्ति स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच एक संतुलन बनाने का काम करती है। ठीक है, यह संतुलन महत्वपूर्ण है। निरीक्षण और नियंत्रण के अलावा और क्या शामिल है इस अधीक्षण में? तीसरा पहलू है मार्गदर्शन और निर्देश देना, गाइडेंस एंड डायरेक्शन। मार्गदर्शन? जी, हाई कोर्ट्स न्याय के उचित प्रशासन के लिए सामान्य नियम और प्रक्रियाएं बना सकते हैं। किस तरह के नियम? वे निचली अदालतों को बता सकते हैं कि किस तरह के रिकॉर्ड रखने हैं, रजिस्टर में एंट्री कैसे करनी है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं,
यहाँ तक कि वे वकीलों और कोर्ट के अन्य स्टाफ के लिए शुल्क वगैरह भी निर्धारित कर सकते हैं। अच्छा, फीस वगैरह भी? जी हाँ, ये सब इसलिए ताकि पूरे राज्य की अदालतों में कामकाज का एक स्टैंडर्ड तरीका हो, एक मानक तरीका, जिससे काम सुचारू रूप से और कुशलता से चले। तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 227 हाई कोर्ट को निचली न्यायपालिका का एक तरह से संरक्षक यानी गार्डियन और मार्गदर्शक यानी गाइड बनाता है। गार्डियन और गाइड? हाँ, जो ये सुनिश्चित करता है कि न्याय की धारा नीचे तक साफ और सही ढंग से बहे। ये तो हुई अनुच्छेद 227 की बात, जो हाईकोर्ट को राज्य के अंदर की अदालतों और ट्रिब्यूनल्स पर निगरानी और मार्गदर्शन की व्यापक शक्ति देता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, यूटीज भी हैं। जी, क्या उनके लिए भी हाईकोर्ट जैसी कोई व्यवस्था है या उनका क्या होता है? हाँ, यहीं पर अनुच्छेद 230 प्रासंगिक हो जाता है। देखिए, भारत में कई केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह। हाँ है। इनमें से कुछ, जैसे दिल्ली का अपना हाईकोर्ट है, लेकिन ज्यादातर यूटीज के पास अपना अलग हाईकोर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके कई कारण हो सकते हैं। उनकी आबादी कम होना, भौगोलिक आकार छोटा होना, या फिर प्रशासनिक और वित्तीय रूप से मतलब इकोनॉमिकली अलग हाईकोर्ट बनाना शायद प्रैक्टिकल ना हो। तो फिर इन यूटीज के लोगों को न्याय के लिए हाईकोर्ट स्तर पर कहाँ जाना होता है, अगर उनका अपना हाईकोर्ट नहीं है तो? यही अनुच्छेद 230 काम आता है। यह अनुच्छेद भारत की संसद को, पार्लियामेंट को यह शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर किसी राज्य के हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन को किसी नजदीकी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है। अच्छा, मतलब किसी स्टेट का हाईकोर्ट किसी यूटी का केस भी देख सकता है? बिल्कुल। और संसद चाहे तो किसी यूटी को किसी राज्य के हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से हटा भी सकती है। ये शक्ति संसद के पास है। इसके कुछ उदाहरण दे सकती हैं आप? कौन से हाईकोर्ट कौन सी यूटीज को देखते हैं? बिल्कुल, जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। अच्छा, कलकत्ता देखता है अंडमान को? जी। केरल उच्च न्यायालय लक्षद्वीप के मामलों को देखता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव पर है। बॉम्बे का दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ठीक है। इसी तरह मद्रास उच्च न्यायालय पुडुचेरी के लिए काम करता है, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तो चंडीगढ़, जो खुद एक यूटी है, के लिए भी काम करता है, अपने राज्यों के अलावा। इसका मतलब ये हुआ कि इन यूटीज के निवासियों को न्याय पाने के लिए वही ऊंचा न्यायिक मंच उपलब्ध है जो किसी राज्य के निवासियों को मिलता है। हाँ। और इसके लिए हर छोटी यूटी में अलग से हाईकोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो संसाधनों का सही इस्तेमाल भी लगता है। निश्चित रूप से ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि यूटीज के निवासियों को भी उच्च न्यायिक सुरक्षा और न्याय तक समान पहुंच मिले, और साथ ही ये प्रशासनिक रूप से भी ज्यादा कुशल है और अनावश्यक खर्च से बचाता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना व्यावहारिक है, कितना प्रैक्टिकल है। सही बात है। ठीक है, तो अनुच्छेद 230 एक हाईकोर्ट का दायरा एक राज्य से बाहर किसी यूटी तक ले जा सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही हाईकोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए काम करे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए भी प्रावधान है। अच्छा। वो है अनुच्छेद 231 में। ये अनुच्छेद संसद को ये अधिकार देता है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही साझा यानी कॉमन हाईकोर्ट स्थापित कर सकती है। एक कॉमन हाईकोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए, ऐसा क्यों किया जाता होगा? इसके भी वही कारण है जो हमने यूटीज के संदर्भ में देखे थे, व्यावहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी। कई बार खासकर छोटे राज्यों के मामले में या भौगोलिक रूप से बहुत पास स्थित राज्यों के लिए अलग अलग हाईकोर्ट बनाना शायद उतना जरूरी या व्यवहार्य न हो। मतलब फीजिबल ना हो। हाँ, फिजिबल ना हो। संसाधनों की कमी हो सकती है, जनसंख्या कम हो सकती है, या प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए एक साझा हाईकोर्ट बनाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्या भारत में ऐसे साझा हाईकोर्ट्स के उदाहरण हैं अभी? हाँ है। सबसे जाना माना उदाहरण तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ही है, जो चंडीगढ़ में स्थित है। हाँ, ये तो पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों के लिए है, बिल्कुल। और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए भी काम करता है। अच्छा, 3 के लिए? जी। इसी तरह गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए साझा हाईकोर्ट है। 4 राज्यों के लिए एक गुवाहाटी। हाँ, पहले बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र और गोवा दोनों के लिए था,
हालांकि बाद में गोवा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच पंजीम में स्थापित की गई, लेकिन वो है बॉम्बे हाईकोर्ट के ही तहत। तो अनुच्छेद 231 हमारे न्यायिक प्रशासन में काफी लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ये जरूरत के हिसाब से राज्यों के लिए न्यायिक व्यवस्था को संगठित करने की अनुमति देता है। सही कहा। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कठोर होने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर कितना लचीला भी है, ताकि बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार न्यायिक ढांचे को ढाला जा सके। और जैसा आपने कहा, यह संसाधनों के बेहतर उपयोग में भी मदद करता है। अब तक हमने हाईकोर्ट के दायरे और उसकी निगरानी शक्तियों की बात की। अब थोड़ा नीचे आते हैं जिला स्तर पर। जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जजेस की भूमिका किसी भी राज्य की न्यायपालिका में बहुत अहम होती है ना? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। उनकी नियुक्ति और उनके काम से जुड़ा क्या कोई खास संवैधानिक प्रावधान है? हाँ, अनुच्छेद 233 खास तौर पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से संबंधित है। अच्छा, आर्टिकल 233? जी, पहले ये समझना जरूरी है कि जिला न्यायाधीश न्यायिक पदानुक्रम जो जुडिशियल हायरार्की है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़े जज होते हैं शायद। बिल्कुल, वे अपने जिले में प्रमुख सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। साथ ही वे निचली अदालतों जैसे सिविल जज या मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने वाले पहले अपीलीय प्राधिकारी अपेलेट अथॉरिटी भी होते हैं। उनका पद बहुत जिम्मेदारी का होता है। तो इनकी नियुक्ति कौन और कैसे करता है? क्या इसमें भी हाईकोर्ट का रोल है? हाँ, यहीं पर हाईकोर्ट का रोल आता है। अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा की जाती है। गवर्नर करते हैं? हाँ, लेकिन राज्यपाल ये नियुक्ति अकेले नहीं करते, बल्कि संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के परामर्श से मतलब कंसल्टेशन से करते हैं। अच्छा, हाईकोर्ट से पूछकर? जी, और यहाँ हाईकोर्ट का परामर्श सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक आवश्यकता है। हाईकोर्ट आमतौर पर योग्य उम्मीदवारों के नाम सुझाता है या चयन प्रक्रिया में शामिल होता है। तो अनुच्छेद 233 का मुख्य फोकस नियुक्ति प्रक्रिया पर है, लेकिन आपने शुरू में नियुक्तियों और निर्णयों का वैधीकरण मतलब वैलिडेशन का भी जिक्र किया था। इसका क्या मतलब है? हाँ, यह अनुच्छेद 233 का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे बाद में संविधान संशोधन के जरिए और स्पष्ट किया गया, जैसे अनुच्छेद 233A में। 233A? जी, इसका उद्देश्य है जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कुछ व्यक्तियों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों को मान्य करना, उन्हें वैलिडेट करना, भले ही उनकी नियुक्ति में कोई तकनीकी या प्रक्रियात्मक कमी रह गई हो। ऐसा क्यों जरूरी हुआ? मतलब क्या नियुक्तियों में गड़बड़ियां हो रही थीं या कोई और वजह थी? देखिए, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान या नियमों में बताई गई विधि के अनुसार पूरी तरह से ना हुई हो। शायद कोई छोटी-मोटी चूक हो गई हो। जैसे कि? मान लीजिए, नियुक्ति के लिए जो व्यक्ति योग्य नहीं था उसे नियुक्त कर दिया गया, या नियुक्ति करते समय हाईकोर्ट से उचित परामर्श नहीं लिया गया जैसा कि जरूरी था। ऐसी स्थिति में अगर उस जज ने कई सालों तक काम किया और बहुत सारे फैसले सुनाए, तो बाद में अगर उसकी नियुक्ति कोई अवैध मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ये उनके सारे फैसले भी अवैध हो जाएंगे? बिल्कुल, उसके द्वारा दिए गए सभी फैसले भी अवैध हो जाएंगे। इससे सोचिए कितनी बड़ी कानूनी और सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं जिन्होंने उन फैसलों पर भरोसा किया था। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये अनुच्छेद 233 और 233A एक तरह का सुरक्षा कवच है जो ऐसी स्थिति से बचाता है। कैसे? ये सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुआ है और उसने काम किया है, तो केवल उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी तकनीकी कमी के आधार पर उसके द्वारा दिए गए फैसलों, आदेशों या की गई कार्रवाइयों को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, मतलब फैसलों पर असर नहीं पड़ेगा। जी, ये न्यायिक निरंतरता, जुडिशियल कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने और निर्दोष वादियों मतलब लिटिगेंट्स को प्रक्रियात्मक खामियों के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। ये न्यायिक प्रणाली में स्थिरता और विश्वास बनाए रखता है। ये वाकई में बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी प्रावधान लगता है। ये तो सिस्टम को अनावश्यक उथल-पुथल से बचाता है। बिल्कुल। अब जिला जजों के अलावा भी तो राज्य की न्यायिक सेवा में अन्य अधिकारी होते हैं, जैसे सिविल जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, है ना? हाँ, बिल्कुल होते हैं। उनकी भर्ती के बारे में क्या व्यवस्था है? उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? उसके लिए है अनुच्छेद 234। ये अनुच्छेद जिला न्यायाधीशों से भिन्न यानी उनसे नीचे के स्तर के
अन्य न्यायिक अधिकारियों की भर्ती यानी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करता है। नीचे के स्तर के मतलब? इसमें आमतौर पर सिविल जज, जूनियर डिवीजन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि शामिल होते हैं। ये वो जज होते हैं जिनसे आम आदमी का सबसे पहले वास्ता पड़ता है छोटे मामलों में। हाँ, सही कहा। तो इनकी भर्ती की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या इसमें भी हाईकोर्ट की भूमिका है? हाँ, अनुच्छेद 234 कहता है कि इन पदों पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाएगी। गवर्नर ही करेंगे? जी, लेकिन इसके लिए नियम राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी और संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के परामर्श से बनाएंगे। तीनों मिलकर, एसपीएससी भी? हाँ, व्यवहार में इन पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं, कंपैरेटिव एग्जाम्स आयोजित की जाती हैं और पूरी चयन प्रक्रिया में हाईकोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका होती है। अच्छा, कैसे? अक्सर परीक्षा का आयोजन एसपीएससी करता है, जैसे स्टेट पीसीएसजे वगैरह की परीक्षाएं होती हैं। हाँ, होती हैं। लेकिन उसका सिलेबस क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, इंटरव्यू कैसे होंगे और अंतिम चयन, इन सब में हाईकोर्ट का मार्गदर्शन और आप कह सकते हैं नियंत्रण रहता है। हाईकोर्ट की इतनी अहम भूमिका क्यों रखी गई है निचली अदालतों के जजों की भर्ती में? एसपीएससी खुद क्यों नहीं कर लेता पूरा? इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। हाईकोर्ट राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और उसे जमीनी स्तर पर न्याय की गुणवत्ता की भी चिंता होती है। वो बेहतर समझते हैं कि एक जज में क्या गुण होने चाहिए। अच्छा, तो हाईकोर्ट की सीधी निगरानी में भर्ती होने से कई फायदे होते हैं। क्या फायदे हैं? पहला, योग्यता और क्षमता। यह सुनिश्चित होता है कि केवल योग्य मतलब कॉम्पिटेंट, सक्षम, क्वालिफाइड और सही आचरण वाले एथिकल उम्मीदवारों का ही चयन हो। ठीक है। दूसरा, एकरूपता। पूरे राज्य में भर्ती के मानकों, स्टैंडर्ड्स में एकरूपता बनी रहती है। ऐसा नहीं कि एक जिले में अलग तरह से भर्ती हो रही है, दूसरे में अलग। तीसरा, निष्पक्षता। चयन प्रक्रिया में योग्यता, मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है और बाहरी दबाव या पक्षपात की संभावना कम होती है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, न्यायपालिका की गुणवत्ता। अंततः इससे ये सुनिश्चित होता है कि हमारी निचली न्यायपालिका, जो न्याय व्यवस्था की नींव है, कुशलतापूर्वक काम करे और न्याय के सिद्धांतों का सही पालन करे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। एक सक्षम और ईमानदार निचली न्यायपालिका ही पूरी न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रख सकती है। तो अगर हम इन सभी अनुच्छेदों को 227, 230, 231, 233 और 234 को एक साथ रखकर देखें तो हाई कोर्ट की भूमिका सिर्फ अपील सुनने या रिट जारी करने से कहीं ज्यादा बड़ी नजर आती है। मतलब ये तो बहुत सारे काम करते हैं। बिल्कुल, ये अनुच्छेद मिलकर हाई कोर्ट्स की एक बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल तस्वीर पेश करते हैं। वे सिर्फ विवाद सुलझाने वाले मंच, एजुडिकेटरी बॉडीज नहीं हैं, बल्कि क्या है? वे पर्यवेक्षी प्राधिकरण हैं, सुपरवाइजरी अथॉरिटीज, जो अनुच्छेद 227 के तहत निचली अदालतों के कामकाज पर नजर रखते हैं और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर। वे प्रशासनिक नेता हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स, जो नियम बनाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और न्यायिक प्रशासन को सुचारू बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर भी। वे न्यायिक सत्यनिष्ठा के संरक्षक हैं, गार्डियंस ऑफ जुडिशियल इंटेग्रिटी, जो अनुच्छेद 233 और 234 के जरिए नियुक्तियों और भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर न्यायपालिका की नींव को मजबूत करते हैं। गार्डियन भी। और अनुच्छेद 230 और 231 के माध्यम से वे न्याय तक पहुंच, एक्सेस टू जस्टिस को व्यावहारिक और समावेशी बनाने में मदद करते हैं, चाहे वो यूटीज के लिए हो या साझा अदालतों के जरिए। तो संक्षेप में कहें तो हाईकोर्ट्स राज्य की पूरी न्यायपालिका के संरक्षक और संचालक दोनों हैं। वे अंतिम न्यायिक शक्ति भी है और प्रशासनिक निगरानी करता भी। क्या मैं सही समझ रही हूँ? एकदम सही, बिल्कुल सही समझा आपने। हाईकोर्ट्स न्यायिक अधिकार, प्रशासनिक पर्यवेक्षण और संवैधानिक जनादेश के संगम पर खड़े हैं। वे राज्य के भीतर न्याय का अंतिम स्रोत तो हैं ही, साथ ही वे निचली न्यायपालिका को आकार देने वाली, उसे दिशा दिखाने वाली मार्गदर्शक शक्ति भी हैं। पूरे राज्य में न्यायिक प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना, सत्यनिष्ठा बनाए रखना और न्याय तक आम आदमी की पहुंच को सुगम बनाना, इन सब महत्वपूर्ण कार्यों के जरिए हाईकोर्ट्स भारत के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ और संविधान के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वाह! उनकी ये प्रशासनिक और पर्यवेक्षी शक्तियां उनके विशुद्ध न्यायिक कार्यों के साथ मिलकर उन्हें भारतीय लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का एक अनिवार्य और मजबूत स्तंभ बनाती हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि हाई कोर्ट्स सिर्फ बड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतें नहीं हैं, जी नहीं, बल्कि वे पूरे राज्य के न्यायिक तंत्र के स्वास्थ्य, उसकी कार्यकुशलता और उसकी निष्पक्षता के लिए भी जिम्मेदार हैं।
और अनुच्छेद 227 से 234 तक के ये प्रावधान इसी व्यापक जिम्मेदारी को संवैधानिक आधार देते हैं। बिल्कुल। और अंत में अगर इजाजत हो तो एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। जब संविधान हाई कोर्ट्स पर अपने अधीन पूरी न्यायपालिका के पर्यवेक्षण और प्रशासन की इतनी विशाल और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालता है, जो कि हमने देखा कि कितनी बड़ी है। हाँ, तो ये सोचना भी जरूरी हो जाता है कि भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में, जहां हर राज्य की अपनी अलग चुनौतियां हैं, मुकदमों का बोझ अलग है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी भिन्न हैं, सही बात है, वहां ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण खुद भी प्रभावी, कुशल और एक समान बना रहे। क्या हाई कोर्ट्स के पास इस विशाल कार्य को करने के लिए पर्याप्त संसाधन और व्यवस्थाएं हैं? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब ये निगरानी करने वाले तंत्र की अपनी प्रभावशीलता बनाए रखना अपने आप में एक निरंतर चुनौती है, जिस पर शायद हमें आगे भी विचार करते रहना जरूरी है। भारत के लोक सेवा आयोग मतलब पब्लिक सर्विस कमीशंस, पीएससीज, हाँ। इसमें हम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को देखेंगे। यूपीएससी तो सब जानते हैं। हाँ, और राज्यों के लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी, और एक और है संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी, जो कुछ खास स्थितियों में बनता है। अच्छा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हम भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण कानूनी पद पर भी बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल, हाँ, सरकार के मुख्य वकील जी, और साथ ही सामाजिक न्याय को पक्का करने वाले जो राष्ट्रीय आयोग हैं, जैसे SC/ST आयोग। हाँ बिल्कुल, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, इनकी भूमिका पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो मतलब आज का एजेंडा बिल्कुल साफ है। इन ताकतवर महत्वपूर्ण संस्थाओं की बनावट को समझना है। हाँ, उनकी संरचना जानना है कि इनमें नियुक्तियां कैसे होती हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल क्या है, उन्हें हटाने की प्रक्रिया इतनी मजबूत क्यों रखी गई है। बिल्कुल, और उनके असल काम क्या है, और सबसे बड़ी बात, भारतीय शासन व्यवस्था में इनकी अहमियत क्या है, ये सब जानना। देखिए, परीक्षाओं के लिए तो जरूरी हैगी, हाँ वो तो है ही, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी मुझे लगता है ये बहुत अहम है। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोक सेवा आयोगों से, पीएससीज से। हाँ, तो सबसे पहले ये है क्या, मतलब संविधान में इनका जिक्र कहाँ मिलता है? देखिए, लोक सेवा आयोग या पीएससीज, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये लोक सेवकों की भर्ती से जुड़े आयोग हैं। भर्ती आयोग? हाँ, लेकिन ये कोई साधारण सरकारी विभाग नहीं है, ये संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय, इसका मतलब क्या हुआ? संवैधानिक निकाय कहने का मतलब है कि इनकी स्थापना और इनकी शक्तियां, इनका स्रोत खुद भारत का संविधान है। अच्छा, यानी संविधान ने इन्हें बनाया है? जी हाँ, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक खास तौर पर इन्हीं लोक सेवा आयोगों के बारे में सारी व्यवस्था दी गई है। 315 से 323, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य है केंद्र और राज्य स्तर पर जो सरकारी नौकरियां हैं, खासकर सिविल सेवाएं, उनके लिए बिना किसी भेदभाव के सिर्फ योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करना। योग्यता के आधार पर? हाँ, ये भर्ती प्रक्रिया की निगरानी करते हैं और उसे रेगुलेट भी करते हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ परीक्षा लेने वाली एजेंसी नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भर्ती एजेंसियां तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही ये सरकार के सलाहकार निकाय भी हैं, एडवाइजरी बॉडीज। सलाहकार? किस तरह की सलाह? इनका काम है भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बनाए रखना। ये पक्का करते हैं कि भर्ती का आधार सिर्फ और सिर्फ मेरिट हो, योग्यता हो, कोई और सिफारिश या दबाव न चले। अच्छा, आप कह सकते हैं कि ये मेरिट सिस्टम के प्रहरी हैं, गार्डियन है। मेरिट सिस्टम के प्रहरी, ये अच्छी बात कही आपने। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे चर्चित आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की। IAS, IPS, IFS, इन परीक्षाओं के कारण ये नाम तो घर घर में जाना जाता है। हाँ, यूपीएससी निसंदेह भारत के सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों में से एक है। अनुच्छेद 315 एक ही कहता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अच्छा, यूपीएससी वही आयोग है। इसका मुख्य काम है संघ सरकार की सेवाओं के लिए, खासकर ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। ग्रुप ए, ग्रुप बी, इसमें कौन सी सेवाएं आती हैं? इसमें देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे IAS, IPS, भारतीय वन सेवा, IFS। फिर केंद्रीय सेवाएं हैं, सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप ए और ग्रुप बी।
इन सब के लिए परीक्षा लेना, फिर योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट बनाकर सरकार को नियुक्ति के लिए सिफारिश भेजना, ये इनका मुख्य काम है। और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? क्या यहीं से इनकी स्वतंत्रता की गारंटी शुरू होती है? बिल्कुल, यहीं से यूपीएससी के अध्यक्ष और जो बाकी सदस्य होते हैं उन सबकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा? हाँ, सोचिए, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद इनकी नियुक्ति कर रहा है। ये अपने आप में इस पद की गरिमा और महत्व को दिखाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति ये पक्का करती है कि आयोग सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और इनका कार्यकाल क्या वो तय होता है या सरकार जब चाहे हटा सकती है? नहीं, सरकार इन्हें अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं हटा सकती। यही तो इनकी स्वतंत्रता की एक और मजबूत कड़ी है। अच्छा। यूपीएससी के सदस्य जिस दिन पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। 65 वर्ष? हाँ, 6 साल या 65 साल की उम्र, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये एक निश्चित और लंबा कार्यकाल हुआ? जी, निश्चित और लंबा कार्यकाल उन्हें बिना किसी डर या पक्षपात के काम करने की पूरी आजादी देता है। वो राजनीतिक बदलावों से प्रभावित हुए बिना अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें हटाना नामुमकिन तो नहीं, पर बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अगर कोई सदस्य खुद ही पद छोड़ना चाहे तब क्या प्रक्रिया है? और मान लीजिए हटाने की नौबत आई जाए तो उसके आधार क्या हैं? ये प्रक्रिया इतनी कठोर क्यों है? देखिए, अगर कोई सदस्य कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ना चाहता है तो वो सीधा राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना लिखित इस्तीफा दे सकता है। सिंपल। ठीक है। लेकिन अगर किसी सदस्य को हटाने की नौबत आती है तो उसकी प्रक्रिया, वो जानबूझकर बहुत कठोर बनाई गई है। जानबूझकर? क्यों? क्योंकि संविधान बनाने वालों का उद्देश्य था कि आयोग की स्वतंत्रता हर कीमत पर बनी रहे, कोई समझौता न हो। राष्ट्रपति किसी सदस्य को केवल संविधान में दिए गए आधारों पर ही हटा सकते हैं। ऐसे नहीं कि मन किया और हटा दिया। वो आधार क्या है? जैसे अगर वो दिवालिया घोषित हो गया हो, इंसॉल्वेंट, या फिर अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी दूसरी पेड नौकरी में लगा हो, मतलब कहीं और से सैलरी ले रहा हो। अच्छा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसा? हाँ, कुछ वैसा। या फिर अगर राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक या शारीरिक रूप से इतना कमजोर हो गया हो कि पद पर बने रहने के लायक ही ना रहा हो। ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो है साबित कदाचार, मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर। साबित कदाचार? लेकिन ये साबित कैसे होगा? हाँ, यहीं पर एक पेच है। कदाचार के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति को मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जांच के लिए भेजना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के पास? जी, सुप्रीम कोर्ट पूरी जांच करता है और अगर जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ये सलाह देता है कि हाँ, इस सदस्य को हटा दिया जाना चाहिए, तभी राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। ये को बहुत बड़ी बात है। ये प्रक्रिया तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी लग रही है। प्रक्रिया थोड़ी अलग है पर स्तर वही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा होती है, लेकिन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की जांच अनिवार्य है। ये कठोर प्रक्रिया ही इस बात की गारंटी है कि भर्ती का नतीजा किसी मंत्री या अधिकारी की मर्जी से नहीं, बल्कि उम्मीदवार की योग्यता से तय होगा। हाँ, ये आयोग की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अत्यावश्यक है। ये तो वाकई बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। तो ये हुई यूपीएससी की बात। अब राज्यों के स्तर पर भी तो ऐसे आयोग होते हैं ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, एसपीएससी। हाँ, बिल्कुल। क्या उनकी शक्तियां और स्वतंत्रता भी यूपीएससी जैसी ही हैं? हाँ, काफी हद तक। संविधान का वही अनुच्छेद 315(1) ये भी कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। हर राज्य के लिए अपना पीएससी? जी, इन्हें हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या एसपीएससी कहते हैं। इनका काम अपने राज्य की सिविल सेवाओं और अन्य पदों के लिए भर्ती करना और राज्य सरकार को भर्ती संबंधी मामलों पर सलाह देना है। ठीक है। संविधान यूपीएससी और एसपीएससी दोनों को अपने अपने दायरे में समान महत्व देता है। ये राज्य स्तर पर मेरिट प्रणाली के संरक्षक हैं। तो क्या इनकी नियुक्ति और कार्यकाल की शर्तें यूपीएससी से अलग हैं? नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण अंतर है जो भारत की संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। क्या अंतर है? एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा की जाती है। अच्छा, यहाँ राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल? जी,
लेकिन कार्यकाल की बात करें तो एसपीएससी सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। 62 वर्ष, यूपीएससी में तो 65 था। हाँ, यही एक और अंतर है। एसपीएससी में रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष है, जबकि यूपीएससी में 65 वर्ष। तो 6 साल या 62 साल, जो भी पहले हो। ठीक है, ये अंतर ध्यान रखने वाला है। और इस्तीफा और हटाने की प्रक्रिया, क्या वो भी राज्यपाल के ही हाथ में है? इस्तीफा तो सदस्य राज्यपाल को ही सौंपते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे याद रखना चाहिए। बताइए। एसपीएससी के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। क्या नियुक्ति राज्यपाल करें और हटाने का अधिकार न हो? ये कैसे? हाँ, यही तो खास बात है। उन्हें हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास एसपीएससी सदस्य को भी? जी हाँ, और हटाने की प्रक्रिया और आधार वही है जो यूपीएससी के सदस्यों के लिए है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ये तो बहुत अनोखी व्यवस्था है। नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण है आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, पूरी तरह से। कैसे? सोचिए, अगर हटाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास होता, मतलब राज्य सरकार की सलाह पर, तो ये संभावना बनी रहती कि राज्य सरकार आयोग के सदस्यों पर दबाव डाल सकती है या उन्हें अपनी मर्जी से हटा सकती है अगर वो सरकार की पसंद के अनुसार काम न करें। हाँ, ये तो हो सकता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति देकर ये पक्का किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग भी बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से काम कर सकें। ये पूरे देश में सभी पीएससीज की स्वतंत्रता के लिए एक जैसा स्टैंडर्ड बनाता है। ये तर्क तो बिल्कुल सही लगता है। स्वतंत्रता सर्वोपरि है। अब एक और प्रकार का आयोग है जिसका जिक्र मिलता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी। ये क्या है? ये कब और कैसे बनता है? जेपीएससी एक विशेष स्थिति के लिए है। अनुच्छेद 315(2) में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 315(2)। हाँ, इसके अनुसार अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में सहमत हों तो संसद कानून बनाकर उन राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का प्रावधान कर सकती है। 2 या ज्यादा राज्यों के लिए एक ही आयोग? जी, ऐसा तब किया जाता है जब राज्यों को लगता है कि मिलकर एक आयोग बनाना प्रशासनिक और आर्थिक रूप से ज्यादा कुशल रहेगा, शायद छोटे राज्य हों या कोई और वजह हो। समझ गया। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य या राष्ट्रपति? इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अच्छा, जेपीएससी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं? हाँ, और इनके कार्यकाल, इस्तीफा और हटाने के नियम क्या यूपीएससी जैसे हैं या एसपीएससी जैसे? कार्यकाल एसपीएससी जैसा है, 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक। 62 वर्ष, ठीक है। इस्तीफा ये राष्ट्रपति को देते हैं और हटाने की प्रक्रिया और आधार भी राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद एसपीएससी सदस्यों की तरह ही हैं। यानी नियुक्ति और हटाना दोनों राष्ट्रपति के हाथ में। जी। जेपीएससी किन-किन कार्यों को करेगा, ये राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपालों से सलाह मशवरा करके तय करते हैं। तो ये राज्यों की जरूरतों के हिसाब से इसमें लचीलापन रहता है। अच्छा, आपने अनुच्छेद 317 का जिक्र किया था हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में। क्या ये सेवा शर्तों से भी जुड़ा है? हाँ, अनुच्छेद 317 मुख्य रूप से हटाने और निलंबन से संबंधित है, लेकिन एक और अनुच्छेद है 318। अनुच्छेद 318? जी, अनुच्छेद 318 राष्ट्रपति को यूपीएससी जेपीएससी के मामले में और राज्यपाल को एसपीएससी के मामले में ये शक्ति देता है कि वो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के बारे में नियम बना सकें। सेवा शर्तें मतलब वेतन, भत्ते वगैरह? हाँ, इसमें उनके वेतन, भत्ते, अवकाश, पेंशन ये सब शामिल हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। क्या? कि सदस्य की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उसे नुकसान हो। अच्छा, मतलब नियुक्ति के बाद शर्तें कम नहीं की जा सकती? जी हाँ, ये भी उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक और तरीका है। सही बात है। चलिए, ये तो हो गई संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, हटाना, सेवा शर्तें, काफी कुछ कवर हो गया। हाँ, अब आते हैं इनके सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। इनके काम क्या है, फंक्शन क्या है? अनुच्छेद 320 में इनके कर्तव्यों और कार्यों का विस्तार से वर्णन है। तो ये करते क्या क्या हैं? जैसा हमने पहले ही बात की, इनका सबसे प्रमुख काम
जो सब जानते हैं वो है संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षा लेना। हाँ, लेकिन ये सिर्फ परीक्षा लेकर परिणाम घोषित नहीं करते, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को देखते हैं। विज्ञापन निकालने से लेकर आवेदन लेने, परीक्षाएं आयोजित करने, इंटरव्यू लेने जहां जरूरी हो, और अंत में योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश सरकार को भेजने तक ये पूरा काम इनके जिम्मे है। ये तो मुख्य काम हो गया। इसके अलावा? हाँ, ये इनका एकमात्र काम नहीं है। इनके सलाहकार कार्य, एडवाइजरी फंक्शंस भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सलाहकार कार्य जैसे कि क्या सलाह देते हैं? कई मामलों में, जैसे एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति, प्रमोशन और स्थानांतरण, ट्रांसफर के लिए क्या सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए, इस पर सरकार को सलाह देना। अच्छा, प्रमोशन और ट्रांसफर के रूल्स पर। जी। फिर सिविल सेवकों से संबंधित जो अनुशासनात्मक मामले होते हैं, डिसिप्लिनरी मैटर्स, उन पर सलाह देना। अगर किसी सिविल सेवक में अपनी ड्यूटी करते हुए कोई काम किया और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो उस कार्रवाई में अपना बचाव करने में जो उसका खर्च हुआ, उसके दावे पर सरकार को सलाह देना। अच्छा, लीगल खर्चों पर भी? हाँ, या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा करते समय किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाए तो उससे संबंधित पेंशन के दावों पर सलाह देना। ये सूची काफी लंबी है। तो मूल रूप से सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासन से जुड़े मामलों पर ये सरकार को सलाह देते हैं। बिल्कुल, यही इनका मुख्य सलाहकार दायरा है। पर क्या ये सिर्फ सलाह देते हैं या इनकी सलाह मानना सरकार के लिए जरूरी है, बाध्यकारी है? सामान्यतः लोक सेवा आयोग की भूमिका सलाहकार की ही होती है, एडवाइजरी। मतलब सरकार इनकी सलाह मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र है। हालांकि एक स्वस्थ परंपरा यही रही है कि सरकारें आमतौर पर आयोग की सिफारिशों को, खासकर नियुक्ति संबंधी सिफारिशों को मान लेती हैं। लेकिन अगर न माने तो? अगर सरकार किसी मामले में आयोग की सलाह नहीं मानती है, तो उसे इसका कारण विधानमंडल को, यानी संसद या राज्य विधानसभा को बताना पड़ता है। अच्छा, ये एक तरह का चेक है। जी हाँ, बिल्कुल, पारदर्शिता बनी रहती है। और इनकी अपनी जवाबदेही कैसे तय होती है? क्या ये किसी के प्रति उत्तरदायी हैं? हाँ, बिल्कुल है। अनुच्छेद 323 के तहत यूपीएससी अपनी सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और एसपीएससी अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। एनुअल रिपोर्ट? जी। राष्ट्रपति और राज्यपाल इन रिपोर्टों को फिर क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। और इस रिपोर्ट में क्या होता है? इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा साल भर में किए गए कामों का पूरा ब्यौरा होता है। क्या काम किया, कैसे किया? और खास तौर पर इसमें उन मामलों का भी उल्लेख होता है जहां सरकार ने आयोग की सलाह नहीं मानी और उसके कारण भी बताए जाते हैं। अच्छा, वो भी रिपोर्ट में आता है? हाँ, ये पूरी प्रक्रिया आयोग और सरकार दोनों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। कुछ राज्य, जैसे केरल का आपने जिक्र किया था शायद, अपने लोक सेवा आयोग की विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, जो पारदर्शिता की एक बहुत अच्छी मिसाल है। ये तो अच्छी बात है। एक और अनुच्छेद का जिक्र था, अनुच्छेद 321, जो अतिरिक्त कार्यों के बारे में है। इसका क्या मतलब है? क्या इनके काम बढ़ाए भी जा सकते हैं? हाँ, अनुच्छेद 321 संसद या राज्य विधानमंडल को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर, एक्ट पास करके संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को कुछ अतिरिक्त कार्य सौंप सकें। अतिरिक्त कार्य? कैसे कार्य? ये कार्य सरकार की सेवाओं से संबंधित हो सकते हैं, या किसी स्थानीय प्राधिकरण या लोकल अथॉरिटी की सेवाओं से संबंधित हो सकते हैं, या फिर कानून द्वारा बनाए गए किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय की सेवाओं से संबंधित भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तो लोक सेवा आयोगों की बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी थी। एक एक पहलू साफ हो गया। मुझे लगता है प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ये बारीकियां बहुत काम की हैं। हाँ, बिल्कुल, ये नींव है। अब पीएससी से आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की बात करते हैं। भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी, ये कौन होते हैं और इनका क्या काम है? अटॉर्नी जनरल एजी का पद हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत आता है। आर्टिकल 76? जी। इन्हें भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है। आप इन्हें सरकार का वकील समझ सकते हैं, आसान भाषा में। सरकार का वकील? हाँ, जो कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देते हैं और अदालतों में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, सरकार का पक्ष रखते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है
और योग्यता क्या होनी चाहिए इस पद के लिए? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता काफी ऊंची योग्यता है। जी हाँ, इसका मतलब है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए और उन्हें किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में कम से कम 5 साल का अनुभव हो या किसी हाई कोर्ट में वकालत का कम से कम 10 साल का अनुभव हो। 10 साल वकालत? हाँ, या फिर वो राष्ट्रपति की राय में कानून के जाने-माने विशेषज्ञ हों, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हों। अच्छा, और इनका कार्यकाल क्या ये भी पीएससी सदस्यों की तरह निश्चित होता है? नहीं, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। निश्चित नहीं है? नहीं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रसाद पर्यंत? इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। कोई तय कार्यकाल नहीं है। व्यवहार में ये होता है कि जब सरकार बदलती है यानी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तो अटॉर्नी जनरल भी आमतौर पर इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। अच्छा, तो ये सरकार के साथ आते जाते हैं एक तरह से? हाँ, ज्यादातर ऐसा ही होता है। इनके मुख्य काम क्या होते हैं कानूनी सलाहकार के तौर पर? इनके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं। पहला, भारत सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे जाएं। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए मामले? जी। दूसरा, कानूनी स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति उन्हें समय समय पर सौंपें। तीसरा, संविधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा उन्हें जो भी कार्य सौंपे गए हैं उनका निर्वहन करना। और अदालतों में? हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में और अगर सरकार को जरूरत हो तो किसी भी हाई कोर्ट में उपस्थित होना, सरकार का पक्ष रखना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में? जी। और एक और है, संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो किसी कानूनी या तथ्य के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। ऐसे किसी भी रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, क्या इनके पास कोई विशेष अधिकार भी होते हैं? हाँ, वे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। मतलब वो किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं और प्रोसीडिंग्स सुन सकते हैं। किसी भी कोर्ट में? जी। और उन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का भी अधिकार है। वो किसी संसदीय समिति के सदस्य भी हो सकते हैं जिसमें उन्हें सदस्य बनाया गया हो, लेकिन उन्हें संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता। बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उनका वेतन और भत्ते कौन तय करता है? अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक यानी रेम्यूनरेशन वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, जैसा कि संविधान में लिखा है। ये भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं? हाँ, ये व्यवस्था भी उनके पद की स्वतंत्रता बनाए रखने में एक तरह से मदद करती है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल हो गए सरकार के कानूनी प्रहरी। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय के प्रहरियों की। मतलब वो राष्ट्रीय आयोग जो समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इनका क्या महत्व है? देखिए, भारत का संविधान सिर्फ राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की ही बात नहीं करता, वो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर भी उतना ही जोर देता है। सामाजिक न्याय? जी। ऐतिहासिक रूप से हमारे समाज में कुछ वर्ग रहे हैं, जैसे अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट्स, एससीज, अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज, और अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन और भेदभाव का शिकार रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो उनके हितों की रक्षा करने, उनके विकास को सुनिश्चित करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। और इन्हीं प्रावधानों को लागू करवाने, उनकी निगरानी करने के लिए संवैधानिक आयोगों की स्थापना की गई है। ये आयोग इन समुदायों के अधिकारों के संरक्षक की तरह काम करते हैं। ये बहुत जरूरी काम है। इनमें कौन-कौन से मुख्य आयोग हैं? 3 मुख्य संवैधानिक आयोग हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। पहला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, NCSC। NCSC। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST, NCST। और तीसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC। NCST, NCST और NCBC। ठीक है, तो पहले NCSC के बारे में बताइए, ये कब बना और इसकी भूमिका क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। अनुच्छेद 338। जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही आयोग होता था, लेकिन 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। 89th अमेंडमेंट 2003। हाँ, उसके द्वारा इसे 2 अलग-अलग आयोगों में बांट दिया गया। ओके। एक SC के लिए, एक ST के लिए। अच्छा, 2003 में ये अलग हुए। जी। NCSC का मुख्य काम है संविधान के तहत अनुसूचित जातियों को जो भी सुरक्षा उपाय सेफगार्ड्स दिए गए हैं, उनसे संबंधित सभी मामलों की निगरानी करना और जांच करना। निगरानी और जांच। हाँ, अगर अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किया जा रहा है, तो ऐसी शिकायतों की जांच करना। ये उनके सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। विकास योजनाओं पर भी सलाह। जी, और ये आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसे अपनी जांच करते समय सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां मतलब ये किसी को भी समन जारी कर सकता है, किसी से भी शपथ पर गवाही ले सकता है, दस्तावेज मांग सकता है। ये सब शक्तियां इसे अपनी जांच प्रभावी ढंग से करने में मदद करती हैं। समझ गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के कार्य भी क्या ऐसे ही है, बस ST समुदाय के लिए? हाँ, बिल्कुल। NCST की स्थापना भी उसी 89th संशोधन 2003 के तहत हुई थी, जिसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा गया। 338A जी। इसका काम बिल्कुल NCSC जैसा ही है, लेकिन ये विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करता है। ST समुदाय के लिए। हाँ, ये उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, उनके अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है और उनके विकास के लिए सरकार को सिफारिशें देता है। ये भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और इसे भी सिविल कोर्ट की वही शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। अब तीसरा आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC। हाँ। क्या ये हमेशा से संवैधानिक निकाय था या बाद में बना? नहीं, NCBC को संवैधानिक दर्जा बाद में मिला है। ये पहले एक सांविधिक निकाय था, मतलब संसद के कानून द्वारा बना था। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी था पहले। जी, लेकिन 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संविधान में एक और नया अनुच्छेद 338B जोड़ा गया और NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102nd अमेंडमेंट 2018 और आर्टिकल 338B। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 338B के तहत NCBC का काम सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBCs के संबंध में जो संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय हैं, उनके कामकाज की निगरानी करना है। SEBCs के लिए? हाँ, ये SEBCs के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने की विशिष्ट शिकायतों की जांच करता है। ये उनके सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेता है और सलाह देता है और सरकार को उनके कल्याण के लिए सिफारिशें करता है। इसकी कार्यप्रणाली और शक्तियां भी काफी हद तक NCSC और NCST जैसी ही हैं और ये भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। तो मतलब अब ये तीनों ही आयोग SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए संवैधानिक दर्जे वाले आयोग हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी संस्थाओं को एक साथ देखें, लोक सेवा आयोग UPSC, SPSC, JPSC, फिर महान्यायवादी और ये तीनों राष्ट्रीय आयोग, तो ये भारतीय शासन प्रणाली की एक बड़ी और कह सकते हैं जटिल तस्वीर का हिस्सा लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सभी निकाय मिलकर भारतीय लोकतंत्र और प्रशासन की मशीनरी को चलाते हैं और उसे संतुलित रखते हैं, बैलेंस करते हैं। कैसे, थोड़ा और समझाएंगे? देखिए,
एक तरफ पीएससीज हैं, यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी, जो योग्यता आधारित और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करके एक कुशल प्रशासन की नींव रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन। हाँ, मेरिटोक्रेसी। बिल्कुल। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल हैं, जो सरकार को सही कानूनी रास्ते पर चलने में मदद करते हैं और देश के कानूनों की रक्षा करते हैं, रूल ऑफ लॉ। ठीक है। और फिर वहीं दूसरी तरफ एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी जैसे आयोग हैं, जो संविधान के सामाजिक न्याय के वादे को पूरा करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक न्याय का वादा। हाँ, ये सुनिश्चित करते हुए कि विकास का लाभ समाज के सबसे वंचित तबकों तक भी पहुंचे और उनके अधिकारों की रक्षा हो, इक्विटी और जस्टिस। तो ये सब मिलकर ही भारत की शासन व्यवस्था को मजबूती और संतुलन प्रदान करते हैं। तो संक्षिप्त में कहें तो आज हमने जिन संवैधानिक निकायों की चर्चा की, वो सिर्फ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों को, जैसे निष्पक्षता है, योग्यता है, कानून का शासन है, समानता और सामाजिक न्याय है, इनको हकीकत में बदलने वाले औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बिल्कुल सही कहा, औजार हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की मशीनरी बिना रुके, बिना पक्षपात के चले और सबसे जरूरतमंद लोगों की आवाज अनसुनी ना रह जाए। आपने बिल्कुल सटीक सारांश प्रस्तुत किया है। ये संस्थाएं वास्तव में भारतीय लोकतंत्र और सुशासन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनके बिना इसकी कल्पना करना मुश्किल है। वाकई ये चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने इन महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों की संरचना, उनकी शक्तियां, उनके कार्य और उनके महत्व को काफी गहराई से समझा। हाँ, और ये भी समझा कि कैसे ये निकायें अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए और सबसे जरूरी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान करते हैं। बिल्कुल, ये वो संस्थाएं हैं जो सच में हमारे देश के गवर्नेंस की रीढ़ की हड्डी है, कह सकते हैं। सही कहा, रीढ़ की हड्डी। आज हमारा फोकस रहेगा भारत के महान्यायवादी, हाँ। मतलब अटॉर्नी जनरल पर, हाँ। फिर कुछ जरूरी राष्ट्रीय आयोगों पर, जैसे एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हाँ, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं है, ये हमारे संविधान के एक तरह से कहें तो जीवित प्रहरी हैं, गार्डियंस हैं। ये भारत का जो इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल जस्टिस और फाइनेंशियल ढांचा है ना, उसको संभालने और बैलेंस करने में मदद करती हैं। अच्छा। इनका मेन काम है सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी तय करना और सबसे जरूरी निष्पक्षता, मतलब फेयरनेस सुनिश्चित करना। और हाँ, एग्जाम्स के लिहाज से भी इनकी फंक्शनिंग, इनकी पावर्स, लिमिटेशंस, ये समझना बहुत क्रिटिकल है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही है कि इन थोड़ी मुश्किल लगने वाली संस्थाओं को बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाए। हाँ, कोशिश यही रहेगी। हम जानेंगे कि ये काम कैसे करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें क्या पावर्स दी हैं और ये किस तरह सरकार के स्मूथ फंक्शनिंग और हम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में अपना रोल निभाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ये कौन होते हैं, क्या भूमिका है इनकी? जरूर। देखिए, अटॉर्नी जनरल या एजी ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, मतलब देश के सबसे बड़े सरकारी वकील। ओके, टॉप लॉ ऑफिसर। हाँ, बिल्कुल। संविधान का आर्टिकल 76 इनके पद के बारे में बताता है। इनकी अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड, ठीक है। हाँ, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत ये क्या होता है, मतलब इनका कोई फिक्स्ड टेन्यूर नहीं होता? हाँ, ये प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका सीधा मतलब यही है कि राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पर रह सकते हैं। ओह। संविधान में इनके लिए कोई फिक्स टर्म जैसे 5 साल या 6 साल ऐसा कुछ तय नहीं किया गया है। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये होता है कि जब सरकार बदलती है या मान लीजिए प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तो अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दे देते हैं या उन्हें पद से हटा दिया जाता है। अच्छा, तो ये सरकार के साथ आते जाते हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये व्यवस्था ऐसी है ताकि सरकार का अपने टॉप लीगल एडवाइजर पर भरोसा बना रहे, क्योंकि उनके बीच तालमेल, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। समझ गया। तो ये सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हुए। इनके रोजमर्रा के काम क्या होते हैं?
मतलब सरकार को इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? इनके कर्तव्य, इनकी ड्यूटीज बहुत वाइड और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला और मेन काम है भारत सरकार को लीगल मैटर्स पर सलाह देना। वो विषय जो राष्ट्रपति उन्हें सौंपे। सोचिए, सरकार कोई नया कानून लाना चाह रही है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर रही है, या किसी मौजूदा कानून के इंटरप्रिटेशन पर कोई कंफ्यूजन है। हाँ, या कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजन ले रही हो जिसका लीगल इम्प्लीकेशन हो सकता है। बिल्कुल। इन सभी सिचुएशंस में अटॉर्नी जनरल सरकार को एडवाइस करते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि सरकार जो भी स्टेप ले वो कॉन्स्टिट्यूशन और देश के कानूनों के दायरे में हो। और जब सरकार को कोर्ट्स में अपना पक्ष रखना हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट में, तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में पेश होते हैं। सभी मामलों में? हाँ, जिनमें भारत सरकार एक पार्टी है, चाहे मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो, या राज्यों के बीच कोई विवाद हो, या कोई PIL हो जिसमें केंद्र सरकार एक पार्टी है। AG सरकार का पक्ष रखते हैं। वो सरकार की पॉलिसीज और एक्शन का लीगल डिफेंस करते हैं। अच्छा। इसके अलावा आर्टिकल 143 के तहत अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी सवाल पर सलाह मांगते हैं तो उस कार्यवाही में भी अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, अगर भारत सरकार का किसी मामले से लेना देना है तो वो सरकार की ओर से किसी भी हाई कोर्ट में भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं अगर उन्हें खास तौर पर ऐसा करने को कहा जाए। ये तो वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, क्या इन्हें कुछ स्पेशल राइट्स या इम्यूनिटीज भी मिलती हैं, जैसे पार्लियामेंट मेंबर्स को कुछ प्रिविलेजेस होते हैं? हाँ बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल को अपनी ड्यूटीज ठीक से निभाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार और विशेषाधिकार दिए गए हैं। पहला, उन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार है। इसे कहते हैं राइट ऑफ ऑडियंस। मतलब देश की किसी भी अदालत में जाके बहस कर सकते हैं अगर मामला सरकार से जुड़ा है तो? हाँ बिल्कुल। दूसरा, और ये काफी यूनिक अधिकार है, उन्हें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। अरे वाह, संसद में बोलने का अधिकार? हाँ, वे संसद की किसी जॉइंट सिटिंग या किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं जिसके वो सदस्य नॉमिनेट किए गए हों। पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा लेना और बोलना, ये तो काफी दिलचस्प है। इसका क्या फायदा है? क्या वो वोट भी दे सकते हैं? नहीं, यहीं पे एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो संसद की डिबेट्स में हिस्सा ले सकते हैं, किसी बिल पर लीगल नजरिए से अपनी बात रख सकते हैं, सरकार की सिचुएशन क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो संसद के इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। उनका संसद में होने का मेन पर्पस सरकार को लेजिस्लेटिव कामों में तुरंत लीगल एडवाइस देना है। अच्छा, ये बात है। इसके अलावा उन्हें वो सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिलती हैं जो संसद के सदस्यों को मिलती हैं। ये उनके पद की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जैसे उन्हें संसद सत्र के दौरान या उससे कुछ दिन पहले और बाद में सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिलती है। ये जानकारी एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकती हैं कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे और अभी कौन है? हाँ जरूर। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे श्री MC सीतलवाड़। बहुत ही माने हुए विधिवेत्ता थे वो, और उनका कार्यकाल काफी लंबा रहा था। और जहां तक मुझे जानकारी है, हमारे स्रोतों के अनुसार वर्तमान अटॉर्नी जनरल श्री R वेंकटरमणी हैं। बहुत बढ़िया। तो अटॉर्नी जनरल को हमने समझा, सरकार के कानूनी सलाहकार और कोर्ट्स में उनके प्रतिनिधि। चले अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय आयोगों की। NCSC, NCST और NCBC। ये आयोग क्यों बनाए गए हैं? इनका क्या काम है? देखिए, ये राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। संवैधानिक निकाय। हाँ, इनका मूल उद्देश्य हमारे समाज के उन वर्गों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, मतलब अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग। ये आयोग संविधान में जो सामाजिक न्याय और समानता का वादा किया गया है ना, उसको जमीनी हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ शिकायतें सुनने वाली बॉडीज नहीं हैं, बल्कि इन कम्युनिटीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार को सलाह देना और मॉनिटरिंग करने का भी काम करते हैं। तो पहले NCSC और NCST की बात करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मतलब इनमें कौन कौन लोग होते हैं? NCSC और NCST दोनों का स्ट्रक्चर काफी हद तक एक जैसा है। हर कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य सदस्य। अच्छा, कुल 5 लोग। हाँ, मोटे तौर पर
इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं अपने सिग्नेचर और सील के साथ वारंट जारी करके। इनकी सर्विस कंडीशंस और टर्म ऑफ ऑफिस भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले एससी और एसटी के लिए एक ही कमीशन हुआ करता था। ये अलग-अलग कब और क्यों है? आपने बिल्कुल सही सुना है। शुरू में संविधान के आर्टिकल 338 के तहत एससीज और एसटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान था। एक ही ऑफिसर? हाँ, शुरू में। बाद में 65वें संविधान संशोधन 1990 से इस सिंगल मेंबर सिस्टम को खत्म करके एक मल्टी मेंबर राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, एससीज और एसटीज दोनों के लिए। अच्छा, एक कॉमन कमीशन। हाँ, लेकिन वक्त के साथ ये महसूस किया गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याएं, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, उनका सोशो कल्चरल माहौल काफी अलग-अलग है। बिल्कुल, बहुत फर्क है। हाँ, इसलिए उनकी स्पेसिफिक जरूरतों पर बेहतर तरीके से फोकस करने के लिए 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए इस जॉइंट कमीशन को दो अलग-अलग कमीशंस में बांट दिया गया। आर्टिकल 338 के तहत एनसीएससी और आर्टिकल 338A के तहत एनसीएसटी। ये तो लॉजिकल लगता है। इस बंटवारे से क्या हुआ कि दोनों आयोग अपने अपने समुदायों के इश्यूज पर ज्यादा गहराई से और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं। सही है। अब एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में भी कुछ बताइए। एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये शुरुआत में एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। मतलब इसे संसद के एक कानून के तहत 1993 में बनाया गया था। तो पहले ये संवैधानिक नहीं थी। नहीं, पहले नहीं थी। लेकिन 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओह, हाल ही में? हाँ, अपेक्षाकृत। और संविधान में एक नया आर्टिकल 338B जोड़ा गया। अब एनसीबीसी भी एनसीएससी और एनसीएसटी की तरह ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा, और इसका काम? इसका मुख्य काम है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBCS के हितों की रक्षा करना। ये आयोग पिछड़े वर्गों की लिस्ट में जातियों को शामिल करने या हटाने की सिफारिशें करता है, उनकी शिकायतों की जांच करता है और उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स बनी है उनके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि इन वर्गों को एजुकेशन, सरकारी नौकरियों और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन और मौके मिलें। तो संक्षेप में कहें तो ये तीनों आयोग एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के गार्डियन हैं। बिल्कुल सही कहा। और इनके पास काफी पावर भी है। ये इन समुदायों के सदस्यों की शिकायतों की जांच करने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी को समन भेजना, डॉक्यूमेंट्स मंगाना वगैरह। सोशल जस्टिस पक्का करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। चलिए, ये तो हुई आयोगों की बात। अब रुख करते हैं एक ऐसी संस्था की ओर जिसके बिना शायद इंडियन डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, बिल्कुल। इसकी स्थापना, इसका रोल, इसके बारे में विस्तार से बताएं। निश्चित रूप से। देखिए, भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा। और इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही पावरफुल और इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई, भारत का चुनाव आयोग। संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन की स्थापना के बारे में बताता है। आर्टिकल 324, ये याद रखना होगा। हाँ, ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। परमानेंट मतलब ये हमेशा अस्तित्व में रहता है, डिसॉल्व नहीं होता। और इंडिपेंडेंट मतलब इसे एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के दबाव से मुक्त रखा गया है ताकि ये निष्पक्ष रूप से काम कर सके। और इसका दायरा क्या है? कौन-कौन से चुनाव कराता है ये? एक और खास बात ये है कि ये पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनावों के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, यानी सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर। हाँ, ये एक इंटीग्रेटेड बॉडी है जो सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर इलेक्शंस कंडक्ट करती है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराते हैं, वो अलग बॉडीज हैं। ओके, तो इसकी बनावट कैसी होती है? इसमें कितने सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? संविधान के आर्टिकल 324(2) में कहा गया है कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त CEC होंगे और उतने अन्य चुनाव आयुक्त ECs होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर तय करें। तो संख्या फिक्स नहीं है?
संविधान में फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति तय करते हैं। आजकल इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक सीईसी और 2 अन्य ईसीज होते हैं। ठीक है, एक चीफ और 2 अन्य कमिश्नर। हाँ, और इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जब अन्य चुनाव आयोग नियुक्त होते हैं तो सीईसी आयोग के चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, इनकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? क्योंकि निष्पक्ष चुनाव के लिए इनका इंडिपेंडेंट होना तो सबसे जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता हमारी डेमोक्रेसी की जान है। हाँ, इसीलिए संविधान ने इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए। पहला, जो सीईसी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है। अच्छा, कैसे? उन्हें पद से उसी तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस तरह और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ओह, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया। हाँ, बिल्कुल। मतलब संसद के दोनों सदनों द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास होने पर ही, और वो भी साबित कदाचार, वूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता, इनकैपेसिटी के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है। ये तो वाकई सुरक्षा देता है। दूसरा, जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं या रीजनल कमिश्नर्स होते हैं, उन्हें सीईसी की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। अच्छा, तो सीईसी की सहमति जरूरी है। हाँ, सिफारिश। तीसरा, सीईसी की सर्विस कंडीशंस में उनकी नियुक्ति के बाद कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके लिए अलाभकारी हो, मतलब नुकसानदायक हो। ठीक है। ये सारे प्रोविजंस मिलकर इलेक्शन कमीशन को बाहरी दबावों से, खासकर सरकार के दबाव से बचाते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। ये जानना बहुत जरूरी था। अब इनकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में बताएं। ये क्या-क्या काम करते हैं? काफी कुछ करते होंगे। हाँ, बहुत व्यापक काम है। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वाजी जुडिशियल। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में चुनाव प्रक्रिया का पूरा मैनेजमेंट शामिल है, जैसे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री तय करना, मतलब परिसीमन, डिलिमिटेशन। वैसे ये काम परिसीमन आयोग करता है, लेकिन आयोग के ऑर्डर्स को लागू करना इनका काम है। वोटर लिस्ट तैयार करना और टाइम पर अपडेट करना, ये देखना कि सभी एलिजिबल नागरिक वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हों। ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, फिर चुनावों की डेट्स और पूरा शेड्यूल तय करना और उसका नोटिफिकेशन जारी करना, पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना और उन्हें इलेक्शन सिंबल अलॉट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, खासकर भारत जैसे देश में। हाँ, सिंबल्स तो बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। फिर पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करना और उसे लागू करवाना, ताकि चुनाव प्रचार साफ सुथरा हो। चुनाव कराने के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करना और उन पर कंट्रोल रखना, वोटिंग और काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया को सुपरवाइज करना। ये तो हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। जी। एडवाइजरी पावर्स क्या है? एडवाइजरी रोल में इलेक्शन कमीशन कुछ मामलों में सलाह देता है, जैसे पार्लियामेंट मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े मामलों पर गवर्नर को सलाह देना। अच्छा, सलाह देना। और क्वाजी जुडिशियल, इसका क्या मतलब है? क्वाजी जुडिशियल पावर्स का मतलब है अदालत जैसी शक्तियां। आयोग पूरी तरह से कोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में उसे फैसले लेने की शक्ति है जो बाइंडिंग होते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देने या चुनाव चिन्ह अलॉट करने से जुड़े झगड़ों का निपटारा करना। मान लीजिए किसी मान्यता प्राप्त पार्टी में बंटवारा हो जाए, तो ये तय करना कि किस ग्रुप को ओरिजिनल पार्टी का सिंबल मिलेगा। हाँ, ये तो कई बार हुआ है। बिल्कुल। या फिर चुनाव के दौरान करप्ट प्रैक्टिसेस के दोषी पाए गए लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के मामलों पर फैसला लेना। ये तो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस हैं। संविधान में चुनावों से संबंधित कुछ और आर्टिकल्स भी हैं, जैसे 327, 328 और 329। इनका क्या महत्व है? हाँ, ये आर्टिकल्स इलेक्शन प्रोसेस के लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को क्लियर करते हैं। आर्टिकल 327 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो संसद या स्टेट लेजिस्लेचर्स के चुनावों से जुड़े सभी मामलों पर कानून बना सकती है, जैसे वोटर लिस्ट बनाना, सीटों का परिसीमन वगैरह। पार्लियामेंट को पावर? हाँ, आर्टिकल 328 ये स्टेट लेजिस्लेचर्स को पावर देता है कि वो अपने राज्य के विधानमंडल के चुनावों के बारे में उन टॉपिक्स पर कानून बना सकते हैं जिन पर पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया है। अच्छा,
स्टेट को भी पावर है? हाँ, कुछ हद तक। और आर्टिकल 329, ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के बंटवारे से जुड़े किसी भी कानून की वैलिडिटी को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओह, और सबसे अहम बात ये कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी चुनाव को सिर्फ एक इलेक्शन पिटिशन के जरिए ही चैलेंज किया जा सकता है, जो चुनाव नतीजे आने के बाद हाईकोर्ट में दायर की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि एक बार इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद अदालतें उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इससे ये पक्का होता है कि चुनाव बिना किसी जुडिशियल रुकावट या देरी के पूरे हो सकें। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है टाइमली इलेक्शन के लिए। वाकई चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। चलिए अब आज की चर्चा के आखिरी महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय पर आते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, इन्हें सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? सार्वजनिक पर्स का संरक्षक या गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ये टाइटल CAG के रोल को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। सार्वजनिक पर्स मतलब सरकारी खजाना, जिसमें हम सबका, जनता के टैक्स का पैसा होता है। CAG का काम ये देखना है कि इस खजाने का पैसा सही तरीके से, नियमों के मुताबिक और सही मकसद के लिए खर्च हो रहा है या नहीं। अच्छा, पैसे के खर्च पर नजर रखना? हाँ, संविधान का आर्टिकल 148 CAG के पद के बारे में बताता है। ये भी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसे भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉचडॉग माना जाता है। CAG का मेन काम है भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों के सभी तरह के खर्चों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिट करना। लेखा परीक्षा या ऑडिट, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएं, ये कैसे किया जाता है? ऑडिट या लेखा परीक्षा का सीधा मतलब है हिसाब किताब की जांच करना। CAG ये देखता है कि पहला, क्या सरकारी पैसा उसी काम के लिए खर्च हुआ जिसके लिए उसे पार्लियामेंट या विधानसभा ने मंजूरी दी थी। इसे कहते हैं लीगैलिटी ऑडिट। ओके। दूसरा, क्या पैसा खर्च करते समय सारे फाइनेंशियल रूल्स और प्रोसीजर फॉलो किए गए। इसे कहते हैं रेगुलैरिटी ऑडिट। ठीक है। तीसरा, और क्या पैसा खर्च करते समय इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का ध्यान रखा गया, मतलब कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हुई, क्या कम लागत में बेहतर नतीजे मिल सकते थे। इसे परफॉर्मेंस ऑडिट या वैल्यू फॉर मनी ऑडिट कहते हैं। यानी सिर्फ खर्ची नहीं बल्कि कैसे खर्च हुआ ये भी देखते हैं। बिल्कुल। और CAG सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स का ही ऑडिट नहीं करता, बल्कि सरकारी कंपनियों, कॉर्पोरेशंस और उन सभी बॉडीज का भी ऑडिट करता है जिन्हें सरकार से ग्रांट मिलता है। ओह, दायरा काफी बड़ा है। हाँ, इस तरह ये पब्लिक मनी के हर पैसे का हिसाब रखने और उसके मिसयूज को रोकने में मदद करता है, जिससे सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है। तो CAG का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है? क्या ये अकेले ही ये सारा काम करते हैं? नहीं, CAG एक व्यक्ति जरूर है, लेकिन वो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, जिसे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट INAD कहते हैं। INED? हाँ, इस डिपार्टमेंट में हजारों एम्प्लॉय और ऑफिसर होते हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं और अलग अलग सरकारी दफ्तरों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह में जाकर ऑडिट का काम करते हैं। CAG इस पूरे डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल कैसा होता है? क्या इनकी स्वतंत्रता भी चुनाव आयोग की तरह ही पक्की की गई है? हाँ, CAG की स्वतंत्रता भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि उन्हें बिना किसी डर या दबाव के सरकार के फाइनेंशियल कामकाज की जांच करनी होती है। सही बात है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अपने सिग्नेचर और सील वाले वारंट से। इनका कार्यकाल भी 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। और हटाने की प्रक्रिया? सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी ठीक वैसी ही है जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज की है, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से पास प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। अच्छा, सेम प्रोसेस। हाँ, इनका वेतन और सर्विस कंडीशंस पार्लियामेंट तय करती है और नियुक्ति के बाद इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सब मिलकर CAG को एग्जीक्यूटिव के किसी भी अनुचित प्रभाव से बचाते हैं। और ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट का क्या करते हैं? उसे किसे सौंपते हैं?
ऑडिट करने के बाद सीएजी अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। सेंटर गवर्नमेंट के अकाउंट्स से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो उसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं। पार्लियामेंट के सामने। हाँ, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट को वो उस राज्य के गवर्नर को सौंपते हैं, जो उसे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाते हैं। ठीक है, फिर उन रिपोर्ट्स का क्या होता है? पार्लियामेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, लोक लेखा समिति, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पीएसी, हाँ सुना है। ये पीएसी सीएजी की इन रिपोर्टों की विस्तार से जांच करती है। पीएसी में सभी पार्टियों के सदस्य होते हैं और ये कमेटी सरकार के फाइनेंशियल कामकाज पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अच्छा। सीएजी को पीएसी का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, यानी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भी कहा जाता है। अरे वाह। हाँ, क्योंकि वो कमेटी को ऑडिट रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को समझने में मदद करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तय होती है। अद्भुत। तो आज हमने 4 बहुत ही अहम संवैधानिक संस्थाओं, अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रीय आयोग, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, चुनाव आयोग और सीएजी पर काफी विस्तार से और उम्मीद है आसान भाषा में चर्चा की। हाँ, कोशिश तो यही थी। क्या आप इन चारों के रोल्स को एक साथ संक्षेप में फिर से बता सकती हैं, एक रिकैप जैसा? जरूर। अगर हम इन चारों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। अटॉर्नी जनरल, सरकार की लीगल गार्डियन, ये पक्का करते हैं कि सरकार कानून के दायरे में काम करे। कानूनी प्रहरी। राष्ट्रीय आयोग, सोशल जस्टिस के प्रहरी, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करते हैं। सामाजिक न्याय के संरक्षक। चुनाव आयोग, डेमोक्रेसी के निष्पक्ष संचालक, फ्री और फेयर इलेक्शंस के जरिए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं। लोकतंत्र के रेफरी। सीएजी, फाइनेंशियल वॉचडॉग, पब्लिक मनी के सही इस्तेमाल की निगरानी करके सरकार की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पक्की करते हैं। यानी वित्तीय प्रहरी। हाँ, ये सभी बॉडीज अपने अपने रोल में स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इनका आखिरी मकसद एक ही है, संविधान के आदर्शों को बनाए रखना और भारत में गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही कहा। ये संस्थाएं अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी हैं और सब मिलकर भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नेंस स्ट्रक्चर की नींव बनाती हैं। हाँ, ये लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल जस्टिस और फाइनेंस के बीच एक बैलेंस बनाती हैं, जिससे न केवल सरकार का कामकाज ठीक से चलता है, बल्कि नागरिकों के अधिकार और डेमोक्रेसी भी सुरक्षित रहती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए इसीलिए इनकी फंक्शनिंग समझना बहुत जरूरी है। भारत के शासन की इफेक्टिवनेस और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन संस्थाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करना बहुत जरूरी है। ये असल में संविधान को जमीन पर उतारने वाले महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा गहराई से सोचिए कि इन संस्थाओं की, खासकर इलेक्शन कमीशन या सीएजी जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि असलियत में हमारे लोकतंत्र के रोजमर्रा के कामकाज और सरकार की जवाबदेही को जमीनी स्तर पर किस तरह प्रभावित करती है। बहुत जरूरी सवाल है ये। क्या इनकी स्वतंत्रता पर कभी कोई आंच आती है? और अगर हाँ, तो उसके क्या नतीजे होते हैं? इस पर सोचना हमें इन संस्थाओं के असली महत्व को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। ये एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आज के समय में, और इसका जवाब हमारी डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता पर लगातार पब्लिक में चर्चा होनी जरूरी है। देखिए, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी में ना भारतीय संविधान और जो उससे जुड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और खासकर जब बात आती देश के पैसे की, मतलब सरकार कैसे जनता के पैसे को खर्च करती है, उसका हिसाब किताब कैसे रखती है, तो भाई 2 नाम है जो सबसे पहले दिमाग में आते। सही कह रहे हैं आप। तो आज हम इन्हीं 2, आप कह सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा। आज हम विस्तार से समझने वाले हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में सीएजी कहते हैं, और वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये दोनों ही पद और संस्थाएं, आप समझिए, भारत की वित्तीय व्यवस्था, जिसे हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं, उसकी एकदम नींव हैं। अच्छा, सोचिए, एक तरफ तो है सरकारी खर्चों पर पैनी नजर रखने वाला एक प्रहरी, है ना, और दूसरी तरफ है केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के बंटवारे को संतुलित करने वाला एक सलाहकार। हाँ। तो दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि वही वित्तीय अनुशासन बना रहे, खर्चों में पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार जवाब दे रहे, और जो रिसोर्सेज हैं
उनका बंटवारा न्याय संगत तरीके से हो। तो आज हमारा मकसद यही है कि हम इन दोनों संस्थानों की भूमिका, उनकी शक्तियां क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं और संविधान में उनकी क्या जगह है, इसे जरा ठीक से समझें। बिल्कुल। और ये जाने कि आखिर ये भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की जो वित्तीय रीढ़ है उसे कैसे मजबूत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से, यानी सीएजी से। जी। अक्सर इन्हें सार्वजनिक पर्स का संरक्षक या गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है ये, इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, ये जो उपाधि है ना, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ये सीएजी की सबसे बुनियादी, सबसे कोर जिम्मेदारी को बताती है। अच्छा। सार्वजनिक पर्स का मतलब है जनता का पैसा, है ना, जो सरकार के पास टैक्स से या दूसरे तरीकों से आता है। अब सीएजी का मुख्य काम ये देखना है कि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्यों की, इस पैसे को पहली बात नियमों के हिसाब से खर्च कर रही है, दूसरी बात सही तरीके से कर रही है, और तीसरी जिस काम के लिए वो पैसा मंजूर हुआ है उसी के लिए खर्च हो रहा है या कहीं और जा रहा है। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर की तरह काम करते हैं। अच्छा। सरकारी खातों की पूरी जांच करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट संसद को या राज्य के विधानमंडलों को देते हैं। अच्छा। इससे क्या होता है, इससे सरकार की वित्तीय जवाबदेही, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तय होती है। जैसे मान लीजिए घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हिसाब रखता है ना कि पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। हाँ बिल्कुल। बस वैसे ही देश के स्तर पर ये काम सीएजी करते हैं। और मैं बताऊं, इनकी रिपोर्ट्स कई बार बहुत बड़े बड़े मुद्दे उजागर करती हैं, जैसे किसी योजना में पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ या कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। ये तो वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है, और जाहिर है इतने महत्वपूर्ण काम को बिना किसी दबाव के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के करने के लिए सीएजी का स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होना तो बेहद जरूरी होगा। अरे बिल्कुल, स्वतंत्रता ही तो सीएजी की सबसे बड़ी ताकत है। आप सोचिए, अगर सीएजी ही सरकार के दबाव में आ गया तो फिर उस ऑडिट का, उस जांच का मतलब ही क्या रह जाएगा। हाँ वो तो है। इसीलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर सीएजी की स्वतंत्रता पक्की करने के लिए कई खास इंतजाम किए हैं, प्रोविजंस किए हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया। सीएजी को हटाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है। ओहो, यानी काफी मुश्किल। हाँ, बहुत मुश्किल। उन्हें केवल साबित कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता यानी इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और वो भी तब जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, पहले तो अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और फिर उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करें और उसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करें। बाप रे। ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल इसीलिए बनाई गई है ताकि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से या नाराज होकर सीएजी को हटा ना सके। इससे वो बिल्कुल निडर होकर बिना किसी पक्षपात के काम कर सकते हैं। यानी पद की सुरक्षा तो पूरी तरह से सुनिश्चित की गई है। और क्या तरीके हैं जिससे उनकी स्वतंत्रता बनी रहती है? हाँ, दूसरा एक और अहम प्रावधान है। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, जो कि 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो जाए, अच्छा, उसके बाद सीएजी भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई और पद, कोई और नौकरी नहीं ले सकते। रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी नौकरी नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सीएजी अपने कार्यकाल के दौरान भविष्य में किसी पद का लालच रखकर सरकार के पक्ष में न झुके। समझ रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हितों का टकराव ना हो। बिल्कुल, इससे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रुकता है और वो पूरी तरह निष्पक्ष, इम्पार्शियल रह पाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उनके वेतन और सेवा शर्तों का क्या? क्या सरकार उन्हें किसी तरह प्रभावित कर सकती है कार्यकाल के दौरान? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तीसरा सुरक्षा कवच है। सीएजी का वेतन और उनकी सेवा की जो दूसरी शर्तें हैं, वो संसद कानून बनाकर तय करती है। अच्छा। और एक बार उनकी नियुक्ति हो गई तो उनके कार्यकाल के दौरान इनमें कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। मतलब जिसे कहते हैं कैनॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार नाराज हो गई तो उनकी सैलरी कम कर दे या सुविधाएं छीन ले। तो ये सारी व्यवस्थाएं मिलकर सीएजी को एक वाकई स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक पद बनाती हैं। ये तो हुई उनकी स्वतंत्रता की बात। अब जरा संविधान के उन अनुच्छेदों पर आते हैं जो सीधे सीएजी से जुड़े हैं। जैसे अनुच्छेद 150 है, वो कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप, मतलब फॉर्म, राष्ट्रपति तय करेंगे सीएजी की सलाह पर। इसका व्यावहारिक मतलब क्या हुआ? जरा आसान शब्दों में समझाइए। हाँ देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि पूरे देश में जो सरकारी खाते हैं, अकाउंट्स हैं,
वो किस फॉर्मेट में रखे जाएंगे, किस तरीके से बनाए जाएंगे, ये तय करने में सीएजी की सलाह ली जाएगी। अच्छा, तय तो राष्ट्रपति करेंगे, पर सीएजी की सलाह पर। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि सीएजी ही वो संस्था है जो आखिरी में इन खातों की जांच करती है, ऑडिट करती है। हाँ, सही बात है। तो अगर पूरे देश में केंद्र से लेकर राज्यों तक खाते एक ही स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से रखे जाएंगे, एक जैसे फॉर्मेट में, तो उनकी ऑडिटिंग करना आसान होगा, उनकी आपस में तुलना करना आसान होगा, और अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे पकड़ना भी आसान हो जाएगा। समझ गई। तो ये बेसिकली यूनिफॉर्मिटी लाता है, एक रूपता लाता है सरकारी अकाउंटिंग में, और सीएजी के काम को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 151 के अनुसार सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इस प्रावधान का क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सीएजी ने जो भी ऑडिट किया, जो भी फाइंडिंग्स निकाली, जो भी निष्कर्ष निकले, वो रिपोर्ट सीधे देश के प्रमुख यानी राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति फिर उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। इसी तरह अगर रिपोर्ट राज्य से संबंधित है तो वो उस राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाती है और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे फायदा यह है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमपीज और एमएलएज, उनको पता चलता है कि सरकार ने पैसा कैसे खर्च किया है, कहाँ खर्च किया है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। और फिर संसद की एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या पीएसी। हाँ, सुना है इसके बारे में। जिसके अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष के नेता होते हैं। वो समिति इन सीएजी रिपोर्ट्स की बहुत गहराई से जांच करती है और सरकार से सवाल जवाब करती है। तो ये पूरी प्रक्रिया सरकार पर एक तरह का लेजिस्लेटिव कंट्रोल रखती है, संसद का नियंत्रण रखती है। और सीएजी के जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं और जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो कौन तय करता है? संविधान खुद या संसद? ये शक्ति संविधान ने संसद को दी है। अनुच्छेद 149 ये कहता है कि संसद कानून बनाकर सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करेगी। अच्छा। और इसी के तहत संसद ने सीएजीज ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 नाम का एक कानून बनाया है। इसमें उनके काम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो ये दिखाता है कि सीएजी स्वतंत्र तो हैं, लेकिन वो भी संसद के प्रति जवाबदेह हैं और कानून के दायरे में ही काम करते हैं। चलिए, अब सीएजी के मुख्य कामों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आपने कहा कि वो खर्चों का ऑडिट करते हैं। किस तरह के खर्च शामिल होते हैं इसमें? हाँ, देखिए, लगभग हर तरह का सरकारी खर्च इसके दायरे में आता है। सबसे पहले वो भारत की संचित निधि, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, और हर राज्य की अपनी संचित निधि से होने वाले सभी खर्चों को ऑडिट करते हैं। संचित निधि मतलब? संचित निधि आप समझ लीजिए सरकार का मुख्य खजाना है। सरकार को जो भी रेवेन्यू मिलता है टैक्स वगैरह से, वो सब इसी में जमा होता है और ज्यादातर सरकारी खर्च इसी फंड से किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा वो भारत की आकस्मिकता निधि, कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और भारत के लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और राज्यों के भी ऐसे ही खातों से होने वाले सभी खर्चों का भी ऑडिट करते हैं। अच्छा, ये आकस्मिकता निधि और लोक लेखा क्या होते हैं? आकस्मिकता निधि, जैसा नाम से पता चल रहा है, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास रहती है, एकदम अचानक आई जरूरतों, इमरजेंसीज के लिए। और लोक लेखा में जनता का वो पैसा होता है जो सरकार के पास अमानत के तौर पर रहता है, जैसे पीएफ का पैसा, छोटी बचत योजनाओं का पैसा। अच्छा, समझ गई। तो मूल बात यह है कि सरकारी खजाने से पैसा कहीं भी जाए, किसी भी रास्ते से, सीएजी ये जांचता है कि वो पैसा नियमों के अनुसार खर्च हुआ, सही अथॉरिटी ने सैंक्शन किया था, और जिस मकसद के लिए था उसी पे खर्च हुआ या नहीं। इसे कहते हैं व्यय ऑडिट या एक्सपेंडिचर ऑडिट। और ये जो एक और काम बताया आपने, टैक्स की शुद्ध आय का सत्यापन, मतलब एसरटेनमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, ये क्या चीज है? हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। देखिए, सरकार कई तरह के टैक्स और ड्यूटी लगाती है, बिल्कुल वसूलती है। हाँ। अब इन टैक्स से जो कुल पैसा इकट्ठा होता है, उसमें से उस टैक्स को इकट्ठा करने में जो खर्चा आया, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जिसे कहते हैं, उसको घटाने के बाद जो रकम बचती है उसे कहते हैं शुद्ध आय या नेट प्रोसीड्स। अच्छा, उदाहरण देकर समझाइए। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए इनकम टैक्स जमा किया, लेकिन उसको जमा करने में कलेक्टिंग एजेंसीज वगैरह का खर्चा मिलाकर 5 रुपए लग गए, तो शुद्ध आय कितनी हुई? 95 रुपए। हाँ, 95 रुपए। तो सीएजी का काम है ये पता लगाना कि ये शुद्ध आय असल में कितनी है और फिर उसे प्रमाणित करना, सर्टिफाई करना। और सीएजी का ये सर्टिफिकेशन फाइनल माना जाता है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अच्छा। इससे क्या होता है? इससे सुनिश्चित होता है कि टैक्स कलेक्शन और उसके हिसाब किताब में पूरी पारदर्शिता रहे, कोई हेरफेर न हो। ये बात भी काफी रोचक है कि सीएजी सिर्फ केंद्र के खातों का ही ऑडिट नहीं करते, बल्कि कई राज्यों के खातों को संकलित
कंपाइल और अनुरक्षित मेंटेन भी करते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये पारंपरिक रूप से होता आया है। हालांकि अब ये धीरे धीरे बदल रहा है और राज्यों को अपने खाते खुद कंपाइल करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। पर हाँ, लंबे समय तक सीएजी का काम सिर्फ ऑडिट करना ही नहीं रहा, बल्कि कई राज्यों के लिए उनके अकाउंट्स को बनाना और मेंटेन करना भी रहा है। इसका फायदा ये था कि उन्हें पूरे देश के पब्लिक फाइनेंस की, यानी सार्वजनिक वित्त की, एक बहुत व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव तस्वीर मिल जाती थी, जिससे ऑडिट और ज्यादा प्रभावी हो पाता था। समझ गए। तो ये सारे काम मिलकर खर्चों का ऑडिट, राजस्व का सत्यापन, खातों का रखरखाव, ये सब सरकारी कामकाज में अकाउंटेबिलिटी लाते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं और इस तरह लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये तो हुई सीएजी की भूमिका, एक तरह से वित्तीय पहरेदार जो ये देखता है कि सरकार का खर्च नियमों के दायरे में रहे। अब आते हैं हमारी चर्चा के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ पर, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, खासकर भारत जैसे विविध डाइवर्स देश में? देखिए, वित्त आयोग भारत के संघीय ढांचे के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्रूशियल है। वो कैसे? देखिए, भारत में क्या है, शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई हैं। उसी तरह वित्तीय संसाधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बटे हुए हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि टैक्स इकट्ठा करने की ज्यादा शक्ति, ज्यादा कैपेसिटी केंद्र सरकार के पास होती है। हाँ, ये तो है। जबकि विकास की जिम्मेदारियां, खर्चे वो राज्यों पे ज्यादा होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कानून व्यवस्था, बहुत कुछ। यहीं पर वित्त आयोग की भूमिका आती है। इसका मुख्य काम है राजकोषीय संघवाद, यानी फिस्कल फेडरलिज्म को मजबूत करना। अच्छा, ये फिस्कल फेडरलिज्म क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के लेन देन और बंटवारे की व्यवस्था को सुचारू बनाता है। ये सिफारिश करता है कि केंद्र ने जो टैक्स जमा किया है उसका कितना हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए। हाँ। और फिर राज्यों को जो हिस्सा मिला वो अलग अलग राज्यों के बीच कैसे बांटा जाना चाहिए, ताकि संसाधनों का, रिसोर्सेज का न्यायसंगत, इक्विटेबल वितरण हो सके। और जो क्षेत्रीय असंतुलन है, मतलब कोई राज्य बहुत अमीर, कोई बहुत गरीब, वो कम हो सके। अच्छा, तो इसकी स्थापना कैसे होती है और इसे अर्ध न्यायिक निकाय या क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्यों कहते हैं? भी वित्त आयोग का गठन करते हैं। हर 5 साल पर? हाँ, सामान्यतः हर 5 साल पर। और इसे अर्ध न्यायिक, क्वाजी जुडिशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके काम करने का तरीका कुछ हद तक अदालतों जैसा होता है। अच्छा, कैसे? मतलब ये अपनी सिफारिशें देने से पहले सभी पक्षों की बात सुनता है, केंद्र की, सभी राज्यों की, उनके आंकड़ों का, डेटा का बहुत गहन विश्लेषण करता है, विशेषज्ञों से सलाह लेता है और फिर एक तर्कसंगत, रीजन्ड निष्कर्ष पर पहुंचता है। हालांकि ये सीधे किसी को सजा नहीं दे सकता या इसके फैसले अदालती आदेश की तरह बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन इसके सिफारिशें बहुत वजन रखती हैं और इन्हें तैयार करने की जो प्रोसेस है उसमें काफी हद तक न्यायिक विवेक, जुडिशियल डिस्क्रेशन का इस्तेमाल होता है, इसीलिए क्वाजी जुडिशियल। समझ गई। और इस आयोग में कौन लोग शामिल होते हैं, मतलब इसकी संरचना, कॉम्पोजिशन क्या है? ये होते हैं मेंबर्स, कुल 5 लोग। हाँ, कुल 5। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वो कानून बनाकर इन सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस तय करे। अच्छा, संसद तय करती है योग्यताएं। हाँ, और संसद ने इसके लिए कानून बनाया भी है। इसका उद्देश्य ये है कि आयोग में ऐसे अनुभवी और विशेषज्ञ लोग शामिल हों जिन्हें सार्वजनिक जीवन का, वित्त का, अर्थशास्त्र का, प्रशासन का, कानून का, इन सब की गहरी समझ हो। तो अध्यक्ष और सदस्यों के लिए क्या कुछ खास योग्यताएं निर्धारित हैं? हाँ, आमतौर पर अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिन्हें सार्वजनिक मामलों, पब्लिक अफेयर्स का लंबा अनुभव हो, जैसे कोई वरिष्ठ राजनेता हो सकते हैं, कोई बड़े प्रशासक या जाने माने और शास्त्रीय, ताकि वो देश की राजनीतिक, आर्थिक सच्चाइयों को, ग्राउंड रियलिटीज को समझते हों। बाकी जो 4 सदस्य हैं उनके लिए योग्यताएं इस प्रकार हैं। एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो या रह चुका हो, ये कानूनी पहलू देखते हैं। ठीक है। एक सदस्य को सरकार के वित्त और लेखा, मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट्स का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तीसरा सदस्य ऐसा हो जिससे वित्तीय विषयों और प्रशासन, फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का व्यापक अनुभव हो। और चौथे सदस्य को अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं इसमें? बिल्कुल। इस तरह आयोग में अलग अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज का एक अच्छा मिश्रण, एक बैलेंस बन जाता है। क्या इन सदस्यों की दोबारा नियुक्ति हो सकती है, मतलब रीअपॉइंटमेंट? हाँ, बिल्कुल।
वित्त आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं। अगर सरकार को लगता है कि किसी सदस्य की विशेषज्ञता और अनुभव आगे भी काम आ सकता है, तो उन्हें अगले आयोग में भी नियुक्त किया जा सकता है। इससे आयोग के काम में एक तरह की कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रहती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, वित्त आयोग के मुख्य काम क्या हैं? मतलब ये सिफारिशें किन चीजों के बारे में देता है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग के कई महत्वपूर्ण काम हैं और वो सब केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों से ही जुड़े हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख काम है राष्ट्रपति को ये सिफारिश देना है कि केंद्र सरकार ने जो कुछ प्रमुख टैक्स वसूले हैं, जैसे पहले इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वगैरह होते थे, अब जीएसटी आने के बाद व्यवस्था थोड़ी बदली है, पर जो भी डिविजिबल पूल है, हाँ। उससे जो शुद्ध आय, नेट प्रोसीड्स प्राप्त हुई हैं, उसे केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटा जाए, मतलब कितना हिस्सा केंद्र रखेगा, हाँ। कितना राज्यों को मिलेगा। इसे कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। अच्छा, वर्टिकल डिवोल्यूशन। हाँ, और फिर राज्यों को जो हिस्सा मिला है, मान लीजिए 41% या 42%, हाँ। तो उसे अलग अलग राज्यों के बीच किस आधार पर बांटा जाए, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। जी, इसके लिए आयोग कई मानकों, क्राइटेरिया का इस्तेमाल करता है, जैसे राज्य की जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, आय में असमानता कितनी है, इनकम डिस्टेंस, जंगल कितने हैं, फॉरेस्ट कवर, और राज्य ने राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन कितना दिखाया है, वगैरह वगैरह। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लगती है। हाँ, ये काफी सोच समझ कर किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है उन सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स के बारे में सिफारिश देना जिनके आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान, ग्रांट्स इन एड दिया जाना चाहिए। अच्छा, ग्रांट्स इन एड, ये क्या होता है? ये बेसिकली उन राज्यों के मदद के लिए होता है जिन्हें टैक्स के बंटवारे के बाद भी अपने खर्चे पूरे करने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है। कुछ विशेष जरूरतें हो सकती हैं उनकी। ये अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत दिए जाते हैं। अच्छा, और क्या जिम्मेदारियां हैं आयोग की? आयोग इस पर भी विचार करता है कि राज्य की जो अपनी संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ऑगमेंट किया जाए। क्यों? ताकि राज्य में जो पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं, यानी जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, लोकल बॉडीज, उनको ज्यादा संसाधन मिल सकें। इसके लिए राज्य का अपना वित्त आयोग भी सिफारिशें देता है और केंद्रीय वित्त आयोग उन पर भी गौर करता है। ये स्थानीय सुशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी काम है। और इसके अलावा राष्ट्रपति अगर कोई और वित्तीय मामला आयोग को सौंपें तो उस पर भी वो सलाह दे सकता है। तो ये जो इतनी सारी सिफारिशें आयोग देता है, क्या ये सरकार पर बाध्यकारी होती है, मतलब बाइंडिंग होती है? नहीं, देखिए, तकनीकी रूप से, टेक्निकली स्पीकिंग, वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी, एडवाइजरी नेचर की होती हैं। सिर्फ सलाह? हाँ, संविधान ये नहीं कहता कि सरकार इन्हें मानने के लिए बाध्य है, बाउंड है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। वो क्या? वो ये कि परंपरा ये रही है और संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी भी यही कहती है कि केंद्र सरकार इन सिफारिशों को लगभग हमेशा स्वीकार करती है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिफारिशें बहुत गहन अध्ययन, व्यापक विचार विमर्श और एक स्थापित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दी जाती हैं। इन्हें अगर नजरअंदाज किया जाए तो केंद्र राज्य संबंधों में बहुत तनाव पैदा हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। इसलिए व्यवहार में, प्रैक्टिस में, ये सिफारिशें अगले 5 साल के लिए देश के वित्तीय रोड मैप का, फाइनेंशियल रोड मैप का आधार बन जाती हैं। क्या आप हमें पहले और सबसे हाल के वित्त आयोग के अध्यक्षों के नाम बता सकते हैं? बस जानकारी के लिए। हाँ, जरूर। भारत के पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में और इसके अध्यक्ष थे श्री केसी नियोगी। कैसी नियोगी? जी। और तब से लेकर अब तक 15 वित्त आयोग अपनी सिफारिशें दे चुके हैं। जो सबसे हाल का यानी 15वां वित्त आयोग था, वो श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित हुआ था। एन.के. सिंह? हाँ, और इसकी सिफारिशें अभी चल रही हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए लागू हैं। तो ये जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, ये दिखाती है कि कैसे भारत ने संघीय वित्त, फेडरल फाइनेंस को संतुलित और विकसित करने के लिए एक स्थायी, रोबस्ट व्यवस्था बनाई है। तो अगर हम पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो सीएजी एक तरह से वित्तीय प्रहरी हैं जो सरकारी खर्चों की जांच करके जवाबदेही और पारदर्शिता लाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी ओर वित्त आयोग है जो केंद्र और राज्यों के बीच और फिर राज्यों के आपस में वित्तीय संसाधनों के न्याय संगत बंटवारे का रास्ता सुझाता है, जिससे हमारा राजकोषीय संवाद, फिस्कल फेडरलिज्म मजबूत होता है।
बिल्कुल सही समझा आपने। ये दोनों संस्थान अपने अपने तरीके से बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए भी भारतीय लोकतंत्र और संविधान के वित्तीय आधार को मजबूती देते हैं। एक अनुशासन पर जोर देता है, डिसिप्लिन पर, तो दूसरा संतुलन और समानता पर, बैलेंस एंड इक्विटी पर, और दोनों मिलकर कुशल, एफिशिएंट और न्यायपूर्ण जस्ट शासन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। सही बात है। ये सुनिश्चित करते हैं कि जनता का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो और देश के सभी हिस्सों तक विकास के लिए संसाधन पहुंचे। वाकई ये भारतीय वित्तीय शासन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हैं। चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकें। हाँ जरूर। हमने देखा कि सीएजी का जोर रहता है वित्तीय अनुशासन पर, नियमों के एकदम सख्त पालन पर, है ना? जबकि वित्त आयोग जो है वो राज्यों की जरूरतें देखता है, उनकी अलग अलग परिस्थितियां देखता है और संसाधनों के समान वितरण को प्राथमिकता देता है। तो क्या कभी ऐसा होता होगा कि इन दोनों उद्देश्यों के बीच, मतलब एक तरफ कड़ा अनुशासन और दूसरी तरफ न्याय संगत वितरण, इनके बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो जाता हो, खासकर जब आर्थिक हालात मुश्किल हों? जरा सोचिए कि व्यवहार में इस संतुलन को कैसे साधा जाता होगा।